हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी का आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज की हम इस क्लास में मोस्ट अवेटेड जो हमारा मैराथन क्लास है, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस कोर्स को लेके आए हैं। हमने इससे पहले इकोनॉमिक्स की मेरे साथ आपने कंप्लीट मैराथन क्लास कंप्लीट की है, जो आपके आरवी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और इसमें हम वो सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। आपको पता है जीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आपको पता है दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं ज्योग्राफी को। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस कम आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को हम आज इस मैराथन क्लास में कवर करेंगे। चूंकि आपके अभी सीएचएसएल के एग्जाम्स भी हैं, इसके बाद सीजीएल आने वाला है, तो मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारी आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स का कंप्लीट क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 5.5 घंटे की क्लास में मैंने सारे चैप्टर्स को डिस्कस किया है, जो वनडे एग्जाम से लेके यूपीएससी तक के एग्जाम्स के लिए आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स है। जिसको देखोगे तो आपको प्रीलिम्स तक के, यूपीएससी में जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। क्लियर? तो आपके पास एक इकोनॉमिक्स का कंप्लीट क्रैश कोर्स मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल पे। इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी का क्रैश कोर्स कंप्लीट करेंगे और उस क्रैश कोर्स में हम सारे इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और उससे आज तक आप देखोगे, उससे बाहर आज तक किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक के एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आए हैं। इस तरीके से हमने ये क्रैश कोर्स तैयार किया है। तो एसएससी से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे आरबी के यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है आप लोगों के लिए। आरबी का ये टेलीग्राम चैनल है जिसपे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप सारी एसएससी और ऑल वनडे एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए इसको क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिसर्स बैच अवेलेबल है आपके लिए एसएससी एग्जाम्स के लिए 24 और 25 के लिए, जिसमें आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, इसके साथ साथ स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर सब कुछ आपको एक ही बैच में अवेलेबल है। ये बैच जिसमें आपको जीएस में 2 टीचरों से पढ़ने का मौका होगा, शिवम सर और मेरे साथ। आप जो भी अच्छा लगे उनसे पढ़ सकते हैं, मतलब 2 टीचर अवेलेबल होंगे आपके लिए जीएस में। क्लियर? तो यहां से आप ऑफिसर्स बैच से जुड़ सकते हैं। 1999 रुपए की 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये बैच अवेलेबल है और 2499 15 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये अवेलेबल है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का एक सेपरेट बैच भी चल रहा है। सारे जनरल अवेयरनेस में, जीएस में जब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब हम पढ़ेंगे और इसमें भी आप जीएस मेरे साथ और शिवम सर के साथ पढ़ सकते हैं। मतलब आपके लिए हिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी भी मैं पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ आपके लिए शिवम सर भी, ज्योग्राफी आपको मिलेगी, हिस्ट्री उनके साथ भी आप पढ़ सकते हो। मतलब जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, जिसमें हमने 2 सेगमेंट रखे हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा एसएससी का टारगेटेड बैच, मैथ स्पेशल बैच, द्रोणाचार्य बैच शुभम सर के साथ अवेलेबल है आपके लिए। चलिए, तो इसमें हम आज की मैराथन की बात करते हैं। टॉपिक्स कौन कौन से हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मरीन, जो हमारी मैरीटाइम जो बॉर्डर है, समुद्री बॉर्डर है, उसके आसपास कौन सी इंपॉर्टेंट गल्फ हैं या स्टेट हैं और इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज कौन है, वो सब चीज हम इसमें देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। बेसिकली इंडिया में जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, स्पेशली पेनिनसुलर इंडिया में, वो जो रॉक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डेवलप हुआ है और वो जो मेटल और नॉन मेटल रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से डेवलप हुए हैं। साथ ही साथ इंडिया में जो जियोमॉर्फिक रीजन्स है, जियोमॉर्फिक रीजन्स मतलब पेनिनसुलर इंडिया है, हिमालय माउंटेन है, हिमालयन में अलग अलग रेंजेस हैं, वो कैसे डेवलप हुई हैं, वो सब इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जियोमॉर्फिक रीजन्स पढ़ेंगे इंडिया के अलग अलग। इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें रिवर सिस्टम्स पढ़ेंगे इंडिया का, सॉइल्स पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे, मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया पढ़ेंगे, इंडस्ट्री इन इंडिया पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, पूरा नाम जिसका मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होगा, वो हम पढ़ेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया पढ़ेंगे और लास्ट में जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पढ़ेंगे। क्लियर? इस तरीके से हम सारी इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप किसी भी बुक में उठा के देखोगे, इससे ज्यादा कोई भी टॉपिक
किसी भी बुक में इससे ज्यादा टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, जो टॉपिक आपका इसमें नहीं दिखाई देगा, आप बच्चे बहुत सारे कह सकते हैं कि सर इंडियन क्लाइमेट नहीं पढ़ाया आपने, इंडियन वेजिटेशन नहीं पढ़ाया, मॉनसून नहीं पढ़ाया, प्रेसिपिटेशन नहीं पढ़ाया, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, चूंकि जब तक हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, हम जब तक क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी नहीं पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम उसको क्लाइमेटोलॉजी से ही जोड़ के देखेंगे हम इंडियन क्लाइमेट को। इसीलिए वो पूरा टॉपिक, इंडियन मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून, इंडिया में प्रेसिपिटेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून क्या है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून क्या है इंडिया का, ये सब हम क्लाइमेटोलॉजी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। उसकी मैराथन क्लास को भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ लेके आऊंगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। क्लियर? तो मैंने क्लियर कर दिया, वो वाला टॉपिक जो इंडियन मॉनसून का, इंडियन क्लाइमेट का टॉपिक है, वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेगमेंट के साथ पूरा करेंगे वहां से, क्योंकि वहां से पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जब तक हम ईस्टर्लीज ट्रेडविंड को नहीं सीखेंगे, जब तक हम वेस्टर्लीज को नहीं सीखेंगे, वेस्टर्लीज को नहीं पता, जब तक हमें वेस्टर्लीज नहीं पता होगा, पछुआ पवने जिसे कहते हैं, तब तक हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक हमें ईस्टर्ली ट्रेडविंड नहीं समझ में आएगा, जब तक हमें ईस्टर्ली स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा, तो हमें साउथ वेस्ट मॉनसून कैसे बनता है, क्रिएट कैसे होता है, ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। क्लियर है? और इसके साथ साथ जेट स्ट्रीम से इंडियन मॉनसून क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, तो उस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा। तो पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, तब हम इंडियन क्लाइमेट उसी वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, इंडिया या जनरल इंट्रोडक्शन, भारत का जनरल इंट्रोडक्शन इसमें हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत जम्बू द्वीप का क्या है, भारत जम्बू द्वीप का साउदर्न पार्ट है। क्लियर है? भारत जो बना है, जो भारत का स्ट्रक्चर बना है हमारे देश का, वो जम्बू द्वीप का पार्ट है। मैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा पेंजिया और पैंथालसा। पेंजिया और पैंथालसा अलग होते हैं, एक ग्रेट ओशियन है पैंथालसा और एक ग्रेट कॉन्टिनेंट है पेंजिया। वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में क्या होता है, जो अंगारा लैंड या लॉरेंशिया कहते हैं, गोंडवाना लैंड में जो है डिवाइड होता है, और उसके बाद उसके बहुत सारे पार्ट्स डिवाइड होते चले जाते हैं। और भारत किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जो अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। और आपको पता है हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नाम आर्यवर्त भी है। क्लियर है? आर्यंस, आपको पता है हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक एज जिसमें आर्यंस की एंट्री होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज में हम एंट्री करते हैं, जहां आर्यंस को हम पढ़ते हैं। क्लियर? मध्यकालीन जो हिस्टोरियंस हैं, मिडाइवल हिस्टोरियंस हैं, जो पर्शियन और अरेबिक हैं, उन्होंने इस देश को हिंद कहा है, हिंदुस्तान कहा है। क्लियर है? तो यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज थी, बेसिक इंफॉर्मेशन थी जिसको मैंने देखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहां से क्वेश्चन बनता है। भारत का टोटल एरिया अगर हम बात करें, मैप पे अगर हम बात करें, तो भारत का टोटल एरिया कितना है, तो इसको पूरे को याद रखने की जरूरत नहीं है। 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये याद रखना है। क्लियर है? 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये टोटल वर्ल्ड के एरिया का कितना है, ग्लोबल एरिया का कितना है, पूरी दुनिया के एरिया का कितना है, 2.4% है। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का कितना है, लगभग, मैं बोल रहा हूं लगभग 17.5 हो सकती है, 18% हो सकती है, लगभग 17.5 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया थोड़ा हम तेज चलेंगे क्योंकि हमें 400 स्लाइड कवर करनी है, तो ये थोड़ा मेरा कंपल्सन है कि मुझे थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। भारत की आकृति लगभग क्या है, कैसी है, चतुष्कोणीय है, क्वाड्रिलेटरल शेप है। कैसी शेप है, इसको थोड़ा सही कर लेना है, यहां पे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं इसे, क्वाड्रिलेटरल शेप है, चतुष्कोणीय आकृति है। और अब आप देखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो ये पूछा गया शेप कैसी है, दूसरा हमारे देश का अगर आप देखोगे, ये एक तो ये पॉइंट है गुजरात में और ये पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में। ये वाला जो एक्सपेंशन है और ये वाला नॉर्थ साउथ और ये वाला ईस्ट और वेस्ट। क्वेश्चन ये पूछा है कि जो नॉर्थ साउथ है, कश्मीर से कन्याकुमारी, मतलब कहते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर, मतलब अब आप देखोगे तो ये लद्दाख है। क्लियर? लद्दाख का एरिया, ये पीओके वाला एरिया है। क्लियर है? पीओके हमारा है। तो ये वाला जो एक्सटेंशन है वो कितना है, 3214 किलोमीटर है, नॉर्थ साउथ इंडिया का एक्सटेंशन। क्लियर है? और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन कितना है, तो वो है 2933 किलोमीटर है, याद रखना है। तो कौन सा ज्यादा है, नॉर्थ साउथ ज्यादा है, ईस्ट वेस्ट कम है। क्लियर है? दूसरा, यहां पे मैं कुछ लोकेशंस बता दे रहा हूं, ये हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी कैपिटल्स आप देख सकते हो। आगे मैं
ये फैक्ट लिखा होगा, मैं पहले ही मैप में आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। देखिए भारत से आपको पता है जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तो हम 3 चीजें पढ़ेंगे, 5 सर्किल्स पढ़ते हैं। 0 डिग्री, इक्वेटर यहां नीचे और ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और उसके बाद और नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा, और उसके बाद 66.5 डिग्री मैं यहां लिख दे रहा हूं थोड़ा सा नॉर्थ आर्कटिक सर्किल, और 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्किल। ये 5 लैटिट्यूड्स हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट। भारत से जो गुजरता है आपको पता है, भारत से 0 डिग्री नीचे कहां से, इक्वेटर से क्या है, भारत आप देखोगे तो किधर है, अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड का मैप देखोगे तो भारत नीचे से गुजरती है, इक्वेटर 0 डिग्री बिल्कुल नीचे से गुजरती है। इसका मतलब भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 0 डिग्री ग्रीनविच जो लंदन है, 0 डिग्री ग्रीनविच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन, या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पढ़ेंगे। वो लंदन से गुजरती है, यूरोप से गुजरती है, यूरोप में इंग्लैंड से गुजरती है और नीचे अफ्रीका से होती हुई जाती है। तो उसके इधर का पार्ट आप देखोगे तो वो क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, उधर का पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। इक्वेटर के ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे का पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया किसमें है, इंडिया आप कह सकते हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो मैं कह सकता हूं इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। क्लियर है, यहां से क्लियर होना चाहिए बात। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इक्वेटर के अकॉर्डिंग, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में किसके अकॉर्डिंग, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन बोला जाता है, मीन लाइन बोला जाता है। और ये कहां से गुजरती है, इंग्लैंड से गुजरती है, लंदन से गुजरती है और नीचे यूरोप से होते हुए अफ्रीका से गुजरती है। तो अगला क्वेश्चन, तो हमारे यहां से एक 0 कौन सी गुजरती है, हमारे यहां से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और वो क्वेश्चन पूछा है कितने राज्यों से गुजरती है। तो देखिए मैं गुजार रहा हूं इसको, तो आप आंसर दे सकते हो। गुजरात, मध्य प्रदेश, और यहां पे थोड़ा सा सही करना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने स्टेट से हो गया, आगे फैक्ट लिखा होगा वो हम पढ़ेंगे नहीं, पहले डिस्कस कर लिया हमने, 8 स्टेट से गुजरती है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारत की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारत का समय कैसे डिसाइड होता है। तो वो 82 डिग्री 30 मिनट है। और 82 डिग्री 30 मिनट कौन सा है, ऑब्वियसली ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो हमारे मिर्जापुर या इलाहाबाद, जिसका आप नाम प्रयागराज है, उसके नैनी से गुजरती है, मतलब यूरोप में, सॉरी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे। तो यहां से मैं इस तरीके से अगर मैं गुजारूंगा तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भैया 82 डिग्री 30 मिनट इंडिया की, 82 डिग्री 30 मिनट इंडिया की इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो किन स्टेट से गुजरती है। तो यूपी 1, एमपी 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5। ये आंसर हो गया। दूसरा, ये क्वेश्चन में पूछा गया दोनों कहां पे कट कर रही हैं, तो आंसर देखो, दोनों कट कर रही हैं छत्तीसगढ़ में। जगह का नाम बता दूं, कोरिया डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ में ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दी, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने बता चुका हूं आपको। अगला, भारत की कोस्ट लाइन की अगर बात करें कि कोस्ट लाइन कितनी है। कोस्ट लाइन आप देखो, कोस्ट लाइन का मतलब जहां जहां समुद्र है, यहां से चलोगे और यहां से आओगे इस साइड तक। क्लियर है, तो ये लगभग 7500 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है, 7500 किलोमीटर। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है, आंसर देखो गुजरात है, आगे लिखा होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। सबसे छोटी आप देख रहे हो, ये गोवा छोटा सा स्टेट है, तो सबसे छोटी कोस्ट लाइन क्या है, गोवा की है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, और गल्फ ऑफ मन्नार में यहां पे एक स्टेट है पाक स्टेट, पाक जल संधि। जल संधि, स्टेट का मतलब जल और संधि मतलब जोड़ना, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला एक नैरो पास होता है स्ट्रेट। आप देखोगे इधर गल्फ ऑफ मन्नार है, अरेबियन सी है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, इन दोनों को जोड़ती है ये पाक स्ट्रेट, और अलग करती है किससे, तमिलनाडु से श्रीलंका के जाफना पेनिनसुला को। यहीं पे क्या है, भगवान श्री राम का राम सेतु है, सुना होगा आपने, जिसको एडम ब्रिज भी कहते हैं, आदम ब्रिज भी कहते हैं, जो यहां पर तमिलनाडु में सबसे लास्ट में एक आइलैंड है रामेश्वरम।
रामेश्वरम के धनुषकोडी से, पंबन आइलैंड, और पंबन आइलैंड की जगह का नाम है धनुषकोडी, वहां से स्टार्ट होता है और ये आगे श्रीलंका तक, जाफना तक जाता है। श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो जाफना पेनिनसुला है। इधर आप देखोगे ये जो है गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबात है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, और इसी गल्फ ऑफ कच्छ में फेमस पोर्ट है जिसका नाम है कांडला पोर्ट, जिसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहते हैं आज के टाइम में। कांडला पोर्ट यहीं पर है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, और ये भारत का क्या है, टाइडल पोर्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे टाइड्स बहुत आते हैं, तो भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है ये कांडला पोर्ट, गल्फ ऑफ कच्छ में। क्लियर है, गुजरात में, जिसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं पहले डिस्कस कर दिया। तो तटरेखा कितनी है, 7517 किलोमीटर एग्जैक्ट, अगर मैंने लगभग कितना है, 7500 किलोमीटर है। अब बात करते हैं भारत का पूरी तरह से, अब बात करते हैं हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है भारत का। तो आप देखोगे लॉन्गिट्यूडनल, भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, भारत पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से, मतलब ये वाली लाइन कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट वाली है, और यहां तक क्या है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्लियर। अब बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। तो भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आप देखोगे ये वाली लाइन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, देशांतर जिसे कहते हैं हिंदी में। और ये वाला क्या है, अरुणाचल प्रदेश में 57 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है। आप देखोगे यहां से यहां का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका डिफरेंस लगभग 30 डिग्री होगा, 29 पॉइंट कुछ होगा, लगभग 30 बता रहा हूं। क्लियर है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ध्यान रखना है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। क्लियर है। और 15 डिग्री का 1 घंटा होता है। ये टाइम बता रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का टाइम डिसाइड होता है, ये जो लाइन खिंची हुई है स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जो कितने से जाती है, 82 डिग्री 30 मिनट। तो देखो क्वेश्चन पूछा गया है, 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन में है, लंदन से गुजरती है, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, सीधे लंदन से नीचे गुजरेगी तो यूरोप से होते हुए नीचे अफ्रीका से जाएगी। क्लियर है। आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो वहां से टाइम डिसाइड होता है, और उसके ईस्ट में जाएंगे, मतलब भारत उसके ईस्ट में, इंग्लैंड के 0 डिग्री ग्रीनविच लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन, उसके ईस्ट में जाने पर टाइम बढ़ता है और वेस्ट में जाने पर टाइम घटता है। देखिए हमारा टाइम कहां से डिसाइड होता है, 82 डिग्री 30 मिनट, 15 डिग्री का 1 घंटा, 15 पंजे 75, तो 5 घंटे आगे हो गया इंग्लैंड से हमारा टाइम, प्लस 7.5 प्लस कितना बना, 75 और 7 82, तो 60 डिग्री 30 मिनट, आधा बचा 15 डिग्री का, मतलब आधा घंटा और, कितना हो गया 30 मिनट। इसका मतलब हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे रहता है, फॉरवर्ड है, किससे, 5.5 घंटे का गैप होता है, आगे रहता है हमारा टाइम, किससे, इंग्लैंड के लंदन से। क्लियर है। थेम्स रिवर है इंग्लैंड के लंदन में, और वहां पे क्लॉक टावर बना हुआ है, आपने देखा होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अब आगे रहता है, इसका मतलब ये है कि अगर दिन में 12 बज रहे होंगे लंदन में थेम्स रिवर पर जो क्लॉक टावर लगा है, तो भारत में शाम को 5:30 बज रहे होंगे। क्लियर है। अब बात ये क्वेश्चन एक और पूछा गया है, भारत का टाइम तो यहां से डिसाइड होता है, लेकिन अगर भारत का टाइम अगर देखें तो यहां से यहां के बीच का गैप कितना है टाइम का, तो देखोगे आप यहां से यहां के बीच का गैप लगभग कितना है, लगभग 30 डिग्री का, मतलब 15 डिग्री का 1 घंटा, 30 डिग्री का कितना हो गया। तो भारत के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का अगर टाइम डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 2 घंटे का आएगा, क्योंकि लगभग डिफरेंस, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कितने घंटे का आ गया, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ गया। क्लियर है। इसीलिए भारत में मांग की जा रही है कि भारत में क्या हो, 2 टाइम जोन हो, भारत में केवल एक टाइम जोन है जो 82 डिग्री 30 मिनट है। आईएमडी द्वारा प्रपोज्ड है, अभी तक उसको सरकार की अनुमति नहीं मिली है, आईएमडी ने प्रपोज कर दिया एक और नया टाइम जोन। आप देख रहे होंगे ये वाली जो लाइन है, इधर का असम है और यहाँ इधर का वेस्ट बंगाल है, और ये कॉरिडोर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक कहते हैं इसको। तो यहां से एक टाइम जोन प्रपोज्ड है आईएमडी का। क्लियर है। नया टाइम जोन जो भारत का दूसरा टाइम जोन होगा अगर सरकार की परमिशन मिल जाती है, तो इस नए टाइम जोन से कहां का टाइम डिसाइड होगा, तो आप देखोगे इससे इधर क्या है, आसाम है,
नीचे मेघालय है, ऊपर अरुणाचल है, 3 हो गए, इधर नागालैंड है, इधर मणिपुर है, 5 हो गए। आगे बढ़ोगे, मणिपुर आ गया यहाँ पे, ये मिजोरम है और ये त्रिपुरा है, 5 और 2 7 हो गए, और नीचे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो 7 स्टेट और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये 8 7 स्टेट और एक यूटी का टाइम आगे डिसाइड होगा। अगर सेकंड टाइम जोन हो जाता है तो इस टाइम जोन से डिसाइड होगा यहाँ का टाइम। क्लियर? तो ये देखिए लिखा हुआ है भारत का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिखा हुआ है, जो मैं पहले बता चुका हूं। अगला बात आती कि भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखोगे तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहां होगा? अरुणाचल में होगा। अरुणाचल में सबसे आखिर में एक गांव है जिसका नाम है किबिथु, लिखा हुआ है नोट्स में, क्या नाम है? किबिथु। और वेस्ट में आप देखोगे तो वेस्ट में आपको कहां से मिलेगा? तो वेस्ट में आप देख सकते हो कहां पे मिलेगा भैया? रन ऑफ कच्छ में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, और वहां पे एक जगह का नाम है गुहार मोती, लिखा हुआ है आपके नोट्स में। अगला, अगर नॉर्दर्न साउदर्न मोस्ट पॉइंट देखें तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपको कहां मिलेगा भैया? अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में इधर वाला, ये वाला चेन ऑफ आइलैंड निकोबार आइलैंड है, और ये वाली चेन ऑफ आइलैंड अंडमान आइलैंड है। तो निकोबार आइलैंड का जो सबसे लास्ट में आइलैंड है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार का लास्ट में पॉइंट है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं ये। और अगर देखोगे सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तो कहां मिलेगा भैया? ये यहां पे मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा। बोलो भाई, लद्दाख में मिलेगा, पीओके में मिलेगा। पीओके हमारा है, जिसपे पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा किया हुआ है, जिसको हम लेंगे बहुत जल्दी। तो पीओके में होगा, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। ये सब लिखा हुआ है, देखिए आप। क्लियर है? सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने स्टेट्स हैं? तो ये सही कर लेना, ये जो टीम ने हमारे लिखा है, ये पुराना जो डेटा था, पुरानी बुक का डेटा था, उससे लिखा है। आज के टाइम में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। और कितने यूटी हैं आज के टाइम में? तो सही कर लेना, 8 यूटी। कितने यूटी? तो भारत में 28 स्टेट और 8 यूटी हैं, जिन्हें कितने जोन्स में बांटा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 6 जोन्स में बांटा जाता है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। क्वेश्चन पूछा गया है कौन से जोन में कौन सा स्टेट आता है। चलिए देखिए, ईस्टर्न जोन, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट जोन देख लो, तो वहां से आसानी से आप देख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट जोन में नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर आता है। 1 ब्रदर कौन है? सिक्किम है, और 7 सिस्टर्स मतलब 7 स्टेट है। क्लियर है? दूसरा सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन अगर आपको याद रखना है तो 2 स्टेट आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब इसके बाद बहुत आसानी से आप मैप से कर सकते हो। क्लियर है? देखिए मैप से कैसे कर सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सेंट्रल में आ गए, इसके इधर वाले सारे अब ईस्ट जोन में आएंगे। ईस्ट जोन में तो कौन सा आएगा? देखो, बिहार आएगा, झारखंड आएगा, उड़ीसा आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा। क्लियर है? क्योंकि इधर के नॉर्थ ईस्ट जोन में आ गए। इसके ऊपर के नॉर्थ जोन में आएंगे। नॉर्थ जोन में क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, दिल्ली यूटी आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, हिमाचल आ जाएगा, चंडीगढ़ यूटी आ जाएगा, जम्मू कश्मीर यूटी आ जाएगा, लद्दाख यूटी आ जाएगा, और राजस्थान आ जाएगा। क्लियर है? अब इसके इधर वाला देखोगे तो वेस्ट जोन है, गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद क्या बचा? साउथ जोन बचा। साउथ जोन में क्या आ जाएगा? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार और पुदुचेरी। क्लियर है? यही सब लिखा हुआ है, आप देख लो, सारा कुछ लिखा हुआ है। क्लियर है? हाँ, बस इसको थोड़ा सा ऐड कर लेना। मैंने राजस्थान को नॉर्थ जोन में बोल दिया, राजस्थान किस में आता है? वेस्ट जोन में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो जो मैंने पूरा पढ़ दिया वही सब लिखा हुआ है। 82 डिग्री 30 मिनट क्या है? भारत की इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, जो कहां से गुजरती है वो सब लिखा हुआ है, जो मैं बोल चुका हूं। भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो सब मैं बता चुका हूं। दोनों कहां काटती हैं ये भी बता चुका हूं। बढ़ते हैं आगे। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम किसी ओशियन के नाम है, इंडियन ओशियन के नाम पर है। एकमात्र ऐसा देश है, इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा देश है जिसका नाम किसी ओशियन के नाम हो। अगला, भारत में जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, ये हम पढ़ेंगे, जियोमॉर्फिक रीजन पूरा चैप्टर है। बस मैं बता दे रहा हूं ये घाट्स हैं क्या। ये घाट्स जो हैं, घाट्स जो हैं, एक सेकंड,
घाट्स की बात कर रहा है भाई। तो घाट्स क्या है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट क्या है, माउंटेन रेंज है साउदर्न इंडिया की। देखिए गुजरात से चलती है माउंटेन रेंज और जो केरला तक जाती है, लास्ट में तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जाती है, जो कोस्टल रीजन के बिल्कुल पास है, ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट के समुद्र है, समुद्र के बाद कोस्ट है जिसका नाम पश्चिमी तटीय मैदान है, वेस्टर्न कोस्ट है, पढ़ेंगे। और उसके बाद ये माउंटेन रेंज है जो कहां तक जाती है, गुजरात से होते हुए तमिलनाडु तक जाती है, और एक इस साइड बंगाल से उड़ीसा से होते हुए जो कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल रीजन से, ये बे ऑफ बंगाल है, फिर कोस्टल रीजन है, फिर ये माउंटेन रेंज है, ये कहां तक जाती है, नीचे तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जाती है। इनको कहते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। दोनों मिलते कहां पर हैं, दोनों यहां मिलते हैं, और यहां पर क्या है, नीलगिरी हिल्स है। और नीलगिरी हिल्स जो है, क्वेश्चन पूछेगा किन राज्यों में फैला हुआ है, केरला में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही लिखा हुआ है। देखिए दोनों कहां मिलते हैं, पश्चिमी घाट है ये, है ना, घाट नहीं है, वेस्टर्न घाट कोस्ट, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कोस्ट नहीं है ये, ईस्टर्न वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, माउंटेन रेंज है दोनों, ध्यान रखना है, ऑफ इंडिया। कहां मिल रहे हैं दोनों, नीलगिरी हिल्स में मिल रहे हैं। क्वेश्चन की बात करें कि एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा स्टेट क्या है, तो आप मैप पे देख के बता सकते हो, क्या है भैया, राजस्थान है एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा। और एरिया वाइज सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी आप देख सकते हो तो अंडमान निकोबार, मैप से ही देख के बता सकते हो, रटना नहीं है। सबसे छोटा अगर देखोगे एरिया वाइज यूटी तो लक्षद्वीप दिखाई देगा, और सबसे छोटा स्टेट आपको पता ही है, कोस्टल लाइन भी उसकी सबसे छोटी है, गोवा है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो सबको पता है यूपी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। सबसे कम पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट का वन ब्रदर, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक स्टेट आता है जिसको वन ब्रदर कहते हैं, सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी आपको पता है दिल्ली में करोड़ों की जनसंख्या है, लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है दिल्ली में। सबसे छोटा लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे छोटा यूटी है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, भारत का कौन सा स्टेट ऐसा है जिसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा पड़ोसी स्टेट से लगती है। तो आप देख सकते हो, ये मैप भी मैं थोड़ा यहां पे ले लेता हूं। देखिए यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा किससे लगती है, स्टेट से लगती है। देखिए आप यूपी के ऊपर उत्तराखंड आपको दिखाई दे रहा है, कोने से, यूपी के कोने से, यहां पे सहारनपुर से ऊपर जाओगे तो हिमाचल दिखाई देगा, दूसरे से लग गई, तीसरा इधर हरियाणा से लग रही है, चौथा इधर राजस्थान से लग रही है, पांचवा इधर मध्य प्रदेश से लग रही है, छठा छत्तीसगढ़ से, सातवां झारखंड से और आठवां बिहार से, और एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है दिल्ली। तो 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी से लगती है उत्तर प्रदेश की बाउंड्री। क्वेश्चन यूपी स्पेशल अगर एग्जाम देना है तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा बाउंड्री लाइन किससे शेयर कर रहा है, तो आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश से शेयर कर रहा है यूपी। सबसे कम बाउंड्री लाइन बिल्कुल कोना शेयर करता है सहारनपुर में, हिमाचल प्रदेश से। क्लियर है। अगला इंपॉर्टेंट है, देखो एक ऐसा जिला है पूरे भारत का एकमात्र जिला जिसकी बाउंड्री कितने राज्यों से टच होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। 4 राज्यों से टच होती है। ये जिला आपको दिख रहा है सोनभद्र, ये लटका हुआ यूपी का जिला जो है सोनभद्र है। और सोनभद्र का एक साइड आप देखोगे वेस्ट साइड मध्य प्रदेश से लग रहा है, नॉर्थ साइड छत्तीसगढ़ से लग रहा है, और ये साउथ ईस्ट साइड जो है झारखंड से लग रहा है, और नॉर्थ ईस्ट साइड बिहार से लग रहा है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी के कई सारे एग्जाम्स में, यही लिखा हुआ है। क्लियर है। अगला, भारत की तट रेखा मतलब कोस्ट लाइन कितने स्टेट्स हैं, तो रटना नहीं है, याद कर लेना, रटना नहीं है। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। यूटी की बात करें तो इधर पुदुचेरी लग रहा है, इधर लक्षद्वीप लग रहा है, इधर अंडमान निकोबार लग रहा है, इधर दमन एंड द्वीप लग रहा है। क्लियर, तो रटने की जरूरत नहीं, यही लिखा हुआ है। 9 राज्यों और 4 यूटी से लगती है भारत की कोस्ट लाइन, और इसमें गुजरात सबसे लंबी कोस्ट लाइन है और राज्य गोवा सबसे छोटी, मैं बता चुका हूं। पुदुचेरी एकमात्र ऐसा भारत का स्टेट है, यूटी है, जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। आप देखो इधर 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुदुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक कराईकल आप दिख रहा होगा, दूसरा पुदुचेरी खुद चेन्नई से जस्ट नीचे, कहां पर है दोनों, तमिलनाडु से घिरे हुए हैं। पुदुचेरी और कराईकल 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, तमिलनाडु से घिरे हुए। तीसरा डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे यहां पे माहे, केरला में है।
और चौथा डिस्ट्रिक्ट यनम है पुदुचेरी का आंध्र प्रदेश में। तो 3 राज्यों में यूनियन टेरिटरी ये विस्तारित है, एक्सपेंशन है इसका, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो आप देख सकते हो मैप में, पूरा मैप याद रखना है, रटना नहीं है। आप देखोगे अगर मैप में अगर नेबरिंग कंट्री आपको दिखाई दे जाएंगे कि लैंड बाउंड्री से कौन लग रहे हैं और वाटर बाउंड्री से कौन लग रहे हैं। देखो आप इधर से पूरा पाकिस्तान लग रहा है तो पाकिस्तान एक नेबरिंग कंट्री हो गया। यहां से देखो आप अफगानिस्तान लग रहा है और अफगानिस्तान का ये वाला जो कॉरिडोर है ना, ये आपको दिख रहा होगा, इसको वखान या बरखान गलियारा कहते हैं। कौन सा कॉरिडोर? वखान या बरखान कॉरिडोर कहते हैं। क्लियर? याद रखना है ये कहां से लगता है, ये लद्दाख यूटी, और ये क्या है? पीओके है। याद रखना है जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है, हमारा है और इसको हम जल्दी ही लेंगे। क्लियर है? तो अफगानिस्तान से लग रहा है। सबसे कम बाउंड्री आपको दिख रही होगी वहीं पे लग रही है। देखो सबसे कम बाउंड्री किससे लग रही होगी? अफगानिस्तान से लग रही होगी। क्लियर है? इधर से आप आ जाओगे तो चाइना से लगती है, इधर से आप देखोगे तो नेपाल से लगती है, इधर से ऊपर देखोगे तो भूटान, 1 2 3 4 5, इधर से देखोगे तो बांग्लादेश 6, और इधर म्यांमार 7 देशों से लगती है लैंड बाउंड्री। 2 देशों से लगती है वाटर बाउंड्री, श्रीलंका, और नीचे आप देखोगे तो इधर इंडियन ओशियन में क्या है? नीचे मालदीव। तो 2 वाटर नेबरिंग कंट्रीज हैं, वाटर बाउंड्री से लगते हैं। कौन से? श्रीलंका और मालदीव। और 7 क्या है? लैंड बाउंड्री से लगते हुए नेबरिंग कंट्री। सबसे ज्यादा लंबे बॉर्डर किससे लग रहा है? तो आंसर देखोगे आप, देखोगे बांग्लादेश से, यहां से शुरू होता है बांग्लादेश से, और इस तरीके से, किस तरीके से आप देखोगे बॉर्डर लग रहा है। ये देखिए कितना बॉर्डर लग रहा है। सबसे लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ इंडिया का। दूसरे नंबर पे किसके साथ है? चाइना के साथ। क्लियर? ये सारा फैक्ट आगे लिखे हुए हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। तो ये हमारे जो है क्या है? नेबरिंग कंट्री है। और ये सारे देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, ध्यान रखना है। क्लियर है? और क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश है, ये तो आपको पता ही है। भारत साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया किसकी सीमाएं मिलती हैं। ये भी मैप में आपको याद रखना है कि भैया अगर आप देखोगे पाकिस्तान से किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पंजाब के बाद आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर, इधर लद्दाख। क्लियर है? समझ में आ गया? और ऊपर आप देखोगे अफगानिस्तान से कौन सा? लद्दाख लगता है। क्लियर है? इधर आप देखो चाइना से कौन सा लगता है? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और यहां पर सिक्किम, और यहां अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से नेपाल से देखोगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और इधर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल का ये दार्जिलिंग वाला एरिया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला, ये लगता है, और सिक्किम लगता है। भूटान से आप देखोगे तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, यहाँ दार्जिलिंग वाला एरिया जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, असम वाला एरिया, और अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से आप देख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं, मैप याद रहेगा तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैप याद है। देखो यूपीएससी का क्वेश्चन बता रहा हूं 2 साल पहले का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। उसने पूछा था नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, कोहिमा से आपको कहां जाना है? तिरुवनंतपुरम, केरला में जगह है तिरुवनंतपुरम, वहां जाना है, कैपिटल है। क्लियर? और तिरुवनंतपुरम नाम दिया था, या केरला का एक दूसरा शहर, जहां तक मुझे याद नहीं आ रहा है वो नाम दिया था। बोला शॉर्टेस्ट पाथ लेना है आपको, तो कितने स्टेट्स को आप कवर करोगे? तो देखो नागालैंड से आसाम में जाएगा, जिसको मैप याद होगा, आसाम से बंगाल जाएगा, किनारे किनारे आएगा, तो नागालैंड 1, आसाम 2, बंगाल 3, बंगाल से उड़ीसा 4, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश 5, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु 6, और तमिलनाडु से केरला 7। मैप याद था जिसको, उसने आंसर निकाल दिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते। भारत और श्रीलंका के बीच में पहले डिस्कस कर चुका हूं, क्या पाक स्टेट है और वो आपस में जुड़े हैं। भारत और तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका का जाफना पेनिनसुला, कौन सा? जाफना पेनिनसुला। इनके बीच में कौन सा ब्रिज है? आदम ब्रिज है, जिसे भगवान श्री राम का सेतु कहते हैं, जिसको आपने सुना होगा, भगवान श्री राम का सेतु जो है, जिसको एडम ब्रिज भी कहते हैं, आदम ब्रिज या एडम ब्रिज। क्लियर है? भगवान श्री राम सेतु जो कहां से शुरू होता है, मैंने पहले बताया, रामेश्वरम में, रामेश्वरम आइलैंड में, जो सबसे लास्ट वाला आइलैंड है, कहा पंबन आइलैंड, और पंबन आइलैंड पे जगह का नाम क्या है? धनुषकोडी। क्या नाम है भैया? धनुषकोडी नाम है। क्लियर है? यहां से शुरू होता है। अगला बात यह आती है कि लाइंस की बात आती है कि देशों के बीच कौन कौन सी लाइंस है।
क्लियर है। तो आपको पता है अंग्रेजों के टाइम में हम अखंड भारत हमारा अफगानिस्तान तक था, अंग्रेजों ने उसको क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो अंग्रेज एक था जिसका नाम था रेड क्लिफ, जिसने बॉर्डर डिसाइड किया भारत पाकिस्तान का। और आपको पता होगा 1971 तक ईस्टर्न पाकिस्तान रहा, जो आज के टाइम में बांग्लादेश है। तो आंसर क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ। इंडिया चाइना के बीच अंग्रेजों के टाइम पे जो बॉर्डर, और चाइना के बीच नहीं, ये चाइना नहीं, चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है जिस देश पे, उसका नाम है तिब्बत। तो हमारा बॉर्डर चाइना से नहीं लग रहा था, हमारा बॉर्डर तिब्बत से लगता था, चाइना ने उस पर कब्जा किया हुआ है। तो मैकमोहन लाइन किसके बीच में, इंडिया और तिब्बत के बीच में आज, जिस पे चाइना ने कब्जा करके रखा है। डूरंड लाइन, डूरंड लाइन आप देखोगे पीओके में जो वखान कॉरिडोर है, क्लियर है, जो मैप में आपको दिखाया है, कौन सा, बखान कॉरिडोर, वहां से लगता है हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर, और पीओके से लगता है हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर, और अफगानिस्तान के साथ जो लाइन है उसको कहते हैं डूरंड लाइन। तो डूरंड लाइन आप देखोगे मैप पे तो बहुत इजीली आप देख सकते हो, ये वाली जो लाइन है, तो डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, और यहां पीओके से इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, पीओके हमारा है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चैनल मतलब वाटर, जो वाटर पासेस होते हैं, नैरो पास कह सकते हो आप, या यहां पे चैनल का मतलब लैटिट्यूड से, चैनल का मतलब क्या, अक्षांश, जो दो बड़े लैंडस्केप्स को अलग कर रहे हो, ऐसे समझ लो आप। देखिए मैंने क्या बताया, ये वाला आप देखोगे यहां अंडमान निकोबार है, ऊपर वाला जो आइलैंड, चेन ऑफ आइलैंड है, वो अंडमान आइलैंड है, नीचे वाला चेन ऑफ आइलैंड निकोबार आइलैंड है। आपको दिख नहीं रहा है यहां पे मैप में, मैं यहां पे दिखा देता हूं, इस वाले मैप में आपको इजीली दिखेगा। देखिए ये चेन ऑफ आइलैंड क्या है, अंडमान आइलैंड, और ये चेन ऑफ आइलैंड निकोबार आइलैंड, बीच में एक चैनल है, मतलब लैटिट्यूडनल लाइन है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किन दोनों के बीच में, अंडमान सी में है, किन दोनों के बीच में, अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड के बीच में, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल आपको यहां पे दिखाई देगा। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप का सबसे साउदर्न मोस्ट जो आइलैंड है, क्लियर है, और लक्षद्वीप की कैपिटल हेडक्वार्टर है कवारत्ती, और सबसे लास्ट में जो आइलैंड है लक्षद्वीप का, उसके बीच में है कौन सा चैनल, 9 डिग्री चैनल। ये सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहां पे। मिनिकॉय आइलैंड है, देखो लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर है कवारत्ती, और लक्षद्वीप का सबसे साउदर्न मोस्ट आइलैंड है मिनिकॉय आइलैंड, उनके बीच का जो चैनल है वो है 9 डिग्री लैटिट्यूडनल चैनल। इसके बाद मिनिकॉय आइलैंड और नीचे मालदीव है देश, इसके बीच में है 8 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूडनल चैनल। तो 8 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूडनल चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच है, 9 डिग्री लक्षद्वीप में कवारत्ती और लक्षद्वीप के मिनिकॉय के बीच है, और 10 डिग्री अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करने वाला चैनल है, यही लिखा हुआ है, क्लियर है। इसके बाद एक स्टेट और है, कोको स्टेट, में बता देता हूं इसको, आप में मैप में आसानी से देख सकते हो आप। इसको थोड़ा यहां ले आते हैं। कोको स्टेट आप दिख रहा होगा, आप देखो अंडमान निकोबार आइलैंड यहां पे आपको दिख रहा है, ये जो आइलैंड है यहां पे वो है कोको आइलैंड, म्यांमार का है ये कोको आइलैंड। और नीचे आपका हमारा नॉर्दर्न अंडमान निकोबार में देखोगे अंडमान आइलैंड है ये, और अंडमान आइलैंड का ये जो सबसे ऊपर वाला आइलैंड है इसको कहते हैं नॉर्थ आइलैंड, फिर बीच में मिडिल आइलैंड, फिर नीचे साउथ आइलैंड, और ये लास्ट में है लिटिल आइलैंड। ये अंडमान निकोबार में हम पढ़ेंगे। तो कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में जो स्टेट है, स्टेट मतलब मैंने बताया जल संधि, नैरो पास। तो नैरो पास आप देखोगे ये स्टेट, ये कोको स्टेट है जिसके ऊपर है कोको आइलैंड और नीचे है क्या, नॉर्थ अंडमान, क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, नीचे आप देखोगे तो इस पे दिखाई दे जाएगा, ये देखिए 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल आप देखोगे तो ये निकोबार है, निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, और नीचे क्या है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का ये वाला जो आइलैंड है वो सुमात्रा आइलैंड है, ये वाला आइलैंड जावा आइलैंड है। तो सुमात्रा आइलैंड और इंडोनेशिया के बीच है क्या, 6 डिग्री चैनल। ये देखिए आप, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच। और ग्रेट चैनल क्या है, ये ग्रेट निकोबार का जो लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, और इंडोनेशिया मतलब सुमात्रा आइलैंड के बीच जो है वो है ग्रेट चैनल कहते हैं। तो ये सारे डिस्कस हमने कर लिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बॉर्डर
कितने स्टेट, ये मैंने डिस्कस कर लिया। दूसरा, ये सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। नेबरिंग कंट्रीज मैंने पहले ही बता दिए। वाटर बाउंड्री से जो लगते हैं वो मालदीव और श्रीलंका है, और लैंड बाउंड्री से आपको दिख रहा होगा ये सारे लगते हैं। क्लियर। अगला कुछ आपको पता है हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन कुछ ऐसी टेरिटरी थी भारत की जो 1947 के बाद भारत का हिस्सा बनी, जैसे दादरा नगर हवेली 1955 में, सॉरी 1954 में, दमन दीव 1961 में और गोवा 1961 में। किसको मिला? हमारे देश में शामिल हुआ भारत में। किससे? इस पे उस समय रूल कर रहा था कौन? पुर्तगाल। ये क्वेश्चन याद रखना है। चंद्रनगर वेस्ट बंगाल में एक टेरिटरी है, क्षेत्र है चंद्रनगर। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। इस पे फ्रांस का रूल था और ये 1946 में भारत में क्या हुआ? इंडिपेंडेंस से पहले ही शामिल हो गया। उसके बाद पुदुचेरी, जिसको पौंडीचेरी लिखा हुआ है, पुदुचेरी कहते हैं, इस पे भी फ्रांस का कंट्रोल था, जो 1954 में भारत का पार्ट बना। पुदुचेरी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैंने आपको, कराईकल, पुदुचेरी, माहे और एनम, ये 1954 में। इस पे भी कहा, इस पे फ्रेंच रूल था, तो इस टाइम में ये शामिल हुए भारत में और इस टाइम में ये टेरिटरी भारत में शामिल हुई। क्लियर है। अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? क्षेत्रफल, अगर एरिया वाइज अगर देखें हम, तो एरिया वाइज भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा एरिया आपको दिख रहा होगा रसिया का है। दूसरा बड़ा एरिया आपको दिख रहा होगा ये कनाडा का एरिया है। तीसरा बड़ा एरिया आपको यूएसए का दिखेगा। चौथा बड़ा एरिया आपको दिखेगा कौन सा? देखो, चाइना का दिखेगा। पांचवा बड़ा एरिया ब्राजील का, साउथ अमेरिका में दिखेगा। छठा बड़ा एरिया ऑस्ट्रेलिया का दिखेगा। तो ये 6 देश और 7वां। पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो पॉपुलेशन वाइज भारत का आ गया नंबर 1 पे आ गया है। चाइना को पीछे छोड़ दिया हमने। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का मैं पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है, मैंने बताया था 17.5 या 17%, तो ये 17.5% है। ईस्टर्न और वेस्टर्न जो हमारा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, उसके बीच का डिफरेंस पूछा है समय का, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। क्लियर है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं तेजी से। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, कैसे बना भारत का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भारत का माउंटेन रेंज कैसे बने, भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया कैसे बना, नॉर्थर्न इंडियन ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया कैसे बना, हिमालय सिस्टम कैसे बना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और रहेगी, लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं। ये देखिए, लास्ट पॉइंट में बता दे रहा हूं, एक कॉरिडोर्स हैं। कॉरिडोर्स कौन से हैं? एक कॉरिडोर है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्लियर है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, गलियारे, रोड वाले गलियारे है ना, पोरबंदर गुजरात से चलता है। पोरबंदर गुजरात से चलता है। क्लियर है। और कहां तक जाता है? असम के सिलचर तक जाता है। सिलचर, असम। ये है क्या? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और एक है क्या? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। कन्याकुमारी तमिलनाडु से चलता है और कहां तक जाता है? श्रीनगर तक जाता है। कहां तक जाता है? श्रीनगर तक जाता है। जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कन्याकुमारी से। दोनों कहां पे कट करते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों कट करते हैं, दोनों कट करते हैं झांसी में। कहां पर? झांसी, उत्तर प्रदेश में झांसी में कट करते हैं। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहां पर कट करते हैं, कहां से कहां तक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो मैंने ये आपको डिस्कस कर दिया। बढ़ते हैं तेजी से आगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की ओर। देखिए, मैंने बताया एक ग्रेट ओशियन था जिसका नाम पेंथालसा था, और एक ग्रेट जो है, एक ग्रेट कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पैंजिया था। क्लियर है। ये आप देख सकते हो, आप यहां पे देख सकते हो, ये पैंजिया है, ये पूरा, ये इधर उधर पानी आप दिख रहा है, ये जो पानी है ये पेंथालसा। ग्रेट कॉन्टिनेंट, महान, सॉरी ग्रेट ओशियन, महान महासागर। और ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा क्या है? ये पूरा है क्या? ग्रेट कॉन्टिनेंट, जिसका नाम है क्या? पैंजिया। ग्रेट कॉन्टिनेंट, महान महाद्वीप।
इस तरीके से थी अर्थ पहले। कितना? 225 मिलियन ईयर्स एगो, 225 लाख साल पहले। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा, इस टाइम पीरियड में ये अपने आप को क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और बीच में देखिए आप, बीच में एक सागर था, ओशियन था, बीच में एक सी था जिसका नाम था टेथिस सी। इसी टेथिस सी में आगे हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय बनेगा, जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी। तो बीच में था टेथिस सी, किसका पार्ट था? ग्रेट ओशियन का पार्ट था। पूरा क्या था? पेंजिया था। ये पेंजिया दो पार्ट में टूटा, ऊपर वाला पार्ट अंगारा लैंड या लॉरेंशिया और नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड। क्लियर? और फिर लॉरेंशिया कई पार्ट में टूटा, तो लॉरेंशिया से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बन गया, यूरोप बन गया, यूरेशिया बन गया। और गोंडवाना लैंड से क्या बन गया? देखो, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बन गया, अफ्रीका बन गया, और इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है वो बन गया, अंटार्कटिका बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया। और ये आगे लाखों करोड़ों वर्ष बाद आज का शेप ले लिया इसने, 7 कॉन्टिनेंट्स का शेप। ये आप देख रहे हो 7 कॉन्टिनेंट्स और मेजर ओशियंस, जिसमें पैसिफिक ओशियन है, जिसमें अंटार्कटिक जो ये साउदर्न ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है और ऊपर आर्कटिक ओशियन। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पैंथालसा जो ग्रेट ओशियन था उसका आज का रेजिडुअल पार्ट क्या है, उसका बचा हुआ हिस्सा कौन सा ओशियन है? तो उसका रेजिडुअल पार्ट है, उसका अवशेष है। आंसर देना है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। चलिए, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ लेगा ऑस्ट्रेलिया जो है, ओशनिया जो है, ऑस्ट्रेलिया उसके आसपास की जो आइलैंड कंट्री है वो कॉन्टिनेंट क्या है? ओशनिया कहते हैं। वो किसका पार्ट है? तो आंसर दोगे किसका? किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अंगारा लैंड या लॉरेंशिया का क्या पार्ट है? यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड डेनमार्क का है, बहुत बड़ा आइलैंड ऊपर दिखता है कनाडा के। आप देखोगे नॉर्थ में, आप देखोगे ईस्ट में और नॉर्थ में देखोगे तो आपको ग्रीनलैंड दिखेगा। तो ये अलग अलग टाइम में बने। अब बात करें हम एरा को, अलग अलग टाइम के एरा को, टाइम को अलग अलग, जियोलॉजिकल टाइम स्केल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और इस अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में किस तरीके से अर्थ की क्रस्ट क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। क्लियर है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो सबसे पुराना टाइम माना जाता है प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड। कौन सा टाइम पीरियड? प्री कैम्ब्रियन, जिसमें हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के रूप में क्या आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन संरचना का विकास होगा। क्लियर है? तो प्री कैम्ब्रियन में क्या होगा? भारत में अगर देखेंगे तो 4 टाइप के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। क्या? आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। ये आगे पढ़ेंगे अगली स्लाइड। उसके बाद आता है पैलियोजोइक, और पैलियोजोइक पीरियड में भारत में गोंडवाना स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। फिर आएगा मेसोजोइक, मेसोजोइक में भारत में डेक्कन ट्रैप डेवलप होगा। और फिर आएगा सेनोजोइक, और सेनोजोइक में हिमालय, पूरा ट्रांस हिमालय और हिमालय, और आप देखोगे ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये सब इसी टाइम पीरियड में डेवलप होंगे, सेनोजोइक के टाइम पीरियड में। और सेनोजोइक को पहले हाफ को टर्शरी कहते हैं, दूसरे हाफ को क्वाटरनरी पीरियड कहते हैं। मेसोजोइक को 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है, क्रेटेशियस, जुरासियस, जुरासिक और ट्रायसिक। क्लियर? ट्राई आपको पता होगा, ट्रायसिक में डायनासोर आते हैं, जुरासिक में डायनासोर खत्म हो जाते हैं। और जो पैलेजोइक है उसको 5 में बांटा गया पीरियड में, पर्मियन सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाला, मतलब इस समय देखें तो इधर से देखें तो सबसे पहले वाला, और उसके बाद कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिलिरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन मतलब सबसे पुराना देखें किसमें? पैलेजोइक में। प्री कैम्ब्रियन के जस्ट बाद वाला टाइम पीरियड, और सबसे पुराना टाइम पीरियड क्या है? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या आया होगा? कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविशियन, इस तरीके से बढ़ा है। इसी तरीके से तो बढ़ा है ना ऊपर। ये सबसे, ये करंट एरा है, नवजीवन, ये करंट टाइम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी से बढ़ना होगा हमें, ये हमने सब डिस्कस कर लिया। प्री कैम्ब्रियन में भारत में आप देखोगे तो आर्कियन डेवलप होगा। आर्कियन के बहुत हजारों सालों बाद धारवाड़, और धारवाड़ के बाद कुडप्पा, और कुडप्पा के बाद विंध्यन। क्लियर?
ये सारी कैसी चट्टान है? तो आर्कियन चट्टान कैसे डेवलप होगी? वॉल्केनिक इरप्शन से होगी। वॉल्केनिक इरप्शन होगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा, और ज्वालामुखी जब विस्फोट होगा, और ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होगा? अंदर जो पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में बहुत सारी क्या हो रही है, बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है। बाहर टेम्परेचर बहुत हाई है और प्रेशर बहुत हाई है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड जो मेटल्स हैं, सॉलिड पार्ट है, वो क्या करेगा? पिघलेगा, मेल्ट होगा। वो हाई प्रेशर में क्या करेगा? अर्थ क्रस्ट के ऊपर लो प्रेशर है और नीचे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैसियस फॉर्म में लावा जो होगा, मैग्मा जिसे कहते हैं, मैग्मा ऊपर की ओर आएगा और वो लगातार स्ट्राइक करता रहेगा और स्ट्राइक करता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा वो क्रस्ट को तोड़ देगा और मैग्मा जो है ऊपर आके लावा के रूप में जनरेट हो जाएगा। पतला होगा तो फैल जाएगा, गाढ़ा होगा तो माउंटेन की तरह, कोनिकल शेप में, शंकु की तरह खड़ा हो जाएगा। तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और वॉल्केनिक इरप्शन से आपको पता है इग्नियस रॉक्स बनती है। ये हम रॉक साइकिल में वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और दूसरा, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर पर क्या होगा? बहुत लंबे समय बाद ये मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये ट्रांसफॉर्म नहीं कहते हैं इसको, मेटामॉर्फिक कहते हैं, कायांतरित चट्टानी संरचना। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं आर्कियन, और इनसे बने क्या है? आप देखो, इस समय बने हैं भारत के साउदर्न माउंटेन रीजन, अरावली माउंटेन रीजन और बुंदेलखंड प्लेट्यू। आज के टाइम में पूछे, साउदर्न माउंटेन रीजन मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स, कोस्ट नहीं। कोस्ट तो कब बनेंगे? कोस्टल प्लेन्स मैंने अभी लिखा, वो सबसे सेनोजोइक टाइम पीरियड में बनेंगे। तो सबसे पुराने टाइम पीरियड में, प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में भारत के वेस्टर्न घाट्स बने, ईस्टर्न घाट्स बने, जिसको साउदर्न माउंटेन रेंज कहते हैं हम लोग, जो मैंने अभी बताया था मैप, नीलगिरी जहां पे मिलते हैं दोनों। अरावली माउंटेन रेंज बना, तो अरावली भारत में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में से एक है, क्लियर है, सबसे पुराना माउंटेन रेंज है। और बुंदेलखंड का जो प्लेट्यू रीजन है, जो हम देखेंगे, बघेलखंड, बुंदेलखंड, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, क्लियर, दोनों जगह फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं। इसके बाद क्या होगा? अब बहुत लंबे समय में बारिश होगी, तमाम केमिकल एंड फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, रिएक्शंस होंगी, तो ये क्रस्ट क्या करेगी? ये टूटेगी, टूट फूट होगी, बार बार टूटेगी, फूटेगी, तो ऊपर से क्या होगा? सेडिमेंट्स बनेंगे, वो बारिश आएगी, पानी आएगा, उससे दूसरी जगह जाएंगे। तो उसी पे हजारों साल बाद क्या होगा? धारवाड़ जनरेट होगा, और धारवाड़ जो है वो एंशिएंट, अब क्या होगा? टूट फूट होगी तो इग्नियस तो नहीं होगी, इग्नियस तो वोल्केनिक इरप्शन से बन गई। अब जितनी भी बनेगी वो सब क्या बनेगी? सेडिमेंट्री बनेगी। लेकिन अभी भी फॉसिल्स नहीं आएगा, मतलब फॉसिल जो है फॉसिल से नहीं बनेगी, फॉसिल्स फ्री होंगी, और जहां फॉसिल्स नहीं होता है वहां क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस नहीं होता है। तो यहां क्या होगा? मेटल होगा, नॉन मेटल होगा। यहां भी क्या होगा? मेटल होगा और नॉन मेटल, क्योंकि इसी से बना है, मेटल और नॉन मेटल होगा। यहां भी होगा। यहां इसका इंपॉर्टेंस बहुत कम है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसका रीजन है क्योंकि बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, इग्नियस है, सबसे हार्ड होता है। तो इग्नियस रॉक स्ट्रक्चर होने की वजह से यहां मेटल नॉन मेटल तो था, लेकिन इसका यूज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है इसका। लेकिन इसका चूंकि ये टूट फूट हुई, लंबे समय बाद धारवाड़ बना, और धारवाड़ का सबसे बड़ा रीजन आपको देखोगे छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में, और कर्नाटक के धारवाड़ रीजन में दिखाई देगा, उसी के नाम पर रखा गया। तो यहां भी मेटल होंगे और नॉन मेटल होंगे, यहाँ फॉसिल फ्यूल नहीं है तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस नहीं होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज कहां मिलेंगे? धारवाड़ में होंगे तो इसमें भी, लेकिन इसका यूज नहीं कर सकते, इसका यूज कर सकते हो क्योंकि ये सेडिमेंट्री है, लेयर बाय लेयर बना है। अब क्या होगा? हजारों साल बाद फिर से टूट फूट होगी, फिर सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, लेयर बाय लेयर फिर से फॉर्मेशन होगा, और वो जो बनेंगी उनको कहते हैं कुडप्पा। कुडप्पा आंध्र प्रदेश का रीजन है, वहां सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए उनके नाम पर ही पूरे जहां जहां इस तरीके के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मिले उनको कुडप्पा दे दिया गया नाम। चूना पत्थर यहां मिलेगा, लाइम स्टोन मिलेगा, बलुआ पत्थर मिलेगा, सैंड स्टोन मिलेगा यहां। और कुडप्पा के बाद हजारों साल बाद फिर से टूट फूट होगी, तब मिलेगा विंध्यन, और विंध्यन ये सारी क्या होंगी? ये तीनों सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। बस अंतर क्या होगा? ये दोनों में फॉसिल नहीं होगा, लेकिन यहां पर फॉसिल आ जाएगा, क्लियर है? फॉसिल फ्री नहीं होंगी, ये फॉसिल युक्त होंगी, है ना। फॉसिल्स पाए जाएंगे इसमें, जीवाश्म, और जहां जीवाश्म पाए जाएंगे वहां क्रूड ऑयल हो सकता है और नेचुरल गैस भी हो सकती है। और ये जो विंध्यन माउंटेन रेंज है उसके आसपास का जो रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा पाया जाएगा क्या?
रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर। तो आप देखोगे कुडप्पा और विंध्यन जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो सैंडस्टोन के लिए जाना जाता है, लाइमस्टोन के लिए जाना जाता है, धारवाड़ और अर्किन मेटल और नॉन मेटल के लिए जाना जाता है। इसी टाइम पीरियड में आप देखो सब कुछ लिखा हुआ है, इधर क्या क्या बना है वो सब लिखा हुआ है। तो आर्कियन में मैंने बता दिया वही सब है। कैसे बना है, तो क्या होंगी, इग्नियस ग्रेनाइट होती हैं या नीस होती है, ये हम पढ़ेंगे रॉक स्ट्रक्चर में। क्लियर है, ग्रेनाइट या नीस, क्लियर है। और ये किस रीजन में भारत में पाई जाएंगी, वो रीजन मैंने आपको यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। कैसे होंगी, तो यहां पे फॉसिल नहीं होगा, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो आपको पता है फॉसिल क्यों नहीं होगा, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन में सारे फॉसिल जो होते हैं, सारे जीवाश्म होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, सब जल जाते हैं, राख बन जाते हैं। फिर मेटल नॉन मेटल कैसा होता है भाई, मेटल नॉन मेटल पिघलेगा और फिर सॉलिड बन जाएगा, तो उसी फॉर्म में बना रहेगा। तो इसमें मेटल्स और नॉन मेटल पाए जाएंगे। आर्किन स्ट्रक्चर, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, सब बता चुका हूं। कॉन्सेप्ट एक ही, कॉमन सेंस डेवलप करना है। और प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में अरावली हिल्स का डेवलपमेंट हुआ है, कैसे, फोल्डेड माउंटेन के रूप में। कैसे फोल्डेड माउंटेन भैया, तो मैंने बताया अभी आपको, देखा ये देखिए, ये बना है, ये देखिए आप जा रहा है यहां से, ये आया, यहां पे आप देखोगे पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है। ये जाएगा और जाएगा, इस साइड यहां पे क्या हो जाएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये यहां पे टकराएगा, दो प्लेटें आपस में जब टकराती हैं, जिसको हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अभिसारी प्लेट सीमांत, जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो एक ऐसे करे, ये या तो ये वाली शेप बनेगी और एक नीचे जाएगा। जो ऊपर वाली शेप बनेगी उसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, बलित पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय माउंटेन, जैसे रॉकी नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में एंडीज, वैसे ही यहां पे क्या बना, अरावली माउंटेन बना। क्या बना यहां पे, अरावली माउंटेन बना, जब दो प्लेटें आपस में क्या हुई, टक्कर हुई। तो भारत का सबसे ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है कौन सा, अरावली माउंटेन, जो कहां कब बना है, आर्कियन टाइम पीरियड में बना है। सबसे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन में से एक है धारवाड़। तो उसी पे क्या हुआ, फिजिकल केमिकल चेंजेस हुए, बारिश हुई, हजारों सालों में क्या बना, उसी आर्कियन रीजन में क्या हुआ, धारवाड़ बना। ये सेडिमेंट्री रॉक्स में बता चुका हूं मैं। सबसे ज्यादा विस्तार कहां हुआ, सबसे ज्यादा इसका डेवलपमेंट आपको कर्नाटक का धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, और धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही बाबा बूदान हिल्स हैं, याद रखना है, आगे पढ़ाऊंगा अभी। बाबा बूदान हिल्स, मिनरल्स रिसोर्सेज इन इंडिया में पढ़ाऊंगा। बाबा बूदान हिल्स में सबसे ज्यादा आयरन ओर पाया जाता है कर्नाटक में, बाबा बूदान हिल्स में। लोह इसकी सबसे बड़ी खदानें हैं। और छोटा नागपुर प्लेट्यू, और छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है क्या, मेघालय में शिलोंग रेंज, मेघालय प्लेट्यू, आगे हम पढ़ेंगे इसको। ये आप देख सकते हो, इस तरीके से भारत में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या हुआ है, बना है। क्लियर है, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया। कुडप्पा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और उसके रीजन में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, लाइमस्टोन है, ये सब उसी एरिया में। तो ये रीजन भी लिखे हुए हैं और क्या पाया जाता है ये लिखा हुआ है। विंध्यन, इसके बाद विंध्यन हुआ, और विंध्यन चट्टानी संरचना है। विंध्यन रेंज आप देखोगे तो गुजरात से मध्य प्रदेश होते हुए और बिहार के कैमूर रेंज, बिहार में विंध्यन का एक्सटेंशन क्या है, आगे पढ़ेंगे, कैमूर रेंज है, तो बिहार तक जाती है, सासाराम और रोहतास वाले रीजन तक। और यहां सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन। अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो आगरा तक, ग्वालियर का किला, आगरा का किला सब रेड सैंडस्टोन से बना है। और यहां रेड सैंडस्टोन कहां से मिला है, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर हमें विंध्यन स्ट्रक्चर से ही तो मिला है। चलिए, तो लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसका इंपॉर्टेंस किसमें है, कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, विंध्यन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का, निर्माण क्षेत्र में, बिल्डिंग्स बनाने में। और सबसे इंपॉर्टेंट, पन्ना की खाने, पन्ना और गोलकुंडा की माइंस जो हैं वो हीरे के लिए फेमस हैं, और ये विंध्यन रॉक स्ट्रक्चर में ही है, पन्ना और गोलकुंडा। गोलकुंडा की माइंस जो है कहां पे पाई जाती है, तेलंगाना में, और पन्ना की माइंस मध्य प्रदेश में। डायमंड की माइंस है, फेमस है। इसके बाद क्या आ गया, प्री कैम्ब्रियन खत्म हुआ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कैम्ब्रियन आया, ठीक है। और इसके बाद कैम्ब्रियन के बाद अलग अलग पीरियड आए, किसके, कौन से टाइम पीरियड के भैया, पैलेयोजोइक के। आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, रटना नहीं है। देखिए,
प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या आया, पैलेयोजोइक, और पैलेयोजोइक में कैम्ब्रियन आया पहले पीरियड, फिर इस तरीके से आगे बढ़े, और फिर कार्बोनिफेरस आया ये वाला, तो ये लिखा हुआ है देखो यहां पे। तो पैलेयोजोइक एरा के कौन से टाइम पीरियड में, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, सबसे लास्ट वाले फेज में भारत में एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, कौन सा, गोंडवाना स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, गोंडवाना स्ट्रक्चर। और ये कैसे गोंडवाना स्ट्रक्चर, वही टूट फूट से डेवलप होगा, सेडिमेंट्स आएंगे जाएंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट होगा वो इकट्ठा होता रहेगा, लाखों हजारों लाखों सालों तक बनता रहेगा, कूड़ा कचरा होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, सड़ता गलता रहेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो नीचे क्या होगा, जीवाश्म, ऑब्वियसली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, लगातार लेयर बाय लेयर बन रहे हैं, इसमें फॉसिल फ्यूल होगा ही, फॉसिल्स होगा, जीवाश्म होंगे, और जहां जीवाश्म होता है वहां मैंने पहले ही बताया क्या हो सकता है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और प्लस कोल, कोयला, ये चीजें मिलने की संभावना होती है। तो इस स्ट्रक्चर में मिला क्या, कोयला मिला। गोंडवाना स्ट्रक्चर किस लिए फेमस है भारत का, कोयला। इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, सब कुछ ये लिखा हुआ है आप पढ़ोगे तो। और गोंडवाना स्ट्रक्चर में कौन सा कोयला, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा मिनरल्स में 4 प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है एंथ्रेसाइट, सबसे बेकार फॉर्म होती है पीट, जो सेकंड नंबर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसको कहते हैं बिटुमिनस। तो भारत में गोंडवाना स्ट्रक्चर में कौन सा कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोल पाया जाता है, क्लियर है। और ये गोंडवाना स्ट्रक्चर का जो सबसे ज्यादा विस्तार है, डेवलपमेंट, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और मैं अगर रिवर वैली लिखूं तो दामोदर रिवर वैली, दामोदर रिवर वैली। दामोदर रिवर आगे पढ़ेंगे, हुगली की ट्रिब्यूटरी है और इसे सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। सबसे ज्यादा बंगाल में बाढ़ लाके तबाही लाती है, तो बिहार, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर रिवर को। दामोदर रिवर वैली जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है और ये हुगली में जाके मिल जाती है वेस्ट बंगाल में। और हुगली किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा की, ट्रिब्यूटरी नहीं डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका है, गंगा से अलग होती हुई, बंगाल से होती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती जाके हुगली। तो दामोदर रिवर वैली में भारत में सबसे ज्यादा गोंडवाना स्ट्रक्चर का कोयला पाया जाता है। इसके अलावा महानदी रिवर बेसिन, गोदावरी, सोन और नर्मदा नदी बेसिन में भी पाया जाता है, लेकिन मेन क्या है, दामोदर रिवर बेसिन। अब इसके बाद क्या आ गया, मेसोजोइक एरा आ गया। मेसोजोइक, हजारों लाखों सालों बाद मेसोजोइक एरा आया, और मेसोजोइक एरा में भारत में फिर से क्या होगा, फिजिकल केमिकल चेंजेस होंगे लगातार। आप देखो ना, लाखों हजारों सालों तक क्या होगा, लगातार कूड़ा कचरा, ऑर्गेनिक वेस्ट सड़ता गलता रहेगा, लेयर बाय लेयर परतें टूटती रहेंगी, सेडिमेंट्स डिपोजिट होते रहेंगे। तो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, डेक्कन ट्रैप। कौन से टाइम पीरियड में, मेसोजोइक के क्रेटेशियस युग में, क्लियर है। जुरैसिक के बाद, जुरैसिक में डायनासोर आते हैं, क्रेटेशियस में खत्म हो जाते हैं, क्लियर है। तो यहां पर होगा क्या, डेक्कन ट्रैप, क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या होगा, फिर से वॉल्केनिक इरप्शन होगा। क्या होगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा। और जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होगा, फिर से क्या होगा, इग्नियस रॉक बनेगी, आग्नेय चट्टानी संरचनाएं बनेंगी। लेकिन ये वाली चट्टानी संरचनाएं कैसी होंगी, जिनमें जो मैग्मा होगा, जो नीचे से आ रहा होगा मैग्मा, वो बहुत ज्यादा, बहुत कम डेंसिटी वाला मैग्मा होगा, मतलब पतला होगा, विस्कस नहीं होगा। जबकि जो प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में आर्कियन बना, उसमें क्या था, बहुत गाढ़ा मैग्मा था, बहुत ज्यादा विस्कस था, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वहां पर ग्रेनाइट और नीस बनी। मैं आपको ये रॉक स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जो अगले नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसमें मैं रॉक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, जिसमें बताऊंगा अगर गाढ़ा मैग्मा है, बहुत ज्यादा विस्कस है, वॉल्केनिक इरप्शन होगा, बहुत ज्यादा विस्कस मैग्मा है, बहुत गाढ़ापन है उसमें, बहुत गाढ़ा होने पे वो बाहर आएगा तो जो चट्टान बनेगी वो ग्रेनाइट या नीस की बनेगी। जबकि अगर वो पतला मैग्मा है, कम विस्कस है, कम डेंसिटी है, तो वो फिर बसाल्ट स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये वाला जो डेक्कन ट्रैप है, ये बसाल्ट रॉक स्ट्रक्चर है, और बसाल्ट रॉक स्ट्रक्चर कम हार्ड होता है। और दूसरा, ये बसाल्ट रॉक स्ट्रक्चर में जहां भी होगा वहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाएगी, काली मृदा पाई जाएगी, और ये ब्लैक सॉइल कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काली कपासी मृदा कहते हैं, कॉटन का प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा। और ये डेक्कन ट्रैप कहां पे है, तो डेक्कन ट्रैप का सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र में है,
अगर देखोगे तो उधर आप जाओगे तो मैप में मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं ये हरा वाला रीजन दिखाया भी है। ये वाला गुजरात में काठियावाड़ पेनिनसुला है, ये कच्छ है गुजरात का, ये काठियावाड़ है। काठियावाड़ पेनिनसुला सबसे ज्यादा विस्तार मैंने महाराष्ट्र में बताया, मध्य प्रदेश में कुछ विस्तार है, नीचे आप जाओगे तो ये कुछ विस्तार आपको डेक्कन ट्रैप का कर्नाटका में भी मिलेगा, कर्नाटका मैसूरू का प्लेट्यू में, कुछ एरिया में तमिलनाडु में भी ये मिलेगा, और कुछ एरिया में इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में भी ये दिखाई देगा डेक्कन ट्रैप। तो आप देख सकते हो ये अलग अलग, और यहाँ पे बेसाल्ट स्ट्रक्चर से ब्लैक सॉइल ये सब लिखा हुआ है। कहाँ तक है? मैसूर प्लेट्यू कर्नाटका में, काठियावाड़ पेनिनसुला गुजरात में, कर्नाटक का बेंगलुरु मैसूर प्लेट्यू हो गया, तमिलनाडु का कोयम्बटूर मदुरई प्लेट्यू हो गया, आंध्रा और तेलंगाना का रॉयल सीमा प्लेट्यू आगे हम पढ़ेंगे इसको कहते हैं, और छोटा नागपुर प्लेट्यू का कुछ रीजन, ये डेक्कन ट्रैप का रीजन है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हजारों लाखों सालों बाद कौन सा एरा आएगा? एरा आएगा सेनोजोइक। और सेनोजोइक एरा को आपको पता है दो पीरियड्स में बांटा जाता है, पहला हाफ टर्शरी पीरियड और दूसरा हाफ क्वाटरनरी। टर्शरी पीरियड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा, ज्यादा डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा क्वाटरनरी पीरियड में। क्वाटरनरी पीरियड में प्लीस्टोसीन हिमयुग आएगा। हिमयुग मतलब जहां पर सब फ्रोजन हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, फ्रोजन एरा कह सकते हो, जहां सब कुछ क्या हो जाएगा, बहुत लो टेम्परेचर हो जाएगा, पानी सारा क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जिसको प्लीस्टोसीन हिमयुग कहते हैं। तो प्लीस्टोसीन हिमयुग से पहले वाली बात और प्लीस्टोसीन हिमयुग के बाद वाली बात जिसे होलोसीन कहते हैं। तो प्लीस्टोसीन हिमयुग से पहले देखोगे तो भारत में हिमालय माउंटेन की उत्पत्ति होगी, ओरिजिन ऑफ हिमालय होगा, और प्लीस्टोसीन हिमयुग के बाद देखोगे तो भारत में कोस्टल रीजन्स, नॉर्थ वो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट और प्लस ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया ये बनेंगे। कैसे बनेंगे ये बताऊंगा। तो हिमालय माउंटेन कैसे बनेंगे? ये फोल्डेड माउंटेन है, दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, बार बार टकराती रहेंगी। पहली बार टकराई तो टेथिस सी था बीच में, और दो प्लेटें कौन सी टकराएंगी? ऊपर से आएगी यूरेशियन प्लेट, जो यूरोप और एशिया वाली प्लेट है, और नीचे से आएगी कौन सी? पेनिनसुलर इंडिया की प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसे कहते हैं। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या कहीं कहीं पे इंडियन प्लेट लिखा होगा, ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती रहेंगी। पहली बार टकराएंगी तो बीच में टेथिस सी था, वो टकराएंगी तो टेथिस सी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और टेथिस सी पे ऊपर ही पीछे की साइड मतलब नॉर्थ की साइड में तिब्बतन प्लेट्यू बन जाएगा, तिब्बत का पठार बन जाएगा, और इंडिया की साइड ट्रांस हिमालय बन जाएगा। फिर हजारों लाखों सालों बाद फिर टकराएंगी ये दोनों प्लेटें, और जब फिर टकराएंगी तो फिर से मैंने बोला जब दो प्लेटें आपस में कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे फोल्डेड माउंटेन ही बनेंगे। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगा, अभिसारी प्लेट सीमांत होगा, जियोमोर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एक ऊपर जाएगा एक नीचे, मतलब एक माउंटेन बनेगा और एक वैली बनेगी। माउंटेन को कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। तो बार बार टकराएंगी, तो पहली बार टकराएंगी तो ट्रांस हिमालय बनेगा, दूसरी बार टकराएंगी तो ग्रेट हिमालय बनेगा, फिर तीसरी बार टकराएंगी तो मिडिल या लेसर हिमालय बनेगा, चौथी बार टकराएंगी तो शिवालिक हिमालय बनेगा। और जब ये सारे हिमालय माउंटेन रेंज बन जाएंगे, उसके बाद इनसे रिवर्स आ रही है, रिवर्स पहले से मौजूद है, ध्यान रखना है, इनसे जो रिवर्स निकल रही है वो लगातार इन माउंटेन्स को क्या करेंगी? काटेंगी, कट करेंगी, इनसे डिपॉजिट्स लाएंगी अपने साथ बहाकर, और फुट हिल्स में जो शिवालिक हिमालय है उसके साउथ साइड में मतलब साउथ पेनिनसुलर इंडिया की ओर क्या करेंगी? वो नदियां डिपॉजिट को बहाकर, सेडिमेंट्स को बहाकर डिपॉजिट करेंगी आके, और उसी से हजारों सालों में वो डिपोजिशन होता जाएगा, अवसादों का निक्षेपण होता जाएगा, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जाएंगे, और उससे बनेगा क्या? ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। फिर कोस्टल रीजन इंडिया के कैसे बनेंगे? तो मैंने बोला प्लीस्टोसीन हिमयुग में क्या होगा? जब सब कुछ सिकुड़ जाएगा, क्लियर है, तो सब कुछ सिकुड़ेगा मतलब पानी फ्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और फिर जब पिघलेगा, जब प्लीस्टोसीन हिमयुग खत्म होगा, होलोसीन आएगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से पानी पिघलेगा, तो पहले सेडिमेंट्स खींच के लाया, फिर सेडिमेंट्स पहुंचा दिए, और इस तरीके से प्लीस्टोसीन हिमयुग में समुद्र का विस्तार कम हुआ, मतलब अरेबियन सी सिकुड़ गया, बे ऑफ बंगाल सिकुड़ गया, और हिमयुग के बाद बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी क्या हो गया? विस्तार लिया। इस तरीके से जो डिपॉजिट्स वहां के लेके आया था वापस उसने डिपॉजिट वहां पहुंचा दिए, और वहां पर क्या हुआ? अपलिफ्टमेंट हुआ, उत्थान हुआ, जो लैंडस्केप था वो अपलिफ्ट हो गया, और वो किस तरीके से डेवलप हो गया? कोस्टल प्लेन के रूप में डेवलप हो गया। यही सब लिखा हुआ देखिए। सेनोजोइक महाकल्प, सेनोजोइक में सेनोजोइक जो एरा है
उसमें कौन सा, टर्शरी पीरियड में कौन सी प्लेट, इंडो और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराएगी और इससे हिमालय बनेगा। और उस टर्शरी पीरियड को भी अलग अलग टाइम फ्रेम में बांट दिया गया, जैसे इयोसीन पीरियड, तो उसको अलग अलग में बांटा गया, इयोसीन, ओलिगोसीन, है ना, ध्यान रखना है, मायोसीन और प्लायोसीन, मतलब ये टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड की बात। तो उस पीरियड को क्या कर दिया गया, उस टाइम पीरियड को अलग अलग टाइम में बांट दिया गया। इयोसीन में क्या होगा, इयोसीन टाइम पीरियड में यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराएंगी, तो 33 सागर जो होगा वो क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, और उसकी जगह पे क्या बन जाएगा, उसकी जगह पे ITSZ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ITSZ प्लस, यही लिख दे रहा हूं, क्या बन जाएगा, ट्रांस हिमालय बनेगा, लिख दे रहा हूं यहीं पे, क्या बनेगा, ट्रांस हिमालय। और उधर की ओर क्या बनेगा, यहां पे तिब्बत का प्लेट्यू, नॉर्थ की ओर बनेगा तिब्बत का प्लेट्यू और ट्रांस हिमालय बनेगा, और इस साइड एक वैली बनेगी जिसका नाम है क्या, ITSZ। फिर क्या होगा, ओलिगोसीन युग में, ओलिगोसीन टाइम पीरियड में फिर से टकराएगा, और जब फिर से टकराएगा तो एक फोल्डेड माउंटेन बनेगा, एक घाटी बनेगी, फोल्डेड माउंटेन को क्या नाम दिया, ग्रेट हिमालय, और जो घाटी वैली बनेगी वो MCT बनेगी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बनेगी, और यही MCT जो है वो क्या है, जिसमें कश्मीर वैली इसी MCT में स्थित है। तो मैं इसको यहां पे लिखने से अच्छा ये दिखा दूं, पहली बार टक्कर हुई, क्लियर है, पहली बार इयोसीन टाइम पीरियड में टक्कर हुई, क्वाटरनरी पीरियड में इयोसीन में जब टक्कर हुई, तो जब टक्कर हुई तो एक तरफ बना क्या, ये नॉर्थ है इंडिया का, मतलब तिब्बत का प्लेट है, आप देखो ये नॉर्थ पार्ट है और इधर साउथ, क्लियर, इसको ऐसे खड़ा कर लो तो इसी तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। मैप में अगर आप देखना चाहो यहां से देख सकते हो, इसी तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, ऊपर से इधर तिब्बत का प्लेट्यू है, फिर यह क्या है, ये ट्रांस हिमालय है, फिर ये मिडिल हिमालय है, फिर ये लेसर हिमालय, मिडिल या लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल लेसर हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, इस तरीके से, मतलब नॉर्थ से इधर कहां जा रहे हैं हम, साउथ की ओर जा रहे हैं। ये देखो पहली बार टक्कर हुई तो तिब्बत का प्लेट्यू बना और क्या बना, ट्रांस हिमालय बना, और वैली कौन सी, ये ITCZ मतलब वैली है, ध्यान रखना, घाटी बनी, क्योंकि दो माउंट फोल्डेड, दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, एक ऊपर जाएगा माउंटेन और नीचे वैली। उसके बाद दोबारा टक्कर हुई ओलिगोसीन में, तो फिर क्या बना, ग्रेट हिमालय, क्या बना भाई, ग्रेट हिमालय, ये क्या बना, ट्रांस हिमालय, सबसे पुराना हिमालय है ट्रांस हिमालय, फिर क्या बना, ग्रेट हिमालय, और जो वैली बनेगी उसका नाम क्या है, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसी में है जम्मू कश्मीर वैली, जो श्रीनगर वैली है जम्मू कश्मीर में जो घाटी है वो इसी में है। यहां ITSZ जो लद्दाख में वैली है, सिंधु रिवर जिस वैली से बहती है वो ITSZ की वैली है, इंडस टी-सेंगपो सिक्योर जोन। फिर से टकराया, फिर से यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराई, तो जो टक्कर हुई उसमें बना मिडिल या लेसर हिमालय, और जो वैली बनी उसका नाम है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, क्लियर। कुल्लू वैली, कुल्लू मनाली की जो वैली है, लाहौल स्पीति वैली है, वो सब इसी में, हिमाचल में। फिर टकराई तो क्या बनी, शिवालिक हिमालय, और क्या बना, HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। और फिर क्या हुआ, अब यहां से क्या होगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं एक बार, अब यहां से निकलेंगी रिवर्स, यहां से रिवर्स फ्लो होंगी माउंटेन से, बहुत सारी रिवर्स, आपने सुना है इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, उनकी ट्रिब्यूटरीज गंगा ब्रह्मपुत्र और इंडस की ट्रिब्यूटरीज, वो सब निकलेंगी, ये रिवर्स अपने साथ क्या करेंगी, अब साथ जिसको डिपोजिट्स कहते हैं, इनको फ्लो कराएंगी, जिसको इरोजन कहते हैं, और आगे ले जाके फ्लो कराते हुए आगे ले जाके क्या करेंगी, इसका सेडिमेंटेशन करेंगी, अवसादों का निक्षेपण करेंगी, और इस निक्षेपण से क्या बनता चला जाएगा, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से क्या हुआ है, तैयार हुआ है, क्लियर। चलिए, तो ये हमने देख लिया, इस तरीके से तैयार हुआ है ये सब, और लास्ट में क्या होगा मैंने पहले ही बता दिया। फिर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये माउंटेन रेंज है यहां पर वेस्टर्न घाट, और ये माउंटेन रेंज है ईस्टर्न घाट, और इसके इधर क्या है, वेस्ट कोस्ट,
और इधर क्या है, ईस्ट कोस्ट। ये कैसे बने हैं, तो मैंने बताया प्लीस्टोसीन फ्रोजन जो टाइम पीरियड है, हिमयुग है, जिसमें सब कुछ क्या हो गया, फ्रीज हो गया, बहुत कम टेम्परेचर हो गया। तो उसमें इसका क्या हुआ, अरेबियन सी का संकुचन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और बे ऑफ बंगाल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। वॉल्यूम कम होगा तो सिमटेंगे, और फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर फैलेंगे। तो जो सेडिमेंट्स हैं उनका डिपोजिशन किधर होगा, इस एरिया में सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा, ओ सॉरी डिपोजिट सेडिमेंटेशन होगा, डिपोजिशन होगा इस एरिया में। बोलो भाई, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा, क्लियर है। तो डिपोजिट्स होंगे क्या, सेडिमेंट्स क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा, डिपोजिशन होगा, यही। तो इस एरिया में क्या होगा, वेस्ट कोस्ट वाले एरिया में और ईस्ट कोस्ट वाले एरिया में समुद्र से लाए गए, समुद्र के फैलने से, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से जो सेडिमेंट्स बने हैं, जो अवसाद बने हैं, वो सेडिमेंट्स क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन होगा, और उसका फिर बाद में क्या होगा, डिपोजिशन होगा। डिपोजिट्स होंगे, निक्षेपण होगा अवसादों का। और जब अवसादों का ये निक्षेपण होगा तो आप क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया कैसे बना, रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट्स फ्लो करा के लाए गए उनके डिपोजिशन से बना। और ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट कैसे बने भैया, तो आप बोलोगे जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी जो है उसका प्लीस्टोसीन फ्रोजन एरा में, जब फ्रोजन एरा में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और फिर होलोसीन में जब हिमयुग खत्म हो जाएगा तो फिर से एक्सपेंशन होगा, उससे जो डिपोजिट्स आएंगे, जो सेडिमेंट्स आएंगे उनका जो डिपोजिशन होगा, और फिर इस रीजन का क्या हो जाएगा, डिपोजिट होने के बाद अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा, तो पानी नीचे चला जाएगा, और इस तरीके से क्या बनेंगे, ये कोस्टल प्लेन्स बनेंगे, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट। क्लियर है। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया कि भारत में सारा जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, चाहे प्लेट्यू हो, माउंटेन्स हो, प्लेन्स हो, वो कैसे बने ये हमने सब देख लिया इस चैप्टर में। थोड़ा तेजी से चलना पड़ रहा है मुझे क्योंकि हमें 400 स्लाइड्स तक जाना है। अगला चैप्टर है जियोमॉर्फिक रीजन्स ऑफ इंडिया। तो भारत को जियोमॉर्फिक रीजन्स में ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जियोमॉर्फिक रीजन्स में बांटा जाता है। कितने जियोमॉर्फिक रीजन्स में बांटा जाता है, 6 जियोमॉर्फिक रीजन्स। पहला नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालय। पहला कौन सा है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालय, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में बोलते जाऊं। दूसरा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो पहला जब जियोमॉर्फिक रीजन पढ़ेंगे तो पूरा हिमालयन सिस्टम हम पढ़ लेंगे, इसमें ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय जो है, मिडिल या लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, और नॉर्थ ईस्ट हिमालय जो है जिसमें अरुणाचल हिमालय, सिक्किम हिमालय, आसाम हिमालय है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे जिसको नॉर्थ ईस्ट हिमालय कह देते हैं। उसके बाद ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया पढ़ेंगे जो रिवर सिस्टम के द्वारा, कौन सा, गंगेटिक रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम, उसके द्वारा जो सेडिमेंट्स फ्लो करके ले जाए गए और उनके डिपोजिशन से जो बना पूरा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसको आगे 4 डिवीजन में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना, बांगर, खादर, है ना, तराई, वो चार जो है डिविजन्स में देखेंगे। उसके बाद इंडियन डेजर्ट जिसमें हम कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट देखेंगे। डेजर्ट की डेफिनेशन हम देख पढ़ेंगे, जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है उसको डेजर्ट कहते हैं। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में दिखाई देगा, हॉट डेजर्ट थार डेजर्ट राजस्थान में दिखाई देगा, और रन ऑफ कच्छ में दिखाई देगा, गुजरात में। उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यूज को पढ़ेंगे जिन्हें प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यूज कहा जाता है, पठारों का पठार, क्योंकि बहुत सारे प्लेट्यूज पढ़ेंगे हम वहां पे। और वो स्ट्रक्चर किससे बना होगा, आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन से बना होगा, जो हमने देखा था प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में पूरा स्ट्रक्चर बना था। उसके बाद भारत के कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे जो हमने अभी देखे, जो प्लीस्टोसीन फ्रोजन एरा में और होलोसीन में, मतलब फ्रोजन के बाद टेम्परेचर बढ़ा, उसमें अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का क्या हुआ, पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, और फिर एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, उससे जो सेडिमेंट्स थे उनके डिपोजिशन हुआ, और उसके बाद उस पूरे लैंडस्केप का क्या हुआ, अपलिफ्टमेंट हुआ, उत्थान हुआ, उससे बना ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट। और उसके बाद भारत के आइलैंड्स पढ़ेंगे, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो ये पूरा चैप्टर इसी से है। यहां से इस चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। सबसे पहला जियोमॉर्फिक रीजन नॉर्दर्न हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। क्लियर। पहला हम पढ़ रहे हैं, देखिए जो कहां से कहां तक फैला हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक फैला हुआ है, पूरे नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा हुआ है,
क्लियर है क्या कि भारत में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में हिमालय माउंटेन्स का विस्तार है, हिमालयन रेंज का विस्तार है। तो देखो मैं ऊपर से चल रहा हूं, आपको सब दिख रहा है। लद्दाख, क्लियर है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, क्लियर है, उत्तराखंड, बढ़ते रहेंगे आगे बताते रहना। उत्तराखंड के बाद नेपाल के बाद आएगा सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद इधर नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम में मिजो हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, नीचे त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स, ऊपर आसाम में बरेल हिल्स और मिकिर हिल्स, फिर मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स। मतलब ये तो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में है क्या, हिमालय रेंज का विस्तार। 4 और 4 8 मतलब 7 सिस्टर्स 1 ब्रदर, प्लस वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल भी आ गया दार्जिलिंग में। तो कितने स्टेट हो गए, 8 स्टेट तो ये हो गए नॉर्थ ईस्ट के, प्लस 1 वेस्ट बंगाल 9, उत्तराखंड 10, हिमाचल 11, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी, 11 स्टेट और 2 यूटी में विस्तार है किसका, हिमालय का। ये यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मैप याद है आपको, आसानी से आंसर दे दोगे। तो आप देखोगे जम्मू कश्मीर से, और मैं जम्मू कश्मीर से बात करूं तो लद्दाख भी, क्योंकि अब आपको पता है ये जो कंटेंट बुक में लिखा हुआ है वो 2019 से पहले का है। 2019 में जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वो जम्मू कश्मीर स्टेट को जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी में डिवाइड किया गया, आपको पता है। तो अगर अभी लिखना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग कितना 2500 किलोमीटर है ना, कितना 2500 किलोमीटर फैला हुआ है लंबाई में, 2500 किलोमीटर तक। अब क्वेश्चन ये आता है कि कहां पर चौड़ाई ज्यादा है, क्लियर है, चौड़ाई कहां पर ज्यादा है। तो चौड़ाई आपको ज्यादा दिखाई देगी कहां पर, वेस्ट में। तो वेस्टर्न जो पार्ट है पूरब की अपेक्षा पश्चिमी भाग जो है, वेस्टर्न पार्ट मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन, उत्तराखंड वाला रीजन, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन, ये वाला जो वेस्टर्न पार्ट है वो ज्यादा वाइड है एज कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट, मतलब सिक्किम का रीजन, दार्जिलिंग हिल्स वेस्ट बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन, वहां पे चौड़ाई कम है, मतलब कम वाइडर है। तो ईस्टर्न पार्ट कम वाइडर है, वेस्टर्न पार्ट ज्यादा वाइडर है, मतलब वेस्टर्न पार्ट लगभग 400 किलोमीटर वाइड है जबकि ईस्टर्न पार्ट केवल 160 किलोमीटर वाइड है। अब देखो यहां से दूसरा कॉन्सेप्ट निकलेगा, वाइडर क्या है, वाइडर है वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट कम वाइडर है। कम वाइडर मतलब चौड़ा कम है, इसका मतलब जब दोनों प्लेटें टकराई होंगी तो कहां पे कंप्रेशन ज्यादा हुआ होगा, भाई सिंपल सी बात है, ईस्टर्न पार्ट में कंप्रेशन ज्यादा हुआ होगा, इसीलिए वहां पे जो माउंटेन रेंज है वो कम चौड़ी है, लेकिन जहां टक्कर तेजी से होगी, कंप्रेशन ज्यादा होगा, वहां हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दूसरा, ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय में कौन सा पार्ट ज्यादा ऊंचा होगा, तो ईस्टर्न पार्ट ज्यादा ऊंचा होगा, वेस्टर्न पार्ट कम ऊंचा होगा। देखिए लिखा हुआ है पूरब में दबाव क्या कार क्या है, ईस्टर्न पार्ट में कंप्रेशन ज्यादा हुआ है, कन्वर्जेंट ज्यादा तेजी से हुआ है, दोनों प्लेटें यूरेशियन और इंडियन प्लेट तेजी से टकराई हैं, ज्यादा कंप्रेशन फोर्स है, इसीलिए ईस्टर्न पार्ट ज्यादा हाइट पे चला जाएगा, ज्यादा ऊंचा होगा, वेस्टर्न पार्ट कम ऊंचा होगा। इसीलिए हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो ईस्टर्न पार्ट में दिखाई देंगी, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, सागर माता जिसे कहते हैं, कंचनजंगा सिक्किम में है, क्लियर है। नेक्स्ट, हिमालय का जो रेंज है उसका जो आप देखोगे स्लोप है, तो स्लोप जो होगा ज्यादा तीव्र है, ज्यादा स्लोपी किधर है, इंडिया की तरफ है, कम स्लोपी किधर है, तिब्बत की ओर कम स्लोपी है, वो दिखता भी है मैप में। तो देखिए भारत की ओर क्या है, उत्तल है, कॉन्वेक्स है, मतलब स्लोप ज्यादा है, ध्यान रखना, स्लोप क्या है, ज्यादा है। भारत की ओर ढाल आप कह सकते हो खड़ा है, एकदम स्ट्रेट है, स्लोप है, ज्यादा है, और जबकि तिब्बत की ओर जो है वो कैसा है, कॉनकेव है, मतलब स्लोप क्या है, अवतल है, मतलब कम स्लोप है, क्लियर है। अब उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को कैसे डिवाइड किया जाता है, तो ये आपको पता है, मैप में भी देख सकते हो। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर नॉर्थ से साउथ है, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय के बाद लेसर या मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, इस तरीके से होता है।
बोलो भाई। तो उत्तर से दक्षिण ये आपको मैंने पहले ही लिख दिया। उत्तर से दक्षिण क्या है? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, जैसे ग्रेट या इनर हिमालय कहते हैं, लेसर या मिडिल हिमालय, शिवालिक या दूसरा नाम कहीं कहीं पे ब्रह्म हिमालय कह देते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय लास्ट में है। नॉर्थ ईस्ट वाला जो पूरा हिमालय रेंज है अलग से लिख दिया है उसी का पार्ट, किसका? शिवालिक का। और इस पे नॉर्मली आप देखोगे तो शिवालिक का विस्तार वहां दिखाई नहीं देगा नॉर्थ ईस्ट में, लेसर और ग्रेटर का दिखाई देगा, ट्रांस का भी नहीं दिखाई देगा। ट्रांस में हम पढ़ेंगे 4 रेंजेस हैं, जास्कर, लद्दाख, कराकोरम रेंज और तीसरी चौथी है कैलाश रेंज जो तिब्बत वाले रीजन में। चलिए अब बात करते हैं रिवर्स से बाउंड्री बना। रिवर्स जो बहती है हिमालय रेंज से, तो वो क्या करती है? रिवर्स जो बाउंड्री बनाती है नीचे की ओर बहती है, आपको पता है रिवर्स ऊपर से नीचे की ओर बह रही है इस तरीके से, तो क्या करती है? रिवर्स बाउंड्री बनाती है हिमालय में। तो रिवर्स के अकॉर्डिंगली हिमालय को डिवाइड करते हैं, वो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। देखिए पहला पंजाब हिमालय, तो जो इंडस रिवर है उससे सतलुज रिवर के बीच की लंबाई जो है, इंडस रिवर लद्दाख में फ्लो होती है, लद्दाख से लेके जम्मू कश्मीर, लद्दाख से फिर जम्मू कश्मीर और फिर कहां पर? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश तक जो है, अगर हिमाचल प्रदेश से निकलती है, क्या आप देखोगे तिब्बत से निकल के हिमाचल आती है और हिमाचल से पंजाब आती है सतलुज रिवर। तो पंजाब हिमालय कौन सा है? इंडस रिवर से लेके सतलुज रिवर के बीच का कितनी लंबाई है? 560 किलोमीटर है, जिसमें अगर देखा जाए तो कश्मीर वाला पार्ट आ जाता है, कश्मीर हिमाचल है, हिमाचल वाला पार्ट आ जाता है, हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय। क्लियर? और इसमें रेंजेस अगर बात करें तो ट्रांस हिमालय की रेंज भी आ जाएंगी, ग्रेट हिमालय की रेंज भी आ जाएंगी, हम पढ़ेंगे आगे। कराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय की मैंने बताया, लद्दाख रेंज ट्रांस हिमालय की, ग्रेट हिमालय में पीर पंजाल, जास्कर रेंज ट्रांस हिमालय की, धौलाधर रेंज ग्रेट हिमालय की। क्लियर है? इसके बाद आता है कुमाऊं हिमालय। सतलुज से आगे बढ़ेंगे तो सतलुज से काली रिवर जो नेपाल से आती है, उत्तराखंड से, नेपाल से आगे फिर नेपाल से उत्तराखंड की ओर बहती है और उत्तराखंड से फिर नीचे की ओर उतरती है, 320 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय में नंदा देवी माउंटेन रेंज इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है, जो हम पढ़ेंगे क्योंकि ये रिवर्स के द्वारा बनी बाउंड्री के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर नेपाल हिमालय, काली रिवर से तीस्ता रिवर झेमू ग्लेशियर सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम में है, ग्रेट हिमालय का पार्ट है, वहां से निकलती है तीस्ता रिवर जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? दार्जिलिंग होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए ब्रह्मपुत्रा में बांग्लादेश में जाके मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्रा का जब तीस्ता मिलती है तो उसके बाद उसका नाम जमुना हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम में। तो नेपाल हिमालय काली रिवर से तीस्ता रिवर के बीच का हिमालय 800 किलोमीटर, जिसमें माउंट एवरेस्ट होगा नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम में होगा, धौलागिरी होगा, मकालू रेंज होगा, ये सब होगा। असम हिमालय, इसके बाद तीस्ता से दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्रा, दिहांग या दिवांग कहते हैं ब्रह्मपुत्रा को, अरुणाचल में हम पढ़ेंगे, और जब वो असम में एंटर कर जाती है तो उसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। तो इस रिवर के बीच की जो लंबाई है 750 किलोमीटर की, जिसमें कांगड़ी, नामचा बरवा, नागा पहाड़ी, कुला कांगड़ी पहाड़ी, ये सब हम पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट की जो हिल्स हैं, मिकेज हिल्स, ये सब हम इसमें पढ़ लेंगे। ये देख सकते हो मैप लगा हुआ। तो ये वाला इंडस रिवर से लेके कौन सा? सतलुज रिवर से कौन सा? काली रिवर से तीस्ता रिवर, और तीस्ता रिवर से बिल्कुल लास्ट में ब्रह्मपुत्रा रिवर। इनके बीच में इस तरीके से जो डिवीजन हुआ है रिवर्स के द्वारा बाउंड्री, इसको हमने डिस्कस किया। अब देखिए मैप लगा हुआ है, आप दिख रहा होगा, इसमें बहुत आसानी से देख सकते हो। ये जो चारों रेंज है ABCD, ये ट्रांस हिमालय की रेंज है। सबसे ऊपर कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश। भारत में कौन है? 3 है भारत में, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और कैलाश कहां पर है? ये तिब्बत में, जिसका चाइना का कंट्रोल है, मतलब चाइना ने कब्जा किया हुआ है। क्लियर है? कैलाश माउंटेन रेंज में ही आपने सुना होगा मानसरोवर लेक है, और मानसरोवर लेक के पास में ही चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, जहां से निकलती है इंडस रिवर। हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम में। कराकोरम रेंज में ही सबसे ऊपर कराकोरम है, कराकोरम रेंज में ही कराकोरम पास है, जो हम पढ़ेंगे। और कराकोरम रेंज में ही क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन K2 है, जो POK में है। POK हमारा पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, हमारे देश का पार्ट है। क्लियर? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गॉडविन ऑस्टिन K2, जो गिलगित बाल्टिस्तान मतलब POK में। क्लियर है? वो हमारी सबसे ऊंची चोटी है भारत की। और किसकी पार्ट है ये? ट्रांस हिमालय का। तो ये चारों रेंज किसकी है? ट्रांस हिमालय की। ये जो लंबा लंबा दिख रहा है आपको, इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको,
ट्रांस हिमालय के साउथ में ये जो सबसे लंबी रेंज है ये ग्रेट हिमालय, जो ई से लिखा हुआ है। इसके बाद जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है ये क्या है, इसके बाद जो साउथ में है वो है लेसर या मिडिल हिमालय, और सबसे लास्ट में क्या है ये शिवालिक हिमालय। क्लियर? देखिए आप ट्रांस हिमालय को पैरा हिमालय भी कहते हैं, पुराना, सबसे पुराना हिमालय। क्लियर है? और परा क्यों कहते हैं? परा मतलब हिमालय के उस पार है, इसलिए परा हिमालय भी कहते हैं, पैरा हिमालय भी कहते हैं। जिसका अधिकांश भाग कहां पर है? तिब्बत वाले रेंज में है, तो तिब्बत में अधिकांश भाग होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। मतलब मेजर पोर्शन में ये तिब्बत वाली रेंज में दिखाई देगा, इसीलिए इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। रेंजेस में डिस्कस कर चुके हैं, यही है चारों, जिसमें 3 इंडिया में है, कराकोरम लद्दाख और जास्कर इंडिया में, और कैलाश रेंज तिब्बत में। सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन K2 है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये मैं डिस्कस कर चुका। और विश्व की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है आफ्टर एवरेस्ट, एवरेस्ट सागर माथा जिसको कहते हैं, नेपाल में है। ग्रेट हिमालय की है माउंट एवरेस्ट, और ट्रांस हिमालय की है गार्डविन ऑस्टिन K2, जो कहां पर है? गिलगित बाल्टिस्तान पीओके में है। पीओके हमारा इंडिया का पार्ट है, भारत का पार्ट है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? गार्डविन ऑस्टिन K2 हो गई, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। और ये किसमें? वर्ल्ड की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है आफ्टर माउंट एवरेस्ट, और ये कराकोरम रेंज में है, ट्रांस हिमालय का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। ट्रांस हिमालय से, और हिमालय माना जाता है, ट्रांस हिमालय सबसे पुराना हिमालय है, तो क्वेश्चन पूछेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? गार्डविन ऑस्टिन K2 है, जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। अब विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, सबसे हाईएस्ट जो स्लोपी जो पीक है, सबसे ज्यादा जिसका स्टीपेस्ट है, मतलब जो सीधी है, बिल्कुल खड़ी पीक है, और वो है, क्या नाम है? राकापोशी। और ये राकापोशी भी किसमें है? कराकोरम रेंज में है, ट्रांस हिमालय में। बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं इसमें, सुना होगा, बहुत फेमस है सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में, वोल्टेरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर्स। मैप में आगे मैप लगा भी होगा, वो आप देख लोगे। ट्रांस हिमालय की जो कराकोरम रेंज है उसको बैकबोन और हाई एशिया कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहते हैं? तो ट्रांस हिमालय की जो कराकोरम रेंज है उसे बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। और ये तो पता ही है, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में हमने क्या देखा था? ITSZ देखा था, जो एक वैली है, रटना नहीं है। ये मैप बार बार मैंने हर जगह नहीं डाला है, यहां से देख सकते हो। तिब्बत का प्लेट्यू नॉर्थ में है, फिर ट्रांस हिमालय और बीच में वैली है, जो अलग करती है किससे? बृहद हिमालय से। तो बार बार ये लिखा होगा। मैं आगे ये मैप अगर चाहूं तो इसको ले भी जा सकते हैं, वहां पे कॉपी करके इसको वहां पे ले जा सकते हैं। देखिए, तो इसको हम देख सकते हैं। तो मैं यहीं पे सब कुछ बता दे रहा हूं, हर एक पॉइंट बार बार उसमें स्लाइड में है, मैं बता दे रहा हूं। ITSZ एक वैली है, MCT एक वैली है, MBF एक वैली और HFF। तो मैं कह सकता हूं ITSZ जो है ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग कर रही है, क्लियर है? उसके बीच में MCT ग्रेट हिमालय को लेसर या मिडिल हिमालय से अलग कर रही है, और MBF लेसर या मिडिल हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग कर रही है, और HHF शिवालिक हिमालय को ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया से अलग कर रही है। क्लियर है? यही सब पॉइंट लिखे होंगे। देखिए, ये लास्ट पॉइंट ये लिखा था, ITSZ जो है दोनों को अलग करती है। लास्ट पॉइंट ये है कि जो इंडस रिवर है, जो ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख के बीच बहती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो इंडस रिवर है, याद रखना, वो इंडस रिवर लद्दाख और जास्कर ये वाली जो है, तो यहां से निकलती है इस तरीके से। मैं यहां पे दूसरा कलर ले रहा हूं। ये कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज में मानसरोवर लेके चेमा यूंगडुंग ग्लेशियर है, यहां से मान लो ये निकल रही है और इस तरीके से फ्लो होती है
और फ्लो होके किस तरफ चली जाती है, इधर चली जाती है। कौन सी रिवर, इंडस रिवर। किन दो माउंटेन रेंज के बीच फ्लो होती है, जास्कर और लद्दाख के बीच। देख सकते हो लद्दाख और जास्कर के बीच फ्लो होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप, सिंधु रिवर, इंडस रिवर जो है ट्रांस हिमालय की जास्कर और लद्दाख रिवर के लद्दाख रेंज के बीच से बहती है, फ्लो होती है। और लद्दाख में ये क्या करती है, एक बहुत ही बी गॉर्ज, बी शेप वैली, मतलब कटाव करती है, इरोजन करती है और लगातार कटाव करके तेजी से नीचे वैली, बी शेप वैली बनाती है। और बी शेप वैली जिसका ना कौन सी जगह पे बनाती है, बुंजी। और भारत की ये सबसे गहरी वैली है जिसे गॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, गॉर्ज कहते हैं। सबसे इंडिया डीपेस्ट गॉर्ज। और गॉर्ज क्या होता है, लिख दे रहा हूं, बी शेप्ड वैली। बी आकार की घाटी बनाती है कटाव करते हुए, इस तरीके से पतली घाटी नीचे की ओर गई हुई। ये देख रहे हो, इधर से काट रही है तो इधर से बहुत तेजी से नीचे कटाव करती हुई बी शेप्ड वैली बनाती है। कहां पर, बुंजी नामक जगह पे बनाती है। कहां पर, लद्दाख में। और ये इंडिया की सबसे डीपेस्ट गॉर्ज है। अगला, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, जो ट्रांस हिमालय के साउथ में हमेशा बहुत ज्यादा हाइट है। हाइट ज्यादा होने से क्या है, हाइट ज्यादा है तो हाइट ज्यादा होने से टेम्परेचर कम रहता है। तो टेम्परेचर कम रहने से ये क्या होता है, स्नो कवर्ड रहता है। क्लियर। इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। स्नो हिमालय या हिमाद्री कहते हैं इसे, क्योंकि हमेशा स्नो कवर्ड रहता है। ये इसका विस्तार देखोगे तो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा माउंटेन है। अरुणाचल प्रदेश में जो माउंटेन है वो नामचा बरवा है, लास्ट में बिल्कुल। अब इसमें दिखा दे रहा हूं, यहां पे जो है ये जो माउंटेन रेंज है अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ऊंचा ये है नामचा बरवा। कहां पर, अरुणाचल में। किसका पार्ट है, ग्रेट हिमालय का पार्ट है। क्लियर है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय, मतलब ग्रेट और जो है मिडिल या लेसर हिमालय के बीच का एमसीटी वैली है, ये पता है, लिखवा चुका हूं। और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जो इसी ग्रेट हिमालय में मैंने बताया, सागर माथा नाम है नेपाल में इसका नाम। तो देख सकते हो आप, हाईएस्ट पीक क्या है ग्रेट हिमालय की, माउंट एवरेस्ट है, जो सागर माथा कहते हैं नेपाल में। और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है जो ग्रेट हिमालय में। इसके अलावा ग्रेट हिमालय की अदर पीक्स देख लो आप, कंचनजंगा सिक्किम में है, मकालू नेपाल में ही है। क्लियर है। मकालू, धौलागिरी भी नेपाल में है, नंगा पर्वत इंडिया में है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नामचा बरवा और अरुणाचल प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड में। क्लियर है। तो ये पीक है, किससे जुड़ी हुई है, ये किसकी है, ग्रेट हिमालय की, याद रखना। ये आप देख सकते हो, नंदा देवी आपको यहां दिख रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक और है कामेत। क्लियर है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट आपको दिख रहा है, ये नेपाल में। कंचनजंगा आपको दिख रहा है, ये सिक्किम में है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में आपको ये दिख रहा है। गारो खासी जयंतिया ये किसमें है, गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में। पटकई बुम ये आपको दिख रहा होगा अरुणाचल में। नागा हिल्स नागालैंड में है। क्लियर है। ये सारी हिल्स आपको दिख रही होंगी। आप देख सकते हो ये कैलाश, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम ट्रांस हिमालय का, तो ये सारी आपको दिख जाएंगी मैप में। इसके बाद क्या है, लेसर या मिडिल हिमालय है, तो बीच में क्या है, एमसीटी है, इधर लेसर या मिडिल हिमालय है, और इधर क्या है, नॉर्थ में क्या है, ग्रेट हिमालय है। यही हमने बताया अभी। और इसमें कौन सी वैली है, तो जो एमसीटी है इसी में मैंने बताया क्या है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बाद में ये कश्मीर वैली इसी में, लाहौल स्पीति वैली, कुल्लू और कांगड़ा वैली, ये तीनों ये कहां पे है, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। ये जम्मू कश्मीर में है कश्मीर वैली, ये किसमें है, एमसीटी में। और ध्यान रखना कश्मीर वैली में जो हिमोड निक्षेप है, मतलब मोरेन्स कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं इसको, मोरेन्स, मोरेन डिपॉजिट्स हैं वहां पे। आपने देखा होगा बुलर रिवर है, बुलर रिवर के पास में बुलर लेक है। बुलर लेक जो है उसके आसपास का जो प्लेन एरिया है वो मोरेन डिपॉजिट से बना है, हिमोड निक्षेप से बना है। हिमोड मतलब जो स्नो, जहां पे ज्यादातर
टाइम पे क्या होता है, स्नो कवर्ड रहती है वो सरफेस, और उसके जो स्नो कवर्ड डिपोजिट, स्नो के डिपोजिट्स हैं जिसको मोरेन्स कहते हैं, उससे बना एक प्लेन एरिया है, और वो प्लेन एरिया भारत में करेवा लैंड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? करेवा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा करेवा लैंड कहां पर पाई जाती है, करेवा भूमि कहां पे पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। और ये भारत में सैफरॉन के कल्टीवेशन के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसके सैफरॉन मतलब केसर की खेती के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। करेवा लैंड कहां पर है? जो मोरेन डिपोजिट्स हैं, हिमोर डिपोजिट्स हैं, जो स्नो कवर्ड सरफेस है वुलर लेक के आसपास, वो स्नो कवर्ड सरफेस टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो स्नो के जो डिपोजिट्स हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, उन सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बना जो लैंड है उसको करेवा लैंड कहते हैं, जहां केसर की खेती होती है। इसी लघु हिमालय को जब आप हिमाचल में जाओगे तो उसे महाभारत रेंज या हिमाचल रेंज कहेंगे, ध्यान रखना। लघु हिमालय को हिमाचल में इसका जो एक्सपेंशन है उसको महाभारत रेंज या हिमाचल रेंज कहते हैं। तो आप लघु हिमालय को पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं, मतलब इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं। तो देखिए वेस्ट में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज इसी का पार्ट है। क्वेश्चन पूछा गया पीर पंजाल रेंज किसका पार्ट है? लघु हिमालय का पार्ट है। और ये सबसे लंबी रेंज है, इसकी लॉन्गेस्ट रेंज है किसकी? मिडिल या लेसर हिमालय की। उसके बाद जैसे ही हिमाचल में बढ़ोगे, जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल आएगा, मैप याद रखना है, क्या बोला जाएगा? धौलाधर रेंज बोला जाएगा। कहां पे आ जाती है? हिमाचल में। और यहाँ पे कांगड़ा या कुल्लू की वैली है, घाटियां। इसके बाद उत्तराखंड में बढ़ोगे तो इसकी दो आ जाएंगी, महाभारत और मसूरी। मसूरी रेंज उत्तराखंड में बोला जाएगा, इसमें महाभारत रेंज जिसे नेपाल में बोला जाएगा। तो ये वेस्ट से ईस्ट की ओर है मिडिल या लेसर हिमालय का विस्तार। लघु हिमालय, इसी लेसर हिमालय में क्या पाया जाएगा? बहुत सारे छोटे छोटे ग्रासलैंड्स पाए जाएंगे, स्मॉल ग्रासलैंड्स पाए जाएंगे, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, सुना होगा सोनमर्ग और गुलमर्ग। तो ये सोनमर्ग और गुलमर्ग जो है वो ग्रासलैंड्स हैं किसमें? लेसर हिमालय में। किसमें है भैया? लेसर हिमालय। इसके अलावा उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या पयार कहते हैं, ध्यान रखना, बुग्याल से या पयार इन उत्तराखंड, स्मॉल ग्रासलैंड इन लेसर या मिडिल हिमालय। अब आपको पता है लघु हिमालय, लेसर हिमालय के अब आप साउथ में जाओगे तो शिवालिक मिलेगा, और बीच में मिलेगा क्या? MBF। वो याद रखना है मैप। इधर क्या है? शिवालिक हिमालय है, और इधर क्या है? लेसर या मिडिल हिमालय है। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सी घाटी है? MBF। और MBF जो वैली है उसमें देखो शिमला, मसूरी, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है। किसमें है ये? MBF में है, वैली में। और लघु हिमालय और महान ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय, इन दोनों के बीच में काठमांडू वैली है नेपाल में। इसका मतलब ये किसमें होगा? काठमांडू वैली MCT में होगा। तो वैली के नाम याद रखना है। इसके बाद साउथ में जाओगे तो शिवालिक हिमालय आ गया। तो ये शिवालिक हिमालय आप देखोगे तो पाकिस्तान से आसाम तक फैला हुआ है, क्लियर। और इसमें बहुत सारी क्या है? समतल घाटियां हैं, मतलब ग्रासलैंड्स कह सकते हो। ये समतल घाट, प्लेन वैलीज हैं या प्लेन ग्रासलैंड्स भी कह सकते हो उसको। प्लेन वैलीज या प्लेन ग्रासलैंड्स हैं जिन्हें दून कहते हैं। और ईस्ट में जाओगे तो इन्हें द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार उत्तराखंड में आप देखोगे। और इसके बाद आपको पता है शिवालिक के बाद तो HFF है, और HFF के नॉर्थ में शिवालिक हिमालय है, और इसके साउथ में ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो HFF जो है वो शिवालिक को नॉर्थ, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया से अलग करता है, और शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच के MBF है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब बात आ जाते हैं ये सब पढ़ने के बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय की अगर बात करोगे तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय पूरे जो है 8 स्टेट्स में फैला हुआ है। बोलो, सिक्किम से लेके वन ब्रदर है सिक्किम, और 7 सिस्टर्स में फैला हुआ है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो हिल्स हैं ग्रेट हिमालय, जो हिमालय की, उसको डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकई बुम कहते हैं। ध्यान रखना, डाफला ट्राइब है, मिरी ट्राइब है, अबोर ट्राइब है, मिश्मी ट्राइब है। ये ट्राइब्स के नाम पर रखी गई हिल्स है। डाफला, मिरी, एबोर, मिश्मी और पटकई बुम ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है।
अगर मैप हो कहीं पे तो मैं दिखा सकूं आपको। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये यहां से इस तरीके से शुरू होती है। ये नामचा बरवा तो ग्रेट माउंटेन, ग्रेट उसका पार्ट है, किसका, ग्रेट हिमालय का पार्ट है। यहां से देख सकते हो आप, ये भूटान है, भूटान के बाद ये डाफला है, ये मिश्मी है, ये पटकई बुम है। क्लियर है। इसी के बीच में मिरी और एबोर है। ये कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद पटकई बुम तक, तो ये पांचों डाफला, मिरी, एबोर, मिश्मी और पटकई बुम, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद ये मिकिर दिख रहा है आपको, मिकिर आसाम में। कहां पर है, आसाम में है मिकिर। बरेल रेंज भी कहां पर है, ये बरेल रेंज दिख रहा होगा आपको, ये भी आसाम में। नागा हिल्स नागालैंड में है। मणिपुर हिल्स यहां पर है, मणिपुर हिल्स मणिपुर में। और मीजो हिल्स कहां पर है, मीजो को लुसाई हिल्स भी कहते हैं, ध्यान रखना है। लुसाई ट्राइब है यहाँ पे मिजोरम में, तो लुसाई हिल्स भी कहते हैं। और यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, मोलेसिस बेसिन कहां पाया जाता है। मोलेसिस बेसिन मिजोरम में ही पाया जाता है, जो अनऑर्गेनाइज सॉइल है, जो अनऑर्गेनाइज, जो असंगठित सॉइल का जो टेक्सचर मिलता है, जो थोड़ा सा दलदली टाइप का होता है, मतलब वेट होता है, गीला होता है, वो अनऑर्गेनाइज सॉइल जो है, तो उसका टेक्सचर मिलता है, उसको कहते हैं क्या, मोलेसिस बेसिन। शायद आगे किसी स्लाइड में होगा भी। क्लियर है। तो ये आप देख सकते हो यहां पे। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा, डाफला, मिरी, एबोर, मिश्मी, पटकई देख लिया, अरुणाचल में। इसके अलावा नागा हिल्स हमने देख लिया, कहां पर, नागालैंड में। मणिपुर हिल्स हमने देख लिया, मणिपुर में। मिजो हिल्स देख लिया हमने, मिजोरम में। त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा में देख लिया। बरेल हिल्स आसाम में, और आसाम, त्रिपुरा और आसाम, मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पे। मिकिर पूरी तरीके से आसाम में। ये आप यहाँ पे मैप देख सकते हो। बरेल रेंज ऊपर आसाम है, इस साइड आप देखोगे तो क्या है, मणिपुर है, और इधर क्या है, नागालैंड है। तो बिल्कुल बॉर्डर पे है ये। और मेघालय में तो पहले ही बता दिया, गारो, खासी और जयंतिया। और ये 3 ट्राइब्स हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये आप देख सकते हो, गारो, खासी, जयंतिया। ध्यान रखना, इसका वेस्ट से ईस्ट की ओर ऑर्डर पूछा गया है, तो गारो, खासी, जयंतिया। क्लियर है। और इन्हीं गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय में। और मेघालय में भारत का सबसे, वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस है मौसिनराम चेरापूंजी, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे आर्द्र स्थान। चलिए अगला, अगर हम रीजनल क्लासिफिकेशन देखें हिमालय का, तो कश्मीर हिमालय, जिसको नॉर्थ वेस्ट हिमालय भी कहते हैं, कश्मीर लद्दाख में इसका एक्सपेंशन है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, जिसका हमने देखा हिमाचल और उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, कंचनजंगा हमने देखा सिक्किम हिमालय। अरुणाचल हिमालय, नामचा बरवा पर्वत देखा हमने, नामचा बरवा माउंटेन देखा, सबसे बड़ा ग्रेट हिमालय का पार्ट। इसके अलावा हमने डाफला देखा, डाफला हिल्स, मिश्मी हिल्स, एबोर हिल्स, पटकई बुम हिल्स, मिरी हिल्स, ये कहां देखा हमने, अरुणाचल में। इसके अलावा पूर्वी हिल्स, ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन रेंज, मतलब आप देखो पूर्वी मतलब नागा हिल्स, पटकई बुम पूर्वी में आता है, बिल्कुल म्यांमार और म्यांमार बॉर्डर पे, म्यांमार इंडिया के बॉर्डर पे, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में। इसके बाद नागा हिल्स, नागालैंड और म्यांमार के बिल्कुल बीच में है माउंटेन रेंज। उसके बाद नीचे मणिपुर हिल्स बिल्कुल ईस्ट में है, मणिपुर और जो है म्यांमार के बिल्कुल बीच में। नीचे मीजो हिल्स भी, लुसाई हिल्स जिसे कहते हैं, लुसाई ट्राइब है कहां पे, मिजोरम में। तो लुसाई हिल्स भी कहां है, म्यांमार और मिजोरम के बॉर्डर पे। क्लियर, यही सब आप देख सकते हो। कश्मीर तो कश्मीर हिमालय, आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन देख लो, सेम ही है। तो कश्मीर हिमालय में क्या है, जम्मू कश्मीर आएगा और लद्दाख आएगा। और लद्दाख में आप देखोगे तो ट्रांस हिमालय का काराकोरम, जास्कर और लद्दाख आ जाएगा। कश्मीर में लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय के जो है पीर पंजाल रेंज आ जाएगी, बूलर लेक आ जाएगी, डल झील, दोनों कहां पर है, दोनों ताजे पानी की लेक हैं, दोनों जम्मू एंड कश्मीर में है। बूलर लेक अभी मैंने बताया, उसके पास में जो हिमोल निक्षेप, जो मोरेन डिपोजिट्स पाए जाते हैं, जो करेबा के लैंड्स के लिए फेमस हैं, और करेबा में सैफरॉन की खेती होती है। पेंगोंग, पागोंग नहीं है, ये पेंगोंग है, बहुत फेमस लेक है पेंगोंग। पेंगोंग लेक इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, ये सुना होगा आपने। पेंगोंग लेक पे ही गलवान वैली आपने सुना होगा, 2020 में LAC पर जो आमने सामने कन्फ्रंटेशन हुआ था हमारे सेना के बीच में और जो चाइना की जो सेना है उसके बीच में, तो वो सुना होगा। तो पेंगोंग लेक किन दो देशों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच, कहां पे, लद्दाख में। इसके अलावा सोमोरिरी, तो सोमोरारी कहते हैं इसको, टी आगे लगाते हैं, सोमोरोरी, टी हमेशा आगे लगाते हैं, जैसे पेंगोंग सो टी आगे लगाएंगे, है ना।
तो तुसो मोरोरी लेक कहां पर है? ये दोनों लद्दाख में है, सॉल्टी लेक्स हैं ये। इसके अलावा आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी का जो है एक पिलग्रिमेज है, अमरनाथ गुफा है जम्मू कश्मीर में, आपने देखा होगा। चरारे शरीफ, ये प्रमुख धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय सेम है, सब कुछ वही लिखा हुआ है, कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ है। बस इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे क्या लिख दिया गया, इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन, जैसे फूलों की घाटी चमोली, कहां पर है ये? फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स है चमोली उत्तराखंड में, बिल्कुल बॉर्डर पे है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे। फूलों की घाटी चमोली, ये नेशनल पार्क भी है। गंगोत्री जहां से गंगा निकलती है, यमुनोत्री जहां से यमुना, केदारनाथ बद्रीनाथ, ये 4 धाम है उत्तराखंड में, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ। इसके अलावा एक पवित्र स्थान है हेमकुंड साहिब, ये तीर्थ स्थल है। और इसमें बहुत सारे प्रयाग हैं, प्रयाग मतलब संगम, जहां पे नदियां क्या करती है, मिलती हैं। ये तो सुना ही होगा आपने, पढ़ेंगे भी आगे किसमें, रिवर सिस्टम में, गंगा रिवर सिस्टम में, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये सब हम पढ़ेंगे। क्लियर? आगे दार्जिलिंग सिक्किम वाले आपने देख लिया। और इसमें क्या है, इसमें लेपचा और एक और ट्राइब लिख दे रहा हूं यहां पे, भूटिया। लेपचा भूटिया ट्राइब कहां पाई जाती है? आंसर कहे तो सिक्किम में। लेपचा भूटिया ट्राइब कहां पाई जाती है? सिक्किम में। क्लियर? सिक्किम में, और दूसरा दार्जिलिंग एरिया में, वेस्ट बंगाल में। अरुणाचल हिमालय सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी हिल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्राइब्स के नाम पर ही। ईस्टर्न हिल्स मैंने भी डिस्कस कर लिया, मीजो हिल्स जिसे लुसाई हिल्स भी कहते हैं, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये सब है। पटकई बुम अरुणाचल प्रदेश में, यही सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं जो ये लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दे रहा हूं, मणिपुर वैली में लोकटक झील है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी लेक है? लोकटक लेक। ये है किसमें? ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसमें लिखा नहीं, लिख लो, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में है लोकटक लेक, और ये नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र ऑनलीएस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है वर्ल्ड का एक, वो है इंडिया में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में, और वहीं पे लोकटक लेक है। और जब आप मैप देखोगे, गूगल करोगे लोकटक लेक का, तो पानी होगा और पानी में बहुत गोल गोल सर्किल से घास के क्या होंगे, घास का लैंड होगा, ग्रास लैंड होगा। उस ग्रास लैंड में जो घास है उसको नाम देते हैं फुमुडी। फुमुडी घास को क्या कहते हैं? फुमुडी। तो फुमुडी कहां पाई जाएगी? लोकटक लेक में पाई जाएगी, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाई जाएगी। और इस फुमुडी को खाता है एक डियर, एक हिरन जिसका नाम है शंघाई डियर, जो स्टेट एनिमल है किसका? मणिपुर का। ये खाते समय डांस करता है, इसीलिए शंघाई डियर को डांसिंग डियर भी कहा जाता है। इसके अलावा मिजोरम में मैंने डिस्कस कर लिया, मोलेसिस बेसिन पाया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो एक सॉफ्ट और अनऑर्गेनाइज सॉइल से, रॉक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो सॉफ्ट और अनकंसोलिडेटेड या अनऑर्गेनाइज्ड सॉइल से बना हुआ, रॉक से बना हुआ क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, जो मिजोरम में। मिजोरम में क्या है? मीजो हिल या लुसाई हिल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? हिमालय के प्रमुख दर्रे, पासेज ऑफ हिमालय। मैं इंपॉर्टेंट यहां पे लगा देता हूं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कराकोरम पास, आपको दिख रहा है, मिनटाका पास। ये नाम चेंज, शायद नाम हो सकता है, मैं लोकेशन बता देता हूं, यहां है ट्रांस हिमालय में जो पास है, कराकोरम पास, बहुत इंपॉर्टेंट पास है। किसमें होगा? ट्रांस हिमालय कराकोरम रेंज। ये भारत और चाइना के बीच में एक क्या है? ट्रेड रूट है, अब तो बंद है, ये ट्रेड रूट है, ये भारत और चाइना के बीच। क्लियर? इसके अलावा इंपॉर्टेंट पास एक लनकला है, ये देख सकते हो, लनकला कहां पे? लद्दाख में, लद्दाख और तिब्बत या चाइना के बीच में। चांगला, ये देख सकते हो आप, चांगला कहां पर है? ये लद्दाख में है। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट ये है मुलिंगला, देख सकते हो आप कहां पर है? उत्तराखंड है ये हिमाचल प्रदेश है, ये लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। क्लियर?
यहां पे एक इंपॉर्टेंट ये जोजिला, जोजिला क्या है, देखो लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से जोड़ रहा है, मतलब श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। क्लियर है। ये आप देख सकते हो बुर्जिल पास, कौन सा पास, जम्मू एंड कश्मीर में बुर्जिल पास। क्लियर है। ये आप देखो जोजिला पास, अच्छा जोजिला तो बता ही दिया मैंने। पीर पंजाल पास, ये आप देख सकते हो, कौन सा पास, जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल। और ये है बनिहाल पास, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ रहा है, कौन सा पास, बनिहाल पास। नीचे जम्मू है, ऊपर श्रीनगर है, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला बनिहाल पास, और जोजिला पास क्या है, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाला। क्लियर है। आगे रोहतांग पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, हिमाचल में। बारालाचाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों रोहतांग पास और बारालाचाला ये हिमाचल प्रदेश को कहां से कनेक्ट करते हैं, लद्दाख से कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखना है। दो ये इंपॉर्टेंट हो गए। शिप किला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो यहाँ पे हिमाचल में जो एक पास है जिसके थ्रू तिब्बत की ओर जाते हैं। उत्तराखंड के 3 पास बहुत इंपॉर्टेंट है। माना पास, ये देखो आप, तिब्बत और उत्तराखंड के बीच, तिब्बत मतलब जिसपे चीन का कब्जा है, तो आप चीन भी लिख सकते हो। नीति, माना पास, इसके बराबर में नीति पास, और नीति के यहां बराबर में लिपू लेक पास। ये लिपू लेक बिल्कुल ट्राई जंक्शन पे है, इधर नेपाल है, इधर हमारा उत्तराखंड है, और इधर ऊपर तिब्बत है। ये 3 पास हो गए, नीति, माना और लिपू लेक। इधर क्या हो गया, चांगला हो गया, शिपकिला हो गया, है ना। ये कहां पर है, ये दिख रहा है आपको अलग से मैप में। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पास यहां पे देखो, नाथुला, सिक्किम में है, जो भारत और तिब्बत के बीच में एक ट्रेड रूट है, ट्रेड वाला, यहां पे व्यापार होता है। तिब्बत मतलब चीन का जिस पे कब्जा है। इसके जस्ट बराबर में जेलेपला, ये भी सिक्किम में आप देख रहे हो। इसके ऊपर बढ़ो तो ये आप देख सकते हो, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ोगे, अच्छा ये यहां पे आप देखोगे ये भूटान भी है, ये वाला जो है ये भूटान है, ये सिक्किम है हमारा। तो आप ये ट्राई जंक्शन पे भी कह सकते हो, नाथुला बिल्कुल ट्राई जंक्शन पे, ऊपर तिब्बत है, इधर भूटान है, इधर हमारा सिक्किम है। आगे देखो बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश में आ गया बोमडिला। क्लियर है। और बोमडिला एक प्रकार से तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक पास है, माउंटेन पास है। इसके अलावा एक और पास यहां पे देखोगे, यांग्याप पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। एक और पास है दिहांग पास। इस दिहांग पास से यहां पर क्या करती है, ये नामचा बरवा सिंटेक्शियल बैंड है यहाँ पे नामचा बरवा माउंटेन का, और यहां से आपने देखा होगा इस तरीके से फ्लो होती है क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर, और यहीं से दिहांग पास से अरुणाचल में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। और ब्रह्मपुत्रा को यहां पर तिब्बत में टी सेंगपो कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंगपो जिसे कहते हैं, टी सेंगपो, टी लगा देते हैं वहां पे। और यहां पर जब एंटर करती है अरुणाचल में तो उसे दिहांग दिबांग कहते हैं, और जब वो असम में एंटर करती है तो उसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। क्लियर। इसके अलावा तो बॉमडिला हो गया, दिहांग पास हो गया। अच्छा एक पास ये और इंपॉर्टेंट है, डाइफर पास, इसको दिफू भी कहते हैं, दिफू पास। तो ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं हिमालय में, इनके बारे में आगे लिखा हुआ है, जो मैंने बताया वो सब लिखा हुआ है। जैसे बनिहाल पास है, जो मैंने बताया जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है ये कि ये नेशनल हाईवे 1A पर है। नेशनल हाईवे जो NH1 है, नेशनल हाईवे 1 है, वो कहां तक जाता है, ये नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से आगे जाता है पंजाब में, और पंजाब से आगे जम्मू तक कनेक्ट करता है, और जम्मू से आगे से बने से कनेक्ट करके कहां तक ले जाया गया है, श्रीनगर तक। तो दिल्ली से आप श्रीनगर लिख सकते हो, दिल्ली से श्रीनगर को कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर में। तो उसका जो जम्मू कश्मीर में जम्मू से श्रीनगर वाला पार्ट है उसको 1A कह दिया है, नेशनल हाईवे 1A। नाथुला मैंने बता दिया, बहुत पुराना, जो आपने पुराने टाइम में सिल्क रूट सुना होगा, ट्रेड रूट, उसका पार्ट है ये। और भारत और चीन के बीच में यहां से क्या होता है, व्यापार होता है। तो सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, और लहासा आपको पता है तिब्बत की कैपिटल है, उसके बीच में एक कनेक्टिविटी मार्ग है, ये रूट है, और ये सिल्क रूट का पार्ट है। जोजिला आपको मैंने बता ही दिया, जो श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर को लद्दाख या श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में बता ही दिया मैंने, जो तिब्बत की जो कैपिटल है लहासा, उसको अरुणाचल से कनेक्ट करता है। दिफू भी अरुणाचल प्रदेश में हमने डिस्कस कर लिया।
कराकोरम पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कराकोरम पास भी नाथुला की तरह किसका पार्ट है? ये सिल्क रूट, जो ट्रेड रूट था, एंशियंट ट्रेड रूट था, उसका पार्ट है कराकोरम, जो कराकोरम रेंज में है, भारत और चाइना के बीच में, लद्दाख में। रोहतांग पास आपको पता है, जो हिमाचल प्रदेश को कहां से जोड़ जाता है? लद्दाख से जोड़ता है। और यहीं पे रोहतांग पास पे क्या बनाई गई है? रोहतांग टनल, पता होगा आपको। रोहतांग टनल बनाई गई है, जिसको अटल टनल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अटल टनल, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, जो मनाली को लेह से जोड़ देता है। 24/7 कनेक्टिविटी देता है, जैसे बर्फ के समय जब बर्फ स्नो फॉल हो तब भी ये पास क्या करता है? ये कनेक्टिविटी दे देता है। और लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि लाहौल स्पीति जो वैली है वो हिमाचल में, इसी के पास में, रोहतांग के पास में। और ये कुल्लू और लाहौल स्पीति को भी आपस में जोड़ देता है। बुर्जिला हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर में, ग्रेट हिमालय में। और ये कहां पर है? बिल्कुल LOC पर है, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये बुर्जिला। तो ये पासेस हैं, ये किस हिमालय रीजन में है वो भी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे लोकेशन क्या है, किसके बीच में है, ये भी डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुजू पास, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट रह गया, तुजू पास, ये मैंने डिस्कस नहीं किया, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन में, मणिपुर में है, मणिपुर और म्यांमार के बीच में, मणिपुर हिल्स में होगा। मैं लिख दे रहा हूं, आपको पता है मणिपुर में कौन सी हिल है? मणिपुर हिल्स है, जो ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन का पार्ट है। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या है? ग्लेशियर्स, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर पूछा गया है। सियाचिन हमने पढ़ा कहां पर है? कराकोरम ट्रांस हिमालय में। असाइनी ग्लेशियर कराकोरम में। हिस्पर, बाइफो, वोल्टेरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है पांचों, जो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पांचों किसमें है? कराकोरम रेंज, ट्रांस हिमालय, कराकोरम रेंज, ट्रांस हिमालय। क्लियर? और इंपॉर्टेंट जेमू ग्लेशियर, कंचनजंगा, सिक्किम, ग्रेट हिमालय का पार्ट, यहीं से निकलती है तीस्ता रिवर। टोना पानी जम्मू एंड कश्मीर में है। गंगोत्री बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से गंगा निकलती है, कुमायूं उत्तराखंड में है। मिलाम एक और इंपॉर्टेंट ग्लेशियर उत्तराखंड में, और चोराबाड़ी उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए मैंने यहाँ पे मैप पे भी आपको दिखा दिया। हिस्पर, वोल्टेरो, सियाचिन, बियाफो, ये चारों कहां पर है? ट्रांस हिमालय। गंगोत्री, मिलान, पिंडारी, ये तीनों कहां है? ग्रेट हिमालय। जेमू ग्लेशियर, ग्रेट हिमालय, सिक्किम। नाउ नेक्स्ट आ गया ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ग्रेट प्लेन किससे बना है ये तो पता है, बहुत बार डिस्कस कर लिया, पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भैया किससे बना है। तो जो हिमालयन रीजन से जो रिवर्स निकली, इंडस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और गंगेटिक रिवर सिस्टम, उन नदियां और उनकी रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनके द्वारा जो सेडिमेंट्स हैं उनको फ्लो करके लाया गया और उनके डिपोजिशन से HFF के साउथ में, है ना, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के साउथ में जो बनाया पूरा प्लेन एरिया, जो बिल्कुल ऊपर से पंजाब से लेके हरियाणा से लेके कहां तक जाता है, उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल में डेल्टाई रीजन तक जाता है, उस पूरे को ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं। यही सब लिखा हुआ है जो मैं बता चुका हूं। बस इंपॉर्टेंट ये है, इस नॉर्थ इंडिया के ग्रेट प्लेन को 4 पार्ट्स में उसके अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। ध्यान रखना डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो इनका डिवीजन भी कैसे दिखाई देगा आपसे, तो इनका डिवीजन इस तरीके से दिखाई देगा, होगा नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन होगा कैसे, नॉर्थ से साउथ की ओर भी होगा और वेस्ट से ईस्ट की ओर भी होगा। इसको आप मैप में देख सकते हो। तो ये हिमालय है और हिमालय में कौन सा होगा, तो हिमालय शिवालिक हिमालय होगा और शिवालिक हिमालय के बाद HFF आ जाएगा साउथ में, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, और यहां से रिवर्स निकलेंगी और यहां से सेडिमेंट्स। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, यहां से सेडिमेंट्स लाएंगी रिवर्स। जब रिवर्स सेडिमेंट लाएंगी तो चूंकि हिमालय से बिल्कुल पास में गिर रही हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, बहुत लंबा रूट ट्रेवल नहीं करेंगे तो सेडिमेंट्स का साइज क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। तो आप देखोगे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वाला जो प्लेन एरिया है जो बिल्कुल HFF के साउथ में है, मतलब इस तरीके से HFF है शिवालिक के बाद,
और उसके बिल्कुल साउथ में जो है वो है भाबर रीजन। ये आपको दिखाई देगा नेपाल का जो रीजन है, माउंटेन हिल रीजन, जो नेपाल का प्लेन एरिया है जो कंकड़ पत्थर से बना है, और भारत में आप देखोगे तो उत्तराखंड में ये बहुत दिखाई देगा। क्लियर है? ये एरिया भाबर है। अब मोटे कंकड़ पत्थर दिखाई दे रहे हैं, अब ये रिवर्स अगर इसमें से फ्लो होंगी तो दिखाई देंगी क्या? तो आप कहोगे भैया कहां से दिखाई देंगी? तो आप देखोगे उत्तराखंड में रिवर्स जो दिखाई होंगी वो रिवर इन पत्थरों के नीचे से गायब होते हुए फ्लो होंगी, ऊपर से दिखाई नहीं देंगी। तो आपने बहुत सारा देखा भी होगा, आपने यूट्यूब पे देखी होंगी बहुत सारी वीडियो, रिवर्स फ्लो होती है, पत्थर बड़े बड़े होते हैं, उनके नीचे से बिल्कुल ऊपर से दिखाई नहीं देती, पानी दिखाई नहीं देता, नीचे से जाती रहती है। क्लियर? तो यहां पे नदियां दिखाई भी नहीं देंगी, गायब हो जाएंगी। दूसरा, ये कंकड़ पत्थर है तो क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो पाएगा? क्या ये फर्टाइल होंगी? नहीं होंगी, बस सिंपल सी बात। तो बस ये हो गया, भाबर हो गया। भाबर के बाद अगर और आप साउथ में आओगे तो फिर साउथ में आओगे तो फिर अब ये क्या आ जाएगा? तराई का रीजन। तराई का रीजन मतलब जहां पर क्या रहता है? जल भराव रहता है। जल भराव मतलब वाटर लॉगिंग होगी, तभी तो कहते हैं तराई का रीजन है। तो आप देखोगे यहां से नदियां निकलेंगी, फिर इधर जो सेडिमेंट्स लेके आएंगी, ऑब्वियसली ये भाबर से क्या होगा? लोअर लैंड होगा। अरे बोलो, तो भाबर के बाद जो निचली भूमि है, प्लेन एरिया, वो है तराई। और ये तराई का जो क्षेत्र है आप देखोगे तो ये तराई का क्षेत्र आपको कहां दिखाई देगा? ये तराई का क्षेत्र नेपाल का जो भारत के साइड लगा हुआ हिस्सा है, नेपाल का जो तराई रीजन है। और आपने सुना होगा वहां पे मधेसी समुदाय रहता है नेपाल में, मधेसी कम्युनिटी। कहते हैं इन मधेसी समुदाय के साथ भारत के लोगों का रोटी और बेटी का संबंध है। मतलब यहां पे लोग, भारत के लोग शादियां करते हैं नेपाल में इस समुदाय के साथ। वो बॉर्डर एरिया जो बिहार और उत्तर प्रदेश से लगता है, लखीमपुर खीरी वाला एरिया, पूरा पीलीभीत वाला एरिया जो बॉर्डर से बिल्कुल लगता है नेपाल से, और बिहार में जो बॉर्डर से तराई एरिया लगता है नेपाल का, उसके उधर जो समुदाय रहता है नेपाल में वो मधेसी कम्युनिटी है। और मधेसी कम्युनिटी के साथ हमारे यहाँ के लोगों के क्या है? भारत के लोगों के बेटी के मतलब आपस में बेटी, रोटी बेटी का मतलब है आपस में शादियां करते हैं, है ना? शादियां आपस में होती हैं एक दूसरे से, और आपस में एक बॉर्डर चूंकि ओपन है तो आपस में एक दूसरे से इधर उधर क्या करने जाते हैं? रोटी बेटी का मतलब, रोटी का मतलब काम करने जाते हैं, अर्निंग, आजीविका का साधन, लाइवलीहुड क्रिएट होती है आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करके। क्लियर है? तो वहां पे शादियां भी होती हैं, मतलब शादियां, मैरिज रिलेशन भी है, शादियों से शादियां भी होती हैं आपस में दोनों बॉर्डर के इधर उधर, और दूसरा आपस में एक दूसरे के बिजनेस और व्यापार भी है, अर्निंग भी करने एक दूसरे के रीजन्स में आते जाते रहते हैं। क्लियर? तो नेपाल में आपको ये दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा, यूपी में आपको दिखाई देगा, बिहार में ये रीजन आपको दिखाई देगा। इसके बाद अब क्या होगा? रिवर आगे और क्या करेगी? ये सब मैं समझा दे रहा हूं, सब लिखा हुआ है। तो तराई में चूंकि पानी एक्सेस में है, पानी जहां पे है तो यहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वैसा होगा जहां पानी की ज्यादा जरूरत है। तो आप देखोगे तराई में शुगर केन का प्रोडक्शन होगा, साथ ही साथ राइस का प्रोडक्शन होगा, और व्हीट का भी हो जाएगा इस एरिया में। तो ये एग्रीकल्चर के लिए ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक एरिया है। अब बात करें, अब तराई से क्या होगा? और साउथ में बढ़ोगे तो रिवर क्या करेगी? आगे बढ़ेगी तो यहां पे थोड़ा सा हाईलैंड दिखाई देगा, उच्च भूमि दिखाई देगी, हाईलैंड। हाईलैंड जो ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना है, पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। ऐसी जलोढ़ मृदा जो पुरानी हो चुकी है। और ये जो भाबर है इसको क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। क्या कहेंगे? भाबर के बाद तराई, अब इसे क्या कहेंगे? बांगर। और ये बांगर का जो एरिया है वो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना होगा, और ओल्ड एलुवियल सॉइल होगी तो बहुत ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी नहीं, मतलब फर्टाइल तो होगा लेकिन बहुत लो फर्टाइल, लेस फर्टाइल होगा, बहुत कम उपजाऊ होगा। और बांगर जो है पंजाब हरियाणा में, यहां पे जो इसकी कम फर्टाइल होगा, और कहीं पे बैरन लैंड भी होगा, और जो बैरन लैंड होगी हरियाणा पंजाब में, उसे हरियाणा में और राजस्थान में कुछ एरिया में रेहे ऊषर या कलर लैंड कहेंगे, जो अनफर्टाइल, नॉन फर्टाइल होगी, बंजर भूमि होगी। और ये किस पे होगा? हाईलैंड पे होगा। और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना होगा, उच्च भूमि पे होगा, हाईलैंड पे होगा। और कभी बाढ़ आई होगी पुराने लाखों, हजारों लाखों साल पहले, उससे जो बना है। और उसके बाद फिर से लो लैंड के बाद, फिर हाईलैंड के बाद फिर से क्या आएगा?
खादर आएगा जो इसके कंपैरिजन में अब साउथ में क्या होगा, इसके साउथ में साउदर्न डायरेक्शन में होगा, दक्षिण में होगा, लोलैंड होगा। और ये जो लोलैंड होगा जो सबसे फर्टाइल होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो वेस्टर्न यूपी के बाद का पूरा प्लेन एरिया है, और जो अगर आप ईस्ट में जाओ तो बिहार का जो साउदर्न बिहार का एरिया है और वेस्ट बंगाल तक का जो प्लेन एरिया है वो खादर है, जो न्यू एलुवियल सॉइल से बना है, नई जड़ोलक मृदा से बना है, जहां पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है, सॉइल बहुत फर्टाइल है, पानी की उपलब्धता है। तो ये मोस्ट फर्टाइल लैंड एरिया होगा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया का। और इसके बाद ये चौथा लिखा है, कुछ बुक्स में पांचवा भी लिखा होगा। इसके बाद जो बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल किनारे जब रिवर अपनी लास्ट स्टेज में होगी तो उसकी कैपेसिटी रहेगी नहीं, बहते बहते बूढ़ी हो चुकी होगी, ओल्ड एज में आ चुकी होगी रिवर, उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी रिवर फ्लो, वाटर फ्लो की, तो वो अलग अलग पार्ट्स में बट जाएगी, क्योंकि वो इरोजन नहीं कर पाएगी, काट नहीं पाएगी इरोजन सॉइल को, तो वो अलग अलग पार्ट में बट जाएगी। तो इस तरीके से फ्लो होगी। यहाँ पे पानी की स्ट्रीम है, फिर लैंड है, फिर पानी की स्ट्रीम, फिर लैंड, फिर पानी की स्ट्रीम, फिर लैंड, जिसको डेल्टा कहते हैं। तो पांचवा पार्ट भी कुछ जगह लिखा होगा। तो खादर के बाद जो ईस्ट में बिल्कुल बे ऑफ बंगाल की ओर जो एक्सटेंड होगा जो एरिया, वो डेल्टा होगा। और सुंदरवन डेल्टा का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा रीजन है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बना हुआ है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बना हुआ कहां पर, वेस्ट बंगाल रीजन में, मतलब इंडिया में भी है। और दूसरा उधर देखोगे तो इंडिया में वेस्ट बंगाल में दिखाई देगा, और साइड में देखोगे ईस्ट में तो बांग्लादेश में दिखाई देगा। ये पूरा मैंने इस मैप से ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, यही सब लिखा हुआ है। भाबर देखोगे तो आपको दिखेगा ऊंचा ऊंचा, ये चौड़ाई इसकी इतनी होगी लिखा होगा, एग्रीकल्चर के लिए नहीं होगा क्योंकि ये कंकड़ पत्थर वाला होगा, पथरीली जमीन होगी। तराई पानी भरा होगा, नदियां वापस क्या हो जाएंगी, भाबर क्षेत्र में नदियां नहीं दिखाई देंगी लेकिन तराई में वापस दिखाई देने लगेंगी। और ये गन्ना, चावल, गेहूं इसके लिए उपयुक्त होगा क्योंकि पानी भरा रहेगा। रीजन मैंने ऊपर लिख दिया, अगर यहां नहीं लिखे हो तो रीजन मैंने लिख दिए कहां कहां पे। बांगर उच्च भूमि है, हाईलैंड है, मैं पहले लिख चुका हूं। ओल्ड एलुवियल सॉइल की है, मैं पंजाब हरियाणा के रीजन में ये पाया जाएगा। देखो पंजाब हरियाणा, यहाँ हरियाणा ऐड कर लेना। उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट इन सब में पाया जाएगा। यहाँ पे पानी कम होगा, ठीक है, पुरानी एलुवियल सॉइल है, कम फर्टाइल होगी, तो इसको क्या कहेंगे, देखो रेहे कल्लर या ऊसर भी कहते हैं, लिख दे रहा हूं, रेहे कल्लर या ऊसर भी कहते हैं। और फिर खादर होगा जो लो लैंड होगी उसके बाद, और लो लैंड होगी, इसका विस्तार आप पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में दिखाई देगा। सबसे उपजाऊ होगा, मोस्ट फर्टाइल लैंड होगी, और यहां पे गेहूं की, जूट की, गन्ना की, सबकी खेती होगी। और लास्ट में मैंने वहां पे फिगर में नहीं था, मैंने ऐड किया है डेल्टा, जो खादर का ही क्या होगा, एक्सटेंसिव वर्जन होगा, एक्सटेंशन होगा। डेल्टा जो निचली गंगा घाटी वेस्ट बंगाल की ओर होगा, इसको यहां पे जो हाईलैंड होगा उसको 4 कहते हैं। इस तरीके से इसको आप देखोगे तो इसका डिवीजन 4 पार्ट्स में या कहीं कहीं पे 5 पार्ट में डेल्टा के रूप में दिखाई देगा। अब बात यह की जाती है कि अगर रीजनल क्लासिफिकेशन देखें ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया का, तो इसको 4 सब डिवीजन में बांटा गया है। किसको, ये लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं। ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया को उसका रीजनल क्लासिफिकेशन अगर हम करें, अलग अलग रीजन वाइज करें, प्रादेशिक विभाजन करें, प्रादेशिक वर्गीकरण करें अगर उसका, तो आप देखोगे अलग अलग रीजन में ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ दिखेगा। पंजाब का मैदान जो पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में दिखाई देगा आपको। गंगा का मैदान, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी भी ले सकते हो इसमें। गंगा का मैदान जो स्पेशली ज्यादातर गंगा का मैदान यूपी में और बिहार में दिखाई देगा। राजस्थान का मैदान, राजस्थान का प्लेन एरिया, क्लियर है, जो अरावली के वेस्ट में जो प्लेन एरिया है, थार के और अरावली, थार डेजर्ट और अरावली के बीच में जो राजस्थान का प्लेन एरिया है। और लास्ट में ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसका विस्तार आपको आसाम में दिखाई देगा। क्लियर। तो पंजाब का प्लेन एरिया जो किससे द्वारा बना है, मैंने बोला पंजाब का प्लेन एरिया पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, थोड़ा बहुत पार्ट वेस्टर्न यूपी का, नहीं तो पंजाब और हरियाणा, जो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बना हुआ है, इसे पंजाब का प्लेन एरिया कहते हैं। इसका विस्तार भारत में भी होगा, और चूंकि इंडस और उसकी
ट्रिब्यूटरीज पाकिस्तान में फ्लो होती हैं और ज्यादा पोर्शन में पाकिस्तान में फ्लो होती हैं, तो वहां भी होगा, तो दोनों में होगा, और ज्यादा विस्तार किस में होगा, पाकिस्तान में होगा। बोलो भाई, जो मैं बोल रहा हूं वो सब लिखा हुआ है, क्लियर है, बस मैं आपको समझाने के लिए तेजी से बोलता जा रहा हूं। अब यहां पे बहुत सारे दोआब होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, दोआब। तो क्वेश्चन पूछे दोआब क्या होता है, तो आप कहोगे दो नदियों के बीच का लैंड, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, उसको कहते हैं दोआब, और ये सबसे मोस्ट फर्टाइल लैंड होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट फर्टाइल लैंड, सबसे उपजाऊ रीजन होते हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम में बहुत सारे दोआब होंगे, दो नदियों के बीच का, क्योंकि दो नदियां होंगी फ्लो हो रही हैं उनके बीच में, तो ये वाली नदी भी अब बहुत सारे डिपॉजिट्स को क्या करेगी, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेगी, ये वाली नदी भी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेगी, तो बीच में जो लैंड बनेगी वो सारे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन से बनेगी, और नदियां अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को बहाकर लाती हैं, बहुत सारे मिनरल्स को बहाकर लाती हैं, जो सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए कहते हैं जो एलुवियल सॉइल होती है, जो नदियों के द्वारा फ्लो करके सेडिमेंट्स के फ्लो होने से, उसके डिपोजिशन से जो बनती है वो बहुत फर्टाइल होती है, उसको जड़ोलक मृदा, एलुवियल सॉइल कहते हैं। और भारत में अभी हमने देखा था खादर का जो प्लेन है और डेल्टा का जो प्लेन है वो बहुत फर्टाइल प्लेन है, क्लियर। तो ये दोआब देखो, जो दोआब आते हैं, अब जो दोआब हैं, दोआब आगे लिखे हुए हैं साइड, ये देखिए 5 दोआब हैं इंडस रिवर सिस्टम के, इनमें से केवल 2 दोआब हमारे पास हैं। कौन सा, एक बारी दोआब और एक बिस्त दोआब। ये देखिए ये 2 दोआब ही भारत में है, एक बिस्त दोआब और एक बारी। रटना नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है किन 2 नदियों के बीच का ये लैंड है, तो बारी बिस्त लिखा है, बी से ब्यास और एस टी से सतलुज, पहला समझ में आ गया। बारी लिखा है बी से ब्यास और बारी में रावी लिखा हुआ, देखो आर आ रहा है, रावी। रचना दोआब, आर ए से रावी और सी एस से चेनाब, तो रावी और चेनाब के बीच। चज दोआब, देखो भैया चेनाब और जे से झेलम, सी एस से चेनाब और जे से झेलम। और लास्ट में सिंधु सागर दोआब, जो झेलम, चेनाब और इंडस तीनों के बीच का क्षेत्र है। इसमें से 2 कौन से हैं, बिस्त और बारी ही इंडिया में है, बाकी तीनों पाकिस्तान वाले रीजन में है, यही लिखा हुआ है वहां पे। और ये बना क्या है, और ये बना कौन सा है, तो मैंने पहले बताया ये ओल्ड एलुवियल सॉइल का रीजन है। भैया इसका रीजनल क्लासिफिकेशन ही तो किया है तो वही रीजन जो मैंने पहले बताया है, रटना नहीं है तो यही वाला रीजन। कौन सा रीजन, बांगर का रीजन। बस इसका ये ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन था, वो रीजनल क्लासिफिकेशन है, तो ये बांगर का ही तो रीजन है, क्लियर है। तो किससे बना है, ओल्ड एलुवियल, पुरानी जड़ोलक मृदा से बना है। और इसको जो जहां जहां पे ये ओल्ड एलुवियल सॉइल बिल्कुल ही वेरन हो गई है, नॉन फर्टाइल हो गई है, वहां पर उसे वेड लैंड या अनुर्वर भूमि कहते हैं। पंजाब में इसे अनफर्टाइल लैंड या वेड लैंड कहते हैं। चलिए अब बात आते हैं गंगेटिक प्लेन, दूसरा क्लासिफिकेशन। तो गंगा का जो मैदान है उसको मैंने बोला जो कहां पर है, यूपी और बिहार में फैला हुआ है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अपर गंगा मैदान, मिडिल गंगा मैदान और लोअर गंगा प्लेन। बोलता जा रहा हूं, शायद हिंदी इंग्लिश में ये दिया है, नहीं दिया है, टीम ने इंग्लिश में नहीं डाला है इसका पेज, मैं बोलता जा रहा हूं। गंगेटिक प्लेन, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन कहां पे आता है, रोहेलखंड का प्लेन और अवध का प्लेन। रोहेलखंड का प्लेन मतलब वेस्टर्न यूपी का जो प्लेन है, मुरादाबाद, रामपुर, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, है ना, ये वाला जो रीजन है पूरा, मेरठ, ये जो रीजन है बिल्कुल वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का। अवध का रीजन, अवध प्लेन जो बरेली के उस साइड वाला, मतलब शाहजहानपुर, हरदोई, सीतापुर और लखनऊ वाला, और लखनऊ के आसपास वाला जो रीजन है उसको अवध का प्लेन कहते हैं। तो ये भी क्या है, सेंट्रल यूपी कह सकता हूं इसको मैं, मध्य यूपी का रीजन है। अवध के आसपास का रीजन, वो अवध का रीजन, भाई अवध के नवाब सुने होंगे हिस्ट्री में आपने, तो वो वही रीजन है, लखनऊ के आसपास का रीजन जो है। मिडिल गंगा प्लेन, सेंट्रल गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन पूर्वी उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी प्लेन और बिहार का प्लेन। ईस्टर्न यूपी में ये कहां का, गोरखपुर का जो प्लेन एरिया है, जो और स्पेशली गोरखपुर का जो प्लेन एरिया है वो तराई में आएगा। लखीमपुर खीरी का प्लेन एरिया, उसमें अगर देखें ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन तराई में आएगा।
तो ईस्टर्न यूपी का प्लेन एरिया और बिहार का प्लेन एरिया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, वो जो तराई का रीजन था, मैंने बोला वहां वाटर लॉगिंग रहेगी, पानी का जलभराव रहेगा, तो वहां पे बहुत सारी वाटर रिलेटेड डिसीजेज, जो वायरल डिसीजेज होती हैं, जो पानी के जल भराव से, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, मच्छर पनपेंगे, तो ऐसे रीजन में वैसी बीमारियां भी बहुत सारी डेवलप होती हैं। बिहार के प्लेन को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सारण का प्लेन, प्लेन ऑफ सारण, एक मगध का प्लेन, प्लेन ऑफ मगधा, और एक मिथिला का प्लेन। क्लियर है? अलग अलग रीजन में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। और फिर लास्ट में आता है बिहार के बाद बिल्कुल वेस्ट बंगाल में लोअर गंगा प्लेन, लोअर गंगेटिक प्लेन, जो वेस्ट बंगाल का पूरा प्लेन एरिया है। तो इस तरीके से गंगेटिक प्लेन को डिवाइड कर लिखा हुआ सेम जो मैंने डिसाइड जो बताया। और इसमें आप देखोगे सबसे ज्यादा बाढ़ कहां पे आएगी, तराई वाले रीजन में आएगी। और तराई वाला रीजन कौन सा मैंने बताया था, देखो भैया, ईस्टर्न यूपी का रीजन और बिहार का रीजन, मैंने तराई का रीजन बताया था। और बिहार में बहुत बाढ़ आती है, सुना होगा, कोसी रिवर जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है उसको सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। और ये कौन सा है, सेंट्रल गंगा प्लेन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल गंगा प्लेन सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है, क्योंकि ये रीजन कैसा है, जो मैंने फिजिकल जो क्लासिफिकेशन बताया था, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, तराई का रीजन है। क्लियर है? और इसी गंगा प्लेन में गोखुर लेक्स बने हुए हैं, बहुत सारे गोखुर लेक्स। पटना और उसके आसपास देखोगे बहुत सारे गोखुर लेक्स बनेंगे। गोखुर लेक का मतलब है इस तरीके से रिवर फ्लो हो रही है, कभी रिवर का कटाव गया होगा, वापस रिवर इस तरीके से रास्ता बना गई होगी, तो इस तरीके से क्या हुआ होगा, अब यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट जमा हो गए होंगे, तो ये इस आकार में, इस शेप में क्या हो गया होगा, एक अलग से पानी का जमा हो गया होगा, वाटर लॉगिंग हो गई होगी। इस तरीके से बनी हुई लेक्स जो अलग अलग, यहाँ पे भी इस साइड भी बन सकती है, उस साइड, इसको गोखुर लेक कहते हैं। ऑक्सबो लेक, गोखुर लेक लिख दिया है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऑक्सबो कहते हैं इसे, ऑक्सबो लेक। और बहुत सारे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, इसी गंगा ये जो मिडिल गंगा प्लेन है, स्पेशली यहाँ पे बिहार वाले रीजन में, तो ऑक्सबो लेक भी बिहार वाले रीजन में ज्यादा पाई जाएंगी। और यहाँ पे गर्त भी ज्यादा पाए जाएंगे, है ना, ट्रेंच भी बहुत ज्यादा पाए जाएंगे। कहां पर, बिहार वाले जो रीजन में, पटना के आसपास। और पटना के आसपास से जल्ला कहते हैं, बिहार में मोकावा में इसे टॉल कहते हैं, और वेस्ट बंगाल में इन्हें बील कहते हैं। बील बिहार में भी पाए जाएंगे। होते क्या है, वो सॉरी बील कह रहा हूं, बिहार नहीं, वेस्ट बंगाल में भी होंगे और आसाम में भी बील होंगे। आसाम का फेमस है दीपोर बील, तो यहां से बील आपको पता चल गया। बील क्या होगा, तो बील क्या होगा भैया, एक गर्त होगा, ट्रेंच होगा, जो रिवर के द्वारा बनाया गया होगा, वो होगा बील। चलिए आगे बढ़ते। राजस्थान का प्लेन, तो मैंने बोला अरावली माउंटेन, इधर थार डेजर्ट है, पूरा थार डेजर्ट, थार का रेगिस्तान है, तो बीच में जो अरावली माउंटेन और बीच में थार डेजर्ट के बीच में जो प्लेन एरिया है उसको कहते हैं राजस्थान का प्लेन। और ये राजस्थान का प्लेन एरिया अरावली माउंटेन से लेके भारत पाकिस्तान बॉर्डर तक है। ऊपर आप देखोगे तो आप पंजाब और हरियाणा में भी गया है। क्लियर है? अब इसमें बात दिया, थार का डेजर्ट भी वैसे प्लेन एरिया ही है, लेकिन ये डेजर्ट है, फर्टाइल नहीं है, इसीलिए इसको डेजर्ट में रख देंगे, प्लेन इसके बीच में होगा। तो ऊपर देखोगे तो पंजाब और हरियाणा तक गया होगा, मैदान तक, और नीचे देखोगे तो गुजरात तक गया होगा। क्लियर? अब यहां पर क्या है, इस प्लेन एरिया में मैंने, अच्छा इसने क्या किया है, इसने पूरे को लिख दिया है, इसमें 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। क्लियर है? आइसो, आपको आइसो रेनफॉल लाइन कह सकते हो उसको, आइसो, इसने पता नहीं क्या लिख दिया टीम ने, आइसो रेनफॉल कह सकते हो, आइसो रेनफॉल लाइन मतलब जहां पे हर जगह क्या होगा, 25 सेंटीमीटर है उससे कम वर्षा होगी। एक ऐसी लाइन जो इधर आप देखोगे तो थोड़ी ज्यादा वर्षा होगी, इधर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। ये क्या करती है, राजस्थान के प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक राजस्थान बांगर और एक थार डेजर्ट। समझ में आया? मैप अगर दिख रहा हो कहीं, चलिए मैप दिख नहीं रहा है यहां पे कहीं, जहां पे राजस्थान क्लियरली दिख रहा हो। चलिए आगे इसी में समझा देता हूं मैं आपको दोबारा। देखिए
ये बताना ये चाह रहा है, ये मान लो अरावली रेंज है, इधर मध्य प्रदेश है, अरावली रेंज है, नीचे गुजरात है, ऊपर नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये सब है। ये अरावली रेंज है जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। इसके इधर राजस्थान पूरा है। इधर आप देखोगे तो थार डेजर्ट है, थार का रेगिस्तान है, और बीच में ये प्लेन एरिया है जो फर्टाइल है। ये कह रहा है कि ये पूरा जो एरिया है जो अरावली से बिल्कुल बॉर्डर तक गया इंडिया पाकिस्तान के, ये पूरा राजस्थान का प्लेन है। थार डेजर्ट भी प्लेन एरिया है। बस यहाँ पे ये क्या, और ये ऊपर आप देखोगे तो पंजाब हरियाणा तक जाएगा, नीचे गुजरात तक जाएगा। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर आइसो रेनफॉल लाइन। आइसो रेनफॉल लाइन 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? मतलब एक ऐसी लाइन जिसके इधर वर्षा ज्यादा होगी 25 सेंटीमीटर से, इधर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसीलिए तो इसे डेजर्ट कहते हैं। तो डेजर्ट की परिभाषा आपसे डेफिनेशन पूछे तो आगे अगला स्लाइड होगा भी, इसमें अगर डेजर्ट हमने लिखा भी है, मैं बता दे रहा हूं। डेजर्ट की डेफिनेशन सिंपल सा होता है, जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, रेनफॉल होता है एनुअल रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज डेजर्ट। वो कोल्ड भी हो सकता है, वो हॉट भी हो सकता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो ये हॉट डेजर्ट है, थार डेजर्ट, जबकि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा लद्दाख में भी होती है, इसीलिए वो टेम्परेचर कम है वहां पर, तो वो कोल्ड डेजर्ट है। क्लियर? तो ये जो प्लेन है, ये फर्टाइल प्लेन है, इसको राजस्थान बांगर नाम दिया गया है। बांगर का मतलब समझ में गए होगे, बांगर हमने प्लेन एरिया पढ़ा था। बांगर जो ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी का वो पार्ट जो ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना था, हाईलैंड था। क्लियर है? राजस्थान बांगर की जो उर्वर भूमि है, जो फर्टाइल लैंड है, उसको रोही कहते हैं। तो व्हाट इज रोही? रोही इज द फर्टाइल लैंड इन राजस्थान बांगर प्लेन। क्लियर है? चलिए, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, थार डेजर्ट में क्रूड ऑयल और जिप्सम और नमक के भंडार है, सॉल्ट के डिपॉजिट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल मिलता है। क्लियर है? और यहां पर चूंकि पानी की कमी है, आपको पता है, इसीलिए इंदिरा गांधी कनाल, आगे पढ़ाऊंगा अभी, इंदिरा गांधी कनाल भारत की लॉन्गेस्ट कनाल, लिख लेना, इंडियाज लॉन्गेस्ट कनाल इंदिरा गांधी कनाल, जो कहां से निकलती है, तो आप देखोगे एक रिवर है ब्यास रिवर, इंडस की ट्रिब्यूटरी, और एक रिवर है सतलुज रिवर, दोनों पंजाब में, जहां तक मुझे याद आ रहा है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज रिवर और ब्यास रिवर मिलती हैं। जहां पे ये मिलती हैं वहां पे बनाया गया है क्या, हरिके डैम, हरिके बैराज या हरिके लेक। और इस हरिके लेक से निकाली गई है क्या, एक कनाल जिसका नाम है इंदिरा गांधी कनाल, जो बॉर्डर के किनारे किनारे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के किनारे किनारे पंजाब वाले एरिया में आती है और यहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी देती है। यहां से बहुत सारी छोटी छोटी कनाल्स डेवलप कर दी गई हैं। ये पंजाब हरियाणा में इरिगेशन की फैसिलिटी देती हैं और नीचे राजस्थान तक जाती हैं, थार डेजर्ट तक जाती है। इंदिरा गांधी कनाल भारत की लॉन्गेस्ट कनाल, कहां से आती है कहां तक जाती है मैंने लिख दिया। राजस्थान का जो प्लेन है उसी में सांवर झील है, सांवर लेक है, जो इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है। इनलैंड का मतलब जो किसी बाहर आउटर वाटर बॉडी से ना जुड़ी हो, ओशियन से ना जुड़ी हो, बिल्कुल लैंड से चारों तरफ से घिरी हुई हो। और इसी प्लेन में बहती है लूनी रिवर, जो कहां से निकलती है आगे पढ़ेंगे भी, अरावली रेंज से निकलती है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। लूनी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, और ये इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड रिवर है, क्योंकि ये जाती है अरावली से जाती है और आगे राजस्थान के प्लेन से बहती हुई थार डेजर्ट से होती हुई रन ऑफ कच्छ में जाती है, और ये रन ऑफ कच्छ में जाके गायब हो जाती है, मतलब नीचे चली जाती है, फिर दिखाई नहीं देती है और नीचे नीचे अरेबियन सी में निकल जाती जाके। इसीलिए इसको इनलैंड रिवर माना जाता है और इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड रिवर है लूनी रिवर। तो जो मैं एक्स्ट्रा बताते जा रहा हूं उसको नोट करते जाना है। ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में, वो भी असम में दिखाई देगा आपको ज्यादा, असम में, और कुछ पार्ट अगर देखोगे तो फिर इसने बांग्लादेश में, कुछ पार्ट में प्लेन एरिया में डेवलप किया ब्रह्मपुत्रा ने, बांग्लादेश में। बाकी भारत में मेजर पोर्शन में आपको असम में दिखाई देगा ये प्लेन। और इसका जो स्लोप है, आसाम में आने पे ये प्लेन एरिया में फ्लो होती है तो स्लोप कम हो जाता है, और जब स्लोप कम हो जाएगा तो बहुत सारे आइलैंड बना देगी। और आसाम में ब्रह्मपुत्रा के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट बना हुआ आइलैंड है माजुली आइलैंड, और ये खुद में आसाम में एक डिस्ट्रिक्ट भी है
और ये दुनिया का पहला रिवर डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा रिवर डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर है? माजुली आइलैंड। और इसके द्वारा जो प्लेन बनाए गए हैं ब्रह्मपुत्रा के द्वारा वो सबसे फर्टाइल प्लेन्स हैं, और यहां पर राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, यहां पर जूट का प्रोडक्शन, पटसन कहते हैं, जैसे पटसन यहां पे लिखा होगा, जूट कहते हैं ना, का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। डेजर्ट मैंने पहले ही बता दिया, पूरा कुछ सब कुछ बता दिया मैंने, लेकिन ये सब कुछ ये लिखा हुआ है। 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है तो उसे डेजर्ट कहते हैं। कोल्ड भी हो सकता है और हॉट भी हो सकता है। हॉट डेजर्ट थार डेजर्ट है, जो अरावली से अगर वेस्ट में जाओगे तो दिखाई देगा, बीच में राजस्थान बांगर होगा, उसके बाद पाकिस्तान बॉर्डर तक फैला हुआ थार डेजर्ट होगा, और उसके अगर आप साउथ की ओर देखोगे गुजरात की ओर तो रन ऑफ कच्छ होगा, और रन ऑफ कच्छ को जो डेजर्ट है उसको व्हाइट डेजर्ट कहते हैं, सफेद मरुस्थल कहते हैं, क्योंकि वो बहुत सॉल्टनेस बहुत ज्यादा है, और आप रन ऑफ कच्छ में देखोगे तो नमक का, सॉल्ट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? इस थार डेजर्ट अगर देखोगे तो ऊपर हरियाणा पंजाब तक, नीचे गुजरात तक फैला हुआ होगा। क्लियर है? यही सब लिखा हुआ है पूरा। और अब आप देखोगे कि अगर दुनिया भर के डेजर्ट की बात करोगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको थार डेजर्ट में दिखाई देगी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वर्ल्ड में थार डेजर्ट। कच्छ का रन मैंने बताया, जिसको व्हाइट डेजर्ट कहते हैं, और यहाँ नमकीन दलदल है जहां पे नमक का प्रोडक्शन होता है, सॉल्ट मार्सेस हैं, दलदल भूमि है, और यहाँ पे नमक का प्रोडक्शन होता है। पहले ही बता दिया, लूनी रिवर यहाँ की मेन रिवर है, और सेम सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ये रिपीट कर दिया है, बस सेम है, ऊपर जो लिखा हुआ है भाई रिपीट कर दिया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, पेनिनसुलर इंडिया। तो हमने दो डिस्कस कर लिए जियोमॉर्फिक रीजन्स। पहला जियोमॉर्फिक रीजन क्या है? पहला जियोमॉर्फिक रीजन जो है वो हिमालयन माउंटेन रेंज, दूसरा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब आ गए हम पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले पार्ट पे। तो नाउ अब बात कर रहे हैं हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू की। अगर मैं मैप पे आपको दिखाऊं तो पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो किसका पार्ट है आपको पता है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जो मैंने बताया जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। जो पेंजिया डिवाइड हुआ, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया और दूसरा गोंडवाना लैंड, तो यही गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है, किधर इसने मूव किया, तो इसने मूव किया किधर, नॉर्थ की ओर, और ये जाके किससे मिल गया, यूरेशियन प्लेट से जाके मिल गया। और लगातार यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में क्या करती है, टक्कर करती है, टकराती है, टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, टेक्टोनिक कोलिजन होता है, और उसी से क्या बने हैं, हिमालय माउंटेन रीजन बना है पूरा। तो ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा इसमें, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया, जिसका आपको शेप दिख रहा होगा, ट्रायंगुलर शेप है ये। क्लियर है? ट्रायंगुलर शेप है इसका, और ट्रायंगुलर शेप होने के साथ साथ ये आप देखोगे तो ये इरेगुलर है। इरेगुलर क्यों बोला गया? क्योंकि ये इरेगुलर इसलिए है क्योंकि इसमें आपको देखोगे अलग अलग जगह, कहीं प्लेट्यू होगा और अलग अलग जगह का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। अगर आप देखोगे कि इसका विस्तार बात करें अगर कि इसका एक्सटेंशन कहां पर है, तो आप देखोगे यहां पर ये अरावली रेंज है, अरावली रेंज तक इसका विस्तार है। इधर तो आपको पता है राजस्थान का प्लेन शुरू हो जाता है। अगर आप इस साइड देखोगे तो इधर गिर रेंज है, गिर रेंज है ये गुजरात में, काठियावाड़ पेनिनसुला में। तो ये आप वेस्ट में देखोगे तो गिर रेंज तक है, अगर ऊपर देखोगे तो अरावली माउंटेन रेंज तक। अगर ईस्ट में आप इसका विस्तार देखोगे तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और इसके बिल्कुल ईस्ट में है राजमहल हिल्स, झारखंड में राजमहल हिल्स, और राजमहल हिल्स तक है। आगे ये जो गैप है इसको कहते हैं राजमहल गारो गैप। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, जो राजमहल गारो गैप या मालदा गैप बना है, और इसका एक्सटेंशन कहां हुआ जाके है, ये जो शिलोंग का प्लेट्यू है, मेघालय का प्लेट्यू जिसे कहते हैं, जिसमें गारो, खासी और जयंतिया है। तो ये प्लेट्यू में, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, बस इसका एक्सटेंशन हो गया, विस्तार हो गया किधर, नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो ईस्ट में देखें तो राजमहल तक और राजमहल हिल्स तक, और नॉर्थ ईस्ट में देखें तो मेघालय का प्लेट्यू या शिलोंग का प्लेट्यू, और इसका एक्सटेंशन असम में है कार्बी आंगलांग प्लेट्यू।
तो आसाम में जो मेघालय प्लेट्यू का एक्सटेंशन है वो कार्बी आंगलांग प्लेट्यू है। नीचे अगर आप देखें तो डेक्कन प्लेट्यू आपको दिखाई देगा, और बिल्कुल नीचे तक आप देखोगे तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पर नीलगिरी हिल्स होगा, अन्नामलाई हिल्स होगा और कार्डमम हिल्स होगा। तो कार्डमम या इलायची हिल्स तक जाएगा ये इस तरीके से। तो इसका आप विस्तार देखोगे तो इस पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मतलब नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सब जगह दिखाई देगा, और यही इसमें आपके स्लाइड्स में लिखा हुआ है। तो आपको देखोगे बहुत सारे प्लेट्यूज दिखाई देंगे, मालवा प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू है ना, डेक्कन प्लेट्यू, आंध्रा प्लेट्यू जिसको रॉयल सीमा प्लेट्यू भी कहते हैं, तेलंगाना प्लेट्यू, दो पार्ट्स में बढ़ जाता है रॉयल सीमा प्लेट्यू, आंध्रा प्लेट्यू और तेलंगाना प्लेट्यू, मैसूर का प्लेट्यू जिसे बेंगलुरु का प्लेट्यू भी कहते हैं, कोयम्बटूर और मदुरई का प्लेट्यू है ना जो तमिलनाडु में है। इस तरीके से छोटा नागपुर प्लेट्यू, ऊपर अगर आप एक्सटेंशन देखोगे नॉर्थ ईस्ट में तो शिलोंग और मेघालय का प्लेट्यू, या फिर और उसका एक्सटेंशन आसाम में कार्बी आंगलांग प्लेट्यू। तो इसको प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यूज भी कहा जाता है, पठारों का पठार भी कहा जाता है इसे। तो आप देखोगे ये सब लिखा हुआ है, एक इरेगुलर शेप में है, एक जैसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, एक ट्रायंगुलर शेप में है, और इसका एक्सटेंशन अरावली हिल्स से लेके राजमहल हिल्स, गिर हिल्स वेस्ट में, साउथ में इलायची कार्डमम हिल्स और नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग या कार्बी आंगलांग प्लेट्यू तक है। कहां पर है ये सब मैंने बता दिया। चलिए ये आप देख सकते हो, आपका ये जो है अगर मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको आप डिवाइड करूंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो पेनिनसुलर इंडिया है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। छोटा नागपुर प्लेट, बहुत सारे प्लेट्यूज हैं इसीलिए प्लेट्यू और प्लेट्यू पढ़ेंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको यहाँ दिखाई देगा, राजमहल हिल्स आपको दिखाई देगा इस तरीके से, मेघालय प्लेट्यू शिलोंग या कार्बी, और इसका एक्सटेंशन आसाम में क्या है कार्बी आंगलांग प्लेट्यू। गरजात हिल्स ये वेस्ट ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ये पढ़ेंगे हम। ये गरजात हिल्स कहाँ पे, उड़ीसा में। किसका पार्ट है, ईस्टर्न घाट का। ये जो ईस्टर्न घाट्स है ना इसी का पार्ट है ये ईस्टर्न घाट्स हैं और ये वेस्टर्न घाट्स हैं। आप देखोगे वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूअस हैं, ईस्टर्न घाट्स क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आगे पढ़ेंगे कि ये भैया डिसकॉन्टिन्यूअस है, अलग अलग है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे नहीं है, जबकि ये गुजरात से नीचे कन्याकुमारी तक लगातार है, कंटिन्यूअस है। इसके अलावा आपने यहाँ पे देखा ये विंध्यन रेंज है, विंध्याचल रेंज भी कहते हैं। विंध्यन रेंज भी जो गुजरात से मध्य प्रदेश से होते हुए कहाँ तक, बिहार तक जाती है। बिहार में इसका जो एक्सटेंशन है उसको कैमूर रेंज कहते हैं। नीचे सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा की अलग अलग रेंज है, आपने देखा ये हम पढ़ेंगे। महादेव रेंज है, राजपीपला हिल्स है ना, महादेव हिल्स है, और इसी में एक है मैकाल रेंज। मैकाल रेंज की एक अमरकंटक है, और अमरकंटक से क्या निकलती है, नर्मदा निकलती है, और नर्मदा इन्हीं विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में से बहती हुई गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। ऊपर मालवा प्लेट्यू है, साइड में मारवाड़ प्लेट्यू है। तो बहुत सारे प्लेट्यू, इधर डेक्कन प्लेट्यू जैसे महाराष्ट्र का प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, डेक्कन ट्रैप सुना है आपने। कर्नाटका प्लेट्यू है, तेलंगाना प्लेट्यू है, दंडकारण्य प्लेट्यू छत्तीसगढ़ में। तो ये बहुत सारे प्लेट्यू हैं इसीलिए इसको प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यूज बोला जाता है। क्लियर है। चलिए तो गोंडवाना लैंड से बना, ये पहले लिख दिया मैंने। किससे बना, इग्नियस बना है, और इग्नियस बाद में क्या हो गए, इग्नियस जो है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गए, और साथ साथ कहीं कुछ जगह पे ये सेडिमेंट्री रॉक्स में भी दिखाई देगा। क्लियर है। अगर आप इसकी ऊंचाई देखेंगे तो वेस्ट से ईस्ट की ओर कम होती जाती है, मतलब इसका स्लोप, ऊंचाई छोड़ो इसका स्लोप भी कह सकते हो। तो आप हाइट देखोगे तो इधर से इधर की ओर है, और इसका रीजन क्या है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या है, इसका स्लोप है, ढाल कह सकते हो, ये ज्यादा बेटर है, ऊंचाई की जगह ढाल ज्यादा सही रहेगा। इसीलिए आप देखोगे मोस्ट ऑफ द रिवर्स कहां फ्लो होती हैं पेनिनसुलर इंडिया की, वेस्ट से ईस्ट की ओर होती है, चाहे वो नर्मदा हो, सॉरी नर्मदा कह रहा हूं, चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, महानदी हो, दामोदर रिवर हो, सारी। बस किसको छोड़ के अगर ऊपर देखें तो नर्मदा और तापी, क्योंकि ये भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, इसलिए ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। और कुछ वेस्टर्न घाट से निकलने वाली रिवर्स जो हैं वो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, बाकी सारी रिवर्स क्या है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, क्योंकि इसका स्लोप का है, ढाल का है, वेस्ट से ईस्ट की ओर है, मतलब इधर ऊंचाई ज्यादा है, इधर ऊंचाई कम। क्लियर है, यही लिखा हुआ है। और इसीलिए यही लिखा हुआ है नदियों का ढाल कहां है, वेस्ट से ईस्ट की ओर है। सिर्फ नर्मदा और तापी को छोड़ दो, और जो वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियां, अरेबियन सी में गिरने वाली नदियां, उनको छोड़ दो, क्योंकि नर्मदा और तापी किसमें फ्लो होती है, नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में फ्लो। तो भारत की दो ही ऐसी रिवर्स हैं जो रिफ्ट वैली में भ्रंश घाटी में फ्लो होती है। रिफ्ट वैली क्या होती है, दो माउंटेन के बीच की जो वैली होती है। तो आप नर्मदा के आसपास देखोगे, एक तरफ नॉर्थ में क्या है, विंध्यन माउंटेन है, और साउथ में क्या है, सतपुड़ा माउंटेन है, बीच में फ्लो होती है। क्लियर। तो आप ये पूरा लिखा हुआ है, सेम जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, फ्लो की बात कर रहा है, रिवर्स के कौन कौन सी रिवर किधर बहती है, उसका रीजन क्या है,
नर्मदा और तापी रिवर इधर बहती हैं, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, अरेबियन सी में गिरती है, उसका रीजन क्या है यही पूरी स्लाइड में लिखा गया है जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यूज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने बता दिया, बहुत सारे पठार हैं। और ये पठार क्या है, तो सबसे पहला है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा ईस्टर्न प्लेट्यू, तीसरा नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू, चौथा डेक्कन प्लेट्यू। अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो इसको मैप पे आप ले सकते हैं, यहां से इसको ले सकते हैं। चलिए, तो हमने ये देखा, ये लिखा हुआ है कि इनको 4 पार्ट्स में हमने क्या किया है, इसको प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यूज को पेनिनसुलर इंडिया को डिवाइड कर दिया, सेंट्रल हाईलैंड, ईस्टर्न प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। अब आप देख लो, मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं। ये जो रीजन है, ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये बुंदेलखंड बघेलखंड का प्लेट्यू, ये पूरा रीजन सेंट्रल हाईलैंड का रीजन। और इस सेंट्रल हाईलैंड के रीजन में आप देखो क्या क्या आता है, बुंदेलखंड का प्लेट्यू आएगा, बघेलखंड का प्लेट्यू आएगा, सेंट्रल हाईलैंड मालवा प्लेट्यू आएगा, मारवाड़ का प्लेट्यू आएगा इस तरफ। क्लियर है, ये सेंट्रल हाईलैंड केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। इसके नीचे आप देखोगे तो महाराष्ट्र के साइड जाओगे तो महाराष्ट्र या डेक्कन प्लेट्यू आ जाएगा, मैंने पहले बताया इसको डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। तो यहां नीचे की ओर आप यहां तक विस्तार प्लेट्यू, इधर का आप ईस्ट में जाओगे तो ईस्टर्न प्लेट्यू, ईस्टर्न प्लेट्यू में छोटा नागपुर का प्लेट्यू, ठीक है, छत्तीसगढ़ में दंडकारण्या का प्लेट्यू, ये आ जाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट में क्या है, मेघालय का प्लेट्यू, शिलोंग का प्लेट्यू, और इसका एक्सटेंशन आसाम में क्या, कार्बी आंगलांग प्लेट्यू, बहुत बार बता चुका हूं मैं। आसाम में क्या, कार्बी आंगलांग, आगे पढ़ भी लेंगे इसको। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा है, गुजरात की प्रमुख पहाड़ियों के नाम, उत्तर से दक्षिण, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर बता रहा है, गुजरात में बता रहा है। ये गुजरात है, ये कच्छ, रन ऑफ कच्छ का एरिया है, और ये काठियावाड़ पेनिनसुला है, ध्यान रखना, काठियावाड़ पेनिनसुला और रन ऑफ कच्छ। तो नॉर्थ से साउथ इस साइड ये जो रेंजेस हैं गुजरात में, और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है गुजरात में गिर रेंज, और गिर नेशनल पार्क भी वहां पे, गिर पे भारत, गिर में क्या पाए जाते हैं, एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं, भारत में एकमात्र जगह एशियाई शेर पाए जाते हैं एशियाटिक लाइन्स, वो गिर नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाए जाते हैं। गिर कहां पे, काठियावाड़ पेनिनसुला, ये पूरा पेनिनसुला कहां पे, काठियावाड़, इधर गल्फ ऑफ खंबात है, इधर गल्फ ऑफ कच्छ है, रन ऑफ, ये ऊपर क्या है, रन ऑफ कच्छ है। तो आप देख सकते हो नॉर्थ से साउथ की ओर अगर आओगे तो सबसे ऊपर कच्छ की पहाड़ी, कच्छ हिल्स, क्योंकि रन ऑफ कच्छ है, उसके बाद मांडव हिल्स, बर्दा हिल्स, गिरनार हिल्स और गिर हिल्स। तो गिरनार और गिर हिल्स पूरी कहां पे, काठियावाड़ पेनिनसुला में। चलिए अब बात कर लेते हैं अरावली माउंटेन रेंज। हमने पहले ही देखा कि अरावली से इस नीचे का पूरा पेनिनसुलर इंडिया शुरू होता है। अरावली माउंटेन रेंज अगर बात करें तो गुजरात से शुरू होती है और कहां तक जाती है, राजस्थान, थोड़ा पार्ट मध्य प्रदेश में भी है, और ऊपर हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। क्लियर है, तो ये लिखा हुआ है दिल्ली रिज से लेकर गुजरात के पालनपुर तक जाता है, 800 किलोमीटर का है। और ये कब बना, तो हमने डिस्कस कर लिया जियोलॉजिकल टाइम, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाले पार्ट में, प्री कैम्ब्रियन टाइम में बना, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। कौन से टाइम में बना, प्री कैम्ब्रियन, और ये क्या है, रेजिडुअल माउंटेन है, क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में बना। और आप देखोगे तो अरावली हिल्स जो है, इसके इधर क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है, और इधर क्या है, राजस्थान बांगर है, और बांगर के आगे क्या है, थार डेजर्ट है। क्लियर है, तो कह सकता हूं इधर सेंट्रल हाईलैंड है, इधर राजस्थान बांगर का प्लेन है, तो ये राजस्थान बांगर को सेंट्रल हाईलैंड से अलग करती है। और ये कब बनी है, प्री कैम्ब्रियन में बनी है, मैंने डिस्कस कर लिया आपको। और ये क्या है, एक प्रकार से जल विभाजक भी है। आप देखोगे इसके इधर वर्षा और इसके इधर वर्षा, इधर वर्षा कम होगी और इधर वर्षा ज्यादा होगी, तो ये एक प्रकार से क्या है, वाटर डिवाइड भी है, वाटर डिवीजन भी कहते हैं इसको। तो ये वाटर डिवीजन भी करता है राजस्थान के मैदान को, ये वाला राजस्थान का प्लेन और इधर वाला प्लेन आप देखोगे थोड़ा ऊपर जाओगे तो गंगेटिक प्लेन आपको दिखाई देगा, इससे अलग करता है। क्लियर, ये देख सकते हो आप अरावली हिल्स, ये पूरा गंगेटिक प्लेन एरिया है, तो इधर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, ये राजस्थान बांगर और थार डेजर्ट में बहुत कम वर्षा होती है। लूनी रिवर यहां से निकलती है, मैं पहले डिस्कस कर चुका, जो राजस्थान की सबसे बड़ी रिवर है, जो अरावली हिल से निकल के कहां तक जाती है, रन ऑफ कच्छ तक जाती है, वहां गायब हो जाती है, मतलब भारत की सबसे बड़ी इनलैंड रिवर है। क्लियर, चलिए राजस्थान बांगर और थार डेजर्ट में ये बहती है। अरावली से निकलने वाली दूसरी रिवर क्या है, सुकरी और जवाई, ये लूनी की ट्रिब्यूटरी, सुकरी रिवर और
जवाई रिवर। और बाकी आपको पता है अरावली रेंज में बहुत सारे मिनरल्स और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भी पाया जाता है। अरावली माउंटेन की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है जो माउंट आबू में है। हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है जो कौन से पर्वत पर है, माउंट आबू पर है। और इसी माउंट आबू पर्वत पर जैन धर्म से संबंधित, जैनिज्म से संबंधित बहुत पवित्र स्थान है, बहुत पवित्र टेंपल है, बहुत होली टेंपल है जिसका नाम है दिलवाड़ा जैन टेंपल। इसके अलावा अरावली हिल्स की सेकंड हाईएस्ट पीक है कुंभलगढ़। दूसरी कौन सी हाईएस्ट पीक है, कुंभलगढ़। क्लियर, दोनों कहां पे हैं, राजस्थान में। चलिए इसके बाद मालवा प्लेटू हमने देखा। मालवा प्लेटू आप देखोगे तो रटना नहीं है, मैप पे आप देख चुके हो, मैं फिर से एक बार इसको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इंडियन ज्योग्राफी का और हमें एक मैराथन क्लास में क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है ना। तो चीज़ों को थोड़ा तेजी से लेके चल रहा हूं, अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना है आपको, मैप के द्वारा ही समझने की कोशिश करना है ना। तो मैं मालवा प्लेट्यू की बात कर रहा हूं। मालवा प्लेट्यू अगर आप देखना चाहो तो यहां देख सकते हो। मालवा प्लेट्यू क्या है, ऊपर अरावली रेंज है और इधर क्या है, विंध्यन है और बीच में मालवा प्लेट्यू है। तो ऊपर राजस्थान में होगा इसका विस्तार, नीचे मेनली मध्य प्रदेश में होगा। बोलो भाई, तो यही लिखा है मध्य प्रदेश में। और ये किससे बना हुआ है, वसाल्ट से बना हुआ है। तो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा और नीचे जो मैग्मा बना होगा वो बहुत पतला बड़ा होगा, बहुत कम डेंसिटी का होगा, बहुत कम विस्कस होगा, गाढ़ापन नहीं होगा। तो इसे मालवा का पहाड़ भी कहते हैं। क्लियर है, माउंटेन ऑफ मालवा भी कहते हैं। और इसी का एक्सटेंशन जो राजस्थान में है, मैंने बोला अभी राजस्थान में और मेनली का है मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान में इसे हाड़ौती का प्लेट्यू कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा हाड़ौती का प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती, कोटा के आसपास का जो रीजन है वो हाड़ौती का रीजन कहा जाता है, कोटा के आसपास का, नियर बाई कोटा का रीजन। तो ये मालवा प्लेट्यू का ही पार्ट है। और इस रीजन की मेजर रिवर्स की बात करें तो चंबल, इसकी चंबल, नर्मदा और तापी, ये इसकी मेजर रिवर्स है। नर्मदा तापी आपको पता है रिफ्ट वैली में बैठी। चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है जो ऊपर की ओर जाती है। किधर जाती है, ऊपर की ओर जाएगी, ध्यान रखना। चंबल यहां से निकल के कहां जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। और क्योंकि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना में मिल जाएगी जाके। क्लियर। और चंबल आपको पता है फेमस है भारत में गुली इरोजन के लिए, कटाव के लिए, जो एकदम ऐसे इतने चैनल्स की तरह कटाव करती है। और आपने चंबल के बीहड़ देखे होंगे, वो बीहड़ किससे बने, ये चंबल की नदी के इरोजन के द्वारा ही तो बने, जिन्हें देखो चंबल का बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल का बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं इसको, बीहड़ या बैडलैंड भी कहते हैं इसको। बिल्कुल अनउपजाऊ है, बैरन लैंड है, उत्खात भूमि है, रवाइन या रवाइन लैंड भी कहते हैं। ये सेम पॉइंट दोबारा आ गया है जो लिखा हुआ है पहले से। क्लियर। अगला विंध्यन रेंज आपको पता है, इसके बाद का स्ट्रक्चर विंध्यन रेंज है, आप देख सकते हो यहाँ। ये कंटिन्यूअस है, गुजरात से लेके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेके कुछ गुजरात, मध्य प्रदेश और आगे जाके कहां तक, बिहार तक जाती है। तो मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में ऑब्वियसली बीच में उत्तर प्रदेश पड़ेगा ही पड़ेगा, सोनभद्र वाला पूरा रीजन। बिहार छत्तीसगढ़ तक जाती है। गुजरात में इसे जोवट हिल कहते हैं, ध्यान रखना। गुजरात में जो हिल का ये पार्ट है विंध्यन रेंज का, उसे जोवट हिल कहेंगे। और बिहार में मैंने बताया क्या, कैमूर हिल कहेंगे। क्लियर। और इसकी कई पर्वत श्रेणियां हैं जिसमें विंध्याचल है, कैमूर है और पारसनाथ हिल। पारसनाथ हिल कहां पे है, झारखंड वाले रीजन में इसका। पारसनाथ हिल कहां पे, झारखंड। और बिहार में से कैमूर हिल, गुजरात में जोवट और विंध्याचल रेंज। मध्य प्रदेश में बीचों बीच में जो है, ज्यादातर पार्ट में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र वाले रीजन में जो है वो वहां पे विंध्याचल रेंज कहते हैं। सतपुड़ा रेंज, इसके बाद नर्मदा वैली, देखो आप मैप में देख सकते हो। तो बीच में क्या है, वैली है, ये विंध्यन है, बीच में वैली, और इधर क्या है, ये सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा एक डिसकंटिन्यूअस रेंज है, कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि विंध्यन आपको कंटिन्यूअस दिख रही थी। तो बहुत सारी इसकी अलग अलग क्या है, रेंजेस हैं सतपुड़ा की। बीच में रिफ्ट वैली है जहां से कौन फ्लो होती है, जहां से नर्मदा रिवर फ्लो होती है और गल्फ ऑफ कैम्बे में आके गिर जाती है। तो इसका विस्तार अगर सतपुड़ा का देखो तो गुजरात में, महाराष्ट्र में होगा, मध्य प्रदेश में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर प्लेट्यू तक जाती है। तो गुजरात से लेकर छोटा नागपुर प्लेट्यू तक। अगर इसको वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो वेस्ट से ईस्ट आपको दिख रहा होगा इसकी, यहां थोड़ा मैप का ज्यादा यूज करना है ना, इसलिए बार बार मुझे कॉपी करना पड़ रहा है। देखिए
तो वेस्ट से ईस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट से ईस्ट मतलब इस साइड की ओर। क्लियर है? तो ये पहली रेंज, दूसरी रेंज, तीसरी रेंज और चौथी रेंज, ये लिखा हुआ है। पहली राजपीपला, पोपला नहीं है, राजपीपला हिल्स। कौन सी हिल्स? राजपोपला, यहां पे गलत लिख दिया, पीपला हिल्स है, राजपीपला हिल्स। उसके बाद दूसरी महादेव हिल्स है, महादेव के बाद तीसरी मैकाल हिल्स है। इस तरीके से ये फैली हुई है वेस्ट से ईस्ट की ओर। और इसकी हाईएस्ट पीक सतपुड़ा माउंटेन की हाईएस्ट पीक अगर इस पर्वत की, तो वो क्या है? धूपगढ़ है, जो महादेव हिल्स में। कौन सी हिल्स में? धूपगढ़। इसके अलावा एक और मैकाल रेंज है, और मैकाल रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है अमरकंटक, और अमरकंटक से ही निकलती है क्या? अमरकंटक कहां पे? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। क्लियर? और अमरकंटक से निकलेगी कौन सी? नर्मदा रिवर। कौन सी? नर्मदा और सोन रिवर। नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो अरेबियन सी में गिर जाती है गल्फ ऑफ खंबात में। सोन रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो पटना के पास जाके आप क्या करती है? गंगा में मर्ज हो जाती है। गंगा यहां से आ रही है, सोन इस तरीके से, ये अमरकंटक है, सोन इधर से निकलती है, तो सोन इधर चली जाती है और नर्मदा इधर बहती है, और ये अमरकंटक हिल है। और अमरकंटक जो हिल है वो इस जो मैकाल रेंज है उसका पार्ट है। तो सोन ऊपर चली जाती है और ये आगे गंगा आ रही है, और कहां पर? पटना में ये दोनों आके मिल जाती हैं। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है क्या? सोन रिवर। और ये एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन क्यों है? क्योंकि दो रिफ्ट वैलीज के बीच का जो माउंटेन है वो ब्लॉक माउंटेन है। तो आप देखोगे एक तरफ क्या है? एक तरफ ये रिफ्ट वैली है जिसमें नर्मदा फ्लो हो रही है, और एक तरफ ये इसके पास में ये रिफ्ट वैली है जिसमें तो नर्मदा की रिफ्ट वैली और तापी की रिफ्ट वैली, दो ही रिवर हैं जो भारत में रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं, उनके बीच का जो माउंटेन होता है उसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो दो रिफ्ट वैलीज के बीच का माउंटेन क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन। भारत में एकमात्र ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल क्या है भैया? वो है सतपुड़ा। ओनली ब्लॉक माउंटेन, ओनलीएस्ट ब्लॉक माउंटेन है ये, एकमात्र ब्लॉक माउंटेन है ये। चलिए ईस्टर्न प्लेट्यू की बात करें तो ईस्टर्न प्लेट्यू को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मैंने बताया था ईस्टर्न प्लेट्यू में छोटा नागपुर प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ बेसिन है, छत्तीसगढ़ का प्लेन एरिया कहते हैं जिसे महानदी का द्वारा बनाया गया बेसिन, और तीसरा दंडकारण्य प्लेट्यू जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। छत्तीसगढ़ प्लेन एरिया जो महानदी के द्वारा बनाया है, जो छत्तीसगढ़ से आगे महानदी कहां निकलती है? उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में निकलती है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये छत्तीसगढ़ में मेनली दंडकारण्य प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो भारत का मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया है, सबसे ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ जो मेनली कहां पर है? तो आप मैप में अगर देखोगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू मेनली झारखंड में दिखाई देगा। तो मेनली झारखंड में ऊपर इसका विस्तार बिहार तक होगा, इधर वेस्ट बंगाल तक होगा, इधर एमपी तक होगा, नीचे छत्तीसगढ़ तक होगा, और इधर उड़ीसा तक होगा, और मेनली कहां पर है? झारखंड में है, याद रखना है। क्लियर है? ये लिखा हुआ देखो, मुख्यतः झारखंड में, बाकी आपका विस्तार मैंने सब जगह बता दिया है। और अगर आप देखोगे तो ईस्ट में इसके क्या है? राजमहल हिल्स हैं। नॉर्थ में देखोगे तो हजारीबाग का प्लेट्यू है। साउथ में देखोगे तो रांची का प्लेट्यू है। इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर प्लेट्यू कहा जाता है। क्लियर है? ऐसे यहां पे बता दूं, इधर क्या है? देखो रहे हो आप, इधर क्या है? ये राजमहल हिल्स है। ये जो प्लेट्यू है जो किसके बॉर्डर पे है? बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे है, ये हजारीबाग का प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू। और जो नीचे वाला इसका पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन रांची प्लेट्यू, झारखंड की कैपिटल सुना होगा आपने। इन तीनों को मिलके बनता है क्या? छोटा नागपुर प्लेट्यू। तीनों ओर से घिरा हुआ है। दामोदर रिवर यहां से मैंने पहले बताया, जो बंगाल का सौरव बंगाल कहा जाता है, दामोदर रिवर यहां से निकलती है रांची के प्लेट्यू से, और ये हजारीबाग के प्लेट्यू और रांची के प्लेट्यू के बीच से निकलती है, मतलब मेनली छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। क्लियर है? और ये यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर है यहाँ की, और इसका बेसिन मैं पहले बता चुका हूं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में गोंडवाना, जब मैंने गोंडवाना स्ट्रक्चर का पढ़ाया था पैलेयोजोइक टाइम पीरियड में, दामोदर रिवर बेसिन भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कोल डिपोजिट सबसे ज्यादा है, और वहां पे कौन सा कोल है? बिटुमिनस टाइप का कोल है। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। क्लियर? हजारीबाग प्लेट्यू जो झारखंड और बिहार के बीच में मैंने बताया, वहां की जो चोटी है उसका नाम है पारसनाथ हिल। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू की सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू है पारसनाथ हिल, और इसी पारसनाथ हिल में जैनियों का बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जैन धर्म से संबंधित एक बहुत होली प्लेस है। कौन सा? पारसनाथ हिल। तो एक अपने दिलवाड़ा जैन मंदिर देखा, कहां पर? अरावली माउंटेन, माउंट आबू, जो जैन धर्म से संबंधित बहुत होली प्लेस है, और दूसरा पारसनाथ हिल जो हजारीबाग प्लेट्यू में है, वो जैन धर्म से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट
रिलीजियस होली प्लेस है। अगला, रांची प्लेट्यू से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। कौन सी रिवर? स्वर्ण रेखा रिवर, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्वर्ण रेखा रिवर, इसका नाम इसीलिए पड़ा गया है क्योंकि इसके जो स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम्स हैं, उसमें गोल्ड के बहुत सारे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा रिवर रखा गया है। क्लियर? गोल्डन रिवर नहीं कहेंगे इसको, लिखेंगे ऐसे ही स्वर्ण रेखा रिवर। नाम क्यों पड़ा वो बता दिया, क्योंकि इसके जो वाटर स्ट्रीम्स हैं, इसकी जो स्ट्रीम्स हैं, उसमें बहुत सारे गोल्ड्स के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू की सेकंड सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर है, पहली दामोदर रिवर थी। और इसी रांची के पास में, झारखंड में रांची के पास ही इसी रिवर पर हुंडरू वाटरफॉल है जो बहुत वर्ल्ड फेमस है। हुंडरू वाटरफॉल कई बार पूछा गया किस रिवर पर है, तो रांची प्लेट्यू या छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलने वाली जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, कौन सी रिवर? स्वर्ण रेखा रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय प्लेट्यू जो एक्सटेंशन है इसका, कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में, जिसे शिलोंग प्लेट्यू भी कहते हैं। और ये कनेक्ट होता है किससे? कनेक्ट होता है किससे? मैं कनेक्ट कर रहा हूं, देखो भैया, ये कनेक्ट होता है यहां से, ये मेघालय प्लेट्यू, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इस गैप को कहते हैं राजमहल गारो गैप। इधर राजमहल हिल है, इधर गारो है, गारो खासी जयंतिया, इसलिए कहते हैं, इसको ध्यान रखना, रटना नहीं है, राजमहल गारो गैप। और इसमें या फिर वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट भी है ये मालदा गैप, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप कहते हैं। चलिए, तो ये राजमहल गारो गैप ये लिखा हुआ है, पूरा एक्सटेंशन है छोटा नागपुर प्लेट्यू का नॉर्थ ईस्ट में। और आप देखोगे तो तीनों, गारो खासी जयंतिया, मैंने तीनों लिख दी। और ये मिकिर कहां पे मैंने बताया था, हमने पढ़ा था, वो आसाम में। और आसाम में क्या है? कार्बी आंगलांग प्लेट्यू है, इसका एक्सटेंशन है मेघालय प्लेट्यू का, कार्बी आंगलांग प्लेट्यू। थोड़ा तेजी से चल रहा हूं मैं, क्लियर? और गारो खासी जयंतिया तीन है, और ये तीन किसके नाम पर है? तीनों ट्राइब्स हैं मेघालय की। और खासी जो बीच वाली जो माउंटेन रेंज है, हिल रेंज है, बीच वाली जो रेंज है खासी हिल्स, यहां पे जगह है क्या मैंने बताया था? मौसिनराम चेरापूंजी, जो दुनिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल प्राप्त करने वाला, सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला, मतलब सबसे वेटेस्ट प्लेस है दुनिया का, सबसे आर्द्र प्लेस है, वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस है मौसिनराम चेरापूंजी। शिलोंग का प्लेट्यू कहते हैं क्योंकि शिलोंग जो है कैपिटल भी है मेघालय की। और इसकी हाईएस्ट पीक जो मेघालय प्लेट्यू है, शिलोंग प्लेट्यू है, वो है नोकरेक। नोकरेक भी लिखा जाता है, नोकरेक भी लिखा जाता है, जो कहां पर है? मेघालय में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नोकरेक नेशनल पार्क भी है। क्लियर? और यहां पर चूंकि पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, वेजिटेशन बहुत अच्छा है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर कौन सी सॉइल पाई जाती है? बहुत एक्सेसिव रेनफॉल होता है, वहां लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। क्यों लेटेराइट क्यों कहा गया है? तो लेटेराइट आपको इक्वेटोरियल रीजन्स में भी दिखाई देगी क्योंकि वहां पे बहुत बारिश होती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है पानी जो है बहुत ज्यादा जलभराव के कारण पानी रिसता हुआ कहां चला जाता है? नीचे की ओर चला जाता है जो है। और ऊपर जो है मिट्टी में जो सिलिका का कंटेंट है वो कम हो जाता है। और जो हैवी मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है या आयरन है, ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए इस लेटेराइट मृदा का हल्का कलर क्या होता है? रेडिश कलर होता है। क्लियर? अगला डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू आप देख सकते हो महाराष्ट्र में मेनली है, बाकी विस्तार इसका छोटा नागपुर प्लेट्यू छत्तीसगढ़ तक, नीचे कर्नाटका मैसूर तक है। तो डेक्कन प्लेट्यू में डेक्कन ट्रैप आता है जो मेनली महाराष्ट्र में है, प्लस कुछ पार्ट गुजरात के काठियावाड़ पेनिनसुला में भी है। फिर कर्नाटका का प्लेट्यू और आंध्रा प्लस तेलंगाना का प्लेट्यू, जिसे मिला के कहते हैं रॉयल सीमा प्लेट्यू। तो डेक्कन ट्रैप मेनली महाराष्ट्र में, और ये बना किससे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कब बना था? मेसोजोइक टाइम में बना था, बसाल्ट से बना था। बसाल्ट से बना था तो ब्लैक सॉइल या ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है। और ब्लैक सॉइल किसके लिए? कॉटन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और यहां पर इस डेक्कन ट्रैप से ही कौन सी नदी फ्लो होती है? गोदावरी रिवर। और इसी डेक्कन ट्रैप में सतमाला हिल्स, अजंता बालाघाट हिल्स और हरिश्चंद्र हिल्स हैं, जो किसका है? ये वेस्टर्न घाट्स की पार्ट है। वेस्टर्न घाट्स की हिल्स है, महाराष्ट्र में ही है ये सारी हिल्स। सतमाला हिल्स, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र हिल्स। अगर मैं दिखाना चाहूं तो शायद इसमें मैप में होगा क्या? इसमें नहीं है, इस रीजन में, महाराष्ट्र में इस रीजन में, यहां पर। क्लियर?
कर्नाटका प्लेट्यू जिसे मैसूर का प्लेट्यू भी कहते हैं, क्लियर है, मैसूर का प्लेट्यू भी कहते हैं, मैसूर का प्लेट्यू भी कहते हैं। ये भी कि बिल्कुल किससे लगा हुआ है, वेस्टर्न घाट से लगा हुआ है, बिल्कुल इंटरनल पार्ट में है, सेंट्रल इंडिया में, बिल्कुल पेनिनसुलर इंडिया में। और इसको वेस्टर्न घाट से लगता हुआ जो प्लेट्यू का रीजन है कर्नाटका में, ये वाला रीजन, इसे मलनाड कहते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट से लगा हुआ कर्नाटका में जो रीजन है उसे मलनाड कहते हैं। क्या कहते हैं? और यहाँ पे क्या है, इसी प्लेट्यू में बाबा बुदान हिल्स है, डिस्कस कर चुके हैं। बाबा बुदान हिल्स माउंटेन रेंज है कर्नाटका में, धारवाड़ रीजन में, और धारवाड़ मेटल और नॉन मेटल के लिए जाना जाता है। बोलो भाई, यहीं पर इसकी सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, मुल्यानगिरी है। क्या है हाईएस्ट पीक ऑफ बाबा बुदान हिल कर्नाटका में? मुल्यानगिरी है। और ये बाबा बुदान हिल किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए फेमस है, लौह एस के लिए फेमस है। हालांकि कुछ बुक्स में ये लिखा होगा मुल्यानगिरी की जगह कुद्रेमुख लिखा होगा, दोनों सही है। तो कुछ बुक्स में मुल्यानगिरी या कुछ बुक्स में कुद्रेमुख लिखा होगा बाबा बुदान की हाईएस्ट पीक। ठीक है, इसी कर्नाटका के प्लेट्यू को बेंगलुरु का प्लेट्यू भी कहते हैं या मैसूर का प्लेट्यू भी कहते हैं। और धारवाड़ मैंने पहले डिस्कस कर लिया, धारवाड़ स्ट्रक्चर है तो मेटल और नॉन मेटल। आयरन ओर बहुत ज्यादा पाया जाता है। बाबा बुदान हिल मैंने डिस्कस कर लिया। यहाँ इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ से कौन सी बिलो होती है, तो कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा, ये रिवर क्लियर है। और शरावती रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शरावती रिवर पर भारत का बहुत फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है जोग्या गरसोपा वाटरफॉल, जिसे महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं। कहां पर है ये? कर्नाटका में है। कहां पर है? किस रिवर पर है? शरावती रिवर पर है। किस रिवर पर है भैया? शरावती। और भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकुल वाटरफॉल है, ये भी कर्नाटका में है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, ये बराही रिवर पर है। कौन सी रिवर? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का हाईएस्ट सबसे ऊंचा वाटरफॉल कुंचिकुल वाटरफॉल, बराही रिवर कर्नाटका में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा भी कर्नाटका में जो शरावती रिवर पर है, जो गया गरसोपा, जिसे महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं। अगला आंध्रा प्लेट्यू, जिसे आंध्रा प्लेट्यू, और इसका जो तेलंगाना में पार्ट है, चूंकि तेलंगाना 2014 में आंध्रा से अलग होकर एक स्टेट बना, तो इसका जो तेलंगाना में जो पार्ट है उसे तेलंगाना का प्लेट्यू, इन दोनों को मिला के कहते हैं रॉयल सीमा का प्लेट्यू। लिखा होगा कहीं पे, दोनों को मिला के कहते हैं रॉयल सीमा का प्लेट्यू। क्लियर? तो रॉयल सीमा का प्लेट्यू ही आंध्रा का प्लेट्यू और तेलंगाना का प्लेट्यू। और यहां पर अगर इसका देखें तो यहां माउंटेन रेंज ईस्टर्न घाट्स की माउंटेन रेंज है, बेलीकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई। ये किसकी पार्ट है? ईस्टर्न घाट्स की पार्ट। आगे पढ़ेंगे भी ईस्टर्न घाट तो उसमें ये लिखी मिलेंगी आपको। और ये जो बेसिन है, ये जो रीजन है, ये कृष्णा और गोदावरी रिवर बहुत फेमस है। और कृष्णा गोदावरी रिवर का डेल्टा भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। और इसी कृष्णा गोदावरी रिवर के बीच में जो डेल्टा है, वो जो झील है, वो उसका नाम है कोलेरू लेक, जो दोनों के बीच में। मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हो इस तरीके से। तो ये वाला जो ये जो पार्ट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला पार्ट है, इस तरीके से फ्लो होती है। क्या? अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कृष्णा गोदावरी रिवर फ्लो होती है, बीच में बिल्कुल किनारे पे जाके, बिल्कुल ईस्टर्न घाट्स के किनारे पे जाके, यहाँ पे प्लेन एरिया में, ईस्टर्न घाट्स को पार करके प्लेन एरिया में क्या है? कोलेरू लेक है। कृष्णा गोदावरी रिवर के दोनों के बीच है, ऊपर गोदावरी रिवर है, नीचे कृष्णा रिवर है, बीच में कोलेरू लेक है। और ये कृष्णा गोदावरी रिवर का पूरा डेल्टाई रीजन है, बिल्कुल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। क्लियर? तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। कोलेरू लेक कहां पे? आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में। डेल्टा कहां पे बनाती है कृष्णा गोदावरी रिवर? आंध्र प्रदेश में बनाती है। साउदर्न जो है माउंटेन रीजन की बात, साउदर्न माउंटेन रीजन मतलब मैं कह सकता हूं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, जो सबसे पहले बने थे। बिल्कुल कब? प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में, जब अरावली माउंटेन रेंज बना था तभी बना था ये। क्लियर है? तो इनकी अगर बात करें तो ये मैप में अगर देख सकते हैं, यहां से ये वेस्टर्न घाट है जो गुजरात से शुरू होता है और केरल तमिलनाडु तक जाता है। और ये सारी हिल्स आपको दिख रही हैं, ये ईस्टर्न घाट्स की हिल्स हैं। मैं यहां पे दिख रहा हूं, देखो यहां पे गरजात हिल्स दिख रहा है, ये मैं सर्किल कर दे रहा हूं। ये नयागढ़ हिल्स है, ये सारी हिल्स जो बनी हुई हैं। जिंदागाड़ा इसकी हाईएस्ट पीक है। किसकी हाईएस्ट पीक है? ईस्टर्न घाट की। क्लियर? जिंदागाड़ा
इसके अलावा आप यहां देख सकते हो नल्ला मलाई है, पालकोंडा है, ये देख सकते हो पालकोंडा है, जवादी है, सेवरॉय है, पंचमलाई है, ये तमिलनाडु में। ये सब क्या है, ये ईस्टर्न घाट है और ये क्या है, वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में आप देख सकते हो, ये देखो महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज, ये मैंने पढ़ाया अभी अजंता रेंज, क्लियर है। सतपुड़ा ऊपर, विंध्यन अलग है, ये विंध्यन सतपुड़ा ऊपर है, इसके बाद शुरू होता है बाबा बूदान हिल्स मैंने बताया, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, ये और पालनी हिल्स, ये सब किसकी पार्ट है, ये सब वेस्टर्न घाट्स की पार्ट। ये पूरा मैप आप देख सकते हो जिसमें भारत का सारे माउंटेन रेंज आपको मिल जाएंगे। तो ये आप मैप याद रख लेना, सिंपल है याद रखने का तरीका। तो मैप आप अपने पास रख लेना तो आसानी से इस चीज को आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। चलिए तो हम साउदर्न रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, अगर हम वेस्टर्न घाट की देखें तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, ये क्या है, पालनी, ये सब क्या है, वेस्टर्न घाट की है। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, दोनों में है, केरल में भी और तमिलनाडु में। पालनी किसमें है, तमिलनाडु हिल्स में, क्लियर है। किसकी बात कर रहे हैं, हम अभी वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं, क्लियर। और वेस्टर्न घाट्स में जो डोडा बेटा एक पीक है जिसका नाम क्या है, डोडा बेटा, ये नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है। लेकिन ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक नहीं, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जो है नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अनईमुदी, जो अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक है, अन्नामलाई हिल्स की, ये वेस्टर्न घाट की, और ये साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है, क्लियर है। इसके अलावा डोडा बेटा नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है, जो बिल्कुल नीलगिरी हिल्स में है, जो केरल और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे है। और दूसरा मुकुर्ती, मुकुर्ती इसकी सेकंड हाईएस्ट है, किसकी, नीलगिरी की, जो तमिलनाडु में है, मुकुर्ती हिल पीक। और इसी नीलगिरी हिल्स में ही बहुत फेमस हिल स्टेशन है, टूरिस्ट स्टेशन है, जिसका नाम है उडन मंगलम है, जिसे आप ऊटी कहते हो, जो नीलगिरी हिल्स में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप देख सकते हो यहां पे इजीली दिख जाएगा दूसरे मैप में। नीलगिरी ये है, ये अन्नामलाई है, नीचे कार्डमम है, ये पालनी है। और अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक देखो लिखा है, ये अनईमुदी, ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। अन्नामलाई की ये सेम लिखा हुआ है, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, इसकी वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। कार्डमम, ये कार्डमम है, जिसको इलायची भी कहते हैं, कार्डमम या इलायची हिल्स, ये सबसे साउदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है प्रायद्वीपीय इंडिया की, केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे। तीनों ही नीलगिरी तीन स्टेट्स के बॉर्डर पे है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु के। इसके बाद अन्नामलाई केरल तमिलनाडु के, और लास्ट में नीचे कार्डमम में इलायची भी केरल तमिलनाडु के। अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट फैला कहां से कहां तक है। तो ऊपर ध्यान रखना, ऊपर गुजरात से चलता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरला, और केरला के बाद तमिलनाडु तक, ये सारे राज्यों में फैला हुआ है क्या, वेस्टर्न घाट, याद रखना है। अगला एक दूसरा सेकंड बहुत फेमस उडन मंगलम ऊटी तमिलनाडु में है, जो नीलगिरी हिल्स में है। और दूसरा कोडाई कनाल, ये भी तमिलनाडु में है, जो पालनी हिल्स में वेस्टर्न घाट्स में है। अभी तक हम वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं, क्लियर है। साउदर्न माउंटेन रेंज में किसकी बात कर रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स की। और केरल में जो नीलगिरी हिल्स का पार्ट है, केरल में वहां पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, जो बहुत फेमस बायोडायवर्सिटी स्पॉट है। कौन सा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यहां नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूं साइलेंट वैली बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है, लेकिन ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, जो नीलगिरी हिल्स में केरला में है। लिख लेना आप, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो वेस्टर्न घाट्स की, अच्छा सबकी लिख दी है ये देखिए, ये वेस्टर्न घाट्स की भी है और ईस्टर्न घाट्स की भी है। मैं लिख दे रहा हूं, नीलगिरी केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, प्लस कर्नाटका के बॉर्डर पे भी है, तीनों के टाई जंक्शन पे। अन्नामलाई केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, कार्डमम केरल तमिलनाडु, तीनों सॉरी चारों, ये तमिलनाडु पालनी, ये चारों वेस्टर्न घाट की पार्ट है। किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट्स। इसके अलावा सेवरॉय तमिलनाडु में, जवादी तमिलनाडु में, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में, ये दोनों पैरेलल हैं, इस तरीके से है, पालिकोंडा और वेलिकोंडा। और नल्लामलाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ये जो 1 2 3 4 5 हैं, ये ईस्टर्न घाट्स की,
और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक मैंने बता दिया कौन सी है, जिंदा गाड़ा। कौन सी है, जिंदा गाड़ा है, लिख लेना। कई जगह पे महेंद्रगिरी दिखाई देगी, तो ये थोड़ा सा अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिखाई देगा। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। जो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कुछ जगह दिखाई देगी, लेकिन ज्यादातर जगह आपको आंध्र प्रदेश में जिंदा गाड़ा पीक दिखाई देगी। तो जिंदा गाड़ा ये मैप में मैंने आपको बताया भी था, ये देखो आंध्र प्रदेश में जिंदा गाड़ा, क्लियर है। लेकिन कुछ जगह महेंद्रगिरी उड़ीसा में हाईएस्ट पीक दिखाई देगी, तो ये ऐड कर लेना, इसमें शायद नहीं लिखा हो। ये आप देख सकते हो, ये कंटिन्यूअस है गुजरात से तमिलनाडु तक, और ये डिसकंटिन्यूअस है। महेंद्रगिरी ये दिख रहा है आपको उड़ीसा में, और नीचे तमिलनाडु में यहाँ पे कहीं दिखेगा क्या, वो सॉरी आंध्र प्रदेश में यहाँ दिखेगा क्या, जिंदा गाड़ा। तो यही लिखा है वेस्टर्न घाट्स। मैंने पूरा जो पढ़ा था उसके बाद अब वेस्टर्न घाट मैंने जो बताया था वही है। पश्चिमी घाट अरब सागर के कोस्ट के पास में 1600 किलोमीटर लंबा है, कंटिन्यूअस है, ध्यान रखना। इसको सह्याद्री कहते हैं, बस इतना याद रखो, ये पॉइंट नहीं बोला था मैंने अभी तक। वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सह्याद्री। महाबलेश्वर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र, अजंता, सतमाला, ये सब इसी की पार्ट्स हैं, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अगला कहां से कहां है, ये सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। और यहां से जो रिवर्स निकलती हैं वो कहां गिरेंगी, अरेबियन सी में गिरेंगी। बहुत ऊंचा है, हाइट बहुत ज्यादा है, तो बहुत तेजी से गिरती हैं, और तेजी से गिरेंगी तो बहुत हाई स्पीड से वाटर फ्लो होगा, तो डेल्टा तो नहीं बनाएंगी, तो डायरेक्ट जाके कहां मिल जाएंगी, अरेबियन सी में मिल जाएंगी, और इसको कहते हैं एस्चुरी। जब रिवर डायरेक्ट जाके बिना डेल्टा बनाए कहां मिल जाए, सी में मिल जाए, तो बहुत तेजी से गिरेगी, गहरा गड्ढा करेगी, बहुत ज्यादा डीप जो है पेनिट्रेशन करेगी वाटर में, बहुत गहरा गर्त बनाएगी, ट्रेंच बनाएगी, इन्हें एस्चुरी कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट से निकलने वाली रिवर्स एस्चुरी बनाती हैं, जबकि ईस्टर्न घाट से निकलने वाली रिवर्स क्या बनाएंगी फिर, क्योंकि हाइट बहुत कम है, बहुत स्लो फ्लो होती हैं, वाटर की स्पीड बहुत कम होती है, इसीलिए ईस्टर्न घाट से निकलने वाली रिवर्स डेल्टा बनाती हैं। इसका मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा वाटर को गहरा नहीं कर पाएंगी, खुदाई नहीं कर पाएंगी, ट्रेंच नहीं बना पाएंगी, इसीलिए आप देखोगे वेस्टर्न घाट के साइड में अरेबियन सी में वेस्टर्न कोस्ट पर जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, वो नेचुरल पोर्ट हैं, क्योंकि वो नदियों के द्वारा बहुत ज्यादा गहराई में गड्ढा, बहुत ज्यादा गहरा ट्रेंच है, वहां पर पानी बहुत ज्यादा है, तो वहां किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल पोर्ट डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ी है। मतलब नेचुरल कंडीशंस हैं पोर्ट डेवलप करने की वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न कोस्ट पर, अरेबियन सी में। जबकि ईस्टर्न कोस्ट पर ईस्टर्न घाट से निकलने वाली रिवर्स हैं जो डेल्टा बनाती हैं, बिल्कुल अपनी लास्ट स्टेज में पहुंचती हैं, इस तरीके से बढ़ जाती है उनकी वाटर स्ट्रीम। पानी है, फिर लैंड है, फिर पानी है, फिर क्योंकि ये कटाव नहीं कर पाती हैं, इरोजन नहीं कर पाती हैं, तो वहां पे गहरा ट्रेंच डेवलप नहीं कर पाती हैं। इसीलिए आप देखोगे ईस्टर्न कोस्ट पर जो पोर्ट्स हैं वो आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं, जैसे पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट एग्जाम्पल है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब पासेस की बात कर लें पेनिनसुलर इंडिया के, तो पासेस की बात, थाल घाट बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में है। भोर घाट महाराष्ट्र, थाल घाट और भोर घाट दोनों फेमस है। एक मुंबई को नासिक से जोड़ता है, एक मुंबई को पुणे से जोड़ता है। किसमें होंगे ये दोनों, वेस्टर्न घाट में होंगे। चलो, पाल घाट केरला में है, पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच में है, जिसमें नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में इस तरीके से हिल्स थी। तो ये जो घाट ऊपर नीलगिरी हिल्स है, फिर अन्नामलाई हिल्स है, और फिर एक दर्रा होगा, और फिर उसके बाद कौन सी होगी, कार्डमम या इलायची हिल्स होगी, और वो दर्रा कौन सा होगा, सेनकोटा गैप होगा। केरला में तिरुवनंतपुरम और मदुरई, मदुरई कहां पे, तमिलनाडु के, तो इधर तमिलनाडु है, इधर केरला है, इधर भी तमिलनाडु है, इस साइड केरला है। तो देखिए इधर पलक्कड़ केरला का है, तमिलनाडु का कोयम्बटूर है, ऊपर नीलगिरी हिल है, और ये अन्नामलाई हिल है, और ये कार्डमम हिल है, इलायची हिल। तो ये चारों दर्रे किसके हैं, वेस्टर्न घाट्स के दर्रे। नेक्स्ट पश्चिमी घाट, ये वेस्टर्न घाट में चूंकि बहुत ज्यादा साउथ वेस्ट मॉनसून से बहुत सबसे पहले मॉनसून से, साउथ वेस्ट मॉनसून से वर्षा केरल से ही शुरू होती है, और केरल से होते हुए साउथ वेस्ट मॉनसून पूरा वेस्टर्न घाट के ऊपर से
बरसात करते हुए आगे बढ़ता है। हम पढ़ेंगे पूरा साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कैसे भारत में पूरे साल भर वर्षा होती है, वो पूरा पढ़ेंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में। तो साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा मिलती है, तो यहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वर्षा मिलती है, और बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से पश्चिमी घाट क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट में आता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है पूरा वेस्टर्न घाट। ये तो कई बार डिस्कस कर लिया, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची, कार्डमम जिसको कहते हैं नॉर्थ से साउथ। ईस्टर्न घाट्स डिस्कस कर चुके हैं, ये नल्ला मलाई, फिर बैलीकोंडा, पैलकोंडा, दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं, लिख लेना दोनों पैरेलल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी ईस्टर्न घाट की दो रेंज पैरेलल हैं एक दूसरे के, मतलब इस तरीके से हैं, बैलीकोंडा और पालकोंडा, और लास्ट में नगारी, ये भी आंध्र प्रदेश में। इसके बाद जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये तमिलनाडु में, ये ईस्टर्न घाट्स की। और ये उड़ीसा से लेके कहां तक फैला हुआ है, तमिलनाडु तक फैला। कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, ये हमने मैप में भी देखा। अब बात आ जाती है कोस्टल प्लेन्स। तो मैंने बताया कोस्टल प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट। क्लियर है, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, कोई डाउट है? और ये मैप आप देख सकते हो, देखिए ये जो है ऐसे मान सकते हो, अगर मैं मैप बनाऊं तो ये क्या है, ये ईस्टर्न घाट है, और ये क्या है, वेस्टर्न घाट है। क्लियर है, और इसके इधर क्या है, ये जो एरिया है, ये एरिया जो है वो वेस्ट कोस्टल प्लेन्स हैं, और ये एरिया ईस्ट कोस्टल प्लेन्स हैं। इनको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे केरला में मालाबार कोस्ट कहते हैं इसे। क्लियर है, गोवा में गोवा कोस्ट कहते हैं, कर्नाटका में लिखा नहीं है, कर्नाटका में कन्नड़ कोस्ट कहते हैं, आगे स्लाइड में होगा। महाराष्ट्र में इसे कोंकण कोस्ट कहते हैं, और गुजरात में इसे काठियावाड़ कोस्ट या कच्छ का कोस्ट या फिर सौराष्ट्र का कोस्ट कहते हैं। इधर देखो, तमिलनाडु में ईस्ट कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, आंध्र प्रदेश और कुछ पार्ट उड़ीसा में से नॉर्थ सिरकार कोस्ट कहते हैं, और ऊपर उत्कल कोस्ट कहते हैं। पूरा नहीं लिखा है, देखो आगे दिखाओ। वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट जो है गुजरात के सूरत से शुरू होता है, और ऊपर मान सकते हो रन ऑफ कच्छ से ही मान सकते, कुछ जगह रन ऑफ कच्छ से शुरू होता है माना जाता है, तो कच्छ के गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास से शुरू माना जाता है, कुछ जगह सूरत से, और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। और इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मैंने बोला गुजरात में इसका नाम गुजरात का कोस्ट या काठियावाड़ या कच्छ या सौराष्ट्र का कोस्ट कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़े तो महाराष्ट्र में दमन दीव में और गोवा में, दमन में, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण कोस्ट। क्लियर, कोंकण कहते हैं, कोंकण नहीं है ना, कोंकण। आगे बढ़े, कर्नाटका आ गया तो कन्नड़ कोस्ट। क्लियर है, कन्नड़ कोस्ट कहां से है, गोवा से शुरू होके कर्नाटक का बिल्कुल लास्ट में जो पोर्ट सिटी है मंगलुरु, वहां तक, और वहां से फिर आगे केरला शुरू हो जाता है, तो केरला में से कहते हैं, केरला से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक मालाबार कोस्ट। चलिए, अब अगर बात देखें, अगर आप मैप भी देख सकते हो, तो मैप में देखोगे तो वेस्टर्न कोस्ट जो है वो गुजरात में सबसे ज्यादा चौड़ा है, आप देख सकते हो इसको, गुजरात में सबसे ज्यादा चौड़ा है, फिर पतला होता जाता है, और फिर आगे जाके चौड़ा होता जाता है। क्लियर है या नहीं है? तो ये रटने की जरूरत नहीं, मैप में देख के ही पता कर सकते हो आप। तो पहले ये गुजरात में सबसे ज्यादा चौड़ा है, फिर चौड़ाई कम होती है, लेकिन केरल में पुनः ये क्या करता है, जहां मालाबार कोस्ट है वहां फिर से वाइडर हो जाता है। कन्नड़ का जो कोस्ट है, मतलब कन्नड़ का जो कोस्टल प्लेन है, मतलब कर्नाटका में, इसका जो साथ में इसका जो वेस्टर्न घाट लगता है इससे, और उस हिली एरिया में क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, साउथ वेस्ट मानसून से बहुत वर्षा होती है, तो वहां पर उन ढलानों पर माउंटेन्स के स्लोपी रीजन में वेस्टर्न घाट के मसालों की, सुपारी की, नारियल की खेती की जाती है। मालाबार कोस्ट पे जाएं तो वहां पर आपने देखा होगा केरला में बहुत सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, जो बिल्कुल कोस्टल रीजन में हैं, तो वहां पर फेमस है लेगून्स बनाए, बहुत सारे लेगून्स हैं जिसे कयाल या लेगून्स कहते हैं। एक प्रकार की लेक होती है जो समुद्र के बिल्कुल समुद्र से कोस्टल रीजन में बनी होती है, लेगून्स या लेक, जिनका एक साइड कनेक्ट होता है किससे, लैंड से, बाकी समुद्र से कनेक्ट होते हैं। इसका प्रयोग मछली पकड़ने में, इनलैंड वाटर
ट्रांसपोर्ट में और टूरिस्ट हॉटस्पॉट के रूप में, टूरिस्ट जो है प्लेस के रूप में किया जाता है। केरला में जो कयाल्स हैं, लेगून्स हैं, उनमें हर साल क्या होती है, एक कंपटीशन होता है, नेहरू ट्रॉफी वल्लम कल्ली कंपटीशन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेहरू ट्रॉफी वल्लम कल्ली बोट रेस कंपटीशन किस लेगून या कयाल में होता है? तो कयाल का नाम है पुन्नामदा कयाल, केरला में, मालाबार कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट, जो ऊपर उड़ीसा में स्वर्ण रेखा रिवर उड़ीसा से आता है कहां तक? कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक। इसको भी 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मैंने बोला वो लिखा नहीं था, लेकिन मैंने यहां पे बोल दिया था उसको। उत्कल कोस्ट पहला, जो स्वर्ण रेखा रिवर से महानदी के बीच में, उड़ीसा में, क्लियर है। दूसरा नॉर्थ सिदकार, जो महानदी से लेकर कृष्णा नदी के बीच में है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। और तीसरा कोरोमंडल, जो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी की, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। मैं मैप में आपको अच्छे से दिखा देता हूं इसको। देखिए, स्वर्ण रेखा रिवर जो इस तरीके से, आपको पता है छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकल के कहां गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, उड़ीसा होते हुए गिरती है, झारखंड होते हुए, उड़ीसा होते हुए। स्वर्ण रेखा रिवर से कहां तक? महानदी तक का। स्वर्ण रेखा रिवर से महानदी तक का ये क्या है? उत्कल कोस्ट है, जो कहां पर है? उड़ीसा में। महानदी से लेकर यहां पर क्या है, या ये जो दिया है इसी का मान लेते हैं इसमें, कौन सी रिवर? कृष्णा रिवर। ऊपर गोदावरी है बीच में, लेकिन ये कृष्णा रिवर तक है। ये क्या है? नॉर्थ सिरकार है, जो आंध्र प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। कृष्णा रिवर से लेके कन्याकुमारी तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या है? कोरोमंडल कोस्ट है। यही सब लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला, पूर्वी तटीय मैदान के लिए देखो, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन था वो तो केवल साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा मिल रही थी उसे, लेकिन जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसमें जब मानसून जा रहा होता है, इस तरीके से मानसून आता है, इससे साउथ वेस्ट रीजन से इस तरीके से आता है, इसीलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, इसीलिए इसका नाम साउथ वेस्ट है, मानसून कहते हैं। ये इस तरीके से जाता है तो यहां भी बारिश करता है और यहां भी बारिश करता है, क्लियर है। लेकिन जब लौट रहा होता है जो मानसून, जिसको रिट्रीटिंग ऑफ मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, तो वो इस तरीके से लौटता है नॉर्थ ईस्ट में। यहां पे अगर कर दूंगा तो ये सब रफ हो जाएगा या इसमें भसड़ हो जाएगी बहुत सारी, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इस डायरेक्शन से चलता है ये, इसके ऊपर से, ये ईस्ट कोस्ट के ऊपर से नॉर्थ ईस्ट साइड से जो मानसून लौटता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो तब भी वर्षा करता है और साउथ वेस्ट मानसून जाते समय भी वर्षा करता है। तो आते समय लौटता हुआ रिट्रीटिंग ऑफ मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून भी वर्षा करता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यहां, और जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर में जाता हुआ मानसून वर्षा करता है। तो पूरे साल भर यहां पे क्या मिलता है? पानी मिलता है। पूरे साल भर यहां पे क्या होता है? वर्षा होती है। इसीलिए यहां पे राइस की, चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए आंध्र और उड़ीसा को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, चावल का कटोरा कहते हैं, क्लियर। और यहां पर जो रिवर्स हैं वो सब क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। जैसे महानदी रिवर उड़ीसा में महानदी का डेल्टा बनाती, गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी का डेल्टा बनाती हैं, और तमिलनाडु में नीचे कावेरी रिवर क्या है, किसका डेल्टा बनाती है? कावेरी रिवर डेल्टा। और ये जितने भी डेल्टा रीजन है ये राइस के प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद लास्ट है आइलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। आइलैंड्स ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत में मेजर द्वीप दो हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। इसके अलावा कुछ और आइलैंड्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा आइलैंड, तमिलनाडु में पंबन आइलैंड, वहीं रामेश्वरम पे है पंबन आइलैंड, और पंबन आइलैंड का आखिरी पॉइंट है धनुषकोडी, मैंने बताया गल्फ ऑफ मन्नार में। और उस धनुषकोडी से भगवान श्री राम के
श्री राम सेतु की शुरुआत होती है, जो कहां तक जाता है, जाफना श्रीलंका तक जाता है। बोलो भाई, क्लियर है। न्यू मूर आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। न्यू मूर आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, जो इसका कुछ हिस्सा भारत में है, वेस्ट बंगाल में आता है, और कुछ हिस्सा बांग्लादेश में आता है। अब्दुल कलाम आइलैंड व्हीलर आइलैंड कहते हैं, उड़ीसा में है। चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है भारत की, मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, यहां पे मिसाइल टेस्टिंग होती है। और माजुली आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर आसाम में, जिसको हमने डिस्कस भी पहले किया है। श्रीहरिकोटा आइलैंड भारत का इसरो का स्पेस स्टेशन है, पता होगा आपसे, यहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो अंडमान निकोबार आइलैंड, अगर आप पहले मैप देख सकते हैं, इसका मैप ये लगा हुआ है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड क्या है, बंगाल की खाड़ी में। कितने आइलैंड्स हैं, 572 हैं। कौन से आइलैंड्स, ये 572। ये बने कैसे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन से क्या हुआ, वॉल्केनिक माउंटेन्स बने। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, मैग्मा ऊपर आया, लावा के रूप में ठंडा हो गया, बहुत ज्यादा विस्कस गाढ़ा मैग्मा था, और वो मैग्मा गाढ़ा था तो कोनिकल शेप में माउंटेन बना लिया उसने। क्लियर है। जब मैग्मा फैल जाता है, कौन कैसा होता है, बहुत कम विस्कस होता है, बहुत कम डेंस होता है, बहुत कम गाढ़ापन होता है, तो फैल जाता है तो प्लेट्यू बनाता है, और वो बसाल्ट से, बसाल्ट चट्टान होती है, बसाल्ट रॉक होती है। और जब वो गाढ़ा होता है, जब बहुत ज्यादा विस्कस होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो कोनिकल शेप में आ जाता है, तो वो माउंटेन बना लेता है, जिसको वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। ये वॉल्केनिक माउंटेन्स ओशियन की सरफेस पे, ओशियन के जो है बॉटम पे बने, और या तो वाटर लेवल कम हो गया या इनका अपलिफ्टमेंट हो गया, उत्थान हो गया, दो प्रोसेस से ये बाहर आ गए। क्लियर है। तो ये सारे आइलैंड क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन है। आंसर क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए बता रहा हूं। लक्षद्वीप जो है उसके जो आइलैंड्स हैं वो कोरल रीफ्स हैं, और अंडमान निकोबार के आइलैंड वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। क्लियर। चलिए अब बात आती है 10 डिग्री चैनल, डिस्कस कर चुके हैं। अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। अंडमान आइलैंड को चार बड़े आइलैंड्स में बांटा जाता है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ये देख लीजिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और ये है लिटिल अंडमान। और इसके बाद 10 डिग्री चैनल है, फिर क्या है, ग्रेट, ये देख रहा है 10 डिग्री चैनल, और फिर क्या है, ग्रेट निकोबार, सॉरी निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड के जो मेजर आइलैंड है देख लो, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं ग्रेट निकोबार में। अच्छा याद रखना, जो पोर्ट ब्लेयर है, हेडक्वार्टर है, जो कैपिटल मानी जाती है अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर, वो क्या है, साउथ अंडमान पर है। ध्यान रखना, नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में, और दूसरा है मिडिल अंडमान के ईस्ट में। दो वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। कौन से आइलैंड्स हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स। एक आइलैंड जिसका नाम है बैरन आइलैंड, भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है यहां पर, बैरन, BARREN है ना, एकमात्र एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर, जो मिडिल अंडमान के ईस्ट में है। और एक और आइलैंड है जिसका नाम है नारकोंडम आइलैंड, जो नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में है, नारकोंडम आइलैंड। ये क्या है, सुसुप्त है, सोया हुआ ज्वालामुखी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसकी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज की बात करें तो हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। सैडल पीक इसकी हाईएस्ट पीक है जो नॉर्थ अंडमान में। क्लियर, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार सैडल पीक है, जो किसमें है, नॉर्थ अंडमान में, याद रखना है। और इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करें तो देख लीजिए, माउंट डियाबोलो, माउंट सैडल कहां पे है, नॉर्थ अंडमान में। मिडिल अंडमान में माउंट डियाबोलो है। माउंट कोयोब जो है वो साउथ अंडमान में है। और इंपॉर्टेंट क्या है, माउंट थ्विलर जो है ग्रेट निकोबार की। तो अंडमान आइलैंड की हाईएस्ट पीक और अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक माउंट सैडल है, जो नॉर्थ अंडमान में है। और ग्रेट निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक माउंट थ्विलर है, जो ग्रेट निकोबार में है। और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार की। कैपिटल पोर्ट ब्लेयर कहां पे, ये पता है, साउथ अंडमान में। इसी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में कौन सी जेल है, सेलुलर जेल है। आपने सुना होगा अंग्रेजों के टाइम में
काला पानी की सजा जब होती थी जिस लोगों को, उनको वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे उस समय, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको अंग्रेज काला पानी की सजा दे देते थे, उनको इसी जेल में रखा जाता था, अंडमान में सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में। कोको स्टेट हमने डिस्कस कर लिया पहले चैप्टर में। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, अच्छा ये इंपॉर्टेंट, डंकन पैसेज, डंकन पास ना लिखो इसको, इसको भी पैसेज ही लिखो। डंकन पैसेज, पैसेज मतलब रास्ता है ना, पास नहीं है, ये पैसेज बोलते हैं इसको, डंकन पैसेज। वैसा ही है जैसे स्ट्रेट होता है, जैसे चैनल होता है, जैसे 10 डिग्री चैनल, तो वैसा ही है डंकन पैसेज। देखिए ये ऊपर साउथ अंडमान है, नीचे लिटिल अंडमान है, बीच में जो पैसेज है पानी का वो है डंकन पैसेज। मध्य अंडमान के पूर्व में वेरन आइलैंड है, मिडिल अंडमान के मैंने बताया ये, मिडिल अंडमान के ईस्ट में इधर क्या है, बैरन आइलैंड है, और नॉर्थ में लिख रहा हूं इधर, यहां पर बैरन आइलैंड है मिडिल अंडमान के ईस्ट में, जो एक्टिव वोल्केनो है। और ये क्या है, नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में नारकोंडम आइलैंड है। ये दो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, जो एक्टिव वॉल्केनो है, जबकि नारकोंडम आइलैंड क्या है, सुसुप्त है, जो डोरमेंट कहते हैं इसे, सोया हुआ है, जो कभी भी जाग सकता है। निकोबार में डिस्कस कर लिया, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ये 3 आइलैंड्स हैं। 6 डिग्री चैनल पहले डिस्कस कर चुके हैं। साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, कहां पे इंपॉर्टेंट देख लो, जॉर्वे, सॉम्पेन, ये मेजर ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इसके अलावा भी मैं लिख दे रहा हूं अंडमानीज, अंडमानीज, निकोबारीज, अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटिनलीज, 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 क्लियर है। अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटिनलीज, जॉर्वा, सैम्पेन, ये सब क्या है, ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये पीवीटीजी हैं, ट्राइबल ग्रुप्स में भी सबसे ज्यादा पिछड़े ट्राइब्स हैं, आदिम जनजातियां हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। भारत में टोटल 75 हैं ये, मतलब ट्राइब्स में भी जो सबसे ज्यादा पिछड़े माने जाते हैं उन्हें पीवीटीजी बोला जाता है। चलिए लक्षद्वीप की बात करें तो ये कोरल रीफ्स हैं, ध्यान रखना, कोरल ब्लीचिंग से बने हुए रीफ्स हैं। कोरल एक क्या होता है, जंतु होता है ओशियन में, समुद्र में जीव होता है एक, और वो जब मर जाता है तो जो बहुत लंबे समय में उसके जो रेजिड्यूज हैं, जो अवशिष्ट पार्ट है उसका, वो क्या होता जाता है, डिपोजिट होता जाता है, और बहुत सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में वो क्या बन जाता है, चट्टान के रूप में, कोरल ब्लीचिंग से चट्टान के रूप में सामने आता है, जिसे कोरल रीफ्स कहते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ्स आपने सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ, स्पेस से दिखाई देती है, ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल ईस्ट कोस्ट पर है ऑस्ट्रेलिया के, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है कोरल रीफ। तो लक्षद्वीप में जितने आइलैंड्स हैं वो सब किससे बने हुए हैं, कोरल रीफ से बने हुए हैं, जबकि अंडमान निकोबार वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। टोटल संख्या 36 है, जिसमें से केवल 10 पर ही आबाद है, मतलब जहां पे इनहेबिटेड हैं, लोग रहते हैं, पॉपुलेटेड है, यहाँ पॉपुलेशन रहती है। कवारत्ती यहाँ की हेडक्वार्टर कैपिटल है, देख चुके हैं। 9 डिग्री चैनल से उत्तर में है, और 9 डिग्री चैनल से अलग भी होता है, ऊपर नॉर्थ में कवारत्ती है, नीचे मिनिकॉय है, ये पहले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। 9 डिग्री चैनल अलग करता है, ये डिस्कस कर चुके हैं। मिनिकॉय यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप का, कुछ सोर्सेज में एंड्रोट भी है, क्लियर है। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को, लक्षद्वीप के मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर में। मैप दिख रहा है आपको, इंपॉर्टेंट आइलैंड देख लो आप, सबसे नीचे है, ये लोकेशन आपको याद होना, सबसे नीचे क्या है, सबसे साउदर्न मोस्ट लक्षद्वीप का आइलैंड है वो है मिनिकॉय। कल्पेनी आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सुहेली इंपॉर्टेंट है, कवारत्ती है, एंड्रोट आइलैंड जो सबसे बड़े में से माना जाता है ये, और इसको लेके कुछ सोर्सेज में मिनिकॉय है, कुछ सोर्सेज में एंड्रोट है। कदमत आइलैंड इंपॉर्टेंट है, किल्टन आइलैंड इंपॉर्टेंट है, और बंगाराम आइलैंड। इनकी लोकेशन देख लेना, कभी ऐसा पूछ लेता है नॉर्थ से साउथ या वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, ये देख लेना आप, याद रखना। श्रीहरिकोटा आइलैंड मैंने बताया आंध्र प्रदेश, क्लियर है। अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो आप यहां देखिए, ये दिख रहा है आपको,
ये जो हल्का सा आप देखोगे, ज्यादा जूम करके देखोगे तो यहां पर ये हल्की सी लेक दिखाई देगी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। लेक का नाम है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो 96% एरिया आंध्र प्रदेश में है इसका, और 4% एरिया तमिलनाडु में, 2 राज्यों में ये लेक है। इस पुलिकट लेक के बे ऑफ बंगाल साइड पे एक आइलैंड है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा आइलैंड। यहां भारत का इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर है जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो कह सकते हैं पुलिकट लेक श्रीहरिकोटा आइलैंड से को क्या करती है, आंध्र प्रदेश से अलग कर देती है। क्लियर है? बीच में पुलिकट लेक है। क्लियर है? ये सब मैंने बता ही दिया, सेम लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। पंबन आइलैंड बता दिया मैंने, दोबारा बता देता हूं। देखो ये तमिलनाडु है, ये जो गया हुआ है चेन, ये जो चेन गई हुई है ये रामेश्वरम आइलैंड है। आपने देखा होगा ट्रेन जाती है समुद्र के ऊपर से, और इसका लास्ट पॉइंट है पंबन आइलैंड, उसका लास्ट पॉइंट है धनुषकोडी। और यहां से भगवान श्री राम जी का राम सेतु शुरू होता है जो आगे श्रीलंका तक जाता है। और श्रीलंका का ये वाला नॉर्दर्न पार्ट जो है ये जाफना पेनिनसुला है, पाक स्टेट है इसमें। क्लियर है? और ये गल्फ ऑफ मन्नार में है। सब कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला। न्यू मूर आइलैंड, इसकी लोकेशन भी आपको दिखा देता हूं। ये इस रीजन में, यहां पे दिख नहीं रहा है आइलैंड, इस रीजन में। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हल्का हल्का ये डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में है और बांग्लादेश, ज्यादा पोर्शन बांग्लादेश में। ध्यान, इसके सामने ही है बे ऑफ बंगाल में न्यू मूर आइलैंड, जो भारत का भी हिस्सा है और इस पे कुछ हिस्सा बांग्लादेश का भी है। क्लियर है? भारत बांग्लादेश लिखा भी हुआ है, और भारत वाला जो हिस्सा है वो लगभग क्या हो चुका है, सबमर्ज हो चुका है, पानी में डूब चुका है। अब्दुल कलाम आइलैंड, मैं फिर से मैप पे दिखा देता हूं आपको। उड़ीसा, ये आप देखो चिलिका लेक है, इसके पास में अब्दुल कलाम आइलैंड है। व्हीलर आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ पे भारत की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, मिसाइल रेंज है, चांदीपुर नाम की जगह है वहां पर ये सब लिखा होगा, आप देखो। माजुली आइलैंड देश का पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, आसाम में है, और बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। नदी, आपने अभी आइलैंड केवल समुद्र में सुने होंगे, ये रिवर में आइलैंड है, यहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माजुली आइलैंड हो गया। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, कच्छ की खाड़ी हमने देख लिया। कच्छ की खाड़ी जो है ऊपर रन ऑफ कच्छ है, नीचे काठियावाड़ पेनिनसुला है, ये मैप में हम देख चुके हैं। ये कच्छ की खाड़ी है, ऊपर रन ऑफ कच्छ है, नीचे काठियावाड़ पेनिनसुला है, देख चुके हैं हम ये। खंबात की खाड़ी काठियावाड़ को गुजरात की मुख्य भूमि से अलग करती है, ये भी देख सकते हो आप। अगला पॉइंट में मैं यहां पे डिस्कस कर दे रहा हूं। ये गल्फ ऑफ खंबात है, ये गल्फ ऑफ खंबात है, इधर काठियावाड़ है और इधर मेनलैंड गुजरात है। अच्छा एक चीज और है, यहां पे नर्मदा रिवर बह रही है और यहां पर तापी बह रही है। यहां जो ये मिलती गिरती आके हैं गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात में, ऊपर है अलियाबेट आइलैंड और नीचे है खदियाबेट, मैंने बना भी दिए, यही लिखा हुआ है। अगला फैक्ट, नर्मदा और तापी रिवर के मुहाने पर है गल्फ ऑफ खंबात में अलियाबेट और खदियाबेट। वेलिंगटन आइलैंड कोच्चि केरल में है। तो मैंने पहले ही बताया था मालाबार कोस्ट पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे चेन ऑफ आइलैंड्स है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा में डिस्कस किया, लेकिन कुछ सोर्सेज में क्या है, आंध्र प्रदेश में जादूगोड़ा है, जिंदागाड़ा आंध्र प्रदेश। गड़जात की हिल्स मैंने बताया उड़ीसा में है, और ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। महाराष्ट्र की आईएसपी कलसूबाई है जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ये भी मैंने बताया। हरिश्चंद्र हिल्स, अजंता हिल्स, बालाघाट हिल्स, ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया। क्लियर है? तो ये आपका जियोमॉर्फिक रीजन जो सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ये खत्म हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें रिवर सिस्टम पढ़ेंगे इंडिया का। थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं। अपवाह तंत्र जिसे कहते हैं,
भारत की नदियों को आप बात करें तो आपको पता है भारत की नदियों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक हिमालयन रिवर सिस्टम और एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालय से निकलने वाली नदियां और पेनिनसुलर इंडिया से निकलने वाली नदियां, ये हम पढ़ चुके हैं दोनों को। डिफरेंस क्या है? हिमालयन माउंटेन रेंजेस, हिमालयन माउंटेन, डिफरेंट बिटवीन हिमालयन पेनिनसुलर, हिमालयन माउंटेन रेंज नहीं लिखते हैं, हिमालयन रिवर्स लिखो और यहां रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर प्लेटू, डिफरेंस मैं ऐसे ही बोल देता हूं। देखिए हिमालयन रिवर्स, उनके लिए वाटर का सोर्स क्या है, पानी का सोर्स क्या है? तो वो बरसात भी है, रेनफॉल भी है, मॉनसून भी है, साथ ही साथ ग्लेशियर्स भी है। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया में कोई ग्लेशियर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, तो इसका वाटर का सोर्स केवल मॉनसून है। तो देखिए वहां पर बारिश, जब रेनफॉल होगी, वर्षा होगी, तो वहां पेनिनसुलर हिमालयन माउंटेन रेंज की जो रिवर है उन्हें वर्षा मिल जाएगी, और बारिश नहीं होगी तो ग्लेशियर से मिल जाएगा पानी। इसका मतलब वो ऑल टाइम फ्लोइंग रिवर्स है, 12 मासी हैं, पूरे साल भर पानी फ्लो होता है। जबकि पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स केवल मॉनसून से वर्षा लेती हैं, मॉनसून के टाइम पे ही पानी रहेगा, बाकी टाइम पानी नहीं रहेगा, तो ये सीजनल रिवर्स है। तो ज्यादा कैपेसिटी किसकी होगी? हिमालयन रिवर। कम कैपेसिटी किसकी होगी? पेनिनसुलर रिवर की होगी। तो पानी ज्यादा है तो नेविगेशन किसमें आसान होगा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन किसमें आसान होगा? हिमालयन सिस्टम में। पेनिनसुलर इंडिया में पानी कम है, नहीं हो पाएगा। इरिगेशन की फैसिलिटी ज्यादा कहां डेवलप होगी? यहां होगी, यहां कम होगी। क्लियर है या नहीं? ये आप दूसरा, हिमालयन से निकलने वाली रिवर्स डेल्टा बनाती हैं, हालांकि ये भी रिवर्स डेल्टा बनाती है, ये वाला डिफरेंस नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज बेसिन एरिया, जिसका पानी ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा, तो हिमालयन रिवर्स का ड्रेनेज एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा, कैचमेंट एरिया ज्यादा होगा, इसका कम होगा। पानी का फ्लो ज्यादा है, पानी ज्यादा है तो बाढ़ कहां ज्यादा आएगी, फ्लड कहां ज्यादा आएगा? हिमालयन रिवर्स के द्वारा ज्यादा फ्लड आएगा, इनके द्वारा कम फ्लड आएगा। क्लियर? पुरानी कौन सी रिवर्स है? तो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स ज्यादा पुरानी है। अगला, जहां पानी ज्यादा होगा, कटाव कौन ज्यादा, इरोजन कौन ज्यादा करेंगी? जिसके पास पानी ज्यादा होगा, वाटर कैपेसिटी ज्यादा। हिमालयन रिवर्स के पास पानी ज्यादा है, तेजी से बहती हैं तो कटाव भी करेंगी, तो मियंडरिंग करेंगी, मतलब विसर्पाकार बहेंगी, फ्लड ज्यादा लाएंगी, कटाव इरोजन ज्यादा करेंगी। जबकि पेनिनसुलर रिवर्स सीधे बहेंगी, जो फ्लो है उसी के साथ बहेंगी, मतलब ये फ्लो के साथ बहती हैं, जबकि ये नए नए रास्ते निकालती हैं। जो पॉइंट्स हैं वही सब देखो आप। द रिवर्स ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, कैचमेंट एरिया ज्यादा है, ये लंबी ज्यादा है, पानी ज्यादा होगा तो लंबे समय लंबे दूर बढ़ेगी। दूसरी बात, हिमालयन से निकलती हैं, उन्हें कहां जाना है? अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में जाना है। क्लियर है? तो बहुत लंबा एरिया तय करेंगी। पेनिनसुलर इंडिया के पास में ही है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, तो ये लंबी होंगी, कैचमेंट एरिया ज्यादा होगा, ये इनकी लंबाई कम होगी और इनका कैचमेंट एरिया भी कम होगा क्योंकि वाटर कैपेसिटी कम है। रेन और वाटर स्नो दोनों से मिलता है, तो ये पेरिनियल, पेरिनियल मतलब ऑल टाइम फ्लोइंग रिवर्स है, और ये सीजनल समर रिवर्स है, मॉनसून के समय। ऑब्वियसली इनके पास ज्यादा कैपेसिटी बातें, पानी की कैपेसिटी ज्यादा, इरोजन ज्यादा करेंगी, तेजी से दौड़ेंगी, और ये यंग भी हैं, ये रिवर यंग हैं और ये एल्डर हैं, मतलब ज्यादा उम्र की हैं, ज्यादा ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट कह सकते हो, ओल्डेस्ट रिवर है। पुरानी रिवर ये है, वो नई है, तो उनमें कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा कटाव करेंगी, तो वी शेप्ड गॉर्ज या वैलीज बनाएंगी, जबकि ये कुछ ऐसा नहीं बनाती है। क्लियर है? ये सीधे सीधे बहेंगी, वो क्या करेंगी? अपने पाथ को चेंज करेंगी, क्योंकि ज्यादा पानी है, ज्यादा तेजी से फ्लो होंगी। यही सब लिखा हुआ है, देख लो। यंग अपनी यूथ, क्या लिखा है? देयर यूथ ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब यंग एज कह सकते हो, यंग एज में है, इनकी एज ज्यादा है, ये मैच्योरिटी तक पहुंच चुकी है, एल्डर हो चुकी हैं, ज्यादा, मतलब एज क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब ये पुरानी है, ये मतलब ये ज्यादा पुरानी है, ध्यान रखना। यहां रिवर्स लिख लेना है। पेनिनसुलर रिवर्स फॉलो, क्या मतलब है इसका? क्या लिख दिया है पॉइंट? पेनिनसुलर रिवर्स क्या है? इसका मतलब यह है कि हिमालयन रिवर्स क्या करती हैं? अपने नए नए रास्ते बनाती हैं, कटाव करती हैं, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स क्या करती हैं? जो पाथ है उसी पे फ्लो करती हैं, मतलब फॉलोअर हैं, वो फॉलो करती हैं पाथ को। तो ये अगला देखो,
लार्ज डेल्टा बनाती हैं, ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये डेल्टा तो बनाती है लेकिन छोटे छोटे डेल्टा बनाती है। और नर्मदा और तापी क्या बनाती है, एस्टुरीज बनाती हैं और डेल्टा भी। लेकिन इसकी ये सारी रिवर्स केवल डेल्टा बनाती हैं, एस्टुरी नहीं बनाती हैं। जबकि इसकी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर एस्टुरी बनाती है, डेल्टा। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो एस्टुरी बनाती है, जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टा बनाती है। नेविगेशन और इरिगेशन के लिए आसान है, यहाँ पे नहीं है, ये डिस्कस कर लिया मैंने। हिमालयन रिवर सिस्टम 3 मेन है, इंडस, गंगेटिक और ब्रह्मपुत्र। देखिए इंडस रिवर सिस्टम बहुत सिंपल सा है। इंडस रिवर मेन है कौन सी, इंडस। देखिए कहां से निकलती है, बोखरचू, या इसका नाम बोखरचू ग्लेशियर के अलावा इसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कहां पर है, कैलाश रेंज, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। किसकी है ये, अरे किसकी है, ट्रांस हिमालय की। कहां पर है, तिब्बत से, यहां से निकलती है ये, आगे लद्दाख में एंट्री करती है। बोलो भैया, इसकी ट्रिब्यूटरी देख सकते हो। हमने अब तक राइट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी देखी है, जिधर नदी फ्लो होती है उधर को मुंह करके खड़े हो जाओ, राइट पे होंगी राइट ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट पे होंगी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो ये 5 लेफ्ट ट्रिब्यूटरी फेमस हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। क्लियर है, इनको पंचनद कहते हैं। लेकिन राइट ट्रिब्यूटरी भी है, श्योक बहुत इंपॉर्टेंट है, सियाचिन ग्लेशियर से निकल रही देख सकते हो आप, गिलगित बहुत इंपॉर्टेंट है, काबुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखना है। काबुल, गिलगित और श्योक इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और ये पंचनद जो है इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। क्लियर, सिंधु रिवर कहां से निकलती है सब लिखा हुआ है। इसको तिब्बत में सिंगी खंबाम या शेरमुख नाम होता है, सिंगी खंबाम या शेरमुख कहते हैं। लद्दाख और झांसकर के बीच में फ्लो होती है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसको। गौज का निर्माण करती है ये पता है, और फिर जाके पाकिस्तान में एंटर कर जाती जाके। लंबी कहां ज्यादा है, लंबाई कहां ज्यादा फ्लो करती है, तो इंडिया में लंबाई इसकी 1114 किलोमीटर है, पाकिस्तान में ज्यादा लंबाई है, टोटल लंबाई 2880 है। इसका मतलब पाकिस्तान में ज्यादा फ्लो होती है इंडस रिवर। ट्रिब्यूटरी मैंने पहले ही लिख दिया, ये सब लिखा हुआ है। और जो राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कुर्रम है, तोची है, गोमल है, योबा है, संगर है, ये सभी सुलेमान रेंज से निकल रही हैं। ये वाली जो रिवर्स है, ये पाकिस्तान में जो सुलेमान रेंज है इसकी हिंदुकुश की, हिंदुकुश माउंटेन है। हिंदुकुश माउंटेन पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और ईरान वाले रीजन में हिंदुकुश माउंटेन है, उसकी जो सुलेमान रेंज है वहां से निकलती हैं। पंचनद मैंने बता दिया, 5 नदियां जो झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये आपस में कहां मिल जाती जाके, पाकिस्तान में। कहां मिलती है, मीथेन कोट के पास, सिंधु नदी से मिल जाती है। तो ये जो जगह है, इस जगह का नाम है क्या, मीथेन कोट, पाकिस्तान में। और ये कहां निकल जाती है, अरेबियन सी में। आप देखिए यहां से पता चल जाएगा। झेलम कहां मिल गई, चेनाब में। रावी कहां मिल गई, चेनाब में। ब्यास और सतलुज इंडिया में ही आपस में मिल गई, और फिर आगे सतलुज गई किस में मिल गई, चेनाब में। तो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई, चेनाब हो गई। क्लियर है या नहीं। और वो 2 नदियां कौन सी हैं जो इंडिया में ही मिल रही हैं, वो हैं ब्यास और सतलुज। कहां पर, हरके डैम, हरके बैराज, पंजाब में, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है, यही सब लिखा हुआ है इसके बारे में। थोड़ा तेजी से चलना पड़ रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है, जो मैं बता दिया है वही लिखा हुआ है। झेलम कहां से निकलती है, पीर पंजाल रेंज, जम्मू एंड कश्मीर। जगह का नाम है बेरीनाग के पास में है शेषनाग लेक। कौन सी लेक, शेषनाग लेक। कहां पर, बेरीनाग, कहां, जम्मू एंड कश्मीर में। और यहां से बिल्कुल पास से निकलती है किसके, बूलर लेक के। बूलर लेक के बिल्कुल पास से निकलती है कौन, झेलम। तो बूलर लेक जो करेबा के लिए फेमस है, जहां सैफरॉन की खेती होती है, ये फ्रेश वाटर लेक है। डल लेक भी फ्रेश वाटर लेक है, हमने डिस्कस कर चुके हैं ये। इसके पास से मतलब इससे कौन सी रिवर कनेक्टेड है, झेलम रिवर कनेक्टेड है। पाकिस्तान में जाके चेनाब में मिल जाती है, तो हमने देख ही लिया। एक बी को अब मैंने पहले ही बता दिया, जो हिमालयन रिवर सिस्टम है सारी यूथ हैं, यंग रिवर्स हैं, और बहुत तेजी से फ्लो करती हैं, वाटर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो हर जगह वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं, जिन्हें गॉर्ज कहते हैं, ये तो पता ही है।
वर्ल्ड का सबसे गहरा गॉर्ज बनाती है कौन सी? इंडस रिवर। तो ये भी बनाती है पाकिस्तान में, जैसे उस गॉर्ज को जो बनाती है उसे वासमंगल कहते हैं। और पाकिस्तान में इसी चेनाब पर, चेनाब से मिलने से पहले झेलम पर क्या बनाया गया? पाकिस्तान में मंगला डैम बनाया गया। झेलम रिवर पर पाकिस्तान में कौन सा डैम है? मंगला डैम है। और ये जो झेलम रिवर है वो भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर भी बनाती है। कहां पर बनाती है? मुजफ्फराबाद से मीरपुर। और ये भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर नहीं है, ये एलओसी है, ये हमारा पार्ट है। तो पाकिस्तान ने इलीगली क्या कर रखा है? कब्जा करके रखा है, जिसको हम लेंगे। एलओसी तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, हमारा हिस्सा तो उसके पार है। क्लियर है? तो पीओके और ये सारा गिलगित बाल्टिस्तान, ये पीओके जो है ये सब हमारा है, जिसको पाकिस्तान ने इलीगली क्या रखा है? कब्जा करके रखा हुआ है। क्लियर है? तो ये वाटर बनाती है, एलओसी के पास से बहती है, ये कह सकते हो आप। जम्मू कश्मीर में इस पे कौन से प्रोजेक्ट है? तो तुलबुल प्रोजेक्ट है और उरी, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तुलबुल और उरी, जम्मू कश्मीर में झेलम रिवर पर। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में। कहां से? चंद्रभागा जगह से निकलती है। दो रिवर्स निकलती हैं, एक चंद्र एक भागा, दोनों आगे चल के मिल जाती हैं और जैसे ही मिलती हैं वहां से ये कहलाती हैं क्या? चिनाब। तो चिनाब रिवर 12 लाचारा पास जो है, जो हमने डिस्कस किया था कि दोनों ओर से निकलने वाली चंद्रभागा रिवर के मिलने से कहां पर मिलती है? केलांग, टांडी जगह पर मिलती है। क्लियर? आगे ये क्या करती है? जम्मू कश्मीर में फ्लो होते हुए कहां निकल जाती है? पाकिस्तान की ओर निकल जाती है। इस रिवर पर जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, बगलियार प्रोजेक्ट और सलाल प्रोजेक्ट और दुलहस्ती। तो दो उस पे देखे प्रोजेक्ट, तीन इस पे देखे, याद रखना है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रावी रिवर, रावी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास से निकल रही है। चंबा वैली फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में और वहां से जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है और चेनाब में जाके मिल जाती है। क्लियर? और इस पर है चमेरा या और थीन, जिसको रणजीत सागर भी कहते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट का नाम याद रखना। ब्यास रिवर रोहतांग पास के पास से ब्यास कुंड जगह से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली से फ्लो होती है और ये क्या करती है? पंजाब में आके क्या करती है? ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में ये किससे मिल जाती है? ब्यास सतलुज रिवर से मिल जाती है, हरके नामक जगह पर। वहां पे हरके बैराज या हरके डैम बनाया गया है और वहीं से इंदिरा गांधी कनाल निकाली गई, जो डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान रखना, पंचनद जो हमने देखा, पंचनद कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। इनमें एकमात्र ऐसी रिवर है ब्यास रिवर जो केवल इंडिया में फ्लो होती है, क्योंकि इंडिया में ये सतलुज में मिल जाती है, उसके बाद केवल सतलुज आगे बढ़ती है। तो एकमात्र ऐसी रिवर जो केवल इंडिया में फ्लो होती है वो कौन सी है? ब्यास। सतलुज कहां से? तिब्बत के। कहां से? राक्षस ताल लेक। कहां पर है ये राक्षस ताल लेक? राक्षस ताल लेक कहां पे? कैलाश रेंज में ही है। ध्यान रखना, तिब्बत में कैलाश रेंज। कैलाश रेंज किसका? ट्रांस हिमालय। और ये फिर इसको क्या कहते हैं? जैसे सिंगी खवांग कह रहे थे किसको? सिंधु को, इंडस को, इसको तिब्बत में लोंगचेंग खंबाब कहते हैं। और ये सिपकिला पास से जो हमने हिमाचल में देखा था वहां से एंट्री करती है भारत में। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला कि इंडस और सतलुज ये दो ही रिवर हैं इंडस रिवर सिस्टम का जो हम पढ़ते हैं, राइट ट्रिब्यूटरीज उसकी 5, और इंडस रिवर जो तिब्बत से निकल रही है। बाकी सारी रिवर, झेलम जम्मू कश्मीर से, झेलम के बाद चिनाब, रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश से। क्लियर है? ओरिजिनेट होती है। हिमाचल प्रदेश में बी शेप गॉर्ज बनाती है, ये सब कॉमन पॉइंट है। इस पे क्या है? भाखड़ा नांगल डैम है, सबसे इंपॉर्टेंट। पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे भाखड़ा नांगल डैम है। हरके बैराज इसी पे है जहां सतलुज और ब्यास मिल रही है। इंदिरा गांधी कनाल इसी से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। और ये सतलुज रिवर फिरोजपुर से फजिल्का पंजाब के बीच यहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा से फ्लो होती है। मतलब ये जो है भारत पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पंजाब में, वहां से फ्लो होती है।
सतलुज रिवर की कुल लंबाई 1450 है, जिसमें से ये भाती क्षेत्र में, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट यहां से निकला। सतलुज रिवर एकमात्र, एक तो ब्यास रिवर एकमात्र ऐसी रिवर है, द ओनलीस्ट रिवर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, जो केवल इंडिया में फ्लो होती है 5 नदियों में, 5 नदियों में। दूसरा ये पॉइंट है कि सतलुज रिवर इज द ओनलीस्ट रिवर, ब्यास को छोड़कर, जो बाकी सारी इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, इनके ये पाकिस्तान में ज्यादा फ्लो करती हैं, जबकि ये इंडिया में ज्यादा फ्लो करती है। क्लियर है? ये इंडस रिवर सिस्टम हो गया। आगे बढ़ते हैं। गंगा, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र देख लिया आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यमुनोत्री से निकलती है यमुना, गंगोत्री से निकलती है गंगा। क्लियर है? और आगे चल के यमुना जो है गंगा से कहां मिलती है? प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, नया नाम प्रयागराज है। संगम कहते हैं, यहां पे संगम हो गया। ये सोन आई है अमरकंटक से, आपको पता है। केन जो रिवर है ये मध्य प्रदेश में बहते हुए सोन में मिल जाती है। क्लियर है? बेतवा रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी, यहीं से सब कुछ पता चल जाएगा। देखो चंबल जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, चंबल की ट्रिब्यूटरी बनास है, काली सिंध है और पार्वती है। सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। केन किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की है। अच्छा, केन ये सोन की नहीं, ध्यान रखना, यहां पे गड़बड़ हो गया। ये केन जो है वो यमुना की है। सोन जो है वो अमरकंटक से निकलती है, मैकाल रेंज से, एक नर्मदा इधर निकलती है और सोन ऊपर की ओर, और ये पटना के पास जाके कहां मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो ये आप आसानी से ट्रिब्यूटरी, तो यहां से चंबल की ट्रिब्यूटरी क्या होगी? चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी, चंबल की बनास, काली सिंध, पार्वती। सिंध जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी, बेतवा और केन यमुना की ट्रिब्यूटरी, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी। सोन किसकी है? पटना के पास मिल रही है, डिस्कस कर चुके हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरी। हुगली, हुगली इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी अलग हो रही है, और दामोदर इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो बंगाल का शोक सौरव बंगाल कहते हैं, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, ये डिस्कस कर चुके। ऊपर से आ रही कोशी, जो सौरव बिहार है, जो नेपाल से आती है ऊपर से, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंडक भी किसकी ट्रिब्यूटरी? गंगा की। कौन सी ट्रिब्यूटरी? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। इधर को मुंह करेंगे, इधर फ्लो हो रही है, तो ऊपर लेफ्ट है, नीचे राइट है। गोमती जिसके किनारे लखनऊ है, गंगा की ट्रिब्यूटरी। रामगंगा जो कन्नौज में आके मिल रही है, किससे? गंगा से, गंगा की ट्रिब्यूटरी। क्लियर है? अब यहां देखो, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, ध्यान रखना है। गंगोत्री से कौन सी रिवर निकलती है? भागीरथी रिवर निकलती है। क्लियर है? केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी। बद्रीनाथ जोशीमठ से निकल रही धौली गंगा, धौली लिखा है, धौली गंगा इसको कहते हैं। धौली गंगा आगे कर्णप्रयाग पे जब मिलती है, किससे? पिंडर से। तो धौली गंगा किससे मिल गई? पिंडर से। तो पिंडर किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई? धौली गंगा की। क्लियर है? कहां पे मिली? कर्णप्रयाग। प्रयाग संगम होता है, प्रयाग मतलब दो रिवर्स जहां पे कन्फ्लुएंस कर रही है, उसको प्रयाग कहते हैं, दो या दो से ज्यादा रिवर। आगे बढ़ी धौली गंगा, इधर से आ रही है केदारनाथ से मंदाकिनी। मंदाकिनी और धौली गंगा रुद्रप्रयाग पे मिलते हैं, और तब ये बन जाती है अलकनंदा। क्या बन जाती है? अलकनंदा। देखिए, अब मैं ऊपर से यहां पे लिखा नहीं है, ये आ रही है अलकनंदा बद्रीनाथ से। कहां से आ रही है? बद्रीनाथ से। ऊपर धौली गंगा आ रही है कहां से? जोशीमठ के साइड से। दोनों मिली तो धौली गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी हुई? अलकनंदा की। कहां मिल गई? जोशीमठ पे मिल गई। आगे बढ़ी अलकनंदा तो किससे मिल गई? पिंडर से। कहां पर? कर्णप्रयाग पर। अलकनंदा आगे बढ़ी तो मंदाकिनी से मिल गई रुद्रप्रयाग पर। अलकनंदा आगे बढ़ी तो भागीरथी आ रही है गंगोत्री से, कहां मिल गई? देवप्रयाग में अलकनंदा। और जैसे ही देवप्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथी मिल गई, उसके बाद इसका नाम हो गया गंगा। और ये आगे ऋषिकेश से होते हुए, हरिद्वार से होते हुए आगे फ्लो होती हुई चली जाती है। क्लियर है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ धाम किसके पास है? अलकनंदा रिवर के पास है। आप देख सकते हो, इधर से आ रही है अलकनंदा बद्रीनाथ से, इधर से आ रही है धौली गंगा। कहां मिल गई? विष्णुप्रयाग। यहां ज्यादा अच्छा दिख रहा है, विष्णुप्रयाग पे मिल गई। विष्णुप्रयाग से आगे बढ़े, अलकनंदा आगे बढ़ गई, आगे आया नंदाकिनी, यहां से एक और रिवर आगे गई,
तो ये वाला छोड़ दो, इस वाले में ज्यादा क्लियर नहीं है, यहां ज्यादा क्लियर है, यहां पे देख सकते हो। बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा, इधर से आई धौलीगंगा, तो अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी होगी, इधर धौलीगंगा। जो गायब हो जाती है वो ट्रिब्यूटरी होती है, जो अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखनी होती है वो मेन रिवर। अलकनंदा ने आगे एग्जिस्टेंस को बनाया, आगे नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग पे मिलती है धौलीगंगा, नंद प्रयाग पे मिलती है कौन सी, नंदाकिनी, ना से नंदाकिनी, ना से नंद प्रयाग, क्लियर। आगे कर्ण प्रयाग पे मिल रही है अलकनंदा से कौन सी, पिंडार। तो देखो अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडार। अलकनंदा आगे बढ़ी, ऊपर से आ रही है मंदाकिनी, कहां से, केदारनाथ से, कहां मिली, रुद्रप्रयाग में। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी, तो अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी एक और हो गई मंदाकिनी, कहां से, गंगोत्री से आ रही क्या, भागीरथी, कहां पर, देवप्रयाग में, और आगे मिल गई क्या, बन गई क्या, गंगा। तो अलकनंदा किसकी ट्रिब्यूटरी हुई भैया, गंगा की ट्रिब्यूटरी हुई। भागीरथी किसकी ट्रिब्यूटरी हुई, गंगा की ट्रिब्यूटरी हुई। गंगा का ही पुराना नाम कह सकते हो, मतलब गंगोत्री के पास का नाम भागीरथी है गंगा का, देवप्रयाग के बाद गंगा है। अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी नंदाकिनी, पिंडर, धौलीगंगा, मंदाकिनी, यहां से, और इधर से निकल रही है यमुनोत्री से यमुना। ये चारों धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड में। ये सब कुछ लिखा हुआ है। लास्ट में जाएगी कहां, तो अच्छा लास्ट का पॉइंट मैं बना दूं, तो यमुना रिवर इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, तो दिख गई। और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी, यमुना की, ये भी दिख गई। लास्ट वाला पैराग्राफ में ऐसे ही बना दे रहा हूं, देखिए, अच्छा बना भी हुआ है, समझना है। ये जो डैम है इसका नाम है फरक्का डैम, फरक्का बैराज या फरक्का डैम, जहां से हुगली अलग हो रही है। तो हुगली गंगा की एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटरी है, याद रखना है। द ओनली डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा इज हुगली। जो रिवर मेन रिवर से अलग हो जाती है, पानी को कम कर रही होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। जो मिलके अपने एग्जिस्टेंस को खत्म कर देती है, पानी को बढ़ा रही होती है, वाटर को, रिवर मेन रिवर में, उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। अब यहां से आगे जब बढ़ती है गंगा, तो ऊपर से आ रही है महानंदा। तो महानंदा किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। अब देखिए, यहां से ये सिक्किम है, सिक्किम में कंचनजंगा है, जेमू ग्लेशियर है, और यहां से निकल रही है क्या, तीस्ता। क्या निकल रही है, तीस्ता रिवर। सिक्किम से निकलकर दार्जिलिंग गई, मैं टी लिख देता हूं क्योंकि और दूसरी रिवर भी दिखाना है यहां पे। तीस्ता रिवर निकली सिक्किम से, आगे गई दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, फिर आगे निकल के बांग्लादेश चली गई। इधर से आ रही है नॉर्थ ईस्ट से, आपको पता है कौन सी आ रही है, असम होते हुए कौन सी आ रही है, ब्रह्मपुत्र आ रही है, क्लियर है। आगे पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में किससे मिल गई, तीस्ता से। तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हो गई तीस्ता, और अब इसका नाम हो गया जमुना। ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो गया बांग्लादेश में, जमुना। जमुना जब आगे बढ़ी गंगा से मिली, तो जैसे ही जमुना गंगा से मिली वैसे ही इसका नाम हो गया पद्मा। क्या नाम हो गया, पद्मा। अब इधर से क्या आ रही है, अब मैं यहां पे ऊपर दिखाना चाह रहा था लेकिन इधर को मैं दिखा रहा हूं, आप समझो। नीचे जो है बांग्लादेश है, और साइड में क्या है, त्रिपुरा और मिजोरम है, मणिपुर उस साइड है ऊपर। तो इधर से नॉर्थ ईस्ट से एक रिवर आ रही है बांग्लादेश होते हुए, जिसका नाम है मेघना। और मेघना बांग्लादेश होते हुए कहां पे मिल गई, आके गंगा में मिल गई, मतलब पद्मा में मिल गई। और अब जो नीचे आगे जाएगी उसका नाम होगा मेघना, और ये मेघना बे ऑफ बंगाल में ओपन हो जाएगी। इस तरीके से ये पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम काम करता है। मैप में याद रखना, तो कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही सब लिखा हुआ है जो हमने मैप में देखा है, सब कुछ वही लिखा हुआ है। कोसी रिवर, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, बिहार का शोक, सॉरी बंगाल का, दामोदर रिवर को बंगाल का शोक कहते हैं, कोसी रिवर को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लड लाती है। दामोदर रिवर बंगाल में बहुत ज्यादा फ्लड लाती है, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। सौरो ऑफ बंगाल, और कोसी को सौरो ऑफ बिहार। गंगा रिवर पर इंपॉर्टेंट ये पॉइंट लिख लो, गंगा रिवर पर आगे मैं पढ़ाऊंगा भी ट्रांसपोर्टेशन में। गंगा रिवर पर नेशनल वाटरवे बन है, नेशनल वाटर हाईवे बन, जो इलाहाबाद से, प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, वेस्ट बंगाल तक, सबसे लंबा वाटरवे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम
कौन सा ग्लेशियर? चेमा युंगड्यूंग ग्लेशियर। कौन सा रेंज? कैलाश रेंज। लिख लेना, कौन सा रेंज? कैलाश रेंज। तिब्बत में फ्लो होती है, तिब्बत से निकलती है, फ्लो होती है। तो तिब्बत में इसका नाम क्या है? यारलुंग टी सेंगपो, मतलब यारलुंग सेंगपो, टी साइलेंट होता है। एंटर कर रही है कहां पर? यहां पर माउंटेन है अरुणाचल प्रदेश में, नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत के सिंटेक्सियल बैंड से टकराती है तो इधर नहीं जा पाएगी, तो एंटर करेगी किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिवांग या दिहांग है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? दिहांग दिवांग। और जैसे ही ये असम में एंटर करेगी वैसे ही नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी देख लो, एक दिवांग है, एक लोहित है। लोहित को खूनी रिवर कहते हैं, ब्लड रिवर कहते हैं, मतलब रेड कलर है इसके पानी का, इसलिए इसे खूनी रिवर कहते हैं, ब्लड रिवर कहते हैं। राइट ट्रिब्यूटरी ऊपर से आ रही है तो मुंह इधर है ना, तो राइट ये ऊपर वाला होगा, नीचे वाला लेफ्ट होगा। धनसिरी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, सुबनसिरी इसकी राइट ट्रिब्यूटरी। मानस इंपॉर्टेंट है, जो भूटान की तरफ से आ रही है और कहां पे? ब्रह्मपुत्रा में, आसाम में मिल जा रही है। तीस्ता इसकी आप देख सकते हो राइट ट्रिब्यूटरी है। और ये आके जमुना बन गई, इधर से ये देखो मेघना आ गई, नहीं आ गई जो मैंने बताया था, और आगे चल के मेघना बन गई, बे ऑफ बंगाल में ये ओपन हो गई। क्लियर है? यही सब लिखा हुआ है पूरा, सब कुछ वही लिखा है जो मैंने बताया है। बस लास्ट पॉइंट आपको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र मिलके, सुंदरबन का डेल्टा। ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, इंडिया में, और बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में इसका ज्यादा पार्ट आता है। और इसी दूसरा पॉइंट ये नेशनल वाटर वे, नेशनल वाटर हाईवे 2 इसी ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है, आसाम में है। कहां पर है? सादिया से धुबरी, आसाम। सादिया से धुबरी आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर। दूसरा इंपॉर्टेंट कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी इसी पे है, माजुली रिवर आइलैंड, असम। ट्रिब्यूटरी हमने देख चुके बहुत सारे। लोहित रिवर को ब्लड रिवर या खूनी रिवर कहते हैं क्योंकि इसका कलर क्या है? रेड। अब बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियों का अब्बा तंत्र, पेनिनसुलर इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है। देखिए, पेनिनसुलर इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है नर्मदा रिवर, इंपॉर्टेंट है, ये तापी है, दोनों बेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, व्रंश घाटी में, और बीच में एक ब्लॉक माउंटेन है सतपुड़ा। क्लियर है? और दोनों गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात में ओपन हो रही हैं। एस्चुरी बनाती है इधर की सारी रिवर, आपको पता है। और इधर की रिवर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और दूसरा क्या है? अलियाबेट पे आइलैंड और खदियाबेट आइलैंड पे ओपन होती हैं ये दोनों। इधर देखिए ये महानदी है, छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा, और उड़ीसा से निकल के ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। यहाँ पे गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से निकल के आगे बढ़ती है, ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम। और ये आंध्र प्रदेश में, ये कृष्णा रिवर आ गई आंध्र प्रदेश में, ये दोनों कृष्णा गोदावरी का डेल्टा बनाती है। बीच में यहीं पर क्या है? आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक जो हमने पढ़ा, ये कावेरी रिवर है, ये कावेरी रिवर का डेल्टा बनाती है यहाँ के। तो मेन रिवर कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी और महानदी, ये ईस्टर्न कोस्टल रिवर्स हैं। और नर्मदा तापी वेस्टर्न कोस्टल रिवर जो इंपॉर्टेंट रिवर हो गई। गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी रिवर है। क्लियर है? तो सबसे लंबी हिमालयन रिवर सिस्टम में सबसे लंबी गंगा है, और भारत की सबसे लंबी रिवर भी गंगा है। तो गोदावरी को गंगा ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया या गंगा ऑफ साउथ इंडिया, गंगा ऑफ, ये लिख लेना, नहीं लिखा हो शायद आगे स्लाइड में, पता नहीं लिखा होगा, नहीं मैं बता दे रहा हूं। तो गोदावरी रिवर चूंकि सबसे लंबी रिवर है पेनिनसुलर इंडिया में, हिमालयन सिस्टम में हमने रिवर सिस्टम में हिमालय गंगा रिवर देखी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गंगा ऑफ पेनिनसुलर इंडिया या गंगा ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। क्लियर है? लास्ट एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, कावेरी। कावेरी रिवर एक ऐसी रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की
जो जाते हुआ मानसून, आता हुआ मानसून, सॉरी जाता कह रहा हूं, आता हुआ मानसून साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, पढ़ाऊंगा इसको मैं, और लौटता हुआ मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। दोनों से वाटर प्राप्त करती है, रेनफॉल प्राप्त करती है। इसका मतलब ये पेरिनियल रिवर है, 24/7 ऑल टाइम फ्लोइंग रिवर है, पूरे साल भर इसमें पानी रहता है, जबकि बाकी सारी रिवर क्या है, सीजनल है। इसीलिए कावेरी को साउदर्न गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, साउदर्न गंगा। साउदर्न गंगा क्यों कहेंगे, क्योंकि ऑल टाइम इसमें पानी रहता है। गंगा में हिमालयन रिवर सिस्टम, तो सारी रिवर सिस्टम में पेरिनियल है, ऑल टाइम फ्लोइंग रिवर। चलिए, तो ढाल आपको पता है, साउथ ईस्ट से, पूर्व से एवं साउथ ईस्ट की ओर, मतलब इस साइड है। ढाल आपको पता है, स्लोप क्या पता है। नदियां डेल्टा बनाती हैं, ये पता है। कौन सी रिवर डेल्टा बनाएंगी, ये मैंने बता दिया। ये सारी रिवर डेल्टा बनाएंगी, ये एस्चुरी बनाएंगी, क्योंकि ये तेजी से फ्लो होके बहुत ज्यादा हाइट से नीचे गिरेंगी, बहुत तेजी से फ्लो होंगी, तो ये एस्चुरी बनाएंगी। और ये कम हाइट से फ्लो होते हुए आराम से फ्लो होंगी, वाटर फ्लोइंग स्पीड बहुत कम होगी, तो डेल्टा बनाएंगे। क्लियर है। बाकी ये सब जो मैंने बताया है, नर्मदा और तापी रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं और एस्चुरी बनाती हैं, बाकी यही सब लिखा हुआ है पूरा। अरब सागर में कौन सी रिवर गिरती है, तो मेन याद रखना है नर्मदा और तापी। क्लियर है। इसके अलावा साबरमती और माही, ये गुजरात में फ्लो होती है। माही इसलिए इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, माही रिवर भारत की एकमात्र ऐसी रिवर है, माही, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, उसको 2 बार कट करती है, 2 टाइम्स कट करती है, 2 बार काटती है, इसलिए इंपॉर्टेंट। गोवा में इंपॉर्टेंट रिवर है मांडवी और ज्वारी रिवर, ये सब अरब सागर में मिलती है, ये सब वेस्टर्न घाट से निकलती है। केरल की इंपॉर्टेंट रिवर है पेरियार रिवर, गुजरात की माही और साबरमती, बंगाल की खाड़ी में स्वर्ण रेखा रिवर रांची के प्लेट्यू से निकलती है और उड़ीसा होते हुए डिस्कस कर चुके हैं। बैतरणी ब्राह्मणी, ये बैतरणी ब्राह्मणी ये उड़ीसा में फ्लो होती है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी, ये डिस्कस कर लिया, सब डेल्टा बनाती है। नर्मदा रिवर अमरकंटक से निकलती है, आप देख सकते हो, ट्रिब्यूटरीज सब लिखी हुई हैं। तबा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो वरना इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, इधर बहती है, तो राइट ये होगी, लेफ्ट ये होगी, ये 2 ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है। एक और संग इंपॉर्टेंट है, ऊपर बिंदे है ना, नीचे जो है सतपुड़ा है, अमरकंटक से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इंपॉर्टेंट है, गुजरात में इस पे सरदार सरोवर डैम है। कहां पर, गुजरात में सरदार सरोवर डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, जबलपुर एमपी, मध्य प्रदेश में जबलपुर में इसके पास भेड़ा घाट पे कौन सा है, धुआंधार वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है, ये इंपॉर्टेंट है। भेड़ा घाट पर मध्य प्रदेश में जबलपुर में धुआंधार वाटरफॉल किस पे है, नर्मदा। तापी रिवर सेकेंड इंपॉर्टेंट रिवर है, ये कहां से निकलती है, मुल्तई हिल से निकलती है। कहां से, सतपुड़ा। और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी अगर आप देखोगे तापी रिवर की, तो इसकी गिरना एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा पंजरा एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और एक अरुणावती इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, मुल्ताई, मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश कह रहा हूं, मध्य प्रदेश, रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है, जो महाराष्ट्र से निकलती है। कहां से निकलती है, महाराष्ट्र। और कहां से, महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट से, पश्चिमी घाट से निकलती है। क्लियर। और कहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाते हुए आंध्र प्रदेश में, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आप देखो तो एक पेनगंगा है, एक बेनगंगा है, ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं इसकी। क्लियर है। और एक इंद्रावती है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में फ्लो होती है और छत्तीसगढ़ में फ्लो होते हुए इसमें मिलती है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस इंद्रावती रिवर पर
छत्तीसगढ़ में एक वाटरफॉल है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं एग्जैक्टली, एक सेकंड में सर्च कर लेता हूं उसको। क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसे नियाग्रा ऑफ इंडिया कहते हैं। नियाग्रा एक वाटरफॉल है कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे, जो दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल माना जाता है। और ये बहुत सुंदर वाटरफॉल है इंद्रावती रिवर पर छत्तीसगढ़ में, और ये भारत का सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। उसका नाम एक मिनट देख लेता हूं, वाटरफॉल ऑन इंद्रावती रिवर, चित्रकूट, याद आ गया, ठीक है, नाम लिख दे रहा हूं, कौन सा है, चित्र, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वाटरफॉल। इंद्रावती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, छत्तीसगढ़ में ये वाटरफॉल जो है गोदावरी की है, और इसको नियाग्रा ऑफ भारत का नियाग्रा कहते हैं। नियाग्रा कहां पर है, नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा ऑफ इंडिया कहते हैं। और नियाग्रा वाटरफॉल दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल है कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर, और ये भारत का सबसे ब्यूटीफुल वाटर। तो सबसे बड़ी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है, ये हमने डिस्कस कर लिया। कहां से, त्रंबक, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, वेस्टर्न घाट में ही है। इसकी ट्रिब्यूटरी ये जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मैंने डिस्कस कर ली। साउथ इंडिया की गंगा कहते हैं, ये डिस्कस कर ही लिया। और ये बेसिन इंपॉर्टेंट, आपका पता है आसपास के जितने स्टेट्स हैं सब में इसका बेसिन होगा फैला हुआ। कृष्णा रिवर, ये भी वेस्टर्न घाट से निकलती है, और गोदावरी के साथ आंध्र प्रदेश में क्या बनाती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती है। कोलेरू लेक बिल्कुल बीच में दोनों को कनेक्ट करती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, सबसे इंपॉर्टेंट तो तुंगभद्रा है, एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसकी भीमा है। इसके अलावा बस ये दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं इसकी। एक इंपॉर्टेंट और है मालप्रभा भी कह सकते हो, ठीक है। प्रायद्वीपीय इंडिया की गोदावरी के बाद सेकंड लार्जेस्ट रिवर है ये पेनिनसुलर इंडिया की, आफ्टर गोदावरी। ये भी वेस्टर्न घाट से निकलती है, महाबलेश्वर से। तुंगभद्रा जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, क्लियर है। और ये आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। पहला हमने डिस्कस कर लिया सुंदरबन का डेल्टा, कहां पर, जो ब्रह्मपुत्र और कृष्णा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का डेल्टा था। और इस पे कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट हुई है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। ये पूछे कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट किन तीन प्रदेशों के बीच में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की। पानी को लेकर विवाद। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, और ये छत्तीसगढ़ से होते हुए कहां तक गिरती है, उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में। इंपॉर्टेंट क्या है, भारत का सबसे लंबा डैम जो है, सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड डैम, वो किस पर है, इसी रिवर पर है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पर। कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ में सिंघावा हिल से निकलती है, उड़ीसा में बहते। और कहां पर, जो पारादीप पोर्ट है, मैंने डिस्कस किया था कहां पर, उड़ीसा में। आर्टिफिशियल पोर्ट है, मानव निर्मित है, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट पर है, वहां पे नेचुरल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई नहीं है पानी की वहां पर, क्योंकि नदियां डेल्टा बना रही हैं, बहुत ज्यादा सैलो वाटर है वहां पर, तो खुदाई करनी पड़ेगी, आर्टिफिशियल पोर्ट है। हीराकुंड डैम, टिकरपारा डैम एक और इंपॉर्टेंट डैम, इस पे दो इंपॉर्टेंट डैम है। कावेरी रिवर, जिसको साउदर्न गंगा कहते हैं, ये भी वेस्टर्न घाट से निकलती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो काबिनी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, क्लियर है। और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो अर्कावती है एक, इसके अलावा सुवर्णवती है, एक भाविनी है, और एक अमरावती है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी। कर्नाटक में कोडागु, ब्रह्मगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट, ये ध्यान रखना, ब्रह्मगिरी हिल्स किसका, वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटक, कोडागु। साउदर्न गंगा कहते हैं, मैंने बता दिया, क्योंकि गंगा ऑफ साउथ नहीं, साउदर्न गंगा, गंगा ऑफ साउथ इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया किसे कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल, जिसे शिव समुद्रम कहा जाता है, इसी रिवर पर। और इस रिवर पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि तीन इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं,
श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम, तीन बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं कर्नाटका में। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम। शिवसमुद्रम में क्या है, वाटरफॉल है। कौन सी रिवर पर, कावेरी पर। चलिए भारत की लेक्स की बात कर लें और वाटरफॉल्स की बात कर लें। तो लेक्स में जैसे टेक्टोनिक लेक्स, टेक्टोनिक लेक, बूलर लेक। टेक्टोनिक मतलब जहां टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ प्लेटों का, तो प्लेटें दूर गई, कोई दो लैंडस्केप आपस से दूर गए, तो बीच में जो हल्का सा क्या हुआ, जो डीप लैंडस्केप बन गया, लोअर लैंडस्केप बन गया, वहां पे पानी आके भर गया, उसको कहते हैं टेक्टोनिक लेक, मतलब टेक्टोनिक मूवमेंट से बनी लेक। क्लियर है। बूलर लेक जम्मू कश्मीर में एक टेक्टोनिक लेक है, और इससे कनेक्टेड कौन सी अभी हमने पढ़ी थी रिवर, झेलम रिवर, फ्रेश वाटर लेक है। और यहां पर जो सैफ्रॉन की खेती होती है उस लैंडस्केप को कहते हैं करेवा। लैगून या अनूप लेक्स, लैगून या अनूप, जैसे चिल्का लेक। लैगून मतलब जो समुद्र से एक पार्ट से जुड़ी हुई लेक है, सॉरी लैंड से एक पार्ट से जुड़ी है, बाकी तीन पार्ट से समुद्र से जुड़ी हुई है। जैसे पुलिकट लेक, चिल्का लेक। वेम्बनाथ केरला में है, उड़ीसा में चिल्का है। एशिया की सबसे लार्जेस्ट, एशियाज लार्जेस्ट लैगून लेक, इसे ब्रैकिश वाटर लेक भी कहते हैं, खारे पानी, ब्रैकिश वाटर लेक है ये। चिलिका लेक उड़ीसा में एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। पुलिकट लेक भी ब्रैकिश वाटर है, ये आंध्रा और तमिलनाडु में डिस्कस कर चुके हैं हम, श्रीहरिकोटा आइलैंड के पास है। वेम्बनाथ केरला में है, अष्टमुदी भी केरला में है, ये लैगून लेक्स है। ग्लेशियर लेक्स मतलब ग्लेशियर के मेल्ट होने से, ग्लेशियर के टूट के गिरने से, उससे निकले हुए पानी से बनी लेक। ज्यादातर लेक्स हिमालयन इकोसिस्टम में है, जैसे नैनीताल, राक्षस ताल, खुरपाताल, रूपकुंड, ये सारी उत्तराखंड में। वायु के द्वारा, तो वायु के द्वारा, एयर फ्लो के द्वारा, लेक्स फॉर्म्ड बाय विंड या एयर फ्लो या एयर इरोजन के द्वारा, हवा के अपर्दन के द्वारा, हवा चली और एक जगह से धूल मिट्टी उठ के दूसरी जगह चली गई, वहां पे एक बहुत बड़ा लोअर लैंड बन गया, डीप लैंड बन गया, वहां पे आके पानी भर गया, उसको कहते हैं। ऐसा होगा कहां पर, डेजर्ट में ही होगा। तो लेक्स जो एयर से बनती हैं वो डेजर्ट में पाई जाती हैं, जैसे सावर लेक राजस्थान में, डीडवाना लेक राजस्थान में, ये सारी लेकें कहां पे आएंगी, राजस्थान में आएंगी। डेल्टाई लेक मतलब डेल्टा के द्वारा बनी हुई, जैसे कृष्णा गोदावरी रिवर के डेल्टा के बीच में कोलेरू लेक, तो डेल्टाई रीजन में बनी लेक कोलेरू लेक, कृष्णा गोदावरी रिवर डेल्टा में। ज्वालामुखी वॉल्केनिक इरप्शन से बनी लेक, क्रेटर लेक, कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड, कोई बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी स्पेस से आके गिरा और गिरने से गड्ढा हो गया और उसमें पानी भर गया, तो उस लेक को कहेंगे क्रेटर लेक। क्लियर है। और वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उससे कोई लेक बन गई, तो उसको कहेंगे क्रेटर लेक। क्लियर है। महाराष्ट्र में, भारत में एकमात्र क्रेटर लेक है लोनार लेक, जो महाराष्ट्र में, ओनली क्रेटर लेक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में। लोकटक लेक बहुत फेमस है मणिपुर में, मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट नॉर्थ जो है फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट की। तैरते हुए आइलैंड पाए जाते हैं, फुमडेस कहते हैं घास को, सब डिस्कस कर चुका हूं। नेशनल पार्क है तैरता हुआ, मणिपुर की लाइफ लाइन कहते हैं इसके लिए। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट रामसर वेटलैंड है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो होती है उनको रामसर साइट्स कहते हैं, सुना होगा आपने। और ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है, मतलब वो रामसर साइट्स जहां पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है, उनको संरक्षण कंजर्वेशन की जरूरत है, उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है, जो किससे जुड़ता है, रामसर कन्वेंशन से ही जुड़ता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत की दो हैं साइट्स, एक लोकटक लेक मणिपुर में, दूसरी में लिख दे रहा हूं केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान भरतपुर। क्लियर है। जो किसके लिए फेमस है, साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है, जो साइबेरिया से माइग्रेटरी बर्ड आता है, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में भरतपुर में आता है। ये दो हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, एक लोकटक लेक और एक केवलादेव नेशनल। पुलिकट लेक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, पूरा हमने डिस्कस कर लिया इसको मैंने, जब मैंने श्रीहरिकोटा आइलैंड पढ़ाया। वेम्बनाड लेक केरला में है, लैगून लेक है, भारत की सबसे लंबी लेक है, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। वेम्बनाड लेक मालाबार कोस्ट पर है, ये केरला में, रामसर की साइट है, ये इंपॉर्टेंट रामसर वेटलैंड साइट है।
इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर केरल की 10 छोटी छोटी रिवर्स हैं, उनका माउथ है, मतलब 10 रिवर्स का माउथ इसमें ओपन होता है। किसमें? वेम्बनाड लेक में। और इसमें इंपॉर्टेंट है पंबा और पेरियार, तो इंपॉर्टेंट रिवर है केरल की। और इसी वेम्बनाड लेक में इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसको मैंने डिस्कस किया था, वेलिंगटन आइलैंड और बल्लार पदम आइलैंड। और नेहरू ट्रॉफी जो नौकायन प्रतियोगिता होती है, नेहरू ट्रॉफी रिवर जो बोट रेस होती है, वो जिसको बल्लम कल्ली कहते हैं, वो इसी की जो छोटी सी पुन्नमदा कैनाल है, इसी से जुड़ी हुई है। कौन सी कैनाल? पुन्नमदा कैनाल। इस पे होती है वेम्बनाड लेक पे, केरला में। चिल्का लेक एशिया की सबसे बड़ी लेक है खारे पानी की, भारत की भी सबसे बड़ी होगी। क्लियर है? उड़ीसा में है, आद्रभूमि रामसर जो साइट्स है, और इस पे इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसका नाम है नालावन आइलैंड। तो नालावन आइलैंड कहां पर है, ये क्वेश्चन पूछेगा। चिल्का लेक उड़ीसा। वाटरफॉल जो गरसोवा महात्मा गांधी वाटरफॉल डिस्कस कर चुके हैं, शरावती रिवर कर्नाटका में। स्मोक, स्मोक नहीं है, इसको स्मोक लिख दिया है, धुआंधार, धुआंधार वाटरफॉल भेड़ाघाट जबलपुर। इसके अलावा दुग्ध धारा, मिल्क स्ट्रीम नहीं है, ये दुग्ध धारा है, दुग्ध धारा, इंग्लिश में भी लिख लेना दुग्ध धारा। हुआ क्या है, इसको सीधे ट्रांसलेट कर दिया है टीम ने, दुग्ध धारा। धुआंधार वाटरफॉल, दुग्ध धारा वाटरफॉल, कपिल वाटरफॉल कहां पर है? नर्मदा में, मध्य प्रदेश। दुधमा वाटरफॉल फिश टैंक उड़ीसा में। ये क्या लिख दिया, फिश टैंक। रिवर का नाम, कोई छोटी सी रिवर है उस पे है ये, उसका नाम ही लिख दिया फिश टैंक। दुधमा वाटरफॉल। मच्छकुंड रिवर, MACHKUND, मच्छकुंड रिवर पर है ये। चलिए, तो जो गरसोपा महात्मा गांधी शरावती रिवर कर्नाटका, धुआंधार दुर्ग धारा, और अच्छा ये कपिल स्ट्रीम नहीं है, कपिल धारा है, कपिल धारा। धुआंधार, दुग्ध धारा, कपिल धारा तीनों नर्मदा रिवर पर मध्य प्रदेश। चूलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, चूलिया वाटरफॉल चंबल पर राजस्थान में। चित्रकूट हम डिस्कस कर चुके हैं। नियाग्रा ऑफ इंडिया, इंद्रावती रिवर जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, गोदावरी की, छत्तीसगढ़ में। हुंडरू वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड लाइन नहीं है ये, स्वर्ण रेखा है, उसको गोल्ड लाइन लिख दिया, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा रिवर जो रांची के प्लेट्यू से निकलती है, झारखंड में है। दुग्ध सागर फॉल मांडवी रिवर गोवा में। कुंचिकुल वाटरफॉल बराही रिवर पे कर्नाटका में। शिव समुद्रम वाटरफॉल कावेरी रिवर पर कर्नाटका में। क्लियर है? और कुंचिकुल वाटरफॉल हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, ये तो पता ही। क्लियर है? ये वाटरफॉल है, यहां आप घूमने भी जा सकते हो, ये पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया। चलिए, माई रिवर इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर चुका हूं, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए, नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज सॉइल्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स को डिस्कस करेंगे।
तो सॉइल्स के लिए अगर हम बात करें कि मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं जिससे सॉइल्स का टेक्सचर डेवलप होता है, सॉइल डेवलप होती है और वो फर्टाइल सॉइल होती है। तो अगर हम बात करें तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व। सबसे इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा एनपीके, कि भाई किसी फर्टाइल सॉइल में एनपीके का रेशियो कितना होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो है पोटेशियम का। तो वो सबसे पहले ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लिख लो 1:2:4, 1 पार्ट नाइट्रोजन, 2 पार्ट फास्फोरस और 4 पार्ट पोटेशियम। एनपीके का रेशियो आपने सुना होगा, फर्टिलाइजर्स में हम यूज करते हैं एनपीके, यूरिया और डीएपी सुना होगा आपने। तो एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो रेशियो होता है वो 1:2:4 होता है, सबसे आइडियल रेशियो होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में फास्फोरस हो गया, ये 3 तो इंपॉर्टेंट आएंगे ही आएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, पोटास कहते हैं जिसे, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अगर नहीं होगा तो वो सॉइल फर्टाइल नहीं होगी। क्लियर। सेकेंडरी एलिमेंट्स के रूप में, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के रूप में मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सल्फर। क्लियर है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में मैग्नीज, बोरान, आयरन, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्लोरीन एंड सोडियम। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें एनपीके का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल्स की अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे कि किस रीजन में कौन सी सॉइल मिलेगी आपको, उसके आधार पे 2 टाइप की सॉइल्स होती हैं, एक लोकल सॉइल्स और एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। लोकल मतलब स्थानजन्य, लोकल मतलब एक जगह मिलने वाली, है ना। क्लियर है। तो लोकल सॉइल या ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और अगर हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का क्लासिफिकेशन देखें, जिसने 1956 में ये क्लासिफिकेशन दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने सॉइल को 2 पार्ट्स में बांटा, मेजर और माइनर। मेजर मतलब मुख्य सॉइल्स और माइनर मतलब जो कम मात्रा में पाई जाती है। बृहद और अल्प सॉइल्स जो पाई जाती है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बृहद समूह वाले और लघु समूह वाले, उसको कहेंगे लोकल सॉइल्स। जो है स्थानजन्य, स्टैटिक, जो एक जगह मिलती है, और दूसरा ट्रांसपोर्टेड, परिवहित, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सेडिमेंट्स के डिपोजिशन और सेडिमेंट्स के फ्लो के साथ जो सॉइल डेवलप होती है। तो आपको पता है ये 2 टाइप की होगी, एलुवियल सॉइल और डेजर्ट सॉइल। जो मरुस्थलीय मृदा होती है, डेजर्ट सॉइल होती है, उसमें एयर या विंड, आपको पता है डेजर्ट में विंड या एयर फ्लो से क्या होता है, सॉइल के एलिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल के रूप में डेवलपमेंट होता है। एलुवियल सॉइल आपको पता है मेनली रिवर्स के द्वारा, और रिवर्स के द्वारा जो डिपोजिट्स होते हैं उनका, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, उनका इरोजन के साथ, इरोजन होता है, इरोजन के साथ साथ डिपोजिशन होता है जाके सेडिमेंट्स का, तो उसके द्वारा एलुवियल सॉइल बनती है। लोकल सॉइल में जोनल सॉइल, जोनल सॉइल मतलब जो बड़े एरिया में, एक लार्ज एरिया में जो पाई जाने वाली सॉइल होती है उसको जोनल सॉइल कहते हैं। और इंटरस्पेरिक सॉइल मतलब जो कम एरिया में पाई जाती है उसको, इसको इंटरस्पेसिक ना कह के इंट्राजोनल सॉइल कहते हैं, अंतमंडलीय मृदा, और ये मंडलीय। तो ज्यादा लार्ज एरिया में पाई जाने वाली तो रेड सॉइल और लेटेराइट सॉइल, लाल मृदा और लेटेराइट मृदा जो होती है वो जोनल सॉइल में आती है, क्लासिफिकेशन क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो इंट्राजोनल सॉइल होती है उसमें ब्लैक सॉइल आती है, माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मृदा कहते हैं ना, सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल और पीट सॉइल। इंट्राजोनल का मतलब जो अलग अलग रीजन्स में, बहुत लार्ज एरिया में एक जगह नहीं पाई जाती है, अलग अलग रीजन्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे एरियाज में पाई जाती है, बस अलग अलग पाई जाती है। जैसे ब्लैक सॉइल है, कहीं यहां पर आपने देखा होगा काठियावाड़ पेनिनसुला में मैंने बताया, डेक्कन ट्रैप में बताया, कुछ पार्ट में पंजाब के प्लेन एरिया में पाई जाती है जहां कॉटन की खेती होती है, तो कुछ पार्ट में कोयम्बटूर, मदुरई प्लेट्यू में दिखाई देगी, तो कुछ पार्ट में आंध्रा और तेलंगाना का जो रॉयलसीमा प्लेट्यू है वहां दिखाई देगी, है ना। माउंटेन सॉइल जहां माउंटेन्स होंगे वहां मिलेगी। एल्कलाइन और सैलाइन सॉइल जहां पर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, पानी का बाष्पीकरण हो जाएगा, वहां पे सॉल्टनेस ज्यादा हो जाएगी, वहां पे सॉल्ट्स ज्यादा आ जाएंगे। सैलाइन और अल्कलाइन जहां पर पानी का जल भरा होगा
वहां इवेपोरेशन होगा ही होगा। तो जहां कनाल डेवलप होगी, कनाल इरिगेशन होगा, कनाल डेवलप होगी, वहां सलाइन एल्कलाइन सॉइल होगी। पीट सॉइल मतलब जहां पानी भरा रहता है, उन पानी भरे हुए वाटर लॉगिंग एरियाज में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो डिकम्पोज पर्याप्त सही तरीके से हो नहीं पाता है, पानी का वाटर लॉगिंग होती है, तो वहां पे पीट सॉइल डेवलप होती है। तो अलग अलग एरियाज में ये जो है पूरे लार्ज एरिया में एक साथ नहीं होती है, बिखरी होती है, अलग अलग एरियाज में, स्मॉल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जबकि जोनल सॉइल एक ही जगह होगी, बहुत लार्ज एरिया में दिखाई देगी। मेजर सॉइल में आईसीआर के अनुसार भारत में पाई जाने वाली मेजर सॉइल एलुवियल सॉइल सबसे मेजर सॉइल है, फिर रेड येलो सॉइल, फिर ब्लैक और रेगुर सॉइल कहते हैं जिसको ब्लैक सॉइल जो बेसाल्ट रॉक स्ट्रक्चर वाले रीजन में पाई जाएगी, और लेटेराइट सॉइल। माइनर सॉइल जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, तो माउंटेन्स में माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ड्राई सॉइल, एरिड सॉइल भी कहते हैं जो डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, सलाइन सॉइल, पीट और ऑर्गेनिक सॉइल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए एलुवियल सॉइल भारत में पाई जाने वाली सबसे लार्ज स्केल में पाई जाने वाली एलुवियल सॉइल जो एक मेजर सॉइल के रूप में भारत में है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, और ये हिमालय सिस्टम से निकलने वाली रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट्स हैं उसके डिपोजिशन से बनी हुई सॉइल है। और भारत में जो ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, वो मैदान में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो जो बांगर और खादर था, बांगर और खादर जो था, ये दोनों पूरी तरीके से एलुवियल सॉइल के थे। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना था और ये न्यू एलुवियल सॉइल से बना था। बांगर और BHANG, भांगर भी लिखते हैं कहीं पे, बांगर भी लिखते हैं। क्लियर? तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली, स्पेशली ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली एलुवियल सॉइल जो होती है, और ये फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल सॉइल होती है, क्योंकि नदियां जो होती हैं रिवर्स अलग अलग जगह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेके पूरे अपने प्लेन एरिया में क्या करती हैं, उनको अलग अलग जगह क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं। तो उस सॉइल में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ऑब्वियसली एलुवियल सॉइल फ्लड प्लेन से भी डेवलप होती है, तो जो बाढ़ के मैदान होते हैं उनमें भी डेवलप होती है। तो फ्लड प्लेन्स, ऑब्वियसली जहां फ्लड प्लेन्स होते हैं वहां फ्लड में बहुत सारे सॉइल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं, और वो पूरी तरीके से सरफेस पे क्या हो जाते हैं, हर जगह जो है मिक्स हो जाते हैं। तो हर जगह जो है सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, उससे बढ़ जाती है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में यही मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा इसका विकास हुआ है। इसके अलावा कोस्टल रीजन्स में, ईस्ट कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में भी ये पाई जाती है, और पेनिनसुलर इंडिया में वो रिवर्स जो डेल्टा बनाती हैं, तो डेल्टाई भाग में, तो जहां भी डेल्टा बनाया जाएगा वहां रिवर्स फ्लो होगी, वहां ये पाई जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया के प्लेन एरिया में पाई जाती है। इसे कांप मृदा या कछारी मृदा भी कहते हैं, कैंप सॉइल या एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। क्लियर है? सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाती है बता चुका हूं। सबसे ज्यादा जैव विविधता क्यों होगी, खनिज मिनरल डाइवर्सिटी क्यों होगी, क्योंकि ये रिवर्स के द्वारा, रिवर्स के फ्लो में बहुत सारी मिनरल्स पाए जाते हैं, और उनके द्वारा हर जगह डिपोजिशन होता है उनका सेडिमेंट्स का। तो उसमें तो कृषि के लिए क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। इसमें पोटेशियम बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है और ह्यूमस की कमी होती है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम तो पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। और इसकी कमी होने की वजह से हम किसका यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इसमें क्या किया जाता है। तो भारत के नॉर्थ प्लेन ऑफ ग्रेट इंडिया में बहुत सारा नॉर्थ इंडिया के प्लेन एरियाज में हम फर्टिलाइजर्स का बहुत सारा यूज करते हैं। उर्वरकों का यूरिया और DAP का यूज किया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो इस पूरे रीजन में तो मैंने बता दिया, बांगर किधर पाई जाएगी, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के मैदान में बांगर पाई जाएगी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और मध्य और निम्न गंगा का जो मैदानी क्षेत्र, मिडिल गंगेटिक प्लेन और लोअर गंगेटिक प्लेन में खादर है, तो खादर पाई जाएगी, वो नई जड़ोलक मृदा होगी, न्यू एलुवियल सॉइल होगी। हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। और इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, जौ, ये सारी जो है, और ब्रह्मपुत्रा वैली, गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली में आसाम और वेस्ट बंगाल में जूट की खेती भी होगी। जलोढ़ मृदा को 4 पार्ट्स में बांटा जाता है, ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, भाबर, तराई, बांगर, खादर। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है, सॉइल है रेड येलो सॉइल, भारत की सेकंड सबसे मेजर सॉइल है।
तो ऑर्डर भी पूछ लेगा, पहला एलुवियल सॉइल, दूसरा रेड येलो सॉइल, जो डेक्कन के प्लेट्यू रीजन्स में पाई जाती है, और उन रीजन्स में पाई जाती है जहां वर्षा क्या होती है, कम वर्षा होती है, और ये इग्नियस रॉक्स में पाई जाती है, ग्रेनाइट या नीच से बनी हुई। और पूरे प्रायद्वीपीय भारत में, पेनिनसुलर इंडिया में आप मेजर पोर्शन में देखोगे तो यही रेड येलो सॉइल दिखाई देगी आपको। पेनिनसुलर इंडिया का जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, आप वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को छोड़ दो क्योंकि वहां पर साउथ वेस्ट मानसून से पर्याप्त वर्षा होती है, तो बीच का जो पार्ट आपको दिखाई देगा सेंट्रल इंडिया का, जिसमें हमने डेक्कन प्लेट्यू देखा, डेक्कन ट्रैप देखा, मैसूर प्लेट्यू देखा, दंडकारण्य प्लेट्यू देखा, कोयम्बटूर प्लेट्यू देखा, है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू देखा, ऊपर मालवा मारवाड़ का प्लेट्यू, बुंदेलखंड बघेलखंड का प्लेट्यू देखा। इस पूरे सेंट्रल एशिया में बीचों बीच में, कोस्टल प्लेन्स को छोड़ दो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को छोड़ दो, तो बीच का जो एरिया है, इस तरीके से अगर बनाऊं तो ये कोस्टल प्लेन को छोड़ दो और ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को छोड़ दो, तो ये जो बीच का एरिया पूरा दिखाई देगा आपको, ये पूरे एरिया में आपको दिखाई देगी ये रेड येलो सॉइल। इसीलिए एक ऐसी सॉइल है, मेजर सॉइल है या जोनल सॉइल है, क्योंकि लार्ज एरिया में पाई जाती है। ये लाल रंग की क्यों होती है, क्योंकि इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर कैसा होता है, लाल होता है, रेड होता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, और जिसका नेचर एसिडिक होता है वो एग्रीकल्चर, उसका इंपॉर्टेंस कम होता है, वो फर्टाइल कम होती है। क्लियर है। और जो हाईलैंड्स हैं उसमें बाजरा, मूंगफली, आलू की खेती, क्योंकि यहां पे रेनफॉल कम होगा तो वाटर अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी ऐसी सॉइल में, तो वाटर अवेलेबिलिटी कम है तो ऐसी खेती करेंगे जो पानी की जिसको कम जरूरत हो, मूंगफली, आलू की खेती, बाजरे की खेती, ये सब रागी, इन सब की खेती होती है। लो लैंड्स पे इसकी खेती होती है, हाई लैंड्स पे इनकी खेती। ब्लैक रेगुलर सॉइल, सिंपल सी बात है, कहां पे मिलेगी, बसाल्ट रॉक स्ट्रक्चर में से। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहा हूं पहले ही। बसाल्ट रॉक में जो आपको पता है, बसाल्ट चट्टानी संरचना में मिलेगी। और बसाल्ट कैसे बनेगा, अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और जो मैग्मा अंदर से आ रहा है वो अगर कम जो है, मतलब बेसिक है वो मैग्मा, एसिडिक नहीं है, बेसिक है, क्षारीय है, और वो क्या है, क्षारीय होगा तो वो पतला होगा, गाढ़ा नहीं होगा, विस्कस नहीं होगा, डेंसिटी कम होगी, तो बाहर आएगा तो चारों तरफ फैल जाएगा, एक बसाल्ट सरफेस, रॉक सरफेस बना देगा, प्लेट्यू बना देगा। क्लियर है। तो वो ब्लैक सॉइल जो होगी वो ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, क्योंकि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये इसमें क्या होगा, जब ये हल्का सा बारिश आएगी तो ये गीली होगी, फिर सूखेगी तो दरारें पड़ जाएंगी, बहुत सारे भ्रंश डेवलप, रिफ्ट डेवलप हो जाएगी, रिफ्ट वैली की तरह बहुत बड़ी बड़ी दरारें पैदा हो जाएंगी। इसको सेल्फ क्लोजिंग जो है लैंड सॉइल भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा, मतलब इसमें ज्यादा जुताई की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मोटी मोटी क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। तो यही सब है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट मेजर सॉइल है ये, और सबसे ज्यादा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कहां पे, डेक्कन ट्रैप में। डेक्कन ट्रैप में इसका विस्तार है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, इसके अलावा गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में, काठियावाड़ पेनिनसुला में इसका विस्तार हुआ है। महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप में सबसे बड़ा है। हमने पढ़ा था मेसोजोइक, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था, मेसोजोइक टाइम पीरियड में इसका डेवलपमेंट होता है, बसाल्ट रॉक स्ट्रक्चर का। काठियावाड़ के अलावा मालवा प्लेट्यू में देखने को मिलेगा, मैसूर कर्नाटका, बेंगलुरु मैसूर प्लेट्यू और कोयम्बटूर प्लेट्यू में देखने को मिलेगा। तो इस रीजन में आपने ये सारा लिखा हुआ है, इस पूरे रीजन में देखने को मिलेगी, अलग अलग रीजन में। कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने पहले लिख लिया। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगुर सॉइल भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। क्लियर है। और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। और अगर आप ग्लोबल फिनोमिना इसका देखेंगे, ग्लोबल क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो जो ट्रॉपिकल चर्नोजेम सॉइल होती है, मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ सॉइल जो है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स में जो फर्टाइल सॉइल होती है, इसको ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ सॉइल या ट्रॉपिकल चर्नोजेम सॉइल भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे करेल कहा जाता है, यूपी में इंपॉर्टेंट है, इसे जहां भी पाई जाएगी उसे करेल। कहां पे पाई जाएगी, बघेलखंड और बुंदेलखंड जो प्लेट्यू है उसमें कुछ पार्ट में ये पाई जाएगी। कपास के अलावा गेहूं, गन्ना, ये सब होता है। प्याज, फलों की खेती होती है। इसको सेल्फ क्लोजिंग सॉइल भी कहते हैं, सेल्फ टिलिंग या सेल्फ क्लोजिंग, क्योंकि जुताई की ज्यादा जरूरत इसमें नहीं होती है।
और चूंकि मोटी मोटी दरारें पड़ जाती है, पानी आसानी से इसको होल्ड कर लेता है ये, तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए इसमें सिंचाई की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो लेस इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है इसमें, है ना। इस मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्यों काला होता है? आयरन के टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, आयरन के टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है इसका। अगला लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल वहां पर पाई जाती है जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। बारिश जहां पे होती है तो हाई टेम्परेचर होगा, ज्यादा बारिश होगी, वहां ये पाई जाएगी। तो ज्यादा बारिश होगी, पानी बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे रीजन्स में क्या होगा? लीचिंग हो जाएगा, निक्षालन हो जाएगा। लीचिंग का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में, वो सब छन छन के नीचे इंटरनल लेयर्स में चले जाएंगे अर्थ की, और मृदा जो होगी, सॉइल जो होगी, वो बैरन हो जाएगी, लेस फर्टाइल हो जाएगी। केवल उसमें हैवी मेटल्स बचेंगे, हैवी पार्टिकल्स बचेंगे, जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे आयरन है। क्लियर है? इसीलिए इसका हल्का सा कलर कैसा होगा? रेड कलर का होगा। सिलिका की इसमें क्या होगी? प्रेजेंस नहीं होगी, सिलिका का अभाव होगा, लैक ऑफ सिलिका कंटेंट होगा, क्योंकि सब कहां चला जाएगा? लीचिंग की वजह से इंटरनल लेयर्स में। क्वेश्चन पूछेगा किस टाइप की सॉइल में लीचिंग होती है, तो आप कहोगे लेटेराइट सॉइल में लीचिंग होती है। और ये कहां पाई जाएगी? ट्रॉपिकल रीजन्स में, जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है। लाल भूरे कलर की होती है। रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सब पाए जाते हैं। और ये कहां पर होगा? तो वेस्टर्न घाट्स में, जो माउंटेन रीजन में, वेस्टर्न घाट्स में जो स्लोपी रीजन्स हैं, जो ढलुआ रीजन्स हैं वेस्टर्न घाट्स में, वहां पर मसालों की खेती होगी, वहां पर कॉफी की खेती होगी, रबर की खेती होगी, इनके लिए अच्छी मानी जाती है। केरला में, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सब रीजन्स में, ईस्टर्न घाट्स में, टोटल आपको प्लेटू असम और मेघालय के, क्योंकि यहाँ पे खूब बारिश होती है, आपको पता है। असम और मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज्यादा, मेघालय में खासी, गारो खासी जो हिल्स हैं, वहां पे मौसिनराम है, चेरापूंजी सबसे ज्यादा रेनफॉल प्राप्त करता है वो। इसमें चाय, कहवा, रबड़, इन सब की खेती बहुत आसानी से हो जाती है। तो ये जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होगी, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जहां पर जो हिली टेरेन, जो हिली टेरेन है, जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में हिली एरियाज हैं, जहां पे स्लोपी एरियाज हैं, जो ढलान है पर्वतों की, क्लियर, वहां पर ये खेती आपको देखने को मिलेगी। हिली सॉइल, पर्वतीय सॉइल, माउंटेन सॉइल कहते हैं। जहां भी माउंटेन होगा वहां माउंटेन सॉइल होगी। तो हिमालयी रेंज में ज्यादातर पाई जाएगी, प्रायद्वीपीय भारत में जहां पहाड़ी है क्षेत्र है वहां पाई जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ खेती करना मुश्किल होगा। एरिड या डेजर्ट सॉइल जिसे कहते हैं, जहां पर जो रेन होगी वो बहुत कम होगी, रेनफॉल बहुत कम होगा, और इवेपोरेशन का रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। बाष्पीकरण का रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी सॉइल में सॉल्टनेस क्या हो जाएगी? सॉल्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लवणता बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो बेसिक नेचर है उसका वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोई भी सॉइल, ध्यान रखना, जो अगर सॉइल का एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा है, मैं लिख दे रहा हूं, और सॉइल बेसिक बहुत ज्यादा है, तो दोनों केसेस में सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, उर्वरता कम हो जाएगी, वो लेस फर्टाइल मानी जाती है। मतलब ना तो ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए सॉइल, ना ज्यादा बेसिक होनी चाहिए, और सॉल्टनेस तो बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा सॉल्टनेस नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा बहुत कम होती है, इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है रेनफॉल से, तो वहां पानी की कमी रहती है, तो जो भी डेजर्टी एरिया वहां सब में ये सॉइल पाई जाएगी, जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा। ऑब्वियसली नाइट्रोजन का अभाव होगा, ह्यूमस तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, जो जैविक अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनका रेजिडू जो होगा वो डिकम्पोज ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ना तो पानी नहीं है तो ह्यूमस नहीं तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे। तो सॉइल क्या होगी? अनुपजाऊ होगी, बैरन सॉइल होगी। क्लियर? जल की कमी होगी, तो इसके कारण ऐसी फसलों का प्रोडक्शन किया जाएगा जो वाटर कंज्यूम ना करती हो, जैसे ज्वार, बाजरा, मतलब मोटा अनाज, मिलेट्स का प्रोडक्शन होगा, मोटे अनाज का प्रोडक्शन किया जाएगा। सैलाइन सॉइल मतलब ऐसी जगह जहां पे सेमी एरिड और एरिड रीजन है, और जहां पर स्पेशली क्या है? जहां कनाल इरिगेशन हो रहा है, जहां कनाल इरिगेशन है, या फिर जहां पर पानी भरा हुआ है, जहां नहरें हैं, और यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है,
तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जब इवेपोरेशन का रेट ज्यादा हो जाएगा तो उसमें सॉल्टनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सैलाइन एल्कलाइन सॉइल कहते हैं। पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में जहां सिंचाई बहुत ज्यादा होती है कनाल इरिगेशन से, वहां पर बहुत सारी कनाल्स बना दी गई हैं। इंदिरा गांधी कनाल मेन कनाल है, उससे बहुत छोटी छोटी कनालें निकाल दी गई, मैंने बताया। तो वहां पर पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है तो लगातार इवेपोरेशन होता रहता है, तो वहां का पानी जो है बहुत सॉल्टी हो जाता है, और वो सॉल्टनेस को साथ में लेके, बहुत सारे सोडियम और अदर सॉल्ट्स को साथ में लेके कहां चला जाता है, खेतों में जाता है, और खेतों में सॉल्टनेस बढ़ जाती है, जिससे वो खेतों की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसी मृदा को इन रीजन्स में मैंने बताया रे ऊसर या कल्लर कहते हैं। तो जहां भी ग्रीन रिवोल्यूशन सफल हुआ है इसी एरिया में, पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के एरिया में, वहां पर कनाल इरिगेशन डेवलप हुआ है, तो वहां पर जो सॉइल है उसकी सैलिनिटी और उसकी बेसिसिटी दोनों में वृद्धि हुई है, वो उसकी फर्टिलिटी कम हुई है। पीट या बायोटिक सॉइल कहते हैं, ये वाटर लॉगिंग जहां पर होती है उन क्षेत्रों में पाई जाती है। वाटर लॉगिंग, जल भराव वाले क्षेत्रों में जहां पर ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज नहीं हो पाता है, तो यहां पे सॉइल का टेक्सचर ही डेवलप नहीं हो पाता है, और ये लेस फर्टाइल सॉइल होती है और हाई सैलिनिटी होती है इस सॉइल की। ऑब्वियसली कहां पे होगी, तो ये भी देख कहां पे होगी, डेल्टाई क्षेत्रों में जहां पर पानी का भराव रहता है, और तराई क्षेत्रों में भी होगी अगर पानी भरा रहेगा तो। तो ये आप रीजन देख सकते हो, जहां जहां पे जो जो सॉइल पाई जाती है उसको मैंने यहां पे लिख दिया है। एक वर्ड होता है सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब होता है सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसका लगातार क्या होना, कम होना। अलग अलग रीजन हो सकते हैं। सॉइल की उर्वरता, फर्टिलिटी, ध्यान रखना दो वर्ड होते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी का कम होना, उर्वरता का कम होना सॉइल डिग्रेडेशन कहलाता है, जिससे मृदा का जो होता है, सॉइल का जो न्यूट्रिशन लेवल होता है वो लगातार कम होता जाता है। क्लियर है। लेकिन एक वर्ड और होता है, वो होता है सॉइल इरोजन, वो अलग है। सॉइल डिग्रेडेशन मतलब सॉइल की फर्टिलिटी का कम हो जाना, रीजन अलग अलग हो सकते हैं। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल की लेयर्स का क्या हो जाना, खत्म हो जाना, डिस्ट्रक्शन ऑफ अपर लेयर्स ऑफ द सॉइल्स हो जाना, सॉइल इरोजन कहलाता है। तो सॉइल इरोजन मतलब सॉइल की जो इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं उन लेयर्स का डिस्ट्रक्शन हो जाना, खत्म हो जाना। कैसे हो सकता है, तो वो पानी से हो सकता है। बहुत ज्यादा वर्षा हुई तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, रिवर्स के द्वारा सॉइल इरोजन हो जाएगा, पानी के द्वारा जो है ग्लेशियर लेक्स के द्वारा, ग्लेशियर रिवर्स के द्वारा हो जाएगा, विंड के द्वारा डेजर्ट एरिया में हो जाएगा। क्लियर है। ज्यादा चराई कर दोगे उसके बाद पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे या घास खत्म हो जाएगी, ज्यादा पशु चारण जहां ज्यादा हो जाता है, ग्रेजिंग ज्यादा हो जाएगी, वहां बायोडाइवर्सिटी नहीं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, ग्रासेस होती हैं, वो सॉइल को क्या करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, संगठित करती हैं, जोड़े रखती हैं उसको। जब डिग्रेडेशन होता है, वृक्षारोपण, डिफॉरेस्टेशन कर दोगे तो इससे क्या होगा, सॉइल अनऑर्गेनाइज हो जाएगी और वो आसानी से क्या हो जाएगा, इरोजन बहुत आसान हो जाएगा। तो डिग्रेडेशन इरोजन में डिफरेंस है। कॉजेज क्या है सॉइल इरोजन के, तो डिफॉरेस्टेशन एक कॉज मैंने बताया, ओवर ग्रेजिंग अभी मैंने बताया, नदी के द्वारा वाटर इरोजन हो सकता है, विंड के द्वारा, ये डेजर्ट एरिया में हो सकता है। तो डेजर्ट एरिया में हवा चलती है, एक जगह से दूसरी जगह सॉइल शिफ्ट हो जाती है, पहले यहाँ कोई टीला था फिर वहां दूसरी जगह कोई टीला दिखाई देगा। ग्लेशियर इरोजन, ग्लेशियर के द्वारा पानी फ्लो हुआ, ग्लेशियर मेल्ट हुआ, उससे इरोजन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, स्थानांतर, जिसको झूम के एग्रीकल्चर भी कहते हैं, स्लैश या वर्न भी कहते हैं, स्लैश वर्न एग्रीकल्चर, झूम एग्रीकल्चर भी कहते हैं, झूम खेती भी कहते हैं। ये ट्राइबल एरियाज में देखने को मिलती है। शिफ्टिंग का मतलब है कोई ट्राइब आई, उस ट्राइब ने पेड़ पौधों को काटा, क्लियर है, और पेड़ पौधों को काट के, जंगल था, पेड़ पौधों को काट के वहां पे एग्रीकल्चर के लिए लैंड तैयार की। तो पहले वो क्या करेगी, एग्रीकल्चर के लिए लैंड तैयार करेगी, तो वो जो रेजिडू होगा बहुत सारे जंगल की, वो सब क्या होगी, आग लगा देगी, आग लगा देगी, इसीलिए से स्लैश और वर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। क्लियर है। तो आग लगाएगी तो बहुत सारे सॉइल बैक्टीरिया जो फ्रेंड होते हैं सॉइल के, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, वो सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सॉइल बैक्टीरिया हो सकता है खत्म हो जाए, तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी। फिर लंबे समय तक वो वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और जब बिल्कुल ही फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वो ट्राइब्स वहां से उठेगी, वहां से जाएगी और दूसरी जगह चली जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी और दूसरी जगह ही सेम प्रोसेस करेगी जाके। इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ट्राइबल एरियाज में ज्यादा दिखाई देती है, जिससे सॉइल का इरोजन होता है, डिग्रेडेशन होता है। लैंडस्लाइड से इरोजन, लैंडस्लाइड हुआ उससे इरोजन हो गया, तो किसी से भी हो सकता है। चरण क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सबसे पहले होता है बूंद इरोजन, स्प्लैश इरोजन कहते हैं, मतलब बारिश की बूंदों से ऊपर की लेयर
बेकार होगी तो उसको सॉइल इरोजन में स्प्लैश कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, लगातार तेजी से बारिश होती रही, स्पेशली मृदा अपरदन के चरण जो सॉइल्स के स्टेजेस या टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन है, स्टेजेस जो हैं उसमें ये किससे माना गया, रिवर्स के द्वारा, या रिवर्स के द्वारा ना मान के रेनफॉल के द्वारा, है ना, उसके आधार पे लिखा गया है, और रिवर्स के आधार पे, रिवर्स के इरोजन के आधार पे लिखा गया। उसके बाद लगातार बारिश होगी तो पूरी एक सीट की तरह, पूरी सीट की तरह कई लेयर्स क्या करेंगी, चली जाएंगी। उसके बाद रिल इरोजन होगा, रिल इरोजन मतलब कई सारी लेयर्स क्या होंगी, चली जाएंगी। उसके बाद गुली इरोजन होगा, गुली का मतलब बहुत एक नाले के रूप में एक बड़े लार्ज एरिया में क्या होगा, कटाव शुरू कर देगी रिवर, उसको गुली इरोजन कहते हैं। और फिर लास्ट में स्ट्रीम चैनल इरोजन, गुली इरोजन और धारा चैनल इरोजन जो है वो चंबल के द्वारा आपको दिखाई देगा, उत्कात भूमि कहते हैं। बहुत लार्ज एरिया में क्या करे जो है इरोजन करने लगे, बहुत ज्यादा कटाव करने लगे सॉइल का। सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स क्या होंगे, तो मेथड्स में इंजीनियरिंग मेथड हो सकता है, दूसरा बायोलॉजिकल मेथड हो सकता है, तीसरा सोशल मेथड हो सकता है। जैसे ओवर ग्रेजिंग मतलब अत्यधिक पशुओं को चारने, जो चारण करते हैं मतलब घास खा रहे आते हैं जिससे सॉइल ऑर्गेनाइज हो जाती है, उसको कम कर दो। ये कुल्हाड़ बंदी कर दो, एक्सबैंड मतलब पेड़ों की कटाई बंद कर दो, शिफ्टिंग कल्सीवेशन को बंद कर दो, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा दो, किससे, फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने में, सॉइल इरोजन को कम करने में, क्लियर है। प्लांटेशन कर दो, प्लांटेशन मतलब वृक्षारोपण करो, एग्रो फॉरेस्ट्री करो, वृक्षों की खेती करो, बर्मी कंपोस्टिंग, केचुआ का कंपोस्टिंग शुरू करो। केचुआ क्या होता है, फार्मर का फ्रेंड होता है, क्योंकि केचुआ क्या करता है, जो बर्मी कल्चर कहते हैं उसको, वो क्या करता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो डिकम्पोजिशन बढ़ा देता है, ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन बढ़ा देता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ग्रीन और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करो। मल्चिंग का प्रैक्टिस को एडॉप्ट करो। मल्चिंग का मतलब होता है आपने एक प्रोडक्शन किया एग्रीकल्चर में, किसी एक फसल को लिया और उसके बाद कुछ ऐसी फसलें होती हैं, जैसे सनई होता है, ढेंचा होता है, दो वर्ड होते हैं सनई और ढेंचा, उसके बीज आपने क्या किया, बुवाई कर दी, फसल बुवाई, वो खड़ा होगा तो सनई या ढेंचा जो होते हैं वो एक प्रकार से ऑर्गेनिक वेस्ट का काम करते हैं। वो पतले पतले छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो जमाते हैं, और उसके बाद किसान उन्हीं पे क्या कर देता है, जुताई करना शुरू कर देता है, और उससे क्या होता है, वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है सनई या ढेंचा का, वो उसमें क्या कर देता है, पूरे खेत में मिल जाता है सॉइल के साथ, और उसके बाद फिर किसान क्या करता है, उसमें पानी चला देता है, और फिर वो कई दिन तक वो ऐसा ही पड़ा रहता है, जिससे डिकम्पोज हो जाता है। तो सारा वो जो रेजिड्यू था एग्रीकल्चर का, वो सब ऑर्गेनिक क्या बन जाता है, फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है, और इससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसको मल्चिंग कहते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग मतलब पट्टेदार खेती, मतलब एक खेत के एक पोर्शन में कुछ लगा दिया, एक ऐसी फसल लगा दी जिसमें प्रोडक्टिविटी क्या है, उसका एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना है, तो दूसरे में एक ऐसी फसल लगाई जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो, बढ़े, मतलब सॉइल का कंजर्वेशन बढ़े, उनका कटाव रुके, मृदा का कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो अलग अलग पट्टियों के साथ, मतलब अलग पट्टीदार खेती का मतलब होता है कि एक पोर्शन में किसी और चीज का प्रोडक्शन किया जा रहा है, दूसरे में किसी और का, तीसरे में किसी और का। क्रॉप साइकिल मतलब फसल चक्र, फसल को क्या किया, बदलते, फसल चक्र को अडॉप्ट कर लिया कि एक जैसा फसल का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, जिससे कि मान लो जैसे चावल का प्रोडक्शन हर साल कर रहे हैं, तो चावल में बहुत ज्यादा वाटर जो है कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक फसल चक्र को अडॉप्ट किया, हर सीजन में फसल को क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, क्रॉप साइकिल को अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो वो बच गया इंजीनियरिंग मेथड, उसमें एम्बैंकमेंट का मतलब होता है मेड़बंदी। मेड़बंदी मतलब खेत को मेड़ से ऐसे बांध दिया तो वाटर डिफ्यूजन भी नहीं होगा, और विंड से हवा चलेगी उससे भी नहीं होगा। कंटूर फार्मिंग कर दी, समुच्च रेखीय खेती बना दी, ये पहाड़ों पे होती है, ये ढलानों पे होती है, स्लोपी एरियाज में होती है कंटूर फार्मिंग, पहाड़ों पे। पट्टीदार खेती नहीं, आपने देखा होगा पहाड़ों पर कंटूर बना दिए जाते हैं जिससे पानी का जो फ्लो है, वाटर की स्पीड है, कम हो जाए। रॉक डैम बना दिए, इस तरीके से वाटर का कंजर्वेशन, सॉइल का कंजर्वेशन हो सकता है। अगला चैप्टर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यहां से क्वेश्चन पूछता है। भारत एक, आपको पता है एग्रीकल्चर, इंडिया इज द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी माना जाता है, कृषि प्रधान देश माना जाता है। हालांकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आज के टाइम में एग्रीकल्चर का
जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 15 से 17% है। आजादी के टाइम पे ये लगभग 50% के आसपास था। क्लियर है? लगभग 50% के आसपास था आजादी के समय। मतलब आजादी के समय पूरी तरीके से इकोनॉमी क्या थी? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। लगभग आज भी 50%, अलग अलग आंकड़े लिखे होते हैं हर एक जगह, लगभग 50% जो एम्प्लॉयमेंट है वो कौन दे रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। इसीलिए लो मिनियल जॉब्स ज्यादा हैं, गरीबी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं वो लो मिनियल होती है। तो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में आज भी लगभग 15 से 17% और एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन लगभग एग्रीकल्चर का 50%। क्लियर है? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में यही बताओ 15 से 17% के बीच है। अलग अलग डेटा अलग अलग जगह लिखा है, इसलिए 15 से 17 लिखा है। और भारत में एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मॉनसून बेस्ड है। मतलब भारत में आज भी इरिगेटेड लैंड बहुत कम है। इरिगेट सिंचित लैंड भारत में टोटल एग्रीकल्चर लैंड का केवल 36 से 40% एरिया ही क्या सिंचित है, जहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी डेवलप की गई है, चाहे वो कनाल इरिगेशन हो, ट्यूबवेल इरिगेशन हो, क्लियर है, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो, माइक्रो इरिगेशन जो हम पढ़ेंगे आगे, आजकल की नई टेक्निक। बाकी सारी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो मॉनसून बेस्ड है, इसीलिए मॉनसून का जुआ कहा जाता है भारत के एग्रीकल्चर को। मॉनसून गैम्बल कहा जाता है। मॉनसून अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, मॉनसून खराब हुआ तो पानी, बरसात का पानी, रेनफॉल कम मिलेगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब सीजन की बात करें तो एग्रीकल्चर की 3 सीजन होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। क्लियर? अगर मैं बात करूं खरीफ जो है वो रेनी सीजन की फसल वो है। खरीफ जो है वो रेनी सीजन में वर्षाकालीन फसल है जो मॉनसून के समय जून से सितंबर अक्टूबर के आसपास, जून के आसपास बुवाई होती है, सितंबर अक्टूबर के आसपास कटाई हो जाती है। रबी जो है, रबी वो है जो विंटर, रबी जो है विंटर सीजन की फसलें हैं और ये अक्टूबर नवंबर में बुवाई होती है इनकी और मार्च अप्रैल तक इनकी क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है। जायद जो है वो ड्राई समर जो है, गर्मी शुष्क लू वाली जो टाइम पीरियड है, जायद जो है वो मार्च से जून के बीच की समर सीजन की ग्रीष्मकालीन ड्राई समर जो है, शुष्क गर्मी है, लू चल रही है, उस समय की फसलें। तो इन 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है। खरीफ की फसलों में जो पानी आता है, रेनी सीजन है तो साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा पानी मिलता है इसे, तो मानसून के समय की खेती होती है। रबी के विंटर के सीजन में नॉर्थ इंडिया वाले एरिया में आप देखो तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पढ़ाऊंगा मैं ये, जब मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा मिलती है। क्लियर? जो थोड़ा बहुत पानी की जरूरत होती है। तो खरीफ की बुवाई का समय देखो तो जून से सितंबर है। टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। वर्षा ऋतु है का टाइम है, मतलब ह्यूमिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, ज्यादा ह्यूमिडिटी, और रेनफॉल भी क्या होना चाहिए? वाटर अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए? मतलब ज्यादा वाटर कंज्यूम करने वाली फसलें हैं तो इनके लिए वाटर भी ज्यादा चाहिए। प्रमुख फसलों में सबसे इंपॉर्टेंट आता है पैडी, धान। इसके अलावा सोयाबीन ऑयल सीड में, अरहर जो पल्सेज में है, तिल ऑयल सीड में, मूंग, उड़द ये पल्सेज में है, ज्वार, रागी, बाजरा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कपास, कॉटन। तो धान और कॉटन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसकी फसलें हैं, याद रखना है। रबी ठंड के समय की अक्टूबर नवंबर में बुवाई जाती है, अप्रैल मई में काटा जाता है। अप्रैल मई लिख दिया है, ये मार्च से अप्रैल के बीच में भी लिखा होगा ना। शीतकाल की फसलें, विंटर सीजन की क्रॉप्स हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से वर्षा होती है, मैं बता चुका हूं। तापमान क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम होगी। पानी की अवेलेबिलिटी कमी होगी तो पानी क्या ज्यादा लेंगी या कम लेंगी? कम लेंगी। मेन फसल क्या है? गेहूं है। इसके अलावा मटर है, सरसों है, आलू है। ये 4 इंपॉर्टेंट फसलें आपको याद रखनी। और ये आइडिया भी होगा अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर
थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको सब पता होगा ये फसलें कब उगाई जाती हैं। जायद की फसल जो है, जायद को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। रबी और खरीफ के बीच में जो टाइम आता है, मार्च से जून के बीच में, ग्रीष्मकालीन फसलें कहते हैं। इसमें मुख्यतः वो फसलें आती हैं जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब आती हैं। क्लियर? ये मैं इंपॉर्टेंट यहां पे लगा देता हूं। सिक्किम भारत का पहला स्टेट है ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला। सिक्किम में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जैविक कृषि वाला। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 2016 में बना। इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जूट की खेती आसाम में होती है और बंगाल में होती है सबसे ज्यादा जूट की खेती। चाय की खेती, चाय आसाम में चाय के बागान हैं और बंगाल के दार्जिलिंग एरिया में चाय के बागान है। क्लियर? तो ईस्ट इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको जूट की खेती दिखाई देगी। इस वाले एरिया में बहुत चावल की खेती दिखाई देगी। राइस वाइल ऑफ इंडिया कहा जाता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहां पर आते हुए मानसून मतलब साउथ वेस्ट मानसून से भी वर्षा मिलती है और ईस्ट कोस्ट को, और लौटता हुआ मानसून ठंड के समय जब लौट रहा होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, वहां से भी वर्षा मिलती है। क्लियर? कॉफी की, नारियल की खेती, टोबैको की खेती, ये कॉफी नारियल की खेती कहां पे होगी? वेस्टर्न घाट्स पे, पश्चिमी जो माउंटेन रीजन्स हैं साउथ इंडिया के, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, उनमें जो ढलानों पे होती है, माउंटेन्स के स्लोपी एरियाज में होती है। दूसरा, तंबाकू की खेती बहुत होती है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कॉफी की खेती बहुत होती है। कॉफी ध्यान रखना है, रोबस्टा और अरेबिका दो फसलें हैं, दो प्रजाति हैं, रोबस्टा और अरेबिका। क्लियर है? और आंध्र प्रदेश में एक वैली है जो फेमस है कॉफी के प्रोडक्शन के लिए, मैं लिख देता हूं, याद रखना, अराकू वैली। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अराकू वैली का है, आंध्र प्रदेश में कॉफी की खेती के लिए फेमस है। तमिलनाडु में जो हिली एरियाज है वहां पे कॉफी की खेती, रबर की खेती, नारियल की खेती है। तो ये नारियल, रबर, कॉफी, तंबाकू, इन सब की खेती हिली एरियाज में होगी, जहां पानी, जहां बरसात क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है? कॉटन का बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन जहां भी ब्लैक सॉइल, तो गुजरात के काठियावाड़ रीजन में, डेक्कन ट्रैप में तो होगा ही कपास कॉटन की। इसके अलावा पंजाब के एरिया में भी कॉटन की। गेहूं की खेती, पंजाब के एरिया में कपास होती है। गेहूं की खेती बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब को व्हीट बाउल कहते हैं, गेहूं का कटोरा कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे गेहूं उत्तर प्रदेश में भी। गन्ने का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के तराई रीजन में होता है। शुगर केन के मामले में बहुत बार पूछा जा चुका है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस कर लिया आपसे जो क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, एक लास्ट देख लेना, जम्मू कश्मीर में मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, केसर, सैफ्रॉन की खेती, जिसे करेवा लैंड कहते हैं ना, करेवा लैंडस्केप कहते हैं, बूलर लेक के आसपास। और सेब की खेती, सेब संतरों की खेती माउंटेन रीजन्स में होगी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे रीजन्स में होती है। अब एक क्वेश्चन आता है सब्सटेंस फार्मिंग, इसको सब्सटेंशियल कहते हैं ना। सब्सटेंशियल फार्मिंग, जीविका मतलब जीवन चलाने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए फार्मिंग, सर्वाइवल कह सकते हो आप, फार्मिंग फॉर सर्वाइवल, पेट पालने के लिए। तो भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ये, किसान गरीब है बेचारा, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करता है, ऐसी फसलों का प्रोडक्शन करता है जिसमें उसका इनपुट कॉस्ट बहुत कम हो। गेहूं उगा लेगा, चावल उगा लेगा, कैश क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा वो। कैश क्रॉप्स के लिए इनपुट जो है ज्यादा, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन, नकदी फसलें, फल है, सब्जियां हैं, फूल है, शुगर केन है ना, इनकी जो फसलें हैं, कॉफी है, चाय है, इन सब की फसलें, इनमें इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी का यूज है, मशीनरी का यूज है, वो सब किसान के पास नहीं है। इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, तो किसान क्या करेगा, जीवन चलाने के लिए खेती करेगा, गेहूं चावल की खेती करेगा, मोटे अनाज की खेती करेगा। क्लियर? तो इसको कौन से कहते हैं, ये कैसी होती है, ऑब्वियसली ये छोटा किसान करेगा, बड़ा किसान करेगा, छोटा किसान करेगा, जिसके पास बहुत छोटा लैंड है, पैसा है नहीं, तो छोड़ेगा क्या, एक ऐसा तो होगा नहीं एक सीजन में फसल छोड़ दे, किसान खेत को खाली छोड़ देगा, एक सीजन करेगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उसे जीवन चलाना, उसका जीवन उसी पे टिका है। तो ऐसी खेती को इंटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं।
गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग मतलब, इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब यहां पे दूसरा डेफिनेशन भी, इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब है लगातार एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किया जा रहा है, कोई सीजन में गैप नहीं लिया जा रहा है, हर सीजन में फसल बो रहा है। एक्सटेंसिव फार्मिंग का मतलब है एक सीजन में फसल बो दी, फिर दूसरा सीजन खाली छोड़ दिया खेत को, फिर तीसरे सीजन में बो दी, चौथा सीजन खाली। ये ऐसा तभी होता है जहां पे बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म्स होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, जो लोग पूंजीपति होते हैं वो लोग करते हैं, पैसे वाले लोग करते हैं। क्लियर? तो भारत में आपको ज्यादातर इंटेंसिव फार्मिंग दिखाई देगी, और ये जीवन निर्वाह के लिए गेहूं चावल की खेती, मतलब कैश क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं किया जाता है इसमें। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में बता चुका हूं, ट्राइबल एरियाज में ज्यादा होती है, पूरा एग्जांपल पूरा डिस्कस कर चुका हूं। इसको क्या कहते हैं? स्लैश ऑफ वन कहते हैं। अलग अलग रीजन में इसके नॉर्थ ईस्ट एरिया में इसे झूम या झूमिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, स्लैश और बर्न भी कहते हैं, स्लैश बर्न एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग रीजन में आप देख लेना। कुरबा ये पूछा गया है, क्लियर है? कुरबा झारखंड में कहते हैं। बाकी देख लेना, नाम पूछे नहीं है आज तक, इस सेम मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर मैंने बता दिया, बड़े बड़े फार्म्स में खेती होती है जहां एक सीजन प्रोडक्शन किया जाता है, दूसरे सीजन खाली छोड़ दिया जाता है। तो ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज में ये देखने को मिलेगी, जहां मैकेनाइज्ड होगी या नॉन मैकेनाइज्ड होगी। ऑब्वियसली मशीनीकृत होगी, मैकेनाइज्ड होगी, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा होगा, मशीनों से खेती होगी। डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेगी आपको ये। हो सकता है वहां ड्रोन्स का यूज किया जा रहा हो, फर्टिलाइजर के लिए ड्रोन्स का यूज किया जा रहा हो, बुवाई के लिए ड्रोन्स का यूज किया जा रहा हो, तमाम तरह की चीजें यूज की जा रही हैं। क्लियर है? भारत में अगर देखोगे तो पंजाब हरियाणा में जहां पर स्मॉल लैंड होल्डिंग, लार्ज लैंड होल्डिंग की फीचर्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े किसान हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगी एक्सटेंसिव फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मतलब मार्केट की डिमांड के बेस पर प्रोडक्शन करना, है ना। एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन कैश क्रॉप्स, तो यहां पर ज्यादातर कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा। एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन डिमांड ऑफ द मार्केट, जो मार्केट में डिमांड है, तो कैश क्रॉप्स नकदी खेती की, नकदी फसलों की खेती होगी, मार्केट की डिमांड को देखते हुए प्रोडक्शन किया जाएगा। फलों की खेती, सब्जियों की खेती, डेयरी प्रोडक्शन, है ना, पनीर, घी, तमाम तरह की चीजों का प्रोडक्शन, ये सब चीजों की प्रोडक्शन होगा, तो अच्छा पैसा मिलेगा इसमें। प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, फलों सब्जियों की खेती को, फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की खेती को क्या कहते हैं? फूलों की, फ्लावर्स की खेती को, इनको कहते हैं हॉर्टिकल्चर में कहा रखा जाता है। क्लियर है? ये कैश क्रॉप्स है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब केमिकल फ्री फार्मिंग, मैं एक वर्ड में कहूं तो केमिकल फ्री फार्मिंग, जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जा रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज किया, सॉरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है, जैविक खाद लगाई जा रही है। क्लियर है? जैविक कीटनाशक जैसे क्राइसोपा, इन सब का यूज किया जा रहा है। बर्मी कंपोस्टिंग की जा रही है, केचुए के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देसी खाद लगाई जा रही है, कूड़े कचरे से, जो घर के, जो बायो वेस्ट होता है, जो घर का कूड़ा कचरा होता है, जो मलमूत्र होता है पशुओं का, एनिमल्स का, उनसे जो खाद बनाई जाती है वो यूज की जा रही है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन दी वर्ल्ड अल्बर्ट हार्वर्ड कहा जाता है। क्लियर है? और पूरे वर्ल्ड में एक लार्ज स्केल पर जैविक कृषि को किसने अपनाया था? एक क्यूबा देश है, अटलांटिक ओशियन में, आपने देखा होगा, अटलांटिक ओशियन में, कैरेबियन सी में क्यूबा एक देश है। क्लियर है? और जहां पे कैरेबियन आइलैंड से, आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज की टीम जहां से आती है, जमैका, बारबाडोस, बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं वहां पर। वहीं पर एक अटलांटिक ओशियन में देश है क्यूबा, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में, तो उसने इसको अडॉप्ट किया सबसे पहले। भारत में 2016 में पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन बना जिसने पूरी तरीके से जैविक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया? वो है सिक्किम। क्लियर है? चलिए, तो अल्बर्ट हार्वर्ड जो है वर्ल्ड में फादर ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड है, फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा, इंडिया में देख लो, नाम याद आ गया मुझे, देखने की जरूरत नहीं है, सुभाष पालेकर, लिख लेना। सुभाष पालेकर जी जो हैं वो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया है। क्लियर है? और ये पद्म अवार्ड ही है, इनको पद्म अवार्ड मिला है, जहां तक मुझे याद है पद्म श्री या पद्म भूषण मिला है, चेक कर लेना। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर में जलीय कृषि, वाटर का रिसोर्सेज का, वाटर रिसोर्स का यूज करना फॉर एग्रीकल्चर। क्लियर?
जैसे फिशरीज, एक मछली पालन क्या है, एक्वाकल्चर है, क्लियर है। प्रॉन्स का प्रोडक्शन करना एक एक्वाकल्चर है। समुद्र, मरीन एग्रीकल्चर, समुद्र में जो खेती की जाती है सी फूड के लिए, समुद्री भोजन के लिए, तो वो क्या है, एक्वाकल्चर, क्लियर है। एल्गी का प्रोडक्शन करना एक्वाकल्चर में आता है। झींगा का प्रोडक्शन करना, है ना, एल्गी की फार्मिंग करना, झींगे की फार्मिंग करना, ये सब की प्रोडक्शन करना क्या है, एक्वाकल्चर। एक्वापोनिक, ये इंपॉर्टेंट है। एक्वापोनिक का मतलब है जहां पर आप, अच्छा एक्वाकल्चर जो है, याद रख, एक्वाकल्चर जो है ये ब्लू इकोनॉमी से जुड़ता है। कोई आपसे पूछे ब्लू इकोनॉमी मतलब मरीन इकोनॉमी, मरीन और वाटर वेस्ट, वाटर रिसोर्सेज बेस्ड इकोनॉमी, मतलब वाटर रिसोर्सेज का जितने भी हैं उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए यूज करना, वो है ब्लू इकोनॉमी कहते हैं उसे। और ब्लू रिवोल्यूशन भी किससे संबंधित होगा, ध्यान रखना, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित होगा, नीली क्रांति किससे संबंधित होगा, मरीन रिसोर्सेज से संबंधित, वाटर रिसोर्सेज से संबंधित होगा। एक्वापोनिक का मतलब होता है जहां पर आप क्या कर रहे हो, फिशिंग भी, फिशरीज में कर रहे हो, मतलब मछलियों का पालन भी कर रहे हो, साथ ही साथ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी, मतलब क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी कर रहे हो। पानी में क्रॉप्स का प्रोडक्शन, क्रॉप्स का प्रोडक्शन, मतलब प्लांट्स का प्रोडक्शन भी कर रहे हो, प्लांटेशन भी कर रहे हो, प्लांट्स का प्रोडक्शन भी कर रहे हो। कैसे, एक्वापोनिक, एक्वेरियम से आया, एक्वेरियम लिया जिसमें पानी भर दिया, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या है, आप क्या कर रहे हो, मछली पालन कर रहे हो। अब मछली बन नहीं रही है मुझ पे, देख लेना ये मछली है, तो बहुत सारी मछलियां, मछली पालन कर रहे हो, साथ ही साथ इसमें क्या कर रहे हो आप, प्लांटेशन भी कर रहे हो, प्लांट का प्रोडक्शन भी कर रहे हो, इसको एक्वापोनिक कहेंगे, क्लियर है। तो जो मछलियों का रेजिड्यू होगा, अवशिष्ट होगा, जो मलमूत्र होगा, उसी से इन्हें क्या मिलेगा, प्लांट्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ये अपने आप को ग्रो कराएंगे। ऐसी खेती को आजकल का नया टेक्नोलॉजी है, ये टैंक में मछली को साथ साथ पौधों की वृद्धि कराना, इसी को कहते हैं। एग्जाम्पल है एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बहुत बार सुना होगा आपने, जो 3 फार्म लॉज आए थे, 3 कृषि कानून आए थे, उसमें एक कानून था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है, ऑब्वियसली ये कमर्शियल फार्मिंग होगी, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि ये कमर्शियल फार्मिंग होगी, क्योंकि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसान से, कमर्शियल फार्मिंग होगी। मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग फार्मिंग होगी, मतलब मार्केट डिमांड बेस्ड एग्रीकल्चर होगा, प्रोडक्शन होगा। तो कंपनी, एक कोई कंपनी है और सामने फार्मर है, जिसकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं होती है, जो किसान चाहे वो कर ले। क्या कर रहा है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, कृषि उत्पादन के लिए। कंपनी को जो चाहिए किसान उसका प्रोडक्शन करेगा। चिप्स बनाने वाली कंपनी, उसको आलू चाहिए, आलू का प्रोडक्शन करेगा। शुगर इंडस्ट्री वाली कंपनी, उसको शुगर केन चाहिए, शुगर केन का प्रोडक्शन करेगा। केचप बनाने वाली कंपनी है तो टमाटर का प्रोडक्शन करेगा। सबसे बड़ा फायदा क्या है, सारे इनपुट कौन देती है, कंपनी देती है। मतलब सीड्स कौन लाएगी, कंपनी। फर्टिलाइजर्स कौन लाएगी, कंपनी। इरिगेशन फैसिलिटी कौन देगी, कंपनी। इलेक्ट्रिसिटी कौन देगी, कंपनी। लेबर कौन देगी, कंपनी। टेक्नोलॉजी मशीनरी कौन देगी, कंपनी। सब कुछ कंपनी देगी। किसान को सिर्फ अपनी जमीन को लीज पे देना होता है, किराए पे देना होता है, खड़े होकर प्रोडक्शन कराना होता है। एक प्रकार से किसान की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका इंडस्ट्रियल यूज होने लगता है, जिससे उसका क्या हो जाता है, उसको अच्छा मुनाफा होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, पैसे अच्छे मिलते हैं। दूसरी बात, जो फसल प्रोडक्शन होगा वो फसल प्रोडक्शन का रेट प्री डिफाइंड होगा, पहले से ही तय होगा। जब फसल पकेगी तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा होने पर प्राइस कम हो जाते हैं, लेकिन उन कम प्राइस का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले से ही तय होगा। किसान और कंपनी मिलकर तय करेंगे कि फसल किस रेट पर कंपनी खरीदेगी। क्लियर है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप गुजरात में जाओ, हरियाणा, पंजाब में जाओ तो ये आपको देखने को मिलेगी, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा। क्लियर है। अब भारत में समस्या ये है कि भारत में स्मॉल लैंड होल्डिंग की समस्या है, छोटे छोटे किसान हैं। अब छोटे छोटे किसान हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। छोटी जोत का आकार है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, हमारे यहां लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड वो डिवाइड होती चली जाती है।
क्लियर है? किसी पिता के पास 20 बीघे जमीन थी, 2 पुत्र हुए, 10-10 बीघे हो गई, फिर उन पुत्रों के आगे जनरेशन होगी तो उसमें 10-10 बीघा क्या करेगी, आगे आगे डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसे तो कंपनी को लाखों कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, लीगल कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉस्ट होती है। तो फिर आगे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए भारत की, तो फिर आगे आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग। नाम ही फार्मिंग, खेती कोऑपरेशन में मिलके सहयोग के साथ फार्मिंग। तो इसमें होता क्या है, कंपनी और सामने क्या है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स। यही सब लिखा हुआ है जो मैं लिख रहा हूं, किसानों का समूह, एक गांव के सारे किसान या कई गांव के किसान, उन्होंने अपनी लैंड को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ लैंड कर दिया उन्होंने, लैंड का एकीकरण कर दिया और अब स्मॉल होल्ड लैंड होल्डिंग की समस्या खत्म होगी। अब ये किसान मिलके क्या बनाएंगे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। सहकारी समिति बनाएंगे और ये सहकारी समिति अब क्या करेगी, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो अब क्या होगा, आगे प्रोसेस होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के बाद अगला स्टेप होता है किसका, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये होती है कोऑपरेटिव फार्मिंग। अमूल गुजरात के आनंद से शुरू हुआ एक कोऑपरेटिव फार्मिंग का सबसे बड़ा उदाहरण, जो आज एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुका है। अमूल दूध पीता है इंडिया। तो गुजरात के आनंद में किसानों ने अपनी जमीन को एक किया, अमूल नाम की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। अब इतनी बड़ी जमीन एक कर ली तो या तो खुद की इंडस्ट्री डाल लो, क्योंकि बैंक आसानी से करोड़ों में लोन दे देगा, क्योंकि इतना बड़ा एग्रीकल्चर लैंड क्या होगा, कोलैटरल के रूप में रखा जाएगा। या फिर क्या करो, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ये इसको कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्लियर? और भारत में नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, भारत में कोऑपरेशन मूवमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्रालय। और इसके फर्स्ट मिनिस्टर इस बार भी कौन है, पिछली बार जब बनाई गई थी तो कौन बने थे, अमित शाह जी हैं। अभी भी अमित शाह जी हैं, पहले भी जब पहली बार बनी, और जहां तक मुझे याद है 2 साल पहले 2022 से 21 में ये बनी, एक बार चेक कर लेना, पहली बार बनी। तो पहले मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी हैं इसके। ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है स्पेशली यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे फलों की, सब्जियों की, फूलों की खेती की जाती है ट्रक फार्मिंग में। और ये यूरोप और अमेरिका में बहुत फेमस है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन जैसे देशों में बहुत फेमस है। ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है शहरों के बाहर, आउटर रीजन ऑफ सिटीज, शहरों के बाहर क्या किया, फलों की, फूलों की, सब्जियों की खेती की और ट्रकों में भर भर के उस सब प्रोडक्शन को कहां पहुंचाया, शहरों में पहुंचाया। तो ये यूरोप और अमेरिका से आया वर्ड है ट्रक फार्मिंग। क्लियर है? और यहाँ पे कैश क्रॉप्स के रूप में फलों की, सब्जियों की, फूलों की, इन सब की खेती की जाती है। अगला मिक्स्ड फार्मिंग, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब है जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हो रहा है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी हो रहा है, साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन भी हो रहा है। तो पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप्स का प्रोडक्शन दोनों एक साथ कर रहे हैं, उसको कहते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर। अगला, भारत की इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, राइस की बात करें, चावल जो सबसे मेजर क्रॉप है, ऑब्वियसली ये खरीफ की फसल है, ये आपको पता है। ज्यादा वाटर क्या जरूरत पड़ती है, तो वाटर कैप जो है, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो कैसे रीजन में, ऐसे रीजन में होगी, खरीफ में होगी, और ट्रॉपिकल रीजन में जहां पर क्या होगी, बारिश ज्यादा होगी। तो अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया मैप में, तो ईस्ट कोस्ट जहां पर आता हुआ मानसून मतलब साउथ वेस्ट मानसून, और जाता हुआ मानसून मतलब लौटता हुआ, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून, दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। इसीलिए इस ईस्ट कोस्ट पे भारत में सबसे ज्यादा क्या होती है, चावल की खेती। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में बहुत वर्षा होती है, तो नॉर्थ ईस्ट में मानसून से बहुत वर्षा होती है, तो नॉर्थ ईस्ट में खूब चावल की खेती होगी। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, ईस्ट यूपी में खूब चावल की खेती होगी। क्लियर है? तो जहां पानी की अवेलेबिलिटी होगी गर्मी में, हरियाणा पंजाब में भी खूब चावल की, वेस्टर्न यूपी में होती है, लेकिन वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है, तो वहां पर कनाल इरिगेशन है, वहां ट्यूबवेल इरिगेशन है, उस तरीके से होती है। तो इसीलिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को मैंने बोला क्या है, राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर? यही सब लिखा हुआ है, खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं, उसमें ये किस्में आती है, और ये प्रजातियां लिखी हुई हैं इसकी। मैंने क्या बोला, पूरे साल भर खेती होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइस, चावल की खेती किस रीजन में पूरे साल भर होती है, तो वो है ईस्ट कोस्ट पर पूरे साल भर खेती होती है चावल की, तमिलनाडु से लेके वेस्ट बंगाल तक। और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और शरद, विंटर सीजन में जो चावल की खेती होती है उसे ओस कहते हैं, शीतकालीन में अमन कहते हैं, और समर में मतलब विंटर में ओस, ग्रीष्मकालीन मतलब समर में बोरो, और शरदकालीन मतलब ये रेनी सीजन होता है, शरद मतलब रेनी सीजन, ओस कहते हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट, चावल की खेती, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए आपको पता है, और वर्षा भी ज्यादा चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये कौन सी खरीफ सीजन की फसल है, जून से सितंबर की फसल है। दूसरा गोल्डन राइस, एक इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है गोल्डन राइस। देखो बॉडी में हमें पता है कि बहुत सारे लोगों को विटामिन ए की कमी होती है और सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, तो एक ऐसा साइंटिस्ट एक ऐसा चावल बना रहे हैं जिसमें विटामिन ए क्या हो जाए, बढ़ा दिया जाए। तो विटामिन ए एनरिच्ड जो चावल है उसको गोल्डन राइस कहा गया है, जो विटामिन ए की कमी को क्या करेगा, दूर करेगा, और ये क्या करेगा, बॉडी में बीटा कैरोटीन की मात्रा को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्लियर है, इसका नाम दिया गया क्या, गोल्डन राइस। तो क्वेश्चन पूछेगा गोल्डन राइस किसकी विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए, विटामिन ए की कमी को, कौन सा, बीटा कैरोटीन, इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। चावल के उत्पादन की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ राइस की बात करें, तो सबसे ज्यादा दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भारत है, सेकंड नंबर पे चाइना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, धान में, पैडी में जो रोग लगता है, डिसीज लगती है, उसका नाम है खैरा। क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, पॉलिश्ड जो चावल होता है, पॉलिश चावल या जिस चावल को आप ज्यादा धो देते हो, तभी कहते हैं ना चावल को ज्यादा धोना नहीं चाहिए, वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिश किया हुआ चावल है या जो धोया बहुत ज्यादा चावल धोने पे विटामिन बी जो उसमें है कमी हो जाती है, और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन साइंस में पूछा जा चुका है, वेरी रोग होता है। और कहां पे चावल उगाया जाता है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, गेहूं, बीट, आपको पता है रबी की फसल है, ठंड के टाइम में होती है, टेम्परेचर कम चाहिए, बारिश भी कम चाहिए, है ना, ये सब चीजें आपको पता है, पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं। और ये भी बता चुका हूं, पंजाब को व्हीट बाउल कहते हैं, ये भी बता चुका हूं। क्लियर है। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब चीजें, ये जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होंगे, इसमें पंजाब पहले नंबर पे लिख सकते हो, यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूं, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पंजाब गेहूं का। क्लियर है। और राइस के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट फसल है कौन सी, गेहूं। इंपॉर्टेंट है करनाल वंट और रस्ट, ये दो डिसीजेज हैं, करनाल वंट और रस्ट, किसमें, गेहूं में लगने वाली। और गेहूं के प्रोडक्शन में नंबर 1 है चाइना और सेकंड नंबर पे है भारत, तीसरे पे रसिया। अगला मिलेट्स, मोटा अनाज, बहुत इंपॉर्टेंट है मोटा अनाज। मोटा अनाज में जौ, बाजरा, रागी, ज्वार, मेज, मक्का जिसको कहते हैं, ये सब आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आजकल ये अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया में इसको प्रमोट कर रहा है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें ज्यादा होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इसमें ज्यादा होते हैं अदर गेहूं, चावल और अदर फूड जो क्रॉप्स हैं उनसे। तो ज्यादा से ज्यादा इसको कंज्यूम करना चाहिए मिलेट्स को, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होते हैं, साथ ही साथ विटामिन और प्रोटीन्स की मात्रा, क्वांटिटी भी इसमें ज्यादा होती है। मिलेट्स में, मोटा अनाज में आप देखोगे तो ज्वार, बाजरा, बार्ले, रागी, मेज, ये सब आते हैं। इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए 2018 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया और यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट की, तो यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, लिखा हुआ है इंटरनेशनल ईयर नहीं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया 2023 को, ये याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके फील्ड में काम करता है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जैसे यूनेस्को आपने सुना होगा, जैसे WHO सुना होगा, ऐसे ही एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन के फील्ड में काम करने वाली, फूड रिसर्च के फील्ड में काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है FAO। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेज, मक्का, एक कैसी की फसल है, मक्का एक मिलेट्स है और जो एक खरीफ की फसल है, देख चुके हैं। और ये टेम्परेचर आपको पता है, कम बारिश की जरूरत होती है, क्योंकि जितनी भी मिलेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो ज्यादा होते हैं, प्रोटीन, विटामिन मिलेट्स में ज्यादा होते हैं, वाटर, उनके लिए वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो मिलेट्स के लिए वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। ये क्वेश्चन अगर टेक्निकल क्वेश्चन बहुत कॉमन सेंस का पूछे तो बहुत सिंपल सा है, इसका मतलब है भारत के बड़े रीजन में आप मिलेट्स का प्रोडक्शन कर सकते हो। जो भी रीजन सेमी एरिड और एरिड है, और वो रीजन जो मॉनसून बेस्ड है, मान लो बारिश नहीं हुई तो वहां पे क्या हो सकता है, मिलेट्स का प्रोडक्शन हो सकता है। तो वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है, चाहे वो ज्वार हो, बार्ले हो, बाजरा हो, रागी हो, ज्वार हो, जौ हो, मक्का हो, ये सब है। मतलब ये सारी फसलें एरिड और सेमी एरिड रीजन की फसलें हैं,
एरिड और सेमी एरिड रीजन, शुष्क और अर्ध शुष्क रीजन की फसलें हैं। तो ये दोनों बेनिफिट्स हैं जिसके लिए किसानों को अवेयर किया जा रहा है, प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को अवेयर किया जा रहा है कि वो इसकी डिमांड्स बढ़ाएं जिससे किसान प्रोडक्शन बढ़ाए। सरकार उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, सब्सिडी दे रही है सरकार किसानों के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, जो मेज है, मक्का है, वो भारत का इंडिजीनियस नहीं है। ये मक्का अमेरिका मूल का है, अमेरिकी ओरिजिन का है। और भारत में इसे लाए कौन, तो आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा, पुर्तगीज जब आए थे, सबसे पहले पुर्तगीज आए, तो पुर्तगीज इसको भारत में लेके आए, जैसे टोबैको को भी पुर्तगीज भारत में लेके आए, ध्यान रखना। मक्का आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन रीजन्स में ज्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्सेस, दलहन, कुछ दलहन रबी में बोई जाती है, देखा हमने, कुछ खरीफ में, दोनों में था। पल्सेस अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, चना, ये सब है। क्लियर है। अरहर के मामले में, अरहर का माना जाता है ये कहां का इंडिजीनियस है, अफ्रीका का। और हम जितना भी हमारा कंजप्शन है उसमें हम केवल 50% प्रोडक्शन कर पाते हैं, और 50% प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और स्पेशली अफ्रीकन नेशन से हमें क्या करना पड़ता है, पल्सेस को इंपोर्ट करना पड़ता है। कई ऐसे देश हैं जहां हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है अफ्रीकन नेशंस के साथ कि वहां पर लैंड को हमने लीज पर ले लिया और वहां पे हम किसका प्रोडक्शन करवा रहे हैं, पल्सेस का। क्योंकि मैंने पहले ही बोला अरहर किसका इंडिजीनियस प्लांट है, अफ्रीका का है। तो वहां अरहर का प्रोडक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। पूरे वर्ल्ड में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी हम है, कंज्यूमर भी हम है और इंपोर्टर भी हम है, क्योंकि अरहर अरहर कह रहा हूं, पल्सेस हमारे देश में बहुत ज्यादा खाई जाती है। क्लियर, कॉमन फूड है। आगे बढ़ते हैं। ऑयल सीड्स, तिलहन, तिलहन भी कुछ तिलहन जो है खरीफ में है, कुछ रबी में, हमने दोनों को देखा। क्लियर है। ये कुछ स्पेसीज लिखी हुई है, प्रजाति लिखी है, वैरायटी लिखी है, जो किसकी है, मस्टर्ड की है, सरसों की है। इसके अलावा सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली जो है ना, ग्राउंड नट्स कहते हैं, सनफ्लावर, सोयाबीन, ये सब क्या है, ऑयल सीड्स में ही आते हैं। इसके अलावा भारत, पाम ऑयल, ये और लिख लेना, ऑयल सीड्स में कौन सा, पाम ऑयल, जो शायद इसमें नहीं लिखा है, इसका बहुत बड़ा हम क्या है, इंपोर्टर हैं, आयातक हैं। और ये हम कहां से मंगाते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया से। क्लियर है। और इससे एडिबल ऑयल बनता है, वेजिटेबल ऑयल बनता है, जो हम सब्जियों में खाने में यूज करते हैं। क्लियर है। भारत में ये इस रीजन्स में होते हैं। क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्या है, देश का तिलहन की फसलों में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, मूंगफली का होता है। और सबसे बड़ा ऑयल सीड्स का प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हम इसका भी लगभग 50% ही अपनी जरूरत का प्रोड्यूस कर पाते हैं, बाकी हम इसके भी क्या हैं, इंपोर्टर हैं। क्या है भैया, आयातक है। क्लियर। इंपॉर्टेंट एक और टेक्नोलॉजिकल टर्म है, जीएम मस्टर्ड, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। आपने जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप सुनी होगी, बीटी कॉटन है ना, बीटी ब्रिंजल, जो हमारे यहाँ अभी तक इसको वैलिड नहीं मिला, वैलिडेशन नहीं मिला, लेकिन बीटी कॉटन हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। वैसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, भारत में पहली फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जीएम मस्टर्ड को, जीएम सरसों को परमिशन मिल गई है, जो पहली भारत की फूड जीएम क्रॉप है। इससे पहले बीटी कॉटन थी, बैसिलिस थ्यूरिजेनेसिस एक बैक्टीरिया का नाम है, कॉटन, बीटी कॉटन जीएम क्रॉप है, जो भारत की पहली जीएम क्रॉप है। लेकिन ये हमारी नहीं है, ये अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है मोजेंटो, उसने बनाई है। ये हमने खुद बनाई है और ये फूड क्रॉप नहीं है, लेकिन ये फूड क्रॉप है। तो पहली फूड क्रॉप है और पहली इंडिजीनियस है, क्योंकि इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीपक पेंटल साहब ने बनाया है। दीपक पेंटल साहब ने इसको बनाया है और इसका नाम है ओरिजिनली DMH11, धारा मस्टर्ड हर्बिसाइड टॉलरेंट 11 नाम, जिसका प्रोडक्शन जो है नॉर्मली सरसों के प्रोडक्शन, मस्टर्ड के प्लांट के प्रोडक्शन से, जो आज के टाइम में हमारी सारी फूड क्रॉप्स जो हैं, सारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं, लगभग जो फूड क्रॉप्स हैं वो हाइब्रिड हैं। और ये हाइब्रिड का एडवांस टेक्नोलॉजी है, जीएम टेक्नोलॉजी। तो उससे हाइब्रिड जो हमारे पास इस समय वैरायटी है मस्टर्ड की, उससे लगभग 25% ज्यादा प्रोडक्शन करती है क्या, जीएम मस्टर्ड। नेक्स्ट, टी, चाय बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से आया, चीनी मूल का है, चाइनीज ओरिजिन का ये पौधा है, अंग्रेजों ने इसको शुरू किया। क्लियर है। ये कहां पे होता है, एक तो जहां पे ज्यादा क्या होगा, ज्यादा रेनफॉल होगी, और दूसरा यहाँ पे चाय के बागान कहां पे पाए जाते हैं, आसाम में, मैंने पहले डिस्कस किया, वेस्ट बंगाल में। क्लियर है। आसाम में कहां पे, वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग एरिया में। तो
ये चाय का बागान कहां पे होंगे? चाय के बागान हिली टेरेन में होंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में, स्लोपी एरियाज जो हैं, जो ढलान होती हैं पर्वतों की, उन पे ये खेती की जाती है, चाय के बागान। क्लियर है? इसका उत्पादन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ रेनफॉल भी क्या होनी चाहिए? पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? लेटेराइट डिस्कस कर चुके हैं हम। टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। पानी बहुत चाहिए, चावल के जैसा पानी चाहिए, राइस की रिक्वायरमेंट के सेम पानी चाहिए। क्लियर है? और ये लिखा हुआ है क्या? ढलुआ, स्लोपी सरफेस और माउंटेन रीजन, पहाड़ों की ढालों पे होता है। क्लियर है? जो मैं बोल रहा हूं वो सब लिखा हुआ है। क्लियर? इसकी भारत में दो किस्में हैं, दो प्रजातियां, दो वैरायटी हैं चाय की। एक बोहिया या चीनी कहते हैं, दूसरा असामिका या असमी कहते हैं। क्लियर? और चाय के प्रोडक्शन में असम, पश्चिम बंगाल मेन दो ही याद रखना है, बाकी आप नीलगिरी हिल्स में, केरल में और तमिलनाडु में भी खेती होती है, ये डिस्कस कर चुके हैं। चाय जो है बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, मतलब यहां टेक्नोलॉजी का इतना यूज नहीं होता है, लेबर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है, भारतीय चाय बोर्ड, इंडियन टी बोर्ड कहां पर है? तो आप देखोगे उसी शहर में होगा जो पास में पढ़ रहे हैं। कहां पे पास में पढ़ रहे हैं? कोलकाता, आसाम के भी बिल्कुल पास में है, और दूसरा दार्जिलिंग एरिया में बिल्कुल पास में। और दार्जिलिंग की जो टी है, दार्जिलिंग की चाय है, एक और बता दूं, उसे जीआई टैग मिला हुआ है। कौन सा टैग मिला हुआ है? जीआई टैग। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने सुना होगा। कॉटन, कपास, कपास के लिए कौन सी सॉइल चाहिए? ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए, जिसे रेगुर सॉइल कहलाते हैं। और ब्लैक सॉइल कहां पे पाई जाती है? मैंने डिस्कस कर चुका हूं, जहां पे बसाल्ट रॉक पाई जाती है। काठियावाड़ पेनिनसुला, डेक्कन ट्रैप, कर्नाटक प्लेट्यू, मैसूर प्लेट्यू, कोयम्बटूर मदुरई प्लेट्यू, आंध्रा प्लेट्यू, रायलसीमा जिसे आंध्रा तेलंगाना का प्लेट्यू कहते हैं, साथ ही साथ मालवा प्लेट्यू ऊपर आप मध्य प्रदेश के साइड, उसके अलावा पंजाब के कुछ एरियाज में, इन सब में ये पाई जाती है। ये सब के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही है, कपास भारत का इंडिजीनियस है, भारत का खुद का ओरिजिनल ये प्लांट है कपास, हमने कहीं और से मंगाया नहीं है। और विश्व का ऐसा देश है भारत जिसने कपास की किसकी हाइब्रिड जो स्पीसीज है, वेराइटी है, उसको डेवलप किया। ऑब्वियसली कपास हमारा है, दूसरे देशों का नहीं है, तो उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम ही कर रहे होंगे, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। काली मिट्टी इसके लिए जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट पता है। कपास को बस इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और है, इसे व्हाइट गोल्ड कहते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर का इसका प्रोडक्शन होता है, आप देख सकते हो कपास, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, ये तो पता ही है। भारत वर्ल्ड में, ऑब्वियसली पौधा हमारा है, तो वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन होंगे? हम ही होंगे, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। शुगर केन, शुगर केन आपको पता है टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर रिक्वायरमेंट बहुत होती है इसकी। राइज और शुगर केन तराई वाले रीजन में होती है, मैंने लिखा भी था आपको जब एग्रीकल्चर, जब सॉइल पढ़ा रहा था और ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया पढ़ा रहा था। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की फसल है, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, वर्षा बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे राइस को चाहिए वैसे ही चावल को चाहिए। कैश क्रॉप है, ये तो पता ही है, क्योंकि शुगर केन से शुगर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है और मोटा पैसा मिलता है। गन्ना उत्पादक मैं पहले बता चुका हूं, सबसे स्टार्ट किया था उसी समय, सबसे ज्यादा कौन? उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। अच्छा एक पॉइंट और जोड़ दे रहा हूं, अगर पूछे सबसे ज्यादा शुगर मिल्स कहां पर है, शुगर मिल्स, हाईएस्ट शुगर मिल्स सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो महाराष्ट्र है, नोट कर लेना। क्लियर? और ये पूरे साल भर की जाती है फसल, तो ऐसा नहीं है ये रबी है, क्रॉप के रबी या जो है खरीफ की फसल है। गन्ना ठंड में भी होता है और गर्मियों में होता है, बस गन्ना के लिए ध्यान रखना, ये ठंड में जो पाला पड़ता है वो खराब होता है। आगे कॉफी, कॉफी आपको पता है कहां पे होती है? वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन रीजन्स में होती है, ये जो है स्लोपी एरियाज हैं माउंटेन्स के, उन पे होती है, ढलुआ सतहों पे होती है। टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर के साथ साथ बरसात भी क्या चाहिए? काफी ज्यादा चाहिए। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी दो प्रजातियां मैं डिस्कस कर चुका हूं, अरेबिका और रोबस्टा, और अराकू वैली फेमस है आंध्र प्रदेश में, सबसे ज्यादा वहीं पे होती है। ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। कर्नाटक, वेस्टर्न घाट में, कर्नाटक में बाबा बुडान हिल्स में इसकी खेती होती है काफी ज्यादा। कहवा का उत्पादन नीलगिरी हिल्स में भी होता है। नीलगिरी हिल्स कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों के ट्राई जंक्शन पे ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी दो फसलें, दो प्रजातियां हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये लिखा हुआ है। और कॉफी, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉफी बोर्ड कहां पर है? बेंगलुरु में। और ऐड कर लेना, मैं पहले पीछे ऐड कर चुका हूं, यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं। अराकू वैली फेमस है भारत में, आंध्र प्रदेश में, कॉफी के प्रोडक्शन के लिए। जूट, जूट में डिस्कस कर चुका हूं, पटसन कहते हैं इसे। इधर ईस्ट इंडिया में कहां पर? आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार का रीजन है,
यहाँ इसका प्रोडक्शन होता है, और ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, ध्यान रखना, बांग्लादेश में हमसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसका। क्लियर है? और ये ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा बरसात चाहिए। क्लियर है? और इसके सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कहते क्या है, गोल्डन फाइबर कहते हैं। आगे हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार इसको। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लो पर यूनिट एरिया में एक साल में हम कितनी फसलों को उगा रहे हैं, उसको कहते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्लियर? तो किसी एक एग्रीकल्चर लैंड में एक ईयर में कितनी ज्यादा फसलों को हम उगा रहे हैं, नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी उगा रहे हैं, उसको कहते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। भारत में सबसे ज्यादा अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी देखें तो कहां की है? पंजाब की है, उसके बाद हरियाणा। चलिए, इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? फूड प्रोडक्शन से संबंधित है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से संबंधित है। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन, इस बार उन्हें भारत रत्न मिला है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रेट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है इंडिया के। 1966-67 में इसको शुरू किया गया। प्रोग्राम का नाम था हाई यील्ड वैरायटी सीड प्रोग्राम, जिसमें हाइब्रिड प्रजाति या हाइब्रिड वैरायटी तैयार की गई। फोकस किस पे किया गया? गेहूं और चावल। ऑब्वियसली यही दो फूड क्रॉप है भारत की सबसे ज्यादा, गेहूं और चावल पे। और ऐसे बीज तैयार किए गए जिनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, जो जल्दी कम समय में तैयार हो सके, और जिनमें फर्टिलाइजर, जिनका सोलो इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन फर्टिलाइजर्स के साथ इफेक्ट बहुत ज्यादा था। क्लियर है? हरित क्रांति क्वेश्चन पूछा गया, कहां पे सक्सेस हुई? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के कुछ रीजन्स, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, लिख लेना, मैं बोलता जा रहा हूं। व्हाइट रिवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 1970 में यह शुरू हुआ, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देना था, और अमूल जैसी संस्थाएं इसके बाद ही सामने आएंगी। 1971 में इसके अंतर्गत नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का स्टैब्लिश किया गया। नीली क्रांति में डिस्कस कर चुका हूं। ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? मरीन रिसोर्सेज से, वाटर रिसोर्सेज से संबंधित है। रजत, सिल्वर रिवोल्यूशन, रजत क्रांति नहीं, इसको सिविल लिख लेना है ना, सिल्वर, सिल्वर रिवोल्यूशन है। किससे संबंधित है? अंडे से या पोल्ट्री फार्मिंग से। येलो रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑयल सीड से। रेड रिवोल्यूशन टोमेटो से या मीट प्रोडक्शन, दोनों का कलर लाल होता है। ये साइलेंट रिवोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पिंक रिवोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। पिंक किसका कलर होता है? प्याज का और झींगा प्रोडक्शन से। इंपॉर्टेंट जो है मैं बता देता हूं। ग्रीन रिवोल्यूशन इंपॉर्टेंट था, व्हाइट रिवोल्यूशन इंपॉर्टेंट था, ब्लू रिवोल्यूशन इंपॉर्टेंट था। ये तीन यहां पे इंपॉर्टेंट है, आगे बता देता हूं। गोल्ड रिवोल्यूशन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। एवर ग्रीन रिवोल्यूशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, केमिकल फ्री फार्मिंग जिसको मैं पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? अगला सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन, बैम्बू प्रोडक्शन। बजट मुझे याद नहीं है, बजट 2019-20 या 2018-19, इसमें भारत सरकार ने बैम्बू को ग्रीन गोल्ड घोषित किया है। और आपको पता होगा ट्राइबल बेल्ट जो होते हैं, ट्राइबल एरिया जो होते हैं, वहां सबसे ज्यादा जो है बैम्बू की खेती की जाती है। इसीलिए सरकार ट्राइबल बेल्ट्स में उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए बैम्बू के प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, उसके अवेयरनेस को बढ़ा रही है, उसके जो है मार्केटिंग को बढ़ा रही है, उसके जो स्किल डेवलपमेंट को बढ़ा रही है, इस इंडस्ट्री को डेवलप कर रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया की बात करें तो मिनरल्स की बात करेंगे। इसमें हम कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं भारत में। तो देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है मेटल्स और नॉन मेटल से, पूछता है इनमें से कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है। ये आप देख लेना। आयरन और एक मेटल है, आपको पता है, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन ये मेटल है। कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, सिल्वर, प्लेटिनम, जिंक, ये सब मेटल है। नॉन मेटल में डायमंड एक नॉन मेटल है, मार्बल एक, संगमरमर जिसे कहते हैं, लाइमस्टोन चूना पत्थर एक नॉन मेटल है, ग्रेनाइट, माइका, जिप्सम, सल्फर, पायराइट, एस्बेस्टस, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। इनमें ये पूछता है मेटल्स में कौन सा फेरस है, कौन सा नॉन फेरस है। मतलब कौन सा फेरस का मतलब आयरन ओर है जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है, कौन सा नॉन फेरस है मतलब जिसमें लोहे का कंटेंट नहीं पाया जाता है। क्लियर है? तो यहां से यही पूछा, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम पूछता है, एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है, तो आपको पता होगा एल्यूमिनियम का ओर बॉक्साइट है। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे इंपॉर्टेंट है मिनरल बेल्ट्स।
कि अलग अलग रीजन्स में कौन कौन सी मिनरल बेल्ट्स पाई जाती हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा मिनरल्स मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स वो आपको पाए जाएंगे पेनिनसुलर इंडिया में। क्यों? क्योंकि भैया मैंने आपको पढ़ाया है कि जो पेनिनसुलर इंडिया है वो कैसे बना है, इग्नियस रॉक से बना है, पूरा वॉल्केनिक इरप्शन से बना है, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। और आर्कियन हमने पढ़ा, धारवाड़ पढ़ा, कोडप्पा पढ़ा, बिंडेन पढ़ा। ये चारों स्ट्रक्चर जो हैं वो मिनरल्स के लिए जाने जाते हैं, और नॉन मेटल्स प्लस लाइमस्टोन, चूना पत्थर, इन सब के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा हमने गोंडवाना पढ़ा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में गोंडवाना कोयले के लिए जाना जाता है, कोल के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, कोल के रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है। क्लियर है? तो भारत में आप देखोगे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको मिनरल बेल्ट्स का कहां मिलेगा, तो आप पेनिनसुलर इंडिया के प्लेट्यू रीजन्स में मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि जो सेडिमेंट आप देखो ना, जो पेनिनसुलर इंडिया है वो सारा इग्नियस रॉक से बना हुआ है, जबकि आप नॉर्दर्न इंडिया देखोगे वो तो सेडिमेंट्री रॉक से बना है। क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में पूरा लगभग आता क्या है, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। और ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया किससे बना है, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन किसका, सेडिमेंट्स का, रिवर्स के द्वारा, हिमालयन रिवर सिस्टम के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स हैं उनके डिपोजिशन से बना है। तो लेयर बाय लेयर, तो वहां पर पहले से मेटल्स है ही नहीं, मेटल नॉन मेटल, तो क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन होगा, पृथ्वी की इंटरनल पार्ट जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर है, वहां से निकलेंगे और ऊपर आएंगे। वॉल्केनिक इरप्शन में मैग्मा से लावा बनेगा, तब लावा के रूप में ऊपर आएंगे। तो आप देखोगे पूरा मेटल और नॉन मेटेलिक जो कंसंट्रेशन है वो पेनिनसुलर इंडिया में दिखाई देगा, क्योंकि इग्नियस रॉक्स है। नॉर्दर्न इंडिया जो है पूरा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया और माउंटेन रेंज है वो पूरा क्या है, वो सब जो पूरा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स पे बना है, लेयर बाय लेयर। तो वहां पे ऑर्गेनिक जो है फॉसिल फ्यूल मिलेगा, वहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसके आधार पे भारत में देखेगा तो जो बेल्ट है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला बेल्ट नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू बेल्ट, क्लियर है, जिसमें छोटा नागपुर की प्लेट्यू बेल्ट आती है, और यहां सबसे ज्यादा मेटल नॉन मेटल पाए जाते हैं, इसीलिए इसे मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। खनिज स्थल जब जिसका मेन सेंटर है छोटा नागपुर प्लेट्यू, सबसे ज्यादा मिनरल मेटल और नॉन मेटल पाए जाते हैं। रूर रीजन कहते हैं इंडिया का, जर्मनी में रूर रीजन है। रूर रीजन जो है वो सबसे ज्यादा मिनरल और नॉन जो मेटल और नॉन मेटल पाए जाते हैं, और वहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है जर्मनी में। उसी के आधार पे भारत का छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, और ये बेल्ट जो है पहली वाली, इसको रूर रीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके बाद आता है सेंट्रल बेल्ट। सेंट्रल बेल्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट बेल्ट और अरावली रीजन वाला बेल्ट, जो वेस्टर्न पार्ट वाला अरावली रीजन है उसके आसपास का रीजन। और फिर लास्ट आता है साउदर्न और साउथ वेस्टर्न बेल्ट, साउथ इंडिया में जो मेटल और नॉन मेटल का डिपोजिशन पहले, जिसे खनिज स्तर पहले ही बता दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट धारवाड़ और गोंडवाना, आर्कियन भी इसी में पाया जाएगा, लेकिन आर्कियंस का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर था। तो धारवाड़ कर्नाटक और मेनली कर्नाटक में फोकस है, प्लस पूरे पेनिनसुलर इंडिया में दिखाई देगा धारवाड़। छोटा नागपुर प्लेट्यू भी एक मेन सेंटर है इसका, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसके अलावा धारवाड़ में पाया क्या जाएगा, मेटल और नॉन मेटल पहले डिस्कस कर चुके हैं हम ये, इसीलिए हमने ये सब पहले डिस्कस कर लिया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में दिक्कत ना हो आगे। गोंडवाना में क्या पाया जाएगा, कोल, दामोदर रिवर वैली सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसमें कोडप्पा आएगा, आंध्र प्रदेश में कोडप्पा रीजन। तो कोडप्पा का रीजन का विस्तार आप देखोगे, जहां पे चूना पत्थर पाया जाएगा, लाइमस्टोन पाया जाएगा, वो सब जगह है। नॉन मेटल सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक और यहीं पाए जाएंगे। इसीलिए क्या होगा, जहां पे मेटल नॉन मेटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए हैवी इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री का सेंटर है टाटानगर, जमशेदपुर आपने सुना होगा। क्लियर है? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू को भारत का रूर रीजन कहा जाता है, जर्मनी में है रूर रीजन, ये मैं पहले बता चुका हूं। कहां पर है, जर्मनी। अगला जो सेंट्रल बेल्ट है, अगर आप देखोगे वो मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना वाला जो रीजन है वो सेंट्रल बेल्ट में आता है। यहां मिनरल्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, लेकिन यहां पर क्या है, तो यहां पे माइनिंग इंडस्ट्री तो डेवलप हुई है, लेकिन यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना होने की वजह से यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, सिर्फ माइनिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। यहां पे लोहा, कोयला ये सब पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं। सेंट्रल बेल्ट, नॉर्थ वेस्ट पेटी अरावली रीजन वाला, अरावली रेंज और राजस्थान का जो प्लेन एरिया, डेजर्ट एरिया, उसमें जो पाया जाता है, तो ये राजस्थान के इस रीजन में, गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में।
यहाँ धारवाड़ का भी विस्तार है और कुड़प्पा का भी, हम देख चुके हैं ये सब। तो मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है। इसके अलावा राजस्थान के डेजर्ट और आसपास वाले रीजन में वहां पे क्रूड ऑयल भी है, खनिज तेल भी मिलता है वहां। क्लियर है? तो कॉपर, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, माइका, माइका बहुत इंपॉर्टेंट है, माइका यहां पे बहुत पाया जाता है, अब्रक। और लास्ट है साउथ और साउथ वेस्टर्न बेल्ट, जो कि साउथ इंडिया में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा, ये वाले जो रीजन है। और कर्नाटका में तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, बाबा बूदान हिल्स। बाबा बूदान हिल्स, जहां पर बाबा बूदान हिल्स में क्या है, आयरन ओर बहुत इंपॉर्टेंट है। धारवाड़ संरचना है, आयरन ओर सबसे ज्यादा मिलता है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। बाबा बूदान हिल्स, कुद्रेमुख, क्लियर है? तो उसके आसपास गोवा, गोवा भी आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है। केरल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मोनाजाइट। तो केरल के जो मालाबार कोस्ट है, केरल में कहां पर, मालाबार कोस्ट में, जो मालाबार कोस्ट है, मालाबार का तट है, वहां पे जो सैंड है, रेत के जो डिपॉजिट्स हैं, उन रेत के डिपॉजिट्स में पाया जाता है मोनाजाइट। और मोनाजाइट एक थोरियम का ओर है और ये एक न्यूक्लियर फ्यूल है। कौन सा फ्यूल है ये, न्यूक्लियर, नाभिकीय ईंधन है ये, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। अब अगर क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं मेजर मिनरल्स, उनके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जैसे आयरन ओर। तो भारत में आयरन, आप छोटा नागपुर प्लेटू देखोगे, कर्नाटक का धारवाड़ जो है, बाबा बूदान हिल्स, गोवा वाला रीजन है, उसमें खूब माया पाया जाएगा। तो भारत में पर्याप्त मात्रा में इसके डिपॉजिट्स हैं और लगभग इसके टोटल डिपॉजिट में 95 डिपॉजिट इन रीजन्स में मिलेंगे। छोटा नागपुर प्लेटू तो आपको, अब छोटा नागपुर प्लेटू आप एक रीजन में, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है ना, इन पूरे सारे रीजन्स में ये पाया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक और गोवा वाले रीजन में भी खूब पाया जाएगा। अब बात की थी कि आयरन में, आयरन के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आयरन 4 प्रकार का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है, सबसे प्योरेस्ट आयरन होता है, सबसे शुद्ध आयरन होता है, जहां आयरन का कंसंट्रेशन 72% के आसपास होता है। और ये कलर में क्या होता है, ब्लैक। ही क्वेश्चन भी पूछा गया। सेकंड नंबर पे हेमेटाइट, जिसका रेड होता है और इसमें 60 से 70%। तीसरे पे लिमोनाइट, येलो होता है, 40 से 60%। चौथे पे सिडेराइट, ब्राउन कलर का होता है, 40% के आसपास। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में बहुत इंपॉर्टेंट आयरन ओर्स के डिपॉजिट कहां पाए जाते हैं, स्पेसिफिक लोकेशंस में इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करूंगा, बाकी आप पढ़ लेना। उड़ीसा में गुरु महेशानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बादामपाड़। क्वेश्चन पूछे गुरु महेशानी बादामपाड़ कहां है, आप कहोगे उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में बैलाडिला माइंस तो बहुत फेमस है, बैलाडिला माइंस बहुत फेमस है। झारखंड में पलामू रीजन बहुत फेमस है। कर्नाटका में तो आपको मैं डिस्कस ही करूंगा क्या, कुद्रेमुख और बाबा बूदान हिल्स। क्लियर है? बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉपर, कॉपर आपको पता है मेटल जो है कहां पर, धारवाड़ और कुड़प्पा दोनों में पाई जाएगी। और ऑब्वियसली कॉपर जो है, राजस्थान में कॉपर के अच्छे डिपॉजिट्स हैं। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटू में तो ये मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में डिपॉजिट नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम कॉपर को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, याद रखना, इंपोर्ट करते हैं। कॉपर के लिए झारखंड में जो इंपॉर्टेंट है वो है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। कौन सा, राजस्थान के बहुत इंपॉर्टेंट है, अलवर और झुंझुनू, उदयपुर और भीलवाड़ा, ये जो पूरा रीजन है कॉपर डिपॉजिट का, राजस्थान ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का गुंटूर और कुर्नूल का रीजन जो है। मैग्नीज काले रंग का होता है, बहुत कठोर धातु है, ब्लैक कलर का होता है, एक मेटल है ये। और इसके अयस्क पूछ सकता है, और कौन से हैं, तो इसके पायरोल्यूसाइट और साइलोमेलिन और ब्रोनाइट इसके और है। उड़ीसा में काला हांडी और कोरापुट, ये दो याद रखना। देखो उड़ीसा में एक पॉइंट बता रहा हूं मैं, जो कई बार KBK, काला हांडी, बोलनगीर और कोरापुट, ये 3 रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स पाए जाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। उड़ीसा में KBK रीजन, क्वेश्चन कई बार पूछा गया KBK रीजन का फुल फॉर्म क्या है, या क्या क्या है, काला हांडी,
बोलनगिर और कोरापुट। एक बार कंफर्म कर लेता हूं, बोलनगिर ही है। बालनगिर, ठीक है। कालाहांडी, बालनगिर लिख दे रहा हूं यहां, बालनगिर। डिपॉजिट किसके, मेटल्स के और नॉन मेटल्स के बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कहां पर है, उड़ीसा में। लेकिन एक रीजन और एक और इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है कि ये रीजन सबसे बैकवर्ड रीजन है, मतलब यहां पे सबसे ज्यादा पिछड़ापन है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। क्लियर। कर्नाटक में बेलारी और धारवाड़ का जो रीजन, ये याद रखना है। क्लियर है, बहुत ज्यादा और चीजें याद नहीं रखनी। बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का कालाहांडी कोरापुट बहुत फेमस है बॉक्साइट, और उड़ीसा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है एल्यूमिनियम बॉक्साइट का। क्लियर है। उड़ीसा का याद रखना, ये केवी के पूरा रीजन आप देख सकते हो, केवी के पूरा लिखा हुआ है। बालगीर लिखा हुआ है, बालनगीर है ये, हिंदी में भी सही कर लेना, बालनगीर। इसके अलावा झारखंड का पलामू और लोहारदगा, ये रीजन। बाकी तो ठीक है, बाकी जगह थोड़ा बहुत पाया जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट, गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जगह नहीं पाया जाता है। गोल्ड की माइंस आपको पता है, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ मूवी देखी होगी आपने, कर्नाटका में सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्लियर। नदियों के, और ये पाया कहां जाएगा, नदियों के बालू, जो रिवर्स का जो सैंड होता है उसमें पाए जाते हैं इसके, नदियों की जो सैंड होती है उसमें ये पाए जाते हैं। और स्पेशली सोना कर्नाटक और आंध्रा में ही पाया जाता है भारत में। कर्नाटक में ये कोलार है, चैंपियन रीफ है, रायचूर है, उसका हट्टी रीजन, ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका में कोलार, चैंपियन रीफ, रायचूर और हट्टी रीजन याद रखना, हट्टी रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर और चित्तूर क्षेत्र बहुत, और बाकी आपको पता है स्वर्ण रेखा रिवर का नाम ही मैंने बताया क्यों रखा गया। हालांकि हम सोने को क्या करते हैं, चूंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डिपॉजिट तो है नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। ध्यान रखना, हम रॉ गोल्ड को आयात करते हैं और यहां से फिर हम क्या करते हैं, उसका जेम्स और ज्वेलरी बनाते हैं, सोना चांदी के आभूषण बनाते हैं, फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो कर्नाटक में कोलार और रायचूर और हट्टी रीजन इंपॉर्टेंट है। क्या, हट्टी रीजन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आंध्र प्रदेश अनंतपुर और स्वर्ण रेखा रिवर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस कर चुके। सिल्वर, सिल्वर के लिए राजस्थान बहुत फेमस है, जावर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान का। सिल्वर माइंस, जिंक की माइंस भी है, जावर रीजन में जिंक की माइंस है, उन जिंक की माइंस में ही क्या पाया जाता है, सिल्वर पाया जाता है। क्लियर है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड। अयस्क और बहुत इंपॉर्टेंट, अर्जेंटाइट, पायराजाइराइट और हॉर्न सिल्वर, ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और चांदी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां है, राजस्थान में होता है। मैंने बताया चित्तौड़गढ़ की जस्ता की खाने चांदी के लिए फेमस है। तो चित्तौड़गढ़ की कौन सी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की कौन सी, जिंक की, फेमस फॉर जिंक माइंस, यही तो बताया मैंने। जिंक माइंस जो है राजस्थान की, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की, वो सिल्वर प्रोडक्शन के लिए फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डायमंड बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड। कार्बन का ही क्या है, एक प्यूरेस्ट फॉर्म है, दिस इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन है, कार्बन का सबसे शुद्ध अपर रूप है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कटिंग के लिए यूज किया जाता है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है ये, बहुत कठोर होता है। और भारत में आपको पता है डायमंड है। पन्ना की माइंस, मध्य प्रदेश में पन्ना और आंध्र प्रदेश में गोलकोंडा, हमने पढ़ा था पहले। तो गोलकोंडा और पन्ना माइंस याद रखना, ये हम पढ़ चुके हैं विंध्यन स्ट्रक्चर में। ग्रेफाइट एक इंपॉर्टेंट और है, ये कार्बन का, ये भी क्या है, एक एलोट्रोप है, अपर रूप है कार्बन का, जैसे डायमंड था। और इसका उपयोग कहां किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूल्स में किया, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है इसका उपयोग, और पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। उड़ीसा का याद रखना, कालाहांडी और बालनगीर, और राजस्थान का अलवर, अजमेर और बांसवाड़ा। राजस्थान में बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा क्रोमाइट एक है बहुत इंपॉर्टेंट, संगमरमर यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्बल। क्लियर है। और राजस्थान में सबसे फेमस है मकराना का मार्बल, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। मकराना रीजन का जो मार्बल है राजस्थान में, वो सबसे फेमस है संगमरमर के लिए। तो ये आप देख सकते हो, प्रोडक्शन में कौन सा आगे है, स्टोरेज में कौन सा आगे, ये पूछा जाए एग्जाम देने जाओ उससे पहले देख लेना। आयरन ओर का देख लेना, गोल्ड का, सिल्वर का, डायमंड का, बॉक्साइट।
लास्ट है मेजर इंस्टीट्यूशंस। मेजर इंस्टीट्यूशंस की बात करूं भारत में तो मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहां पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में ही है, महाराष्ट्र में। सेंट्रल माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड के धनबाद में है। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर है, टाटानगर जमशेदपुर सुना होगा, झारखंड में। हिंदुस्तान जिंक माइंस, जिंक की खाने कहां पर है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी, राजस्थान, क्योंकि कॉपर का प्रोडक्शन, जिंक का, सिल्वर का, तो याद रखना कॉपर, जिंक और सिल्वर, इसके प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जिसका स्थान है वो है कौन? राजस्थान। तो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। देखो ये भी किसमें है? झारखंड, क्योंकि झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू मेन है। मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी वहीं पे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी वहीं पर राजस्थान में है। और हिंदुस्तान कॉपर, क्योंकि जिंक, कॉपर और सिल्वर तीनों कहाँ है? राजस्थान में पाए जाते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जल्दी से, इंडस्ट्री इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में उद्योग। तो जिसमें हम अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करेंगे, भारत में कौन कौन से हैं, और यहां से क्वेश्चन बनता है। तो तेजी से बढ़ते हैं आगे। पहला, अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंस से पहले, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हुई, तो भारत में माना जाता है अंग्रेजों के टाइम में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू होता है 1853 में, सॉरी 1853 में, 1853 में शुरू होता है। और ये चारकोल बेस्ड पहला जो है आयरन स्मेल्टिंग प्लांट लगता है, लेकिन ये फेलियर हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, अनसक्सेसफुल रहता है ये प्लांट। उसके बाद 1854 में, याद रखना है, भारत का पहला सक्सेसफुल प्लांट लगाया जाता है, नाम है काबस जी नानाभाई डाबर। ये क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा गया है। भारत का पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहला स्टेप कब लिया गया? 1853 में, जो फेल हो गया, और पहला सक्सेसफुल स्टेप लिया गया 1854 में, जहां पे काबस जी नानाभाई डावर ने कहां पर? मुंबई में, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उस समय, वहां पर क्या? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई। क्लियर है? कपड़ा उद्योग लगाया, कॉटन मिल लगाई, इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कह सकते हैं ना, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्वतंत्रता के आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये प्री इंडिपेंडेंस में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो भारत के उस समय के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने 6 अप्रैल 1948 को, कब? 6 अप्रैल 1948 को देश की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई? अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रपोज की गई। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में लेके आया गया भारत सरकार द्वारा, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो 1991 में, ये 34 नहीं, ये 3 या 4 जुलाई है ना, 2 डेट ऐसे लिखा है। 1991 सरकार क्या थी? एलपीजी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया गया, जिसे राव मनमोहन मॉडल कहते हैं। मैंने इसको आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, राव मनमोहन मॉडल, क्योंकि मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसको यहां पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी को अपनाई, जिसको एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। लिबरलाइजेशन में डी लाइसेंसिंग की पॉलिसी को अपनाई। पूरा इकोनॉमिक्स में मैंने ये पढ़ाया, लिबरलाइजेशन क्या था, प्राइवेटाइजेशन क्या था, ग्लोबलाइजेशन क्या था। ऑफिसर्स बैच में आप लोग इसको देख सकते हैं। अगला, तो इसके बाद क्या हुआ? भारत में बहुत तेजी से क्या होगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा धीरे धीरे। हैवी इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, जो अदर इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट प्रोडक्शन का काम करती है। मतलब अलग हैवी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्रीज का इनपुट, जो आउटपुट होता है वो छोटी इंडस्ट्रीज के लिए, अदर इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट का काम करता है।
तो अब यहां पे क्या करेंगे, हम बहुत सारे देशों के साथ हम क्या लेंगे, उनसे असिस्टेंट लेंगे, उनसे टेक्निकल असिस्टेंट लेंगे, तकनीकी सहायता लेंगे, वित्तीय सहायता लेंगे। और उस समय आपको पता है कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर में एक तरफ था यूएसएसआर सोवियत यूनियन जिसका लीडर रशिया था, दूसरी तरफ था अमेरिका, उनके अलाइड कंट्री नेटो फोर्सेस। क्लियर है। चूंकि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट की पॉलिसी पे अपना रहे थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पॉलिसी पे चल रहे थे, जिसमें हम दोनों के साथ संबंध बना के चल रहे थे, दोनों के साथ क्या करेंगे, हम अच्छे संबंध रखते हुए दोनों की मदद लेंगे। तो पहली भारत की स्टील इंडस्ट्री बात करें तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहां पर, भिलाई में 1955 में लगाई गई। किससे, यूएसएसआर सोवियत यूनियन से सहायता ली गई, इसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा लगाई गई। भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया। अगला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दूसरा प्लांट कहां लगाया गया, उड़ीसा के राउरकेला में लगाया गया। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, एक बार चेक कर लेना, जहां तक मुझे याद है छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला उड़ीसा में है। यहां पर जर्मनी का सहयोग लिया गया। किसके सहयोग से, जर्मनी। कब, 1959 में उड़ीसा में ही लगाया गया। क्लियर है। और कौन सी रिवर के पास लगाई गई, शंख रिवर और कोयल रिवर, इनके कन्फ्लुएंस पॉइंट पर लगाया गया उड़ीसा में। इसके बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में कब लगाई गई, 1959 में। ब्रिटेन का सहयोग लिया गया, जो नेटो फोर्सेस के साथ था ब्रिटेन, अमेरिका के साथ था ब्रिटेन, उसका सहयोग लिया गया। इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट, झारखंड में बोकारो है। क्लियर है। यहां पर सोवियत यूनियन यूएसएसआर के सहयोग से 1964 में लगाया गया। और ये किसके रिवर के पास, दामोदर रिवर, जो छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से निकलती है। क्लियर है। दामोदर रिवर को हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। तो ये मेन स्टील प्लांट लगाए जा रहे हैं जिससे भारत में आयरन स्टील इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके, स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो हैवी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। और हैवी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो उससे जुड़े हुए सारा बहुत तेजी से हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा, तेजी से होगा। इसके बाद विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में एक स्टील प्लांट लगाया गया। और ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये पहला ऐसा स्टील प्लांट था जो पोर्ट के पास में था, बंदरगाह था, क्योंकि विशाखापट्टनम क्या है, बंदरगाह है। तो ये भारत का पहला समुद्र तटीय कोस्टल रीजन में पहला स्टील प्लांट था ये विशाखापट्टनम में। किसके सहयोग से, ये भी सोवियत यूनियन यूएसएसआर के सहयोग से 1979 में लगाया गया। सलेम कहां पर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सलेम में ये स्टील प्लांट लगाया गया। और ये सेवरा हिल्स, जो ईस्टर्न घाट की हिल से हमने पढ़ा है, वहां पे इसको डेवलप किया गया। अब बात आती है एल्यूमिनियम, क्योंकि आयरन स्टील इंडस्ट्री मेन है और आयरन स्टील इंडस्ट्री के बाद दूसरी मेन इंडस्ट्री क्या है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम का और हमने पढ़ा था क्या है, बॉक्साइट है, ये हम पढ़ चुके हैं। और सबसे ज्यादा बॉक्साइट प्रोडक्शन उड़ीसा में होता है, वहीं पे उड़ीसा में सबसे ज्यादा माइंस हैं। केवी के रीजन हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है। कालाहांडी, कोरापुट और बालनगीर। भारत एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के मामले में क्या है, आत्मनिर्भर है। तो इसमें हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, क्लियर है, कहां लगाया गया इसका कारखाना, रेडकूट में लगाया गया, सोनभद्र उत्तर प्रदेश के पास में, उत्तर प्रदेश में। और किसकी मदद से लगाया गया, यूएसए की मदद से लगाया गया। दूसरा, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसको बाल्को कहते हैं। कौन सी, बाल्को। भारत एल्यूमिनियम कंपनी कहां लगाया गया, कोरबा छत्तीसगढ़ में लगाया गया। और दूसरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में लगाया गया। तीसरा, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये मैच द कॉलम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, नालको। तो पहला है, देखो आप, ये है हिंडाल्को, दूसरा है बाल्को, तीसरा है नाल्को। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहां पे, दामनजोड़ी, कोरापुट, उड़ीसा। कोरापुट हमें पता है, सहयोगी देश फ्रांस है, फ्रांस ने इसमें मदद की। चौथा है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, माल्को, कहां पर, मैट्यूर। मैट्यूर कहां पे, तमिलनाडु में। बहुत फेमस डैम भी है ये कावेरी रिवर पर, मैट्यूर डैम। मैट्यूर डैम कहां पर है, ये कावेरी रिवर पर है, ध्यान रखना। कावेरी रिवर को हम पढ़ चुके हैं, तमिलनाडु में, कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु की ओर फ्लो होती है और वेस्ट बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर भारत में बात करें तो भारत का पहला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां पे लगाई गई, 1818 में, कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर के बाद 1854 में पहला प्रयास हुआ, सफल प्रयास। तो पहला कोशिश की गई, 1818 में भी कोशिश की गई, क्लियर है, 1853 में भी कोशिश की गई। उसके बाद 1854 में एक सफल प्रयास हमने पहले ही देख लिया, कावस जी डावर द्वारा, कहां पर, मुंबई में पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आधारशिला फाउंडेशन स्टोन रखा गया। वर्तमान में अगर बात करें हम तमिलनाडु भारत में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स या कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वाला स्टेट है। सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स कहां पर है, तमिलनाडु में।
अगला ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भारत का कार्टनोपोलिस किसे कहते हैं? कार्टनोपोलिस ऑफ इंडिया, मुंबई। कार्टनोपोलिस ऑफ इंडिया, कार्टनोपोलिस एक शहर है जो फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अगला ब्रिटेन का मैनचेस्टर बहुत फेमस है, कहां पर है? ब्रिटेन, मैनचेस्टर। इंडिया का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद एक और भारत का फेमस टेक्सटाइल हब है। तीसरा है बोस्टन ऑफ पूर्व, ईस्ट का बोस्टन। बोस्टन अमेरिका का शहर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत फेमस सेंटर है, यह भी अहमदाबाद को कहा जाता है। और साउथ इंडिया का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, उत्तर यूके में है, ब्रिटेन में है। और वो साउथ इंडिया का कोयम्बटूर। और ये जो है सबसे ज्यादा तमिलनाडु में किस रीजन में, याद रखना, कोयम्बटूर रीजन में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स लगाई गई हैं। अगला नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, कानपुर में टेक्सटाइल मिल्स बहुत ज्यादा है। क्लियर? अगला अगर हम बात करें आईटी इंडस्ट्री की, तो आईटी इंडस्ट्री के भारत में दो हब हैं। बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी है भारत की, आपको पता है। बेंगलुरु कर्नाटका की जो कैपिटल है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। इसके अलावा आईटी इंडस्ट्री का अगर जो है जिसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कहते हैं, इसका हब देखें तो दूसरा है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम और बेंगलुरु दो बड़े साइबर हब, जो साइबर हब कह रहा हूं मैं, आईटी हब हैं, दो बड़े आईटी हब हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हब हैं भारत में। और बेंगलुरु को जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया है, इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और दुनिया का सबसे बड़ा ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब है अमेरिका में, सिलिकॉन वैली। तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अगला एक टर्म होता है फुटलूज इंडस्ट्री। फुटलूज इंडस्ट्री का मतलब है ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आपको पता है इंडस्ट्री के लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को लगाने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जैसे वहां पे रॉ मटेरियल है या नहीं है, वहां ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या नहीं है, वहां पे लेबर इंटेंसिव लेबर अवेलेबिलिटी है या नहीं है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। लेकिन फुटलूज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिनको रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल, इन सब के बियॉन्ड कहीं भी लगाया जा सकता है। मतलब इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होती है। और भारत में सबसे बेस्ट एग्जांपल है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो एक फुटलूज इंडस्ट्री है, जिसके लिए आपको एक बिल्डिंग चाहिए, इंटरनेट की सुविधा चाहिए और कहीं भी लगा दो। आईटी इंडस्ट्री को फुटलूज इंडस्ट्री में शामिल किया जाता है, क्योंकि इसका जो फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, रिसोर्सेज और इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन, इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी लगाई जा सकती है। जूट इंडस्ट्री बात को पता है, ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा आसाम, आसाम के बाद वेस्ट बंगाल, बिहार में भी कुछ रीजन में ये जूट होती है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश में होती है, ध्यान रखना। तो पूरे वर्ल्ड में भारत का प्रोडक्शन में क्या है, पहला स्थान है जूट के प्रोडक्शन में भारत का पहला स्थान है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो सेकंड सबसे बड़ा निर्यातक है जूट का। और भारत में अगर बात करें जूट का प्रोडक्शन कहां होता है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद बिहार है दूसरा सबसे बड़ा, और फिर आसाम आता है तीसरे नंबर पे। शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और शुगर मिल्स की बात करें तो महाराष्ट्र है, सबसे ज्यादा शुगर मिल्स, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। और प्रोडक्शन की बात करें टोटल, तो भारत चीनी के उत्पादन में, शुगर के प्रोडक्शन में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पे दुनिया में है। और कंज्यूमर के मामले में भारत पहले नंबर पे, दूसरा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है भारत की ब्राजील से। ब्राजील जो है शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में। शुगर केन, गन्ने का प्रोडक्शन बहुत होता है ब्राजील में। गन्ने का प्रोडक्शन अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ने का, मैं बता चुका हूं। पर हेक्टेयर गन्ने का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा, मतलब प्रोडक्टिविटी कहां पर सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु में। चीनी के कारखाने बता चुका हूं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है शुगर मिल्स। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्यों में देखें तो जो शुगर केन का उत्पादक है वही सेम ऑर्डर है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है शुगर का, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। टोबैको इंडस्ट्री की बात करें तो टोबैको भारत का इंडिजीनियस नहीं है, पुर्तगाली लेके आए थे। और पुर्तगालियों ने 1508 में इसकी खेती का काम करना शुरू किया। और टोबैको के लिए आंध्र प्रदेश का नाम फेमस है। आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में सबसे फेमस है, इसीलिए आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। क्लियर है। तो और मैंने पहले डिस्कस किया अराकू वैली, जो अराकू वैली है जो कॉफी की खेती अरेबिका और रोबस्टा के लिए फेमस है, वर्ल्ड फेमस है आंध्र प्रदेश में।
वो अराकू वैली में टोबैको का भी प्रोडक्शन होता है। टूरिज्म इंडस्ट्री आप जानते हो, तो टूरिज्म इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट पूछा गया है, भारत का गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म इंडस्ट्री में कौन बनाता है, तो 3 शहर बनाते हैं, आगरा जहां ताजमहल है, क्लियर है, दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये तीनों जो हैं क्या बनाते हैं, गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, किसका, टूरिज्म का। टूरिज्म, ये टूरिज्म के हॉट स्पॉट माने जाते हैं, दिल्ली, जयपुर और आगरा, और ये मैप में एक प्रकार से ट्रायंगल बनाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल रीजन ना सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है भारत में, तो 8 मेजर हैं जो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और 13 क्या है, स्मॉल है। तो बड़े लार्ज इंडस्ट्रियल रीजन से आप मेजर इंडस्ट्रियल रीजन 8 हैं और 13 छोटे छोटे हैं। 8 ये देख सकते हो। अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ का जो पूरा रीजन है, और इसमें नोएडा भी आ जाएगा, ध्यान रखना, इसको नोएडा भी ऐड कर सकते हैं। नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली और मेरठ का जो बेल्ट है, मेरठ में आपने सुना होगा स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, गुरुग्राम में आईटी हब है, गुरुग्राम जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब है, दिल्ली, गुरुग्राम और मेरठ और नोएडा भी इसको शामिल कर सकते हो। ये नॉर्थ इंडिया में बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है 8 में से। दूसरा हुगली बेल्ट जो है, कलकत्ता में, कलकत्ता हुगली बेल्ट जो है, जहां पर हुगली पे पोर्ट भी है, हुगली रिवर पर कोलकाता पोर्ट है, वहां से आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है। वहां पास में ही क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू होने से वहां पे मिनरल बेल्ट है बहुत बड़ी, वहां पे एनर्जी के रिसोर्सेज के लिए दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट लगाया गया है, बहुत सारे अदर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, तो एनर्जी भी है, तो यहाँ पे आसानी से। और दूसरी बात है, बिहार और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो लेबर आसानी से अवेलेबल है, तो इस बड़े रीजन में क्या हुआ है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन माना जाता है। टाटा सिटी जमशेदपुर आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ये मिनरल हर्टलैंड ऑफ इंडिया है, और मिनरल हर्टलैंड ऑफ इंडिया होने के कारण यहाँ पे इंडस्ट्री का बहुत हैवी इंडस्ट्री का और स्पेशली हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सेंटर है ये छोटा नागपुर पठार। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऊपर बिहार है, झारखंड साइड में, वेस्ट बंगाल साइड में उड़ीसा है, तो यहाँ पे लेबर आसानी से अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है, साथ ही साथ यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल पर्याप्त मात्रा में, एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। और दामोदर रिवर में आपको पता है, दामोदर रिवर वैली में भारत का सबसे ज्यादा, भारत का टोटल कोयला, कोल डिपोजिट में का 80% कोयला कहां पाया जाता है, दामोदर रिवर वैली में पाया जाता है। अहमदाबाद बड़ोदरा बेल्ट, ये फेमस है गुजरात में, इसमें गांधीनगर को आप ऐड कर सकते हो, गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा बेल्ट, क्लियर है। इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन इधर लोगे तो सूरत भी इसी में आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ये हब है किसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग का हब है। इसके बाद मुंबई पुणे इंडस्ट्री, पुणे ऑटोमोबाइल का इंडिया में हब है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब पुणे है। मुंबई आपको पता है फैशन नगरी कहा जाता है, फैशन सिटी कहा जाता है, बॉलीवुड सिटी कहा जाता है, सिनेमा की सिटी कहा जाता है। साथ ही साथ मुंबई पुराना बहुत शहर है जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ था, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। कोलम तिरुवनंतपुरम केरला में ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। बेंगलोर तमिलनाडु बेल्ट जो है, जिसमें बेंगलोर और चेन्नई इसी में आ जाता है, बेंगलोर और चेन्नई बेल्ट जो है, और बेंगलोर भारत की सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है ये, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी है। ऊपर पास में विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट जो आंध्र प्रदेश में, क्लियर है। यहां से विशाखापट्टनम पोर्ट है, वाइजैक जिसे कहते हैं, वाइजैक पोर्ट, और वहां पे हैवी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी हुआ है, और यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत आसान है। तो ये मेजर 8 इंपोर्टेंट मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, इनके बारे में जो डिस्कस किया है वो सब लिखा हुआ है, मैं एक साथ डिस्कस कर दिया मैप में, किस इंडस्ट्री में कहां पर। चूंकि कोलकाता हुगली जैसे इंडस्ट्रियल रीजन लिखा है, तो यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से आयरन मिल जाता है, दामोदर रिवर वैली से कोयला मिल जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से लेबर मिल जाती है, सब कुछ वहीं पे अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ही होगा, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट इसमें बस क्या है, रीजन लिखे, जैसे कोलकाता, हावड़ा, इसके अलावा हल्दिया रीजन है वहीं पर, श्रीरामपुर रीजन है वहीं पे, ये इंपॉर्टेंट है, टीटागढ़ वहीं पे है, हुगली रीजन, ये सब इंपॉर्टेंट, बिरला नगर भी यहीं पे इंपॉर्टेंट है। तो बंसवेरिया से बिरला नगर तक ये फैला हुआ है पूरा। बेंगलोर चेन्नई का रीजन ये मैंने बता दिया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब है, पूरा डिस्कस कर दिया। गुजरात का रीजन पूरा बता दिया, जिसमें गांधीनगर को इसमें शामिल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे कोयली और जामनगर दोनों गुजरात में क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, तो वहां से एनर्जी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सब, भरूच है, कोयली है, आनंद है, खेड़ा है, सुरेंद्रनगर है, जामनगर है। जामनगर और कोयली बहुत इंपॉर्टेंट है, और भरूच बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए, और सूरत भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब है।
छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको पता है जमशेदपुर है, जमशेदपुर के अलावा बोकारो, बोकारो जमशेदपुर ये वाला रीजन, और उड़ीसा में अगर देखोगे तो राउरकेला रीजन, ये वाला रीजन। तो जमशेदपुर और बोकारो झारखंड में, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आयरन स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई है। साथ ही साथ इसके आसपास ही क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रांची, धनबाद, इन सब एरियाज में, बोकारो, हजारीबाग, अगर उड़ीसा में देखें तो राउरकेला तक, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर और आसनसोल तक, डालमिया नगर वेस्ट बंगाल में यहाँ तक, ये सारे इंडस्ट्रियल सेंटर हैं किसके, छोटा नागपुर प्लेट्यू बेल्ट के। विशाखापट्टनम में ये सब लिखा हुआ है, राजमुंदरी है, विशाखापट्टनम है, कुर्नूल है, गुंटूर है, ये मेजर, विजयवाड़ा है, ये मेजर रीजन हैं इसके। गुरुग्राम और दिल्ली मेरठ ये वाला जो रीजन है, कोलम, तिरुवनंतपुरम ये वाला जो नीचे रीजन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है स्मॉल इंडस्ट्रियल रीजन्स, ये 13 हैं, 13 का नाम लिखा हुआ है, कहां कहां पर है ये पूरा लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना, क्लियर है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंबाला, अमृतसर बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन, जयपुर अलवर का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्ग रायपुर ये वाला रीजन इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर कोरबा ये वाला रीजन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपका भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, किन किन रीजन्स में इंडस्ट्रियल हब बने हुए हैं, इनकी बात हमने कर ली। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन 8 है और स्मॉल इंडस्ट्रियल रीजन 13 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाटर रिसोर्सेज इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो वाटर रिसोर्स की बात करेंगे, भारत में इरिगेशन फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं उनकी बात करेंगे, और मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पूरा लिख सकते हो, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसमें रिवर्स पर क्या बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है। बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं जिसका पर्पज मल्टी होता है। मल्टी क्यों होता है, तो आपको पता है डैम बना के पानी को रोका जाता है और ऊंचाई से पानी को गिरा दिया जाता है नीचे, नीचे टरबाइन लगी होती है। तो आपको पता है किसी चीज को ऊंचाई से गिराओगे तो उसकी जो हाइट से गिराने पर पोटेंशियल एनर्जी, नाम फॉर्मूला सुना होगा mgh, वो कन्वर्ट हो जाती है जिसमें टकराती जाके उसको मूव करा देती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी पानी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और नीचे टरबाइन लगी है, टरबाइन क्या करती है, रोटेट करती है, टरबाइन में कॉइल लगी होती है, कॉइल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, मतलब पावर प्रोडक्शन होता है। तो इसको हाइड्रो पावर कहते हैं, जल से पावर का प्रोडक्शन, हाइड्रो पावर जनरेशन, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। क्लियर है। इसके बाद क्या हो गया, इरिगेशन फैसिलिटी वहां से निकाली जाती है, बहुत सारी कनाल निकाल दी जाती हैं, नहरें निकाल दी जाती हैं, और नहरें निकाल के कनाल इरिगेशन किया जाता है। जैसे इंदिरा गांधी कनाल बताया था मैंने, हरके बैराज से निकली, हरके डैम से निकली। तीसरा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पीने के पानी की सप्लाई का अर्बन एरियाज में, अर्बन एरिया, जैसे आपने सुना होगा दिल्ली के लिए पानी की सप्लाई के लिए, दिल्ली पीछे अब आप जाओगे, यमुना रिवर जो दिल्ली से गुजरती है, तो वहां डैम कहां पे बना हुआ है, हथनी कुंड बैराज, जो हिमाचल, हरियाणा और यूपी तीनों के ट्राई जंक्शन, तीनों के बॉर्डर पे ये बना हुआ है। और वहां से डैम से, तो आपने देखा होगा लगातार दिल्ली में अगर बाढ़ आती है या वाटर क्राइसिस आता है तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप लगाती है, दूसरी पार्टी सामने वाली पार्टी पे आरोप लगाती है, पॉलिटिक्स चलती है पानी को लेकर। क्लियर है। तो यहां से कहने का मतलब है डैम बना के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अर्बन एरियाज में की जाती है। और लास्ट है क्या, फ्लड और ड्राउट का मैनेजमेंट किया जाता है, बाढ़ सूखा का प्रबंधन। पानी ज्यादा फ्लो हो रहा है तो पानी के फ्लो को रोक दिया जाता है, और पानी कमी पड़ गई तो कनाल बना के वहां तक पानी पहुंचा दिया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। सर्वा एग्जाम्पल बहुत है। भारत का पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। क्लियर है। और नेहरू जी ने इन्हीं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को टेम्पल्स ऑफ इंडिया डेवलपमेंट बोला था। क्या बोला था, भारत के विकास के मंदिर बोला था। ये कोट भी पूछा गया है किसने बोला था। भारत में फेमस है ये सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर पर है गुजरात में। भाखड़ा डांगल डैम पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे, पंजाब में सतलुज रिवर पर है। हीराकुंड डैम महानदी पे है उड़ीसा में, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, आपने सुना होगा। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट भारत का पहला रिवर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है दामोदर रिवर पर। तो इस तरीके से बहुत सारे। बात करें हम सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की, अगर बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, तो ट्यूबवेल से होती है, नलकूपों से होती है। कितनी, टोटल इरिगेटेड लैंड का 61.58% इरिगेशन किससे होता है, तो वो इरिगेशन होता है किससे भैया,
ट्यूबवेल से। तो सबसे ज्यादा ट्यूबवेल इरिगेशन होता है, उसके बाद कनाल इरिगेशन है सेकंड नंबर पे, याद रखना है। और उसके बाद तालाबों से होती है, पॉन्ड से, और पॉन्ड से स्पेशली कहां होती है? ट्यूबवेल और कनाल इरिगेशन आपको नॉर्थ इंडिया में दिखाई देगी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में आप क्यों दिखाई देगी, इसके पीछे भी रीजन है, साइंटिफिक रीजन मतलब कॉमन सेंस वाला रीजन है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का जो रॉक स्ट्रक्चर है वो सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे कनाल इरिगेशन को भी डेवलप किया जा सकता है, ट्यूबवेल्स भी बनाए जा सकते हैं। पेनिनसुलर इंडिया का, प्रायद्वीपीय भारत का, मध्य प्रदेश से नीचे चले जाओगे साउथ इंडिया की ओर, तो वो इग्नियस रॉक स्ट्रक्चर है, जो बहुत हार्ड रॉक स्ट्रक्चर है, और हार्डनेस ज्यादा होने की वजह से ना तो वहां कनाल डेवलप किया जा सकता है, ना ट्यूबवेल आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि ना तो वह इकोनॉमिकली वायबल है, ना टेक्नोलॉजिकली वायबल है। इसीलिए आप देखोगे साउथ इंडिया में पॉन्ड्स, तालाब की, आपको पेनिनसुलर इंडिया लिख दे रहा हूं मैं, आप तालाब सिंचाई आपको ज्यादा देखने को मिलेगी प्रायद्वीपीय भारत, पठारी एरिया में। क्लियर है? तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। अब नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा होती है, इसमें सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से होती है। अगर ट्यूबवेल्स की बात करें तो ट्यूबवेल सबसे ज्यादा कहां है? तो ट्यूबवेल सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई ट्यूबवेल से किस स्टेट में होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है। सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स की संख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा भी इसमें ऐड कर लेना। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात, इनमें सिंचाई का ये मेजर सोर्स है। कनाल इरिगेशन की बात करें तो ये भी नॉर्थ इंडिया में दिखाई देगी। भारत की सबसे लॉन्गेस्ट कनाल इंदिरा गांधी कनाल, ये आपको कनाल इरिगेशन हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों, क्योंकि आपने सुना होगा वेस्टर्न यूपी में अपर गंगा कनाल सिंचाई करती है, और जो सेंट्रल यूपी है, मध्य यूपी है या ईस्टर्न पार्ट में लोअर गंगा कनाल से सिंचाई होती है। क्लियर है? तो उत्तर भारत में ये भी ज्यादा होती है और नलकूप भी ज्यादा होती है, दोनों होती है। नहरों के द्वारा देश के कुल सर्वाधिक, सबसे ज्यादा नहर, अब कनाल्स का भी सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट एरिया कनाल्स के इरिगेशन से है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। जैसे नलकूप सबसे ज्यादा कहां पे है? नलकूप सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। वैसे जो है कनाल्स के द्वारा भी सबसे ज्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में, कुछ पार्ट में, मध्य आंध्र प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, बिहार, इन रीजन में सबसे ज्यादा होती है। अब बात कर लें भारत में मेजर कनाल्स की, तो मैंने इंदिरा गांधी कनाल तो बहुत बार डिस्कस कर लिया, कहां से निकली, कैसे निकली, कहां कहां जाती है। ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुआ MS स्वामीनाथन जी की लीडरशिप में, वो सक्सेसफुल एरिया भाई पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान का, तो वो हमने सब डिस्कस कर लिया। इसके अलावा दूसरी कनाल, जैसे पंजाब में सरहिंद कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिवर पर है? सतलुज रिवर पर है। भाखड़ा नांगल डैम तो आपको पता ही है, भाखड़ा नांगल डैम से नांगल डैम कनाल निकाली गई, ये भी सतलुज रिवर पर है पंजाब में। भाखड़ा कनाल, दोनों भाखड़ा कनाल और नांगल डैम कनाल, ये तीनों सतलुज रिवर पर कहां पे है? पंजाब में। उत्तर प्रदेश में मैंने अभी बताया अपर गंगा कनाल गंगा रिवर पर है, हरिद्वार से निकलती है और वेस्टर्न यूपी में जाती है, और दूसरी है लोअर गंगा कनाल भी है। क्लियर है? उत्तर प्रदेश में लोअर गंगा कनाल कहां है? गंगा रिवर में नरौरा और बुलंदशहर वाले रीजन में। इसके अलावा और सेंट्रल यूपी में, ईस्टर्न यूपी में जाओगे तो शारदा रिवर से जो कनाल इरिगेशन होता है ये भी उत्तर प्रदेश में होता है। क्लियर? ये उत्तराखंड, यहां से ये सारी कनालें यूपी में है, इसको उत्तराखंड को यहां से हटा देना है ना, उत्तराखंड में नहीं है, ये कनालें किसकी हैं? यूपी की हैं। क्लियर? राजस्थान की बात करें तो इंदिरा गांधी कनाल मैं डिस्कस कर चुका हूं बहुत बार। तमिलनाडु की बात करें तो मेट्रियोर डैम जो है कावेरी रिवर पर है। अच्छा आगे लिखा हुआ है देख लो। केरला में बात करें तो मलप्पुझा डैम जो मलप्पुझा रिवर पर है, मालाबार डिस्ट्रिक्ट में, मेन इंपॉर्टेंट डैम है और यहां से बहुत सारी कनाल बनाई गई है। क्लियर है? अगर पॉन्ड इरिगेशन की बात करें तो ये साउथ इंडिया में ज्यादा दिखाई देगा, देखो लिखा होगा प्रायद्वीपीय भारत में, और यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ का इग्नियस रॉक स्ट्रक्चर है, इस वजह से दिखाई देगा। थोड़ा बहुत आपको बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में दिखाई देगा, बाकी पेनिनसुलर इंडिया में। क्लियर? और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहां? तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा पॉन्ड इरिगेशन कहां है? तमिलनाडु में। इरिगेटेड लैंड कितना है वो पहले ही हम लिख चुके हैं, पहले पेज पे ही हम देख चुके हैं। इसके अलावा मॉडर्न अगर मेथड्स की बात करें तो मॉडर्न जो जिसको मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन कहते हैं उसको माइक्रो इरिगेशन कहते हैं। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां। पद्धतियां कैसे लिखा जाएगा? सूक्ष्म सिंचाई की विधियां लिख दे रहा हूं मैं पद्धतियों की जगह। क्लियर है?
फादर ऑफ माइक्रो इरिगेशन या इन्वेंटर ऑफ माइक्रो इरिगेशन कौन है? इजराइल है, ध्यान रखना। आपको पता है इजराइल डेजर्टी सॉइल पे है, डेजर्ट है क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला पर है इजराइल, लेकिन उसने क्या किया, वहां एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी को प्राप्त करने के लिए उसने माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को डेवलप कर लिया, जिसमें ड्रिप इरिगेशन आता है, ड्रिप इरिगेशन जिसे ड्रॉप बूंद इरिगेशन भी कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन, इसको टपक सिंचाई भी कहते हैं। बूंद बूंद से, तो पतले पतले पाइप डाल दिए जाते हैं खेतों में, और वो पाइप जो है वो ओपन कर दिए जाते हैं कहां? पौधे की जड़ पर, और वहां बूंद बूंद पानी क्या करता है? गिरता रहता है। तो ना तो पानी का वेस्टेज होता है, पानी का वेस्टेज नहीं होता है, पूरे खेत में पानी नहीं फैलता है, तो पानी वाटर कंजर्वेशन होता है। साथ ही साथ हर्बिसाइड, खरपतवार भी डेवलप नहीं होता है, क्योंकि जड़ पे ही जाएगा पानी, बाकी कहीं जगह नहीं जाएगा। तो जड़ पे जाएगा, पानी सफिशिएंट मिलेगा, तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्टिविटी को कौन ले लेता है? हर्बिसाइड डेवलपमेंट। हर्बिसाइड जो होता है, खरपतवार होता है, उसके डेवलपमेंट में बहुत सारा प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी चली जाती है, किसकी? सॉइल की। तो जब वो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा तो सारा प्रोडक्टिविटी किसे मिलेगी? फर्टिलिटी किसे मिलेगी? पौधे को मिलेगी, प्लांट को मिलेगी। क्लियर है? इसी पाइप के जरिए वहां पे फर्टिलाइजर भी पहुंचा दिया जाता है ड्रिप इरिगेशन में। तो वाटर कंजर्वेशन होता है, सॉइल का इरोजन नहीं होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन नहीं होगा, क्योंकि मृदा का कटाव ही नहीं होगा, टपक टपक पानी गिरता रहेगा, बहुत कम पानी का फ्लो होगा, तो पानी का कटाव, सॉइल का इरोजन वहां पे नहीं होगा, सॉइल का डिग्रेडेशन वहां पे नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन इसी में आता है, फुब्बारा सिंचाई, जहां आपने देखा होगा फुब्बारे से पानी सब तरफ खेत में डाला जा रहा होता है, उससे भी क्या होता है? सॉइल डिग्रेडेशन या सॉइल इरोजन नहीं होता है, क्योंकि पानी बहुत कम इंटेंसिटी के साथ पौधों पे हर जगह गिरता जाता है। क्लियर है? ये सब लिखा हुआ है जो मैंने बताया है, बस ये ध्यान रखना। इजराइल, एक टर्म यूपीएससी में ये पूछा गया, फर्टिगेशन क्या होता है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसको मैंने यहां पे डाल दिया क्योंकि छूटना नहीं चाहिए। फर्टिगेशन क्या है? तो इरिगेशन इज डन बाय मिक्सिंग फर्टिलाइजर विद वाटर। तो वाटर और फर्टिलाइजर दोनों को मिक्स करोगे तो ये क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा भैया? फर्टिगेशन बोला जाएगा। और ये माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में, ड्रिप इरिगेशन में आसान हो सकता है, टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई, जिसमें पाइप्स के द्वारा उसी में पानी फ्लो करा दिया और उसी में फर्टिलाइजर डाल दिया, तो फर्टिलाइजर भी वहां तक पहुंचेगा, जड़ तक, और जो है पानी भी पहुंच जाएगा। क्लियर है? और ये आई कहां से? इजराइल से ही आई हो, क्योंकि इन्वेंटर यही है, इजरायली है। और इससे क्या होगा? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर भी हो जाएगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर भी हो जाएगा, वाटर का वेस्टेज भी नहीं होगा, फर्टिलाइजर का वेस्टेज भी नहीं होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये लिखा हुआ है। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, मैंने पहले बताया, भारत की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? इसको टेम्पल्स ऑफ इंडिया डेवलपमेंट कहा गया था। इससे क्या होगा? मल्टीपर्पज होगा। मल्टीपर्पज मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, क्या क्या है ये सब लिखे हुए हैं। भारत की पहली रिवर वैली प्रोजेक्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है, और यहां पे डैम्स बनाए गए। ये भारत का पहला है, ये पता है आपको, ये डिस्कस कर चुके हैं। और ये दामोदर रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी है, बाराकर रिवर, कोनार रिवर और बोकारो, ये ट्रिब्यूटरी है, याद रखना किसकी? दामोदर रिवर की। दामोदर रिवर को हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। इस पे ये बनाए गए, और ये किस पर बेस्ड थी? ये अमेरिका का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, इस पे बेस थी। इसका मॉडल को बेस बना के इसको डेवलप किया गया था। क्लियर है? इस प्रोजेक्ट में हुआ क्या? झारखंड में और वेस्ट बंगाल में क्या बनाए गए? इसमें नदियों पर डैम बनाए गए। डैम्स कौन से? तिलैया डैम, मेथेन डैम, कोनार रिवर पे बनाया गया, पंचेत हिल डैम, 4 डैम बनाए गए, और उस 4 डैम से पानी को रोक के वहां पे हाइड्रो पावर जनरेशन किया गया। तमाम तरीके के अदर मल्टीपर्पज को क्या किया गया? फुलफिल किया गया। क्लियर है? और यहीं पर चूंकि पानी का प्रोडक्शन हो गया, पानी अवेलेबिलिटी हो गई, तो यहीं पे थर्मल पावर, थर्मल हाउसेस बनाए गए। थर्मल हाउसेस मतलब जब कोयला जला के बिजली प्रोड्यूस की जाती है, कोयला जलाया, बॉयलर में पानी गर्म किया, पानी से स्टीम बना ली, स्टीम्स को चैनल्स में फ्लो करा दिया, और स्टीम हाई प्रेशर पे चैनल में फ्लो कराएगी, टर्बाइन लगी हुई है चैनल में, वो रोटेट होंगी, कॉइल रोटेट करेगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो इसी के पास में थर्मल हाउस बनाए गए, बोकारो थर्मल हाउस, दुर्गापुर, बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, और तीसरा चंद्रपुरा थर्मल हाउस, और यहां से एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एक तो ये है कि टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट वो बेस था ये, और दूसरा ये कौन से डैम बनाए गए? तो तिलैया डैम, मेथेन डैम, कोनार डैम और पंचेत हिल डैम। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर पर है। क्लियर है? और ये
प्रोजेक्ट क्या है, विवाद है, वाटर डिस्प्यूट आपको पता ही है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच गोदावरी रिवर पर पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, कहां पर, आंध्र प्रदेश में। अगला भाखड़ा नांगल डैम आपको पता है सतलुज रिवर पर है, पंजाब में है, मैं डिस्कस कर चुका हूं इसमें। अभी जो इसमें भाखड़ा डैम और नांगल कनाल और भाखड़ा कनाल डेवलप की गई, क्लियर है। और ये क्या है, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, लार्जेस्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली थी दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम बनाया गया है इस पे। सबसे ऊंचा डैम कहां पे बनाया गया है, भाखड़ा नांगल डैम, और सबसे लंबा हीराकुंड डैम महानदी पे। शायद आगे स्लाइड में होगा, नहीं होगा तो लिख लेना। और यहां से फायदा किसको हो रहा है, दिल्ली को, हिमाचल प्रदेश को, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब में एनर्जी की सप्लाई होती है। और इसके आपको पता है डैम बनाया जाता है, पानी रोका जाता है, तो डैम बनाया, इधर से पानी आ रहा है तो ऑब्वियसली पीछे एक बहुत बड़ा क्या करना पड़ेगा, रिजर्वायर बनना पड़ेगा। इसको लेक भी कह देते हैं, इसको रिजर्वायर भी कह सकते हैं, जलाशय भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्लियर। तो यहां पर क्या है, इस भाखड़ा नांगल डैम में पीछे हिमाचल प्रदेश में कौन सा, गोविंद सागर डैम बनाया गया है। गोविंद सागर जो है डैम या गोविंद सागर रिजर्वायर या गोविंद सागर लेक बनाई गई है। हीराकुंड डैम महानदी पर है और ये वर्ल्ड का सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, डैम है। टिहरी डैम उत्तराखंड में है, कौन सी रिवर पर, भागीरथी और भीलगंगा रिवर जो है उनके मिलन स्थल पर है, कन्फ्लुएंस पॉइंट पर है। भागीरथी आपको पता है जो आगे चल के क्या बनती है, गंगा बनती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव जोन में है, जोन 5 में, अर्थक्वेक जोन 5 में, जो सबसे सेंसिटिव जोन है, क्योंकि ये आपको पता है उत्तराखंड पूरा हिली ट्रेन वाला स्टेट है, जो है पहाड़ी क्षेत्रों वाला स्टेट है, वहां पे ये बनाया गया, तो अर्थक्वेक आने के चांस यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर जो डैम बनाया गया है, जो लेक बनाई गई है, जो पॉन्ड या रिजर्वायर बनाया गया है, उसका नाम क्या है, डैम के पीछे जो है वो स्वामी रामतीर्थ सागर डैम है। नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट, जिसको सरदार सरोवर डैम कहते हैं, गुजरात में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया, नर्मदा रिवर पर बनाया गया, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान इनका ज्वाइंट प्रोजेक्ट। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट मेजर प्रोजेक्ट और हैं, और वो किस रिवर पर हैं और किस स्टेट में हैं ये देख लेना। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पोचमपाद गोदावरी रिवर पर तेलंगाना में। इदुक्की इंपॉर्टेंट है, पेरियार रिवर पर केरला में है। तिलैया हमने देख ही लिया। अलमट्टी डैम ये इंपॉर्टेंट है, कृष्णा रिवर पर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र इससे बेनिफिशियरी है। यह है कहां पर, आंध्र प्रदेश में। रिहंद डैम ये भी इंपॉर्टेंट है, रिहंद रिवर पर है, उत्तर प्रदेश में। और गांधी सागर डैम चंबल रिवर पर, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मेट्योर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, मेट्योर कावेरी रिवर पर तमिलनाडु में है, कई बार डिस्कस हो चुका। काकरा पार प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप्ती रिवर पर है, कहां पर, गुजरात में। पोंग हमने डिस्कस कर लिया। रंजीत थीन डैम या रंजीत सागर कहते हैं, यहां पे सही से कर लेना, रंजीत सागर ही लिख दिया है, रंजीत सागर। विंड क्यों लिख दिया है यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे हमने ये पढ़ा है, रंजीत सागर या थीन सागर सुना होगा आपने। थीन सागर डैम या रंजीत सागर डैम ये कहां पर है, रावी रिवर पर हमने पढ़ा था, पंजाब में। पोंग डैम आपको अभी ब्यास रिवर पर हिमाचल प्रदेश में है, पोंग रिजर्वायर। दुलहस्ती चेनाब रिवर पर जम्मू एंड कश्मीर में है, ये इंपॉर्टेंट है। माता टीला ये देख लेना, बेतवा रिवर पर उत्तर प्रदेश में माता टीला। और एक और माता टीला है जो कैलपोंग रिवर पर अंडमान एंड निकोबार में, तो माता टीला ये इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम में कई बार पूछा गया। कुछ इंपॉर्टेंट इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स भी हैं, पानी के बंटवारे को लेके रिवर डिस्प्यूट हैं, जैसे कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, क्लियर है। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट किनके बीच में है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के बीच। अब कहोगे केरला क्यों, क्यों केरला इसमें है, क्योंकि इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी केरला से आती है, कावेरी में ऐड होती है, क्लियर। और आपको पता है कर्नाटक से निकलती है कावेरी और तमिलनाडु से होते हुए कहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, हम पढ़ चुके हैं, और इसको साउदर्न गंगा कहते हैं। कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। और आलमट्टी डैम अभी मैंने बताया था कहां पे, कृष्णा रिवर पर। अगला यमुना रिवर वाटर डिस्प्यूट किसके बीच में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, पानी को लेकर। और स्पेशली दिल्ली सरकार चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो है बीजेपी की सरकार है, तो पॉलिटिकल
जो है वो पॉलिटिकल टसल भी रहता है। और हथनीकुंड बैराज अभी मैंने चर्चा की, 3 स्टेट्स के बिल्कुल बीच में है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। किस रिवर पर? यमुना रिवर। पेरियार रिवर वाटर डिस्प्यूट, पेरियार रिवर केरल की रिवर है, तो तमिलनाडु और केरला के बीच में। ऑब्वियसली होता क्या है, जैसे ये क्यों ले है, क्योंकि मुल्ला पेरियार डैम है इस पे, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मुल्ला पेरियार डैम कहाँ है? केरला में है। किस रिवर पर है? पेरियार रिवर पर। तो डैम बना के जब पानी रोका जाता है किसी स्टेट के द्वारा और अपने पर्पस के लिए यूज करने की कोशिश की जाती है, तो दूसरा स्टेट उस पानी को लेकर क्या करता है? कंसर्न जाहिर करता है, चिंता जाहिर करता है कि भैया हमें पानी की कमी ना पड़ जाए, क्योंकि हमारे हिस्से का पानी रोक लिया गया। तो इससे क्या आ जाता है? 2 स्टेट्स के बीच वाटर डिस्प्यूट आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा सतलुज यमुना, ये क्वेश्चन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलुज यमुना लिंक नहर कनाल प्रोजेक्ट, ये सतलुज और यमुना रिवर को जोड़ने का प्रोजेक्ट है, जिससे सतलुज रिवर का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कहां पहुंचाया जा सके? यमुना रिवर से, और यमुना रिवर में पहुंचने के बाद हरियाणा में इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप किया जा सके। मतलब ये 2 स्टेट्स के बीच में है, पंजाब और हरियाणा के बीच। लेकिन अभी तक ये कनाल डेवलप नहीं हो पाई है, क्योंकि इसको लेके पंजाब और हरियाणा की जो है स्टेट जो है उसमें वाटर डिस्प्यूट रहता है बनाने को लेके, सतलुज यमुना। तो ये क्वेश्चन आजकल बहुत चर्चा में है, ये कभी पूछ सकता है। सतलुज यमुना लिंक कनाल प्रोजेक्ट जो है वो किन 2 राज्यों के बीच है? अच्छा, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है, देखा नहीं मैंने। सतलुज यमुना ये पंजाब और हरियाणा, मैंने बता दिया। सतलुज में एक्स्ट्रा पानी जो है सतलुज का, उसको कहां पहुंचाना है? कनाल बना के यमुना रिवर में, और फिर हरियाणा में इरिगेशन फैसिलिटीज की डेवलपमेंट करना। अब बात कर लेते हैं किसकी? एनर्जी रिसोर्सेज। भारत में कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, मीन्स ऑफ एनर्जी या रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो भारत में अगर बात करें तो हम अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। जैसे कोल एनर्जी है, कोल मतलब थर्मल पावर, कोयले से थर्मल पावर आती है, कोयला जला के हीट प्रोड्यूस करके पानी को बॉयलर में गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करके स्टीम को चैनल्स में क्या करा के फ्लो करा के। तो भारत में मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कोल है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। थर्मल पावर है, तापीय ऊर्जा है। टोटल प्रोडक्शन का लगभग 58.9% कोल या थर्मल पावर है। अब ये डेटा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जिस बुक से ये डेटा लिया गया है वो बुक हो सकता है प्रिंट हुई हो तो पुराना डेटा हो, क्लियर है। लेकिन मेजर सोर्स क्या है? अभी भी कोल बना हुआ है। दूसरा क्या है? सबसे बड़ा सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी का है, और ये अब बढ़ता जा रहा है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर, हालांकि अलग से लिखा है लेकिन कभी कभी यहाँ पे भी आ जाता है, तो अलग से लिखा है इसका मतलब इसमें शामिल नहीं किया गया। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये सारी एनर्जी, क्लियर है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो पावर जिसमें डैम बना के पानी से बिजली बताना, 13.5% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर नेचुरल गैस, एटॉमिक, एटम नहीं है ये, एटॉमिक पूरा लिख लो, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक या ज्यादा अच्छा रहेगा, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। और इसका फ्यूल क्या है? यूरेनियम 235, 92 235, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय विखंडन करा के प्रोड्यूस की जाती है। तो ये ऑर्डर है, ज्यादा हाईएस्ट पहला याद रखना है, दूसरा याद रखना है। कोयले की हम बात करें तो कोयला जो है सबसे ज्यादा भारत में गोंडवाना स्ट्रक्चर में पाया जाता है, दामोदर रिवर वैली में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है, क्लियर है। सेकंड प्योरेस्ट फॉर्म है कोयले की। कोयले की कंसंट्रेशन या कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, वो कितनी हीट या एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसके आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो होता है एंथ्रेसाइट कोयला। कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होती है, जो भारत में पाया जाता है जम्मू कश्मीर के रियासी रीजन में। रियासी, जम्मू एंड कश्मीर में ये पाया जाता है, बहुत कम डिपॉजिट्स है। सेकंड होता है बिटुमिनस, जो दामोदर रिवर वैली में पाया जाता है, और भारत में टोटल प्रोडक्शन, टोटल डिपॉजिट का 80% बिटुमिनस कोयला ही है। तो सेकंड सबसे हाईएस्ट प्योरेस्ट फॉर्म है। तीसरा लिग्नाइट है, चौथा पीट है, क्लियर। नेक्स्ट, बिटुमिनस में 80% बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें लिखा है दामोदर रिवर वैली, इस क्षेत्र में देश का लगभग 35% कोयला पाया जाता है। और बिटुमिनस की बात करें तो ये बिटुमिनस टोटल भारत में जो कोयला पाया जाता है उसमें 80% बिटुमिनस कोल पाया जाता है। पीट बहुत कम गुणवत्ता वाला है, सबसे कम है, तो वही समझाया गया, मैं पहले बता चुका। कंसंट्रेशन आपको रटने की जरूरत नहीं। लिग्नाइट जो है थर्ड प्योरेस्ट फॉर्म है, 40 से 55%, जिसमें क्या है? कार्बन कंटेंट है। बिटुमिनस सेकंड प्योरेस्ट फॉर्म है, जिसमें कार्बन कंटेंट क्या है? 80% के आसपास है। और नहीं, मोस्ट ऑफ द कोल टोटल रिजर्व फाउंड इन इंडिया इज ऑफ द कैटेगरी ऑफ अबाउट 80%। कैसा? बिटुमिनस, ठीक है।
ये पॉइंट मैंने वहां डिस्कस किया था कि भारत में जो टोटल कोल पाया जाता है उसमें 80% कोयला क्या है, बिटुमिनस है, जो सेकंड प्योरेस्ट फॉर्म है कोयले की। क्लियर है, जिसमें कार्बन का कंसंट्रेशन 50 से 80% के बीच होता है। और मेन एरिया क्या है, दामोदर रिवर वैली, गोदावरी रिवर वैली, सोन रिवर वैली, महानदी वैली, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं गोंडवाना जियोलॉजिकल जो रॉक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसमें। एंथ्रासाइट कोल सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है जिसमें 80 से 95% कार्बन पाया जाता है, और ये काम मैं पहले बता चुका हूं, रियासी रीजन जम्मू एंड कश्मीर में। कोयला अगर प्रोडक्शन की बात करें तो कोयले में प्रोडक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट रीजन में सबसे पहले क्या आएगा, दामोदर रिवर वैली आएगा। झारखंड और वेस्ट बंगाल में ये कोयले पाया जाएगा। इंडिया का सबसे बड़ा कोल फील्ड है ये भी इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है झारखंड में कहां पर, चंदपुरा है, झरिया है, बोकारो है, गिरिडीह है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और वेस्ट बंगाल में सबसे इंपॉर्टेंट है रानीगंज। रानीगंज कोयले का बहुत बड़ा भंडार है, दामोदर रिवर वैली में ही पाया जाता है। और झरिया में, जो झारखंड का झरिया है, वो लार्जेस्ट कोल माइनिंग एरिया है इंडिया का, और ये पूरा रीजन लार्जेस्ट कोल फील्ड है। और एक माइन की बात करें तो सबसे बड़ी माइन कहां पे पाई जाती है कोयले की, झरिया झारखंड में पाई जाती है। दूसरा सोन रिवर वैली, सोन नदी आपको पता है कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, मैकाल रेंज से, और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, मैंने बताया ये पटना के पास जाके गंगा में मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश में ये सिंगरौली बहुत इंपॉर्टेंट है। उमरिया और सिंगरौली दो याद रखना है, ये सोहागपुर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंगरौली और उमरिया ये कोल डिपोजिट्स पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। महानदी वैली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इंपॉर्टेंट क्या है, छत्तीसगढ़ का कोरबा बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का तलचर बहुत इंपॉर्टेंट है कोयला में, तलचर। इसके अलावा संबलपुर है लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना है कोरबा छत्तीसगढ़ का और तलचर उड़ीसा का, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी रिवर वैली की अगर बात करें तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। और इसका जो बात करें तो हम सिंगरेनी बहुत इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है, और सिंगरेनी के अलावा करीमनगर तेलंगाना में। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा कोल का रिजर्व कहां पाया जाता है, ये लास्ट पॉइंट है, इससे अलग है, ध्यान रखना, नोट पॉइंट लिखना, इससे अलग है कि भारत में हाईएस्ट एक्यूमुलेटेड रिजर्व मतलब कोल का रिजर्व कहां पाया जाता है। तो कोल रिजर्व, कोल के भंडार, कोयले के भंडार भारत में सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा झारखंड है, ये पहले भी हम मिनरल्स में देख चुके हैं। उसके बाद उड़ीसा है, और उसके बाद तीसरा होगा छत्तीसगढ़। और कोल का प्रोडक्शन कौन सा करता है, ये नीचे वाला पॉइंट लिखा हुआ है, कोल प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट सबसे आगे, तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, और फिर उड़ीसा है। ये प्रोडक्शन का ऑर्डर है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, अगर भारत में मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस की बात करें, जिसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं, तो भारत में बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल तो पाया नहीं जाता है। भारत क्रूड ऑयल का क्या है, नॉर्मली ये क्या है, इंपोर्टर है, लेकिन कुछ एरियाज में भारत में क्रूड ऑयल पाया जाता है। और भारत में अगर सबसे पहली बात करें तो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल, अगर नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल कहीं पाया जाएगा तो वो आसाम है, याद रखना है। आसाम का कौन सा, भारत में पहला जो क्रूड ऑयल का जो कुआं था वो कहां, आसाम में 1867 में खोजा गया, डिगबोई में। कौन सी जगह पे, डिगबोई। क्लियर है। तो मकाम एरिया आसाम में 1867 में खोजा गया, और डिगबोई में 1889 में खोजा गया। तो आसाम में सबसे बड़े डिपॉजिट पाए जाते हैं किसके, मिनरल ऑयल के। और आसाम का मकाम एरिया और डिगबोई जो रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व है किसका, क्रूड ऑयल का। अगर बात करें नेचुरल रिजर्व की, इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस की अगर बात करें, तो रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस की बात करें तो ये जो स्टेट है, आसाम सबसे बड़ा है, फिर गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है। क्लियर है। सबसे ज्यादा रिजर्व्स कहां है नेचुरल गैस के, और प्रोडक्शन की बात करें सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का तो आसाम, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, ये रैंक लिख लेना। तो डिपॉजिट्स की बात करें नेचुरल गैस की तो आसाम दोनों में कॉमन है, क्योंकि आसाम में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मकाम और डिगबोई रीजन, जहां इसके अलावा तिनसुकिया रीजन भी, एक और बताऊं तो तिनसुकिया ये रीजन भी है, कहां पर, ये मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस का रीजन है आसाम में। तो प्रोडक्शन में भी आसाम नंबर बना और रिजर्व्स में भी आसाम नंबर बना। अगर बात करें हम पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल में, तो क्रूड ऑयल में सबसे ज्यादा आसाम है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है। क्लियर है।
स्टोरेज में। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो राजस्थान क्या है, फर्स्ट है, गुजरात सेकंड है, आसाम थर्ड है, किसमें, प्रोडक्शन में। जल्दबाजी में थोड़ा स्लाइड बना लिए, इसको पॉइंट्स को नोट कर लेना। मिनरल ऑयल मतलब क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में अगर हम बात करें नेचुरल गैस के रिजर्व में तो आसाम नंबर 1 है और प्रोडक्शन में भी आसाम नंबर 1 है। अगर मिनरल ऑयल की बात करें तो उसके रिजर्व में बात करें, हम क्रूड ऑयल की बात करें तो आसाम नंबर 1 है, लेकिन प्रोडक्शन में राजस्थान नंबर 1 है। अगर भारत में रिफाइनरीज की बात करें, सुना होगा IOCL, BPCL, HPCL, ये रिफाइनरीज इंडस्ट्री है। ये क्या करती हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सरकारी कंपनियां हैं, महारत्ना कंपनियां, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। ये जैसे ONGC भारत की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करती है जहां जहां एरियाज में होता है। सरकारी कंपनी महारत्ना है। और रिफाइनरीज क्या करती हैं, ये इस क्रूड ऑयल को कन्वर्ट कर देती हैं रिफाइनरीज किसमें, IOCL, BPCL, HPCL जैसी कंपनियां पेट्रोल और डीजल में, और नेचुरल गैस को कन्वर्ट कर देती हैं रिफाइनरीज LPG और CNG में। क्लियर है, ये याद रखना है। तो भारत में पहली रिफाइनरी ऑब्वियसली कहां लगाई जाएगी, असम में ही लगाई जाएगी, क्योंकि वहीं पर ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं। तो डिगबोई में ही पहली 1901 में भारत में रिफाइनरी लगाई गई, आसाम के डिगबोई में। क्लियर है। और आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात पहली रिफाइनरी 1954 में कहां लगाई गई, वो मुंबई महाराष्ट्र में लगाई गई। और मुंबई महाराष्ट्र में आप देखोगे तो मैं मैप बना दे रहा हूं यहां पर, ये मैप है, ये मुंबई है, मान लो ये मुंबई है महाराष्ट्र में। इस मुंबई के इधर आप जाओगे तो अरेबियन सी में यहां पे कहीं पे मुंबई के सामने बिल्कुल एक जगह है जिसका नाम है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई बेसिन है कहां पे, अरब सागर में। और ये भारत का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का यहाँ पे रिजर्व है। यहाँ प्लांट काम करता है किसका, ONGC का। ONGC की बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। तो मेजर ऑयल फील्ड्स की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर वैली में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, आसाम में दिगबोई, नाहरकटिया, सुरमा वैली है ना, मकान एरिया। अरुणाचल प्रदेश में निगरो रीजन और नागालैंड में बोरहला रीजन। ज्यादा इंपॉर्टेंट आसाम का याद रखना है। तिनसुकिया भी रख लेना इसमें, नाहरकटिया और तिनसुकिया। कावेरी रिवर बेसिन की अगर बात करें तो वहां भी पाया जाएगा कावेरी रिवर बेसिन। कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन भी है, मिनरल ऑयल पाया जाता है। कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन मतलब आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। कावेरी रिवर बेसिन जहां तमिलनाडु में के आसपास। गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया, अंकलेश्वर एरिया और कलोल और महसाना। बाकी अलियाबेट आपको पता है, खंबात की खाड़ी में खंबात और अलियाबेट है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अंकलेश्वर, कलोल और महसाना ये इंपॉर्टेंट मेजर ऑयल फील्ड्स हैं। महाराष्ट्र में मुंबई हाई मैंने अभी बता दिया। राजस्थान में जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट है बाड़मेर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शक्ति और ऐश्वर्या और मंगला क्या है। शक्ति, ऐश्वर्या और मंगला राजस्थान के बाड़मेर में क्या है, ऑयल फील्ड्स है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शक्ति, ऐश्वर्या और मंगला यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। कहां पर है, बाड़मेर राजस्थान में, जो क्या है मेजर ऑयल फील्ड्स है। इसके अलावा जैसलमेर और बीकानेर, मतलब डेजर्ट एरिया में ये ज्यादातर उसी रीजन में पाया जाता है। नेचुरल गैस की अगर फील्ड की बात करें तो मुंबई हाई मैंने पहले ही लिख दिया। इसके अलावा गुजरात में ये जो अंकलेश्वर और कलोल महसाना वाला रीजन है। फिर असम के दिगबोई रीजन में, मकाम एरिया में। आंध्र प्रदेश में कहां पर, कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन में। और तमिलनाडु में कहां पर, कावेरी रिवर बेसिन में। ये सारा हमने मैप पे देख लिया। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो आपको पता है, न्यूक्लियर फ्यूल की बात करें तो थोरियम, जो यूरेनियम और थोरियम इंपॉर्टेंट फ्यूल है। इसके अलावा बेरिलियम और मोनाजाइट। मोनाजाइट थोरियम का ही है। मोनाजाइट और मोनाजाइट के जो कहां पाया जाता है, सैंड में पाया जाता है, कोस्टल रीजन में। सैंड कहां पर, ये सैंड में पाए जाते हैं इसके डिपॉजिट्स, वो सैंड में कहां पर, मालाबार कोस्ट, केरला। मोनाजाइट है किसका है, ये थोरियम का है। यूरेनियम आपको पता है 92, यूरेनियम 235 न्यूक्लियर फ्यूजन है, सॉरी न्यूक्लियर फिजन से बनती है प्रोडक्शन। दूसरी टेक्नोलॉजी भी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसपे काम चल, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसपे काम चल रहा है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड है। नाभिकीय विखंडन, जहां पर यूरेनियम को न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करके तोड़ा जाता है, और जब तोड़ा जाएगा तो बहुत सारी एनर्जी क्रिएट करेगा, वो एटॉमिक लेवल पे तोड़ेंगे हम। और उस एनर्जी से, हीट एनर्जी से क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे बॉयलर्स में,
पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम से हाई प्रेशर पे चैनल में फ्लो करा देंगे, टरबाइन रोटेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसपे दुनिया इस समय काम कर रही है उसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। जहां यहाँ पे चूंकि न्यूक्लियर फ्यूल का यूज किया जा रहा है जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज किया जा रहा है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है तो इसका रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है। जबकि न्यूक्लियर जो फ्यूजन है जो आज फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जिसपे काम कर रहे हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट सुना होगा आपने, आर्टिफिशियल मून या आर्टिफिशियल सन का कॉन्सेप्ट सुना होगा, ये इसी से संबंधित है। एडवांस टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, जहां हाइड्रोजन एटम एक होते हैं और बहुत लार्ज स्केल पे हीलियम बना के एनर्जी को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। तो 1H1 1H2 1H3 इज इक्वल टू एनर्जी क्या होती है, एनर्जी प्लस 2He4 हीलियम। इस पे दुनिया काम कर रही है। थर्मोन्यूक्लियर रिसर्च एक्सपेरिमेंट सुना होगा आपने, आर्टिफिशियल सन या आर्टिफिशियल मून सुना होगा आपने, क्लियर। जिरकोनियम इसी का और है, एल्मेनाइट, एंटीमनी, ग्रेफाइट, लिथियम, ये सब न्यूक्लियर एनर्जी के फ्यूल है। मेन क्या है, यूरेनियम, थ्यूरियम और मोनाजाइट और बेरिलियम, ये चार इंपॉर्टेंट याद रखना। भारत में अगर फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो होमी जहांगीर भाभा जी को बोला जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, जैसे फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई, आपने वो मूवी देखी होगी, वेब सीरीज देखी होगी रॉकेट बॉयज, इन्हीं दोनों लोगों की कहानी थी वो, विक्रम साराभाई जी और होमी जहांगीर भाभा जी, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया बोला जाता है। इन्हें नेहरू जी ने जब एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया इंडिया का 1948 में, तो उसका चेयरपर्सन बनाया, हेड बनाया, और 1954 में इन्हीं की लीडरशिप में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की गई। इन्होंने मुंबई में बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन्हीं के नाम पर है, कहां पर, ट्रॉम्बे में, मुंबई के पास, मुंबई में ट्रॉम्बे में है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये भारत का सबसे बड़ा एटॉमिक रिसर्च का सेंटर है। थोरियम का जो मोनाजाइट है, मैंने पहले लिख दिया, वो केरला में पाया जाता है, कुछ पार्ट में ये बांसवाड़ा राजस्थान में पाया जाता है मोनाजाइट। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड अगर भारत की बात करें तो भारत में ये सारे क्या है, अभी दुनिया में एक ही टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर की, वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय विखंडन है, और जहां पर यूरेनियम जो है फ्यूल के रूप में काम करता है, 92U235, इसको तोड़ा जाता है, न्यूट्रॉन्स की बमवार्डिंग की जाती है, और ये क्या करता है, टूट जाता है और फिर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो भारत में यूरेनियम, हम यूरेनियम को क्या करते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, हम यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा यूरेनियम इंपोर्ट हम कहां से करते हैं, तो कनाडा बहुत बड़ा डिपॉजिट रखता है यूरेनियम का, कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ा डिपॉजिट रखता है यूरेनियम का, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा डिपॉजिट रखता है यूरेनियम का। इन मेजर कंट्रीज से हम क्या करते हैं, यूरेनियम को इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। हमारे यहाँ बहुत कम पाया जाता है। झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जादूगोड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी थोड़ा बहुत याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, जादूगोड़ा। और मेघालय का डोमिया सियाट, ये इंपॉर्टेंट है। मेघालय का गारो खासी जयंतिया हिल्स जो सुनी होंगी, वहीं पर डोमिया सियाट, ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, सोनभद्र के पास जो पास वाला डिस्ट्रिक्ट ललितपुर में, और राजस्थान में रोहिल घटेश्वर, सीकर डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर, अल्मोड़ा और झुंझुनू, मेन ये दोनों है। मेघालय और झारखंड में, मेघालय झारखंड में जादूगोड़ा और मेघालय में डोमिया सियाट। इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए हैं। तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर पूछेगा कहां पर है, भारत का महाराष्ट्र में, ये भारत का पहला है। भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर तारापुर में लगा, महाराष्ट्र में। किसके सहयोग से लगा, महाराष्ट्र में यूएस के सहयोग से, अमेरिका से। कुडनकुलम और कलपक्कम, ये दोनों रसिया के सहयोग से लगाए गए हैं, तमिलनाडु में रिसेंटली लगाए गए हैं, ये सबसे नए हैं, ये क्लियर है। रावत, ये देखना हो आपको, ये लिखा हुआ रसिया, और इसी कुडनकुलम और कलपक्कम में दोनों प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर हैं। कुडनकुलम रसिया के सहयोग से लगाया गया और इसी से जुड़ा हुआ है कलपक्कम, क्लियर है। और रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है, कनाडा की हेल्प से लगाया गया। नरोरा यूपी का एकमात्र न्यूक्लियर प्लांट है। कैगा कर्नाटका में है, काकरापार गुजरात में है, और जैतापुर महाराष्ट्र में है। ये फ्रांस के सहयोग से लगाया जा रहा है, जैतापुर महाराष्ट्र, क्लियर है। और रिसेंटली जिस पे काम कर रहा है, जिस पे काम किया जा रहा है, रिसेंटली जिस न्यूक्लियर प्लांट को स्टैब्लिश किया जा रहा है वो है गोरखपुर में। और ये गोरखपुर यूपी वाला नहीं है, याद रखना है। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम है फतेहाबाद, हरियाणा। यहां पे रिसेंटली लगाया जा रहा है एक न्यूक्लियर प्लांट, याद रखना है। यूरेनियम की बात करें तो इसको, यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहते हैं, आशा की धातु कहते हैं यूरेनियम को। न्यूक्लियर फ्यूल है,
जो किसमें यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज होता है। इसके ओर की बात करें तो पिचविलेंट इसका ओर है, थोरियनाइट इसका ओर है और सोमरस्काइट इसका ओर है। क्लियर है। जादूगोड़ा मैंने पहले डिस्कस कर लिया, यूरेनियम माइंस है यहाँ पे। और इसके अलावा उदयपुर, बूंदी, कोटा, ये बहुत कम है, जादूगोड़ा और डोमियासियात मेघालय, ये याद रखना है। अगला जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब, जियो मतलब पृथ्वी, जियो मतलब भू, थर्मल मतलब पृथ्वी के अंदर से आने वाली हीट। थर्मल, थर्मल मतलब हीट। तो पृथ्वी के अंदर से जो हीट आ रही है, अगर वोल्केनिक इरप्शन होगा तो बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और कहीं कहीं पे हॉट स्पॉट्स हैं, जैसे आप हिमाचल जाओगे तो हिमाचल में आपने मणिकरण सुना होगा, तो मणिकरण में बहुत सारे वहां पे क्या है, गीजर्स हैं, हॉट वाटर के गीजर्स हैं, या हॉट वाटर के गीजर्स कह सकते हो या हॉट स्पॉट्स कह सकते हो, जहां नीचे से क्या निकल रहा है, या तो स्टीम निकल रही है या हॉट वाटर निकल रहा है। उसकी हीट एनर्जी से क्या करेंगे, उस स्टीम को स्टोर कर सकते हैं, या हॉट वाटर से स्टीम बनवा सकते हैं, स्टीम को चैनल्स में फ्लो करा सकते हैं और उससे क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहीं पे कंट्रोल रिएक्शन में, कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में हो रहा है तो पास ही नहीं जा सकते, वहां मैकेनिकल प्रोसेस यूज ही नहीं होंगे, मशीनरी टेक्नोलॉजी कुछ भी यूज नहीं होगी, मशीनरी सब जल के क्या हो जाएगी, खाक हो जाएगी। लेकिन कहीं कंट्रोल रिएक्शन हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो वहां पे उसके पास में क्या लगाए जा सकते हैं, उसकी हीट से जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो भारत में जो हॉट स्पॉट्स हैं, जम्मू कश्मीर की पुगा वैली, जो आज के टाइम में अगर बात करें तो पहले जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्टी था लद्दाख, अब लद्दाख खुद में एक यूटी है और जम्मू कश्मीर एक यूटी है। तो पुगा घाटी कहां पे, लद्दाख में, जो जियोथर्मल एनर्जी का हॉट स्पॉट है। छत्तीसगढ़ में ताता पानी, उड़ीसा में तप्त पानी, मध्य प्रदेश में अनहोनी, और हिमाचल नहीं लिखा, मैं हिमाचल यहां पे लिख दे रहा हूं, हिमाचल में मणिकरण, मणिकरण, हिमाचल का मणिकरण। ये हॉट स्पॉट्स हैं, ये क्या है, सारे हॉट स्पॉट्स हैं, यहां से या तो गर्म पानी निकल रहा है या स्टीम निकल रही है। अगला विंड एनर्जी, आपको पता है पवन ऊर्जा, जहां हवा चलेगी, हवा वहां तेजी से चलेगी तो वहां पे विंड मिल लगाई जाएंगी। हवा वहां तेजी से चलेगी जहां पर बैरियर्स नहीं होंगे, बैरियर वहां होंगे नहीं होंगे जहां सेटलमेंट नहीं होगा, मानव बस्तियों का ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होगा, बस्तियां नहीं बनेंगी, बिल्डिंग्स नहीं बनी होंगी, और दूसरा पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो ये आपको कहां दिखाई देगा, या तो समुद्र के किनारे दिखाई देगा, कोस्टल रीजन्स में, जिसको ऑफशोर कहते हैं, समुद्र के किनारे लेकिन समुद्र के अंदर। क्लियर है। ऑफशोर प्लांट लगाए जाते हैं विंड एनर्जी के। और दूसरा रन ऑफ कच्छ में और थार डेजर्ट में। तो अगर पोटेंशियल पूछे तो रन ऑफ कच्छ, थार डेजर्ट और प्लस ऑफशोर कोस्टल रीजन्स में, वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स में भी और ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स में भी विंड मिल लगाई जाती है। विंड मिल हवा से चलती है, वहां से हिंज कर दिया जाता है टरबाइन, विंड मिल चलती है, टरबाइन रोटेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो गुजरात के कच्छ में 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई स्थापित की जाएगी, जो एशिया की सबसे बड़ी, मतलब एशिया लार्जेस्ट हाईएस्ट कैपेसिटी विंड एनर्जी प्रोडक्शन कहां पे है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में लगाया जा रहा है 1100 मेगावाट का। भारत का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विंड एनर्जी पूछा जाए तो कहां पर है, चेन्नई तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है, वनडे एग्जाम में भी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी कहां पर है, चेन्नई तमिलनाडु में है। और वर्ल्ड में अगर बात करें तो भारत का विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में चौथा स्थान है। वर्ल्ड में चाइना नंबर 1 है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे जर्मनी है। अगर भारत में स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, जहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है, तमिलनाडु सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है। मैंने बोला इसका पोटेंशियल कहां पे, या तो ऑफशोर अपतटीय क्षेत्रों में है, ऑफशोर रीजन्स में, ऑफशोर कोस्टल रीजन्स में, तट के अंदर अपतटीय क्षेत्रों में है, या फिर क्या है, थार डेजर्ट में है, और रन ऑफ कच्छ में है। ये इसके मेजर पोटेंशियल रीजन्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जल विद्युत ऊर्जा, जहां डैम बनाकर प्रोडक्शन किया जाता है। जल विद्युत ऊर्जा के मामले में सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है पंजाब, और सबसे बड़ा डैम है भाखड़ा नांगल डैम, पढ़ी लिख चुके हैं हम। फिर कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। पंजाब हाईएस्ट जो है हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर है। बायोमास या बायोमास एनर्जी या बायो एनर्जी कहते हैं, जो जिसमें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जनरेशन में आपने सुना होगा एथेनॉल आता है, फर्स्ट जनरेशन बायोडीजल आपने सुना होगा। एथेनॉल को किससे ब्लेंड किया जाता है, पेट्रोल से। एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम सुना होगा आप,
क्लियर है। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो बायो वेस्ट है, उसके सड़ाने गलाने से, क्लियर है, सड़े गले चावल है, सड़ा गला गेहूं है, या ऑर्गेनिक या एग्रीकल्चर का सड़ा गला रेसिड्यू है, उससे हम ऑर्गेनिक वेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, बायोमास एनर्जी, बायो प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर है। तो यही सारा लिखा हुआ है, कूड़े कचरे से, इन सब से क्या कर सकते हैं हम, बायोमास के प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बायोमास एनर्जी कहते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन है बायोडीजल, उसके लिए खेती की जाती है जेट्रोफा, रतन जोत कहते हैं जिसे। किसकी खेती की जाती है, जेट्रोफा की खेती की जाती है, जिससे बायोडीजल प्रोड्यूस किया जाता है। और ये बायोडीजल प्लांट कहां पे, आंध्र प्रदेश के उड़ीसा में, सॉरी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है। और ये जो बायोडीजल है वो किस में ब्लेंड किया जाता है, वो डीजल में ब्लेंड किया जाता है, जबकि एथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है, ध्यान रखना। और भारत का पहला सेकेंड जनरेशन बायो एनर्जी प्लांट कहां लगाया गया, पंजाब के भटिंडा में लगाया गया है। और अगर बायोमास एनर्जी की बात करें तो भारत के अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1 है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है। फर्स्ट पे महाराष्ट्र, दूसरे पे उत्तर प्रदेश। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहां पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, है ना, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सब हम पढ़ेंगे। क्लियर है। एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सब हम पढ़ेंगे। बस एक सेकंड जरा, हाँ जी। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। तो ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में हम लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, इन सब की बात करेंगे। इसके अलावा पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की बात भी करेंगे। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट से हम मिनरल्स को इधर से उधर ले जा सकते हैं, गैस को, मिनरल्स को, इन सबको, मेटल्स, नॉन मेटल्स को भेज सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड में रोड ट्रांसपोर्ट आता है, ट्रेन ट्रांसपोर्ट आता है। वाटर ट्रांसपोर्ट में हम बात करेंगे तो इनलैंड और मैरीटाइम। मैरीटाइम मतलब ओशियन, इनलैंड मतलब, मैरीटाइम मतलब समुद्र, और इनलैंड का मतलब रिवर्स का यूज करके हम इसको इनलैंड कहते हैं। तो भारत में अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। भारत का जो रोड कनेक्टिविटी या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लियर। सड़क की लंबाई लिखी हुई है 54.72 लाख किलोमीटर, ये इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। सड़क रोड नेटवर्क की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश है। भारत में सड़क परिवहन से 67% टोटल माल ढुलाई, टोटल फ्री ट्रैफिक, फ्री कैरियर है ना, माल ढुलाई, गुड्स का जो है एक जगह से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, टोटल का 67% फ्रीट होता है भारत में। और टोटल पैसेंजर ट्रैफिक का 80% रोड ट्रांसपोर्ट से होता है। तो मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो फ्रीट की बात हो और चाहे वो पैसेंजर की बात हो। भारत में नेशनल हाईवे है, जो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी साहब का, वो बनाती है। स्टेट हाईवे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा बनाया जाता है। और छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को गांव से जोड़ने वाले रोड्स हैं। इस तरीके से ये रोड ट्रांसपोर्ट बटा हुआ है। नेशनल हाईवे की बात करें तो भारत में टोटल जितनी सड़क है उसका 2%, कितना, 2% है। और लेकिन ये 2% भारत के टोटल ट्रैफिक का 40% क्या करता है, जो बियर करता है, 40% ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, 2% ये नेशनल हाईवे। इंपॉर्टेंट क्या है, यहां क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में नेशनल हाईवे की सबसे ज्यादा लंबाई कहां है, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान। क्लियर है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबा नेटवर्क है नेशनल हाईवे का, और दूसरे नंबर पे राजस्थान है, ये याद रखना है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जैसे नेशनल हाईवे 1 कहां से कहां, तो न्यू दिल्ली से अटारी, अटारी बाघा बॉर्डर आपने सुना होगा पंजाब में, यहां तक जाता है। और फिर यहां से आगे एक्सटेंड होता है कहां तक, जम्मू, और जम्मू से आगे जाता है फिर श्रीनगर। और ये हम पढ़ भी चुके हैं पीछे, ये जम्मू और श्रीनगर जाता है। तो ये किसको कनेक्ट कर देता है, NH1 को 1A से कनेक्ट करता है, जालंधर से उड़ी
या फिर कह सकते हो जम्मू से श्रीनगर तक जाता है। तो न्यू दिल्ली से अटारी, अटारी से जालंधर से श्रीनगर तक पहुंचेंगे हम NH1 और 1A। NH2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यू दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। NH3 जो आगरा से मुंबई को कनेक्ट करता है। NH4 जो मुंबई से चेन्नई को कनेक्ट करता है। NH5 जो चेन्नई से झारफुकरिया को कनेक्ट करता है। NH6 जो हजीरा से कोलकाता, बीचों बीच में बिल्कुल इस तरीके से, हजीरा मतलब गुजरात में है और कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो आप देखोगे बीचों बीच में ट्रायंगल जो है इस तरीके से, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये कनेक्ट कर रहा है बीचों बीच में। NH8 बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली से मुंबई जाता है। क्लियर? बाकी ये इंपॉर्टेंट आज तक तो 6, 7, 8, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 8वां, ये याद रखना है। बाकी बहुत सारे हैं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, आपको पता है। और ये क्या करता है, जो बॉर्डर एरियाज है, तो बॉर्डर एरियाज में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब ये डेवलप करता है, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो ब्रिजेस हो, ये सारे बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक इंस्टीट्यूशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस का। आपने देखा होगा अगर स्नोफॉल होता है, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं या एवलांचे हो जाता है, जिसको कहते हैं हिमस्खलन, मतलब बड़ा हुआ बहुत बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा टूट के, बर्फ का टुकड़ा टूट के रोड्स ब्लॉक कर देता है या कुछ भी हो जाता है, तो BRO वहां पे काम कर रहा होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरिया में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे ब्रिजेज हो, रोड्स हो, रेलवे हो, सब कौन डेवलप करता है? BRO डेवलप करता है। और ये कब बना? 1960 में बना। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये विदेशों में भी कुछ प्रोजेक्ट चलाता है जो हमारे नेबरिंग और फ्रेंड्स कंट्रीज हैं, जैसे प्रोजेक्ट हीरक। प्रोजेक्ट हीरक कहां चलाया गया? ये प्रोजेक्ट हीरक विदेशों में पहले हम देख लेते हैं। जैसे प्रोजेक्ट दंतक जो है, प्रोजेक्ट दंतक जो भूटान हमारा मित्र देश है, वहां पर जो सड़क रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर रहा है प्रोजेक्ट दंतक के अंतर्गत कौन? BRO। कहां पर? भूटान में। जैसे प्रोजेक्ट बीकन चलाया गया है, तो जम्मू कश्मीर, सोनमर्ग और कारगिल लेह, ये पूरा रूट है, इसको कनेक्ट करने, मतलब जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख से कनेक्ट करने के लिए ऑल टाइम कनेक्टिविटी 24/7 ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट बीकन चलाया गया है। क्लियर है? इस प्रोजेक्ट बीकन को जम्मू कश्मीर की लाइफ लाइन कहते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट करता है किससे? लेह से लद्दाख से, जिससे कि किसी भी मौसम में, ठंड के मौसम में स्नोफॉल हो तब भी कनेक्टिविटी बनी रहे। प्रोजेक्ट हीरक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट हीरक जो है BRO का ही है। महाराष्ट्र का जो नक्सल एरिया है, नक्सल प्रभावित, नक्सल अफेक्टेड एरिया है, गढ़चिरौली के जंगल, ये बहुत बार पूछा गया है। बहुत डेंस फॉरेस्ट है गढ़चिरौली महाराष्ट्र में, और यहां पर कई बार नक्सलियों ने हमारे सेंट्रल जो फोर्सेज हैं उन पे हमला किया है घात लगा के। और ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। आज के टाइम में तो बहुत तेजी से सरकार जो है सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मजबूती के साथ काम कर रही है, और नक्सलवाद है वो बिल्कुल अपने खात्मे की कगार पे है। तो प्रोजेक्ट हीरक किसके लिए चलाया गया? ये नक्सल एरिया, जो नक्सल इफेक्टेड एरिया जो गढ़चिरौली है, भंडारा है, ये महाराष्ट्र में, यहां पर सड़कों का जाल बिछाया जा सके, जिससे आसानी से मूवमेंट हो सके सेंट्रल फोर्सेज का, और नक्सलियों को क्या किया जा सके? खत्म किया जा सके। ये भी BRO ही कर रहा है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP कब शुरू किया गया? 1988 में। ये कानून लाया गया, नेशनल जो है कानून कह रहा है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, किसमें? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI ने शुरू किया 1988 में जो बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो 7 फेजेस में चलाया गया। इस प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्यों? NHDP के अंतर्गत ही एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इसी का एक पार्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले फेज में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, बहुत बार पूछा गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट क्या है? ये आपको दिख रहा होगा। भारत के 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसको रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट चलाया गया, जो किसका पार्ट है? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है, जो NHAI चला रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है? आगे दूसरे चरण में इसको क्या किया गया? दूसरे चरण में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बनाया गया, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर से जाता है गुजरात से कहां तक? सिलचर आसाम तक जाता है, ये मैं लिख चुका हूं आपसे। और जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है ये कन्याकुमारी से जाता है कहां तक? श्रीनगर तक जाता है, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। और ये दोनों कहां पे काटते हैं ये भी डिस्कस कर चुका हूं मैं, झांसी में काटते हैं। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर
ये दो प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत थे? NHDP के अंतर्गत थे। भारतमाला प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का अमरेला प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम शामिल है। भारतमाला प्रोजेक्ट का बेस सबसे प्राइमरी पर्पस है बॉर्डर एरियाज में। भारतमाला मतलब भारत के जो बॉर्डर एरियाज है, वहां बॉर्डर एरियाज में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देके हमारी सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके, और वहां पर जो गांव है उनको मजबूत किया जा सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे हमारी सेनाएं और मजबूती से हमारे जो देश की सीमा की क्या कर सकेंगी, बॉर्डर एरियाज की रक्षा कर सकेंगी। तो बेसिक पर्पज भारतमाला का एक बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इसके अलावा इसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं इसके अंतर्गत, जिसके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब ऐसा रोड या रेलवे, रोड भी हो सकता है और ये रेलवे हो सकता है, जिसके दोनों ओर क्या बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल नोड्स बनाए जाएंगे। इसका पर्पज होगा इंडस्ट्रियल सिटीज को डेवलप करना और फिर यहां से आसानी से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेवलप जो है को बढ़ावा देना। और दूसरा क्या है, इसमें डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जिसपे केवल मालगाड़ियां चलेंगी, सवारी गाड़ी नहीं चलेगी। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, भारत के दो फेमस डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। क्लियर है? ये शायद आगे की स्लाइड में होगा भी, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो पंजाब में लुधियाना से चलेगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जाते बिहार, और बिहार से फिर वेस्ट बंगाल, कहां, डंकुनी तक जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे केवल इस पे क्या चलेगी, आपको पता होगा अभी रेलगाड़ियां भी चलती है, मालगाड़ी भी चलती है, तो दोनों का टाइम डिले होता है, और टाइम डिले होने पर सप्लाई जो होती है वो लेट पहुंचती है, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे बिजनेस क्या होता है, डिमोटिवेट होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डिमोटिवेट होता है। तो फ्रीट अलग हो और ट्रैफिक, पैसेंजर ट्रैफिक जो रेलवे, पैसेंजर रेलवे है वो अलग से चले, इसके लिए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, ईस्टर्न। और दूसरा क्या है, वेस्टर्न। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो मुंबई में JNPT पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वहां से मुंबई से महाराष्ट्र से आगे निकलेगा गुजरात, गुजरात से ऊपर बढ़ेगा तो राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, और हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश के दादरी तक आता है, और फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ये दोनों पे लगभग काम पूरा होने वाला है। बाकी भारत के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर प्रोजेक्टेड हैं, उन पे काम चल रहा है। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेस वेज बनाए जा रहे हैं इसमें भारतमाला के अंतर्गत। तो भारत का पूरा बॉर्डर एरिया से लेके इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड्स हो, रेलवे का हो, उसको डेवलप करना ही भारतमाला प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और ये रोड ट्रांसपोर्ट के फील्ड में सबसे बड़ी भारत की अब तक की क्या है, प्रोजेक्ट है। सागरमाला दूसरा इसका एक और हिस्सा है, क्या, सागरमाला। सागरमाला का पर्पज क्या है, तो सागरमाला भी एक अम्ब्रेला स्कीम है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की इंडस्ट्री, जहाजरानी मंत्रालय जो है, जहां तक मुझे याद है सर्बानंद सोनोवाल इस समय मिनिस्टर हैं, नए भी हैं, पुराने पिछली सरकार में भी वो थे, इस सरकार में भी वही हैं शायद, एक बार चेक कर लेना। सागरमाला प्रोजेक्ट भी एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, जिसका पर्पज है भारत की कोस्टल लाइन को क्या करना, डेवलप करना, जिससे आसानी से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके। तो उसमें पुराने पोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, नए पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, छोटे पोर्ट्स, बड़े पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पोर्ट्स को कनेक्टिविटी देने के लिए कनेक्टिंग रोड्स बनाए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े शहरों से जुड़ेंगे। कनेक्टिंग रेलवेज डेवलप किया जा रहा है, जिससे फ्रीट आसानी से हो सके, माल ढुलाई आसानी से हो सके। हब स्पोक मॉडल पे इसको क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। सागरमाला, भारतमाला। सेतु भारतम जो प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का है, गडकरी साहब का ही है। इसका पर्पज है भारत में रेलवे को क्या कर देना, क्रॉसिंग फ्री कर देना। मतलब रेलवे पे जहां भी जो पैसेंजर क्रॉसिंग होती थी वहां पे क्या बनाने ला, या तो अंडर ब्रिज बना देना या ओवर ब्रिज बना देना। ये इसका पर्पज है सेतु भारतम का, जिससे कोई भी ना तो रेलवे के आने जाने में रुकावट पैदा हो और ना कोई एक्सीडेंट हो, जान माल की कोई हानि ना हो। स्टेट हाईवेज की अगर बात करूं मैं, तो स्टेट हाईवेज को स्टेट जो अथॉरिटी देखती है, और स्टेट हाईवेज में सबसे ज्यादा लंबाई कहां पे है, महाराष्ट्र में, जबकि नेशनल हाईवे की सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल जी के समय में शुरू हुई, अटल जी के समय में 2000 में शुरू हुई, प्राइम मिनिस्टर थे अटल जी। ये स्कीम जिसका पर्पज है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को गांव से जोड़कर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, गांव को कनेक्ट करना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, जिससे आसानी से गांव और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मतलब शहरों के बीच में कनेक्टिविटी डेवलप हो सके।
क्लियर है? तो ऑल वेदर रोड्स बनाना और उससे रूरल एरियाज को कनेक्ट करना, ये इसका पार्ट है। रोड डेंसिटी की बात करें तो रोड डेंसिटी का मतलब होता है पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी सड़कों की लंबाई है, इसको सड़क घनत्व कहते हैं। पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने किलोमीटर की सड़क है, इसको क्या कहते हैं? रोड डेंसिटी कहते हैं, सड़क डेंसिटी कहते हैं। भारत में अगर सड़क डेंसिटी की बात करें तो केरला में सबसे ज्यादा है, फिर त्रिपुरा में, फिर गोवा में। और यूटी की बात करें तो ऑब्वियसली दिल्ली में सड़क डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, यूनियन टेरिटरी में। रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो भारत जो है अमेरिका, चाइना, रसिया के बाद भारत इसका भी क्या है? चौथे नंबर पे है रेलवे। सबसे बड़ा भारत रोड ट्रांसपोर्ट के मामले में सेकंड सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, और रेलवे ट्रांसपोर्ट के मामले में अमेरिका, चाइना, रसिया के बाद चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क होल्ड करता है। और भारत में सबसे पहली रेलवे, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। किसके टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी, सुना होगा। 1853 में पहली रेल चलाई गई जो मुंबई से ठाणे के बीच में चली। और उसके बाद अगले साल 54 में कलकत्ता को हुगली से कनेक्ट किया गया, दूसरी रेल चलाई गई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों लिखे हुए हैं। सबसे लंबा डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर पूछा जा सकता है, देख लेना। सबसे लंबा आपको दिखाई देगा उत्तर दक्षिण गलियारा, जो दिल्ली से चेन्नई तक जाएगा। उत्तर दक्षिण, ये दिख रहा है दिल्ली है, और इसको कहां से जोड़ रहा है? ये दिख रहा है आपको चेन्नई। ये जो गलियारा है ये सबसे लंबा डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर है। तो देखिए कितने हैं। ईस्टर्न मैंने बताया था, देखो लिखा हुआ है ईस्टर्न डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर लुधियाना से चलेगा। स्टेट भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। लुधियाना पंजाब से चलेगा, हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, डंकुनी तक। लंबाई देखो कितनी है। वेस्टर्न मैंने बताया था, देखो जेएनपीटी मुंबई से चल रहा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से, गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए, कहां तक? दादरी, उत्तर प्रदेश तक। ये दो हो गए, ये दोनों लगभग तैयार हो चुके हैं। और फिर इसको यहां पे क्या किया गया है? कनेक्ट कर दिया गया है। तीसरा क्या है? देखो पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट। क्लियर है? ईस्ट वेस्ट आप देखोगे कोलकाता से मुंबई तक है, यहां से चलेगा मुंबई से, ये दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से जोड़ देगा किसको? कोलकाता को। क्लियर है? और चौथा क्या है? उत्तर दक्षिण मैंने बताया दिल्ली को चेन्नई से। पांचवा क्या है? ईस्टर्न कोस्टल कॉरिडोर है, जो खड़गपुर पश्चिम बंगाल से चलेगा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा। ये देखिए खड़गपुर पश्चिम बंगाल, आईआईटी खड़गपुर सुना होगा, और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक। और साउदर्न कॉरिडोर चेन्नई से गोवा को कनेक्ट कर रहा है, ये देखिए आप, चेन्नई है ये, चेन्नई से किसको कनेक्ट कर रहा है? गोवा को कनेक्ट कर रहा है। इस तरीके से चेन ऑफ डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर्स बनाई जा रही है पूरे देश में, जिससे आसानी से ट्रैफिक, पैसेंजर ट्रैफिक और फ्री ट्रैफिक को अलग किया जा सके। यहां पे क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में बहुत पूछता है, रेलवे के जोन्स। तो रेलवे के जोन्स में सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहां पे अलग अलग जोन्स हैं, आपको कैसे याद रखना है। ईस्टर्न रेलवे, तो सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख लेते हैं। नॉर्दर्न रेलवे ये, साउदर्न रेलवे ये, और वेस्टर्न रेलवे ये। ठीक है? ईस्टर्न रेलवे, तो ईस्ट इंडिया में सबसे बड़ा शहर आपको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये पता है आपको। तो ईस्टर्न रेलवे आंसर क्या होगा? कोलकाता, रटने की जरूरत नहीं है। नॉर्दर्न रेलवे नई दिल्ली, आपको पता है। अभी आपने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देखा था ना, ये जो था दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। तीसरा हो साउदर्न रेलवे, चेन्नई होगा, आंसर मिल गया। चौथा वेस्टर्न रेलवे क्या होगा? मुंबई। ये तो आपके आंसर हो गए इसके। अब सेंट्रल रेलवे की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देखे थे, तो उसके मध्य प्रदेश के पास कौन सा है? मुंबई है, तो सेंट्रल रेलवे का भी क्या है? मुंबई है। अब इसके बाद आप देखोगे बड़े शहर देखोगे, उसके बाद बड़े शहर के बाद थोड़े छोटे शहर देखोगे। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब ईस्ट इंडिया की बात कर रहा है, लेकिन ईस्ट इंडिया में सेंट्रल, और सेंट्रल में क्या आएगा? छत्तीसगढ़ आएगा, मध्य प्रदेश आता है, और उसके ऊपर ईस्टर्न, तो ऊपर बिहार में आप देखोगे तो ये हाजीपुर बिहार में आएगा। क्लियर? नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल है लेकिन नॉर्दर्न है, तो नॉर्दर्न एरिया में लेकिन सेंट्रल बीच में रहे तो क्या है? इसको प्रयागराज, इलाहाबाद। क्लियर है? नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट में बिल्कुल कहां? गोरखपुर। ये याद रख लेना। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। तो चार तो याद हो गए, बाकी आप याद कर लेना। चार को कॉमन सेंस के जरिए लगा सकते हो, बाकी कुछ एक याद कर लेना जो यहां क्वेश्चन पूछता है। अब बात करते हैं भारत में माउंटेन रेलवे कहां कहां चलती है। पहाड़ों में जो ट्रेन चलती है जिसको
आप टॉय ट्रेन भी कह सकते हैं, जो टूरिज्म के लिए होती है। इसका बेसिक पर्पज टूरिज्म होता है, इसके साथ साथ कनेक्टिविटी भी होता है पहाड़ों में। तो सबसे पहले कहां चली, तो इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा, दार्जिलिंग हिमालयन ट्रेन चली वेस्ट बंगाल में। दूसरी बार चली कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में। तीसरा नेराल मैथेरन, चौथा कांगड़ा वैली, ये भी हिमाचल प्रदेश में। पांचवा नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु और केरला। क्लियर? इंपॉर्टेंट ये है कि दार्जिलिंग, कालका शिमला और नीलगिरी तीनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। क्लियर है? अब बात अगर करें भारत में टूरिस्ट रेलवे जो चलती है, तो पैलेस ऑन व्हील एक चलती है, आपने सुना होगा, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील, गोल्डन चैरियट, डेक्कन ओडिसी, महाराजा एक्सप्रेस और महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। ये वो टूरिस्ट ट्रेनें हैं जो बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक साथ क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। क्लियर? मेट्रो रेल की अगर बात करें तो भारत में पहली मेट्रो रेल का जो फाउंडेशन स्टोन है 1972 में कोलकाता में इंदिरा गांधी जी ने रखा। और इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में पहली मेट्रो रेल कब चली, 1984 में, यही कोलकाता रेलवे चली होगी मेट्रो रेल। क्लियर है? और इंपॉर्टेंट एक और है, 2016 में कोच्चि केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो लॉन्च की गई। तो कोच्चि केरल में आप देखोगे मालाबार कोस्ट पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वेलिंगटन आइलैंड हमने सुना है, तो बहुत सारे उन आइलैंड्स को आपस में जोड़ने के लिए वाटर मेट्रो, मतलब बहुत आप शिप की तरह ही एक छोटा सा शिप है जो आइलैंड्स को आइलैंड से जोड़ेगा, तेजी से चलेगा, उसको वाटर मेट्रो नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट यहां से जोड़ देता हूं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है लास्ट ईयर, ये कोलकाता में चली है, हुगली रिवर पर, हुगली रिवर के अंदर से जाएगी, नीचे से जाएगी, अंडर वाटर रेलवे। क्लियर है? तो भारत की पहली रेलवे 1984, मेट्रो रेलवे कहां, 1984 में, कब चली, कोलकाता में। वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो, सॉरी वाटर मेट्रो कहां, केरल में। और अंडर वाटर मेट्रो अभी रिसेंटली चलाई गई कहां पर, कोलकाता में, हुगली रिवर पर, हुगली रिवर के नीचे से जाती है वो। अगला बुलेट ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद, किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से। जापान इसमें फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद करता है। जापान की एजेंसी है जिसका नाम है जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। शायद देखते हैं लिखा है कहीं पे, लिखा नहीं है, लिख लेना है ना। इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो मैगलेब होती है, मैग्नेटिक लेविटेशन। आप देखोगे बुलेट ट्रेन टच नहीं कर, उसके पहिए जो है पटरियों को टच नहीं करते हैं, वो इतना बीच में हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है कि वो कुछ ऊंचाई पर होते हैं। आपको लगा होगा कि ट्रेन क्या टंगी हुई है, बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है। रखे क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि रखेंगे तो पहिए और पटरियों के बीच फ्रिक्शन होगा, उससे रेजिस्टेंस पैदा होगा, उससे स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो आप देखोगे बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अभी काम चल रहा है। दूसरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रोजेक्टेड हो चुका है जो दिल्ली से बनारसी के बीच में, दिल्ली और वाराणसी, उत्तर प्रदेश है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। क्लियर? कितने स्टेशन होंगे ये लिखा हुआ है, 12 स्टेशन होंगे, कहां कहां से गुजरेगी ये लिखा हुआ है। मुंबई में अंडरग्राउंड होगा, बाकी सब एलिवेटेड होंगे, मतलब ऊपरी स्टेशन होंगे, और मुंबई में जो है अंडरग्राउंड एक स्टेशन होगा। इसके अंतर्गत 7 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग के नीचे से जाएगी, तो समुद्री टनल होगी, ओशियन के नीचे से ये 7 किलोमीटर तक जाएगी। और दूसरी मेट्रो, अच्छा यहां लिखा हुआ दूसरी मेट्रो, मैंने पहले लिख दिया, बनारस, मुंबई से, दिल्ली से बनारस। अगला पाइपलाइन प्रोजेक्ट, अगर हम पाइपलाइन प्रोजेक्ट की बात करें तो भारत में 1956 में सबसे पहले शुरू हुई, डिगबोई से तिनसुकिया। अब ये दोनों कहां पे, असम में। और ये पाइपलाइन में क्या होगा, ये डिगबोई और तिनसुकिया असम में कौन से रीजन है, मिनरल रीजन है, मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के रीजन है। तो इसमें कौन सी, ऑब्वियसली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई किया जा रहा होगा। और यहां से कहां पर, बरौनी बिहार में रिफाइनरी है, वहां तक क्या लाया जाता है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल लाया जाता है। कहां के कुओं से, असम के तेल के कुओं से, मकान रीजन। कुद्रेमुख आपको पता है, बाबा बूदान हिल्स में हमने पढ़ा था, कुद्रेमुख कर्नाटक में धारवाड़ रीजन में है। कुद्रेमुख, बाबा बूदान हिल्स आयरन ओर के लिए जाना जाता है। वहां से मंगलुरु जो एक पोर्ट सिटी है, मंगलुरु पोर्ट है, कर्नाटक का एक पोर्ट सिटी है, वहां तक पाइपलाइन है किसकी, आयरन ओर की।
तो कुद्रेमुख से पानी के साथ, लिक्विड के साथ ही फ्लो कराना होगा, पानी के साथ आयरन को मिक्स करके पहुंचा दिया जाता है। कहां पर? मंगलुरु पोर्ट से पहुंचा, और फिर वहां से अलग अलग जगह चला जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है हजीरा, हजीरा से विजयपुर, विजयपुर से जगदीशपुर। हजीरा गुजरात में है और जगदीशपुर यूपी में है, कानपुर के पास। यहां तक ये पाइपलाइन है, ये भी पेट्रोलियम पाइपलाइन है जो अलग अलग रीजन्स में यहां क्या करती है, ये फर्टिलाइजर्स के कारखानों से गुजरती है। और फर्टिलाइजर्स के कारखानों के पास पास जो फर्टिलाइजर्स के, आपने सुना होगा इफ्को, इफ्को है, क्रबको है ना, क्रबको, ये फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है। तो यहां तक क्या पहुंचाती है? गैस पाइपलाइन है जो एनर्जी पहुंचाती है। क्लियर है? इसके अलावा एक और नई पाइपलाइन गुजरात से, कहां से? सलाया गुजरात से ब्रानगाम होकर मथुरा तक जाती है। मथुरा बहुत फेमस रिफाइनरी है ऑयल की, जो तो क्या करती है, ये रिफाइनरी जाती है, वहां पे क्या करती है? क्रूड ऑयल पहुंचाती है, जिससे मथुरा रिफाइनरी में क्या हो सके? क्रूड ऑयल रिफाइन हो सके। एक और इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में स्टार्ट की गई है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन। गंगा के, आप देखो, गंगा के किनारे किनारे एक पाइपलाइन डेवलप करना है और इस पाइपलाइन से घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस की सप्लाई और व्हीकल्स के लिए और घरों के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए पहुंचाना है। यह पाइपलाइन जगदीशपुर उत्तर प्रदेश यूपी कानपुर के पास और हल्दिया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यहां तक कनेक्ट करेगी। और दूसरा बोकारो झारखंड से धामरा छत्तीसगढ़, ये कनेक्ट करेगी, काम चल रहा है। क्लियर है? और मैंने बता दिया इसमें क्या, पीएनजी कुकिंग जो गैस होती है उसको पहुंचाया जाएगा। क्लियर है? सॉरी, धामरा उड़ीसा में है जहां तक मुझे याद, ये कनेक्ट करना धामरा उड़ीसा में, एक बार चेक आउट कर सकते हैं। धामरा, हाँ धामरा उड़ीसा में, ठीक है। क्लियर? तो धामरा उड़ीसा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। ये इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस हैं जिसको आप कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, क्योंकि ये डिगबोई आसाम, तो ये पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टेशन होता है। बरौनी बिहार में है, नाहरकटिया आसाम में है, वहां से बरौनी तक आता है। बरौनी में रिफाइनरी है, तो वहां से क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस आता है, रिफाइनरी में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी में बदल जाता है। हजीरा विजयपुर ये डिस्कस कर लिया हमने। हल्दिया से बरौनी, ये हल्दिया वेस्ट बंगाल में, वहां से बरौनी तक। क्लियर है? हल्दिया पोर्ट भी है तो आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो सकता है। जामनगर गुजरात में है, वहां से लोनी पाइपलाइन, ये इंपॉर्टेंट। क्लियर है? बाकी ये लास्ट देख लेना, तापी पाइपलाइन। तापी जो है इंटरनेशनल पाइपलाइन है। क्लियर है? और ये क्या है? ताजिकिस्तान, और सॉरी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये 4 देश लिख लेना। तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया का देश है, अफगानिस्तान के ऊपर। तो तुर्कमेनिस्तान का जो गैस का फील्ड है, गैस का रीजन है, वहां से गैस, नेचुरल गैस को लेके आना है तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर इंडिया। पाकिस्तान इसमें अड़ंगा अटका रहा है, इसीलिए प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पा रहा है। क्लियर? वाटर ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट 2 टाइप से होगा, एक इनलैंड और एक मैरीटाइम, या जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ओशियन के जरिए होता है। क्लियर है? भारत में इनलैंड वाटरवेज को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 लाया गया। भारत में पहले से प्रोजेक्टेड थे नेशनल वाटर हाईवे 5। इसमें नया जो एक्ट आया उसमें 106 और बढ़ा के कर दिए गए। टोटल कितने हो गए? 100, अच्छा लिखा हुआ है कितने हो गए? 111। तो भारत में इस समय 111 नेशनल वाटरवेज पे काम चल रहा है। क्लियर है? मेजर वाटर हाईवेज देखो, नेशनल वाटरवे 1 1986 में प्रोजेक्टेड किया गया, जो सबसे लंबा भी है, सॉरी जो है सबसे लंबा है ये। यहां पे ये जहां तक मुझे याद है इसकी लंबाई गलत लिखी गई है, एक सेकंड देख लेते हैं। नेशनल वाटरवे 4,
हाँ जी, ये शायद गलत लिख दिए, यहाँ पे कनेक्ट करना, 1095 है ये। क्लियर है? तभी मैं कहूं सबसे लंबा यही है। तो नेशनल वाटरवे 1 क्वेश्चन पूछेगा किस रिवर पर है? गंगा रिवर पर है। कहां पे है? गंगा रिवर पर है। क्लियर है? गंगा रिवर पर है। कहां से? इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, हल्दिया वेस्ट बंगाल तक जाता है। क्लियर है? नेशनल वाटरवे 1 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल इनको कनेक्ट करता है। नेशनल वाटरवे 2 किस पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, सादिया से धुबरी, आसाम में, ये डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी। नेशनल वाटरवे 3 वेस्ट कोस्ट कनाल, जो कि केरला में 2 कनाल्स को जोड़ता है, उद्योग मंडलम कनाल और चंपकारा कनाल। वाटर ट्रांसपोर्टेशन का है। नेशनल वाटरवे 4 जो कि क्या है? अब इधर हो गया वेस्टर्न कोस्ट, तो ईस्टर्न कोस्ट पे है ये। काकीनाडा, पुदुचेरी कनाल, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, इन सबको जोड़ता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और नेशनल वाटरवे 5 जो ईस्ट कोस्ट कनाल और मतई रिवर है, ब्राह्मणी है, ये कहां पर? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। क्लियर है? इस महानदी डेल्टा के आसपास वाले रीजन में ये कनेक्ट करता है। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो भारत में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बंदरगाह हैं। मेजर पोर्ट्स के बारे में बहुत बार पूछा गया है और मैंने पहले ही बताया, चूंकि ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, इधर वाली नदियां वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, तेजी से गिरती हैं, तो ज्यादा गहराई में वहां पे क्या करती हैं? पानी का कटाव करती हैं, इरोजन करती हैं। तो यहां पर नेचुरल कंडीशंस हैं, तो यहां पर आपको नेचुरल पोर्ट मिलेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है? गहरा है, या ये वाला कोस्ट गहरा है, जबकि इधर वाली जो रिवर्स हैं वो क्या करती हैं? डेल्टा इधर वाली एस्चुरी बनाती हैं, जबकि इधर वाली डेल्टा बनाती हैं और बहुत स्लोली फ्लो होती हैं, बहुत ज्यादा कटाव नहीं करती हैं। तो यहाँ गहराई इस वाले कोस्ट पे ये जो गहराई है बहुत कम है, और गहराई कम होने की वजह से यहाँ पर क्या है? इस वाले ईस्टर्न कोस्ट पे आर्टिफिशियल पोर्ट्स बनाए गए हैं। क्लियर है? तो ये लिखे हुए हैं आपके 12 के 12 इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स लिखे हुए हैं। इसका मैप शायद लगाया होगा, मैप भी आप देख लेना, ये लगाया हुआ है। कांडला पोर्ट जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट इसका नाम है, गल्फ ऑफ कच्छ में, और इंपॉर्टेंट है। ये भारत का एकमात्र टाइडल पोर्ट है, ज्वारीय बंदरगाह है, जहां पर ज्वार आते हैं तो शिप को जाते समय पहले बंद कर दिया जाता है, ज्वार से टाइड से शिप चला जाता है पोर्ट तक, और शिप वहां से जब निकलता है तो आते समय लहरें उसे लेके आती हैं, तो उसका इंजन मतलब फ्यूल को क्या किया जाता है? सेव किया जाता है। तो कांडला है, मुंबई है, JNPT दोनों मुंबई में ही है, मोरमुगांव गोवा में है, न्यू मंगलुरु कर्नाटका में है, कोच्चि चेन्नई में है, चिदम्बरनार कहां पर है? तमिलनाडु में, चेन्नई और एन्नोर दोनों तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ये मेजर है, ये पोर्ट ब्लेयर मेजर पोर्ट में नहीं आता है, ध्यान रखना। एक पोर्ट ब्लेयर अंडमान में भी है, लेकिन ये मेजर पोर्ट्स हैं 12, ये लिखे हुए हैं 12 मेजर पोर्ट्स। इसके बारे में बहुत सारा लिखा हुआ है, जैसे मोरमुगांव पोर्ट, जो ज्वारी रिवर, मंडोवी और ज्वारी रिवर हमने देखा था, तो ज्वारी रिवर जो गोवा में फ्लो होती है उसके बिल्कुल माउथ पर है, और ये फेमस है लॉयस्क, जो है आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। कोचीन जो केरला में, कोचीन में जो नेचुरल पोर्ट है, वो भारत का सबसे बड़ा डॉकयार्ड है, शिपयार्ड, सबसे ज्यादा शिप वहां पे क्या करते हैं? खड़े होते हैं, हैंग कर सकते हैं। एन्नोर पोर्ट जो है, एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में देखा हमने, भारत का पहला निगमित पोर्ट है, भारत का पहला कॉर्पोरेट पोर्ट है एन्नोर पोर्ट, जो चेन्नई से 20 किलोमीटर दूर है। विशाखापट्टनम जो है वो भारत का सबसे गहरा है, सबसे डीपेस्ट पोर्ट है। क्लियर है? और ये डॉल्फिन नोज पर स्थित है, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। पारादीप बिल्कुल लेगून लेक है, चिल्का लेक वहीं पे पारादीप के पास में ही है, वहां पर है। जो कोलकाता पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट भी है, वो हुगली रिवर पर है। क्लियर है? और एक ये कैसा पोर्ट है? नदमुख है, मतलब नदी के रिवर के माउथ पर है ये। क्लियर? कांडला पोर्ट मैंने बताया, डायमंड हार्बर वेस्ट बंगाल, 2 पोर्ट है ये, कांडला गुजरात में और डायमंड हार्बर वेस्ट बंगाल, ये भारत के ज्वारीय पोर्ट है। डायमंड हार्बर मेजर पोर्ट नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा, मैंने बोला अगर क्वेश्चन पूछेगा, कई बार पूछा गया है, भारत का एकमात्र टाइडल पोर्ट कौन सा है? कांडला पोर्ट, जो मेजर पोर्ट है। डायमंड हार्बर छोटा पोर्ट है, इसीलिए उसको यहाँ पे दोनों को लिख दिया गया है, बस याद रखना, यहाँ पे बस दोनों को लिख दिया गया है। और भारत का सबसे बड़ा पोत पुनर्चक्रण यार्ड, मतलब जहां पे पोत क्या होता है? जब पोत खत्म हो चुका होता है, जब वो डीकमीशनड हो जाता है, क्लियर है, तो उसकी रिसाइकलिंग होती है पोत की,
मतलब स्क्रैपेज कहां पे होता है, स्क्रैप कहां पे होता है, पोर्ट। तो पोर्ट जो सब स्क्रैप होते हैं भारत में, वो सबसे बड़ा भारत का स्क्रैपेज सेंटर है अलंग सोसिया। नाम अलंग लिखा हुआ है, वैसे अलंग सोसिया है गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में अलंग सोसिया जगह पे। चलिए, सागरमाला प्रोजेक्ट में पहले डिस्कस कर चुका हूं। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत आता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इनलैंड वाटरवे की बात करें तो इनलैंड मतलब रिवर, तो बस रिवर का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो भारत और म्यांमार के बीच में है, क्लियर है, इसलिए ये डिस्कस किया है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट है, मतलब इसमें मैरीटाइम रूट भी है, समुद्री रूट जिसे कहते हैं, उसके बाद रिवर रूट भी है, रेल रूट भी है, रोड रूट भी है, ये सब शामिल है इस प्रोजेक्ट में, इसीलिए मल्टी मॉडल कहा गया है। तो देखो पर्पज है, आप अगर मैप देखोगे यहां पे मैं बता देता हूं, पर्पज ये है कि कोलकाता से निकलकर बहुत आसानी से हम कहां पहुंच सके, नॉर्थ ईस्ट पहुंच सके। कहां पहुंच सके, नॉर्थ ईस्ट पहुंच सके। तो कोलकाता से हम ओशियन लेंगे, बे ऑफ बंगाल लेंगे, मैरीटाइम रूट लेंगे, कहां पहुंचेंगे, म्यांमार में सितबे पोर्ट पहुंचेंगे। और आपने सुना होगा भारत के 2 ग्लोबल पोर्ट्स हैं जिसपे भारत ने एक्सेस ले लिया है, लीज ले लिया है, भारत का लीज राइट्स मिल गए हैं। एक चाबार पोर्ट ईरान का और दूसरा सितबे पोर्ट म्यांमार का। उसको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की एजेंसी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, IPGL, वो उसको ऑपरेट कर रही है। तो सितबे पोर्ट कहां पहुंचेंगे, रखाइन प्रोविंस, कहां पर, म्यांमार में, और वहां से फिर कालादान रिवर को लेंगे और कालादान रिवर से कहां जाएंगे, बिल्कुल बॉर्डर पे जाएंगे, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे, और वहां से क्या करेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए कहां पहुंच जाएंगे, मिजोरम पहुंच जाएंगे, जोरिनपुई नामक जगह पे। तो कोलकाता से चल के सितबे पहुंचे, सितबे से जोरिनपुई मिजोरम पहुंच गए। इसका मतलब अभी आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के लिए जाने के लिए ये वाला चिकन नेक जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर रास्ता है, ये दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता जिससे सप्लाई चेन आसानी से हो सके, जिससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से हो सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से हो सके, उसके लिए सरकार काम कर रही है। तो म्यांमार के साथ ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, क्लियर है, ये सारा लिखा हुआ है, जोरिनपुई तक जाता है, क्लियर है, ये पूरा लिखा हुआ है, कितने किलोमीटर है, क्या क्या है। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इस चैप्टर के क्या है, भारत की सबसे लंबी रोड टनल जो है, लॉन्गेस्ट रोड टनल है, चेनानी नासरी टनल है। सबसे लंबा रोड ब्रिज क्या है, भूपेन हजारिका ब्रिज है, जो ढोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं। कहां पर है ये, लोहित रिवर जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की है, आसाम में है ये, आसाम और अरुणाचल के बीच में है, ये कनेक्ट करता है बिल्कुल बॉर्डर पे। इंडिया का लॉन्गेस्ट वेस्ट कोस्ट नेशनल हाईवे, NH-17 है, वेस्ट कोस्ट पे जो नेशनल हाईवे है। ईस्ट कोस्ट ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज। और ये लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, ये कई बार पूछा गया, गोरखपुर भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। रेलवे रूट भारत का डिब्रूगढ़ कहां पर है, आसाम में, और वहां से ट्रेन चलती है कहां, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, ये सबसे लंबा रेल रूट है। भारत की फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस जो दिल्ली से आगरा चलती है, दिल्ली आगरा से शायद जहां तक आगे जाती है ग्वालियर तक, ये है। इसके अलावा वंदे भारत भी, अब आपको पता है वंदे भारत अब भारत की हाई स्पीड ट्रेनों में से एक है। इसके अलावा अगर आगे आने वाले टाइम में जब बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी तो वो सबसे हाई है, सबसे फास्टेस्ट होगी, क्लियर है। भारत का सबसे बड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, जहां सबसे ज्यादा कंटेनर खड़े होते हैं, JNPT मुंबई। सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली, हिमाचल और लद्दाख को जोड़ने वाली, सबसे ऊंचा हवाई अड्डा वहीं पर होगा, लेह पर, लद्दाख में, क्लियर है। एशिया की सबसे लंबी, अच्छा थर्ड लार्जेस्ट टनल है कौन सी, पीर पंजाल रेलवे टनल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना, ये है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये। चलिए, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। लास्ट चैप्टर है स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और इसके जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उनको हम देखेंगे। स्टेट एंड हर सारे स्टेट, मतलब 28 स्टेट और 8 यूटीज, इनके हम ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखेंगे, इसलिए मैंने ये चैप्टर डाला है इंपॉर्टेंट।
उनकी कैपिटल क्या है, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है, ये देखेंगे। इसके अलावा क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेंगे। बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, तेजी से बढ़ जाएंगे। अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट से चल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल आपको पता है, ये मैप में सारी कैपिटल लगी हुई है, आप यहां से मैप देख लेना है ना, लोकेशन आपको पता होना चाहिए। और मेन लैंग्वेज कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा कहा जाता है। इसका जो अरुणाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट लगता है वो आसाम का जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट यही लगता है। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल पाई जाती है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, उड़ने वाली गिलहरी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, भारत में उड़ने वाली गिलहरी कहां पे पाई जाती है, नामदफा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, उसी के नाम से नामदफा नेशनल पार्क। इसके अलावा मॉलिंग नेशनल पार्क, तेसा ऑर्चिड सेंचुरी, दिहांग दिवांग, ये इंपॉर्टेंट, दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व, तो दो इंपॉर्टेंट है, नामदफा नेशनल पार्क और दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व। मेजर रिवर्स आपको पता है, कामेंग, सुबनसिरी, ये सारी किसकी रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। आगे आसाम, कैपिटल क्या है, दिसपुर है, लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज लिखी हुई है। आसाम को सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से वेस्ट बंगाल से एंटर करते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक में, ये मैं बता चुका हूं कई बार, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वाला जो कॉरिडोर है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहां से दार्जिलिंग गए वेस्ट बंगाल से, फिर एंट्री करे कहां पे, वेस्ट बंगाल से सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक से कहां, आसाम में, इसीलिए इसे सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं और गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं। इसका फेमस त्योहार है, फेमस फेस्टिवल है बिहू, क्लियर है, बहुत बार पूछा है। काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड फेमस है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, ये लिख लेना, ये काजीरंगा नेशनल पार्क इसमें शायद लिखा नहीं है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत में ये फेमस है क्योंकि यहां पर एक सींग वाला गैंडा, वर्ल्ड फेमस वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। सबसे ज्यादा संख्या में वन हॉर्न राइनो कहां पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में पाए जाते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा यहाँ पे मानस नेशनल पार्क और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, कौन सा, मानस नेशनल पार्क। मानस रिवर यहां से फ्लो होती है मानस नेशनल पार्क से, और मानस नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा जो है भूटान में भी है और भारत, तो भूटान में भी इसका एक मानस जो है मानस नेशनल पार्क भूटान में भी है और एक हमारे इंडिया में भी है, आसाम में, क्लियर है। और टी बेस्ड इंडस्ट्री के, चाय के बागान के लिए जाना जाता है असम, आपको पता है। फेमस ऑयल रिफाइनरीज के लिए फेमस है, डिगबोई, तिनसुकिया, है ना, ये सारे फेमस हैं यहाँ पर आसाम में, जो हमने देखे थे मिनरल फील्ड से। सिल्क प्रोडक्शन बहुत होता है यहाँ पे, एरी, मूगा, तसर, ये सिल्क की जो है वैरायटी है, इनका प्रोडक्शन होता है। कामाख्या देवी मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर कहां पर, आसाम में। बिहार की अगर बात करें, पटना कैपिटल है, ऑफिशियल लैंग्वेज देख लेना। ऑब्वियसली इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। बरौनी बहुत फेमस है, पाइपलाइन हमने पढ़ी बरौनी से, कि जो बरौनी पाइपलाइन से डिगबोई तक के लिए पाइपलाइन डाली गई, डिगबोई से मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेजे गए बरौनी, और बरौनी में क्या लगाई गई है, रिफाइनरी लगाई गई है। इसके अलावा मेजर टूरिस्ट प्लेस में आपको पता है राजगीर, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो मगध एम्पायर की कैपिटल रही बहुत लंबे समय तक राजगीर, उस समय राजगृह कहते थे, अब राजगीर कहा जाता है। राजगीर से आपने सुना है जो मगध एम्पायर में जो है हर्यक डायनेस्टी है, हर्यक डायनेस्टी का जो रूलर हुआ अजातशत्रु का पुत्र उदयन, उसने इसको क्या किया, राजगीर से कैपिटल कहां शिफ्ट की थी, पाटलिपुत्र पटना की थी, क्लियर है। तो राजगीर बहुत फेमस है बुद्धिज्म के लिए और जैनिज्म के लिए। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस है, बहुत एंशियंट यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंशियंट यूनिवर्सिटियों में से एक थी, और नालंदा यूनिवर्सिटी एंशियंट यूनिवर्सिटी, सबसे प्राचीन वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, क्लियर है। इसके अलावा गया बहुत फेमस है, भगवान बुद्ध से संबंधित बोध गया बहुत फेमस, क्लियर है। आगे नालंदा यूनिवर्सिटी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ कैपिटल क्या है, रायपुर, और छत्तीसगढ़ बना कब, 2000 में, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ और 26वां स्टेट बना छत्तीसगढ़। आपको पता है 2000 में ही यूपी से अलग होकर क्या बना, उत्तराखंड बना, बिहार से अलग होकर क्या बना, झारखंड बना, और मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बना, छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य एक साथ बने 2000 में, नवंबर वाले मंथ में ही बने, क्लियर है। और मेजर क्रॉप की बात करें तो धान है, पैडी है,
प्राचीन काल में साउथ कौशल का पार्ट था, जो महाजनपद आपने सुने। छत्तीसगढ़ आपको पता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाली जो बेल्ट है उसका विस्तार यहां तक है, का जो एक्सटेंशन है वो यहां तक है या नहीं है, विस्तार है। तो बहुत सारे मिनरल वेल्स हैं यहाँ पर, क्लियर है। कोयले के भंडार पाए जाएंगे ऑब्वियसली। तो कोरिया जो बहुत फेमस है, और कोरिया इसलिए भी फेमस है क्योंकि हमने पढ़ा था जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन दोनों यहीं पे मिल रही थी, क्लियर है। चूना जो आयरन ओर के लिए, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, इन सब के लिए यहाँ फेमस है। कोयले के प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे, ये हम देख चुके हैं, क्लियर है। इसके अलावा इंद्रावती रिवर हम डिस्कस कर चुके हैं, जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, और फेमस क्यों है, क्योंकि इस पर कौन सा चित्रकूट वाटरफॉल है जिसे नियाग्रा ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे कांगेर घाटी नेशनल पार्क बहुत फेमस है, क्लियर है। कौन सा, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कोरबा छत्तीसगढ़ में कौन सा, केंदई वाटरफॉल है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला गोवा, जिसकी कैपिटल है पणजी। गोवा 1961 में भारत में शामिल हुआ, किससे, पुर्तगालियों से लिया हमने इसको वापस, क्लियर है। मिलिट्री एक्शन के द्वारा हुआ था। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, फुल स्टेटस मिला स्टेट का। इंपॉर्टेंट जो रिवर है गोवा में वो आपको पहले ही पढ़ चुके हैं, मांडवी और जुआरी रिवर। और गोवा में जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो मोरमुगांव पोर्ट है, क्लियर है। ये लिखा हुआ है मांडवी और जुआरी रिवर जो इंपॉर्टेंट है। गोवा बॉम्बे हाई कोर्ट के किस में आता है, जुरिडिक्शन में आता है। मोरमुगांव पोर्ट फेमस है, आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है ये। इसके अलावा यहाँ पे दूध सागर और अरबलम वाटरफॉल बहुत फेमस है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी बहुत फेमस है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। मोलेन नेशनल पार्क भी है एक यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुजरात, गांधीनगर, और ऑफिशियल लैंग्वेज आपने देख ली। 1960 में महाराष्ट्र से एक अलग सेपरेट हो गए, इसको एक गुजरात स्टेट के रूप में बनाया गया। कपास का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है ये, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कपास ब्लैक सॉइल चाहिए, और ब्लैक सॉइल पूरे काठियावाड़ रीजन में आपको पता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। काठियावाड़ रीजन गुजरात में। कांडला पोर्ट, जिसका नाम दीनदयाल पोर्ट है, रन गल्फ ऑफ कच्छ में, इंपॉर्टेंट पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है भारत का, क्लियर है। गिर फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट में, गिर में एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं, भारत में एकमात्र जगह मैंने बताया एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हरियाणा की बात करें तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। पानीपत हरियाणा का बहुत फेमस है, किसके लिए, हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस, कारपेट बनाने के लिए और हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड फेमस है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसे देवभूमि कहा जाता है, इसकी समर कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशाला है। देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पवित्र रिलीजियस प्लेसेस हैं, पिलग्रिमेज साइट्स हैं। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि देवताओं का जहां पे वास होता है, देवता जहां पे आते हैं, ऐसा बहुत पवित्र स्थान जिसे देवभूमि कहा जाता है। तो उत्तराखंड को भी देवभूमि कहा जाता है और हिमाचल को, मतलब इनका बहुत बड़ा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में, मान्यताओं में, क्लियर। 1971 में हिमाचल प्रदेश बना, एग्रीकल्चर इसकी मेन इकोनॉमी है। सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ चुके हैं, हॉट वाटर के सोर्सेज कहां पे, मणिकरण बहुत फेमस है। कसोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आपको पता है। तत्ता पानी यहाँ पर, ये हॉट वाटर सोर्सेज हैं। खीर गंगा यहाँ पर है, ये फेमस है। जहां तो हॉट वाटर होंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, मैं बता चुका हूं, जियो थर्मल एनर्जी का सोर्स है ये, भूतापीय ऊर्जा, पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी इसकी भी है। श्रीनगर इसकी समर कैपिटल है और जम्मू इसकी विंटर कैपिटल। इंपॉर्टेंट आप देख लेना क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, क्लियर। अगला ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है, श्रीनगर में, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। अगला, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है, बहुत सुंदर है, आपको पता है। सोनमर्ग, गुलमर्ग बहुत सुंदर जगह है ये। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर वैली बहुत सुंदर है। बूलर लेक, डल लेक बहुत सुंदर है। बूलर लेक में हम डिस्कस कर चुके हैं, सेफ्रॉन की खेती के लिए करेवा लैंडस्केप पाया जाता है, क्लियर है। वैष्णो देवी का टेम्पल है जम्मू क्षेत्र में, कटरा में, बहुत फेमस है, जहां लाखों टूरिस्ट जाते हैं। लद्दाख आपको पता ही है, अब लद्दाख इसमें लिख दिया, अब ये क्योंकि ये कंटेंट 2019 से पहले का था, तो लद्दाख जो था जम्मू कश्मीर स्टेट का ही पार्ट था। अब जम्मू कश्मीर अलग यूटी है और लद्दाख अलग यूटी है। तो एडवेंचर जो थ्रिलिंग या एडवेंचर
टूरिज्म के लिए फेमस है लद्दाख, एडवेंचर टूरिज्म के लिए। लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। लेह इसका हेडक्वार्टर है, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लेह और कारगिल। झारखंड कब बना, मैंने बताया था 2000 में, नवंबर 2000 में बना। इससे बिहार के साउदर्न बिहार का जो हिस्सा था उससे अलग होकर बना, झारखंड बना। 28वां स्टेट बनाई, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। भारत का पहला कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट लगाया गया था घाटशिला में, झारखंड में। झारखंड सबसे इंपॉर्टेंट रिच रिसोर्स जो है मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे छोटा नागपुर प्लेट्यू का मोस्ट ऑफ द एक्सपेंशन कहां पे है, मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का किस में आता है, झारखंड में आता है। बोकारो स्टील प्लांट बहुत फेमस है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि जो है जादूगोड़ा में माइंस जो है यूरेनियम की, ये डिस्कस कर चुके हैं। झरिया फेमस है यहाँ का कोल माइंस के लिए, क्योंकि यहाँ जो है दामोदर रिवर वैली में कोयला बहुत पाया जाता है। तिलैया डैम हम डिस्कस कर चुके हैं। तिलैया डैम क्या है, मीथेन डैम, तिलैया डैम ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट भारत की पहली मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट का ही पार्ट है ये। पारसनाथ हिल्स जो जैन धर्म से संबंधित बहुत पवित्र जगह है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। हजारीबाग का नेशनल, हजारीबाग प्लेट्यू डिस्कस कर चुके हैं। हजारीबाग नेशनल पार्क यहाँ पाया जाता है। कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है, ये पता है। मेन लैंग्वेज देख लो, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। कर्नाटक में 5 नेशनल पार्क हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर, बन्नेरघट्ट, कुद्रेमुख और राजीव गांधी नेशनल पार्क। कुद्रेमुख तो अभी पता ही है, कुद्रेमुख बाबा बूदान हिल्स फेमस है आयरन डिपॉजिट के लिए, क्लियर है। कॉफी प्रोडक्शन में कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉफी प्रोडक्शन में कर्नाटक का पहला स्थान है, क्लियर है। और कहां पर, वेस्टर्न घाट्स में जो स्लोप्स हैं, ढाल है किसकी, हिल्स की, जो वेस्टर्न घाट्स की ढाल्स हैं, स्लोप्स हैं, वहां पे इसकी खेती होती है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है और टेम्परेचर ज्यादा रहता है इस एरिया में, क्योंकि ये पूरा इक्वेटर के पास वाला साउथ इंडिया का पार्ट है पूरा। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं एग्रीकल्चर वाले पार्ट में। शिव समुद्रम आपको पता है, कर्नाटक में एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र यहीं पे लगाया गया था, मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एशिया का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहीं पे लगाया गया था, शिव समुद्रम में, एशिया का पहला, क्लियर है। और शिव समुद्रम वाटरफॉल भी तो फेमस है, याद रखना है। और यहाँ पर बहुत फेमस क्या है, आइलैंड, शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम, तीनों आइलैंड्स हैं, रिवर आइलैंड्स हैं। टूरिस्ट स्टेशन भी है। नागरहोल एक और नेशनल पार्क है। श्रवण बेलगोला बहुत फेमस है, जहां गोमतेश्वर जी की प्रतिमा लगी गई है। और ये किससे संबंधित है, श्रवण बेलगोला और जैनिज्म से संबंधित है, जैन धर्म का बहुत पवित्र स्थान है श्रवण बेलगोला। हेल्बिडे, हम्पी, बादामी, ये सब फेमस एंशियंट टाइम की फेमस क्या है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। हम्पी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी, और हम्पी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ध्यान रखना है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अच्छा लिखा हुआ है हम्पी और पट्टदकल। केरला की अगर बात करें तो केरला हाईकोर्ट जो है वो कहां पर है, एर्नाकुलम के अंतर्गत ही लक्षद्वीप आता है। मतलब यहाँ पे हम लक्षद्वीप की बात नहीं कर रहे हैं, हम केरला हाईकोर्ट। तो केरला हाईकोर्ट जो है, तो लक्षद्वीप आप देखोगे केरला के वेस्ट में है, लक्षद्वीप आइलैंड यूनियन टेरिटरी है, तो उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो केरला हाईकोर्ट का ही ज्यूरिसडिक्शन है। केरला में देश का पहला डिजिटल स्टेट घोषित किया गया है, और केरला में भारत की पहली डिजिटल पंचायत बनी है। क्लियर है। कोच्चि इसका मेजर पोर्ट है, डिस्कस कर चुके हैं। ओणम यहाँ का फेमस त्योहार है, केरल का सबसे ट्रेडिशनल त्योहार है ओणम, क्लियर है। केरल में जो नौका दौड़ होती है, बल्लम कल्ली बोट रेस सुना है हमने, डिस्कस किया है, वो पुन्नमदा कैनाल पर, बोलो भाई। और ये जो दौड़ है इसको कहते हैं नेहरू ट्रॉफी कंपटीशन कहते हैं इसको, पुन्नमदा लेक पे होती है, डिस्कस कर लिया। समरीवाला मंदिर बहुत फेमस है केरल में। मकरविलक्कू फेस्टिवल बहुत फेमस है, मकरविलक्कू फेस्टिवल सबरीवाला मंदिर से संबंधित। मध्य प्रदेश देख लेते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी होगी ऑब्वियसली। टूरिस्ट स्टेशन की बात करें तो पंचमढ़ी है, भेड़ाघाट जबलपुर में है, जहां पे धुआंधार वाटरफॉल है। किस पर, भेड़ाघाट में धुआंधार वाटरफॉल है। नर्मदा रिवर पर कान्हा नेशनल पार्क बहुत फेमस है बारासिंगा के लिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। खजुराहो के टेम्पल यहीं पर है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र जो हाईकोर्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इसका ज्यूरिसडिक्शन और किस किस का आता है,
तो जो दमन दीव और दादरा नगर हवेली है प्लस गोवा, इन सबका जो हाईकोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो बॉम्बे हाईकोर्ट का। यार ये क्वेश्चन पॉलिटी में कई बार पूछा गया। मुंबई पोर्ट एक फेमस पोर्ट है, इसके अलावा जेएनपीटी है, जेएनपीटी और न्यू मुंबई है ना, नवी मुंबई कहते हैं, जिसको निहावा सेवा पोर्ट भी कहते हैं। दो पोर्ट है यहाँ पे, निहावा सेवा पोर्ट एक है और एक दूसरा कौन सा है, जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। दो पोर्ट है। अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं कहां पर है, औरंगाबाद में। एलोरा की गुफाएं मुंबई के बिल्कुल पास में है। एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं, अजंता एलोरा एलिफेंटा, तीनों की जो केव्स हैं वो कहां पर हैं, जो है मुंबई में है, ओ सॉरी महाराष्ट्र में है। और ये अजंता एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके अलावा सिडनी जो है बहुत फेमस रिलीजियस प्लेस है। त्र्यंबकेश्वर वेस्टर्न घाट में जहां से गोदावरी निकलती है, हमने देखा है, ये सब रिलीजियस प्लेसेस। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो बैली है मणिपुर में, उस बैली को चावल का कटोरा कहते हैं, राइस बाउल कहते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर जुको वैली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जुको वैली में जो फूल पाया जाता है उसको जुको लिली कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जुको लिली फ्लावर कहाँ पाया जाता है। और मणिपुर में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर ब्राउ एंटिलर्ड हिरन पाया जाता है, इसी को मैंने बोला था शंघाई हिरन, आगे लिखा भी हुआ है शंघाई डियर, जिसे डांसिंग डियर मैंने पढ़ाया था आपको। केवल नामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक लेक डिस्कस कर चुके हैं। मेघालय, मेघालय मेघों का आलय मतलब हाउस ऑफ एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स कहते हैं। क्लियर, बहुत सुंदर जगह है मेघालय, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, 7 सिस्टर्स में आता है ये। गारो खासी जयंती है, ये ट्राइब्स भी हैं और ये हिल्स भी हैं। और खासी हिल्स पर क्या है, मौसिनराम चेरापूंजी जगह है जो दुनिया में सबसे ज्यादा वाटरफॉल कह रहा हूँ, रेनफॉल प्राप्त करता है, सबसे वेटेस्ट प्लेस है। नोकरेक नेशनल पार्क बहुत फेमस है और नोकरेक इसकी हाईएस्ट पीक भी है शिलोंग प्लेट्यू में। इसके अलावा फेमस अगर इसका ट्राइब्स का खासी ट्राइब का जो फेमस फेस्टिवल की बात करें तो नोंग क्रेम है। इसके अलावा एलिफेंट वाटरफॉल यहां पर है। क्लियर है। और यहां का जो गोल्फ कोर्स है वो वर्ल्ड फेमस गोल्फ कोर्स है। मिजोरम की बात करें, मिजोरम में लुसाई हिल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लुसाई ट्राइब भी है, लुसाई हिल्स भी है और ये मोलेसिस बेसिन के लिए फेमस है। यहां पे लिखा नहीं लेकिन हम डिस्कस कर चुके हैं। मोलेसिस बेसिन के लिए सॉफ्ट एंड अनऑर्गेनाइज सॉइल जो होती है उसको मोलेसिस बेसिन कहा जाता है मिजोरम में। मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स यहीं पाई जाती है, लुसाई ट्राइब्स भी यहीं पाई जाती है। लेम्पोई नाम का यहाँ पे एयरपोर्ट है। बहुत फेमस त्योहार कौन से हैं, चापारकुट, मिमकुट और पालकुट, मतलब कुट नाम से याद रखना है, मिजोरम के फेस्टिवल्स हैं। इसको कहा क्या जाता है, सॉन्ग ब्रेड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, सॉन्ग ब्रेड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे संगीत और नृत्य मतलब म्यूजिक और डांस के लिए बहुत फेमस है। जो मिजो ट्राइब है, मिजो ट्राइब की मिजो सोसाइटी है, मिजो ट्राइब है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो उनका म्यूजिक में और डांस में उनका जो क्या है बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और बहुत ज्यादा वो क्या करते हैं उसको, वो सोसाइटी का एक पार्ट है, ट्रेडिशन का एक पार्ट है, इसीलिए इसको सॉन्ग ब्रेड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। और यहाँ का बहुत फेमस हिल स्टेशन है चंफाई और एक वाटरफॉल है वांतातंग वाटरफॉल। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सारामती, नागा हिल्स में है ये, नागा हिल्स में, और नागालैंड में नागा ट्राइब पाई जाती है। इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। नागालैंड में स्लैश एंड वन एग्रीकल्चर कौन करता है, ट्राइबल एरियाज में हर जगह स्लैश और वन एग्रीकल्चर, झूम खेती जिसको कहते हैं वो होती है। उड़ीसा की बात करें तो पारादीप डिस्कस कर चुके हैं, मेजर पोर्ट है। चिल्का लेक जो एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है यहाँ पर है। अंशुपा लेक एक और इंपॉर्टेंट लेक है जो उड़ीसा में ही है। भुवनेश्वर जो है इसका कैपिटल, इसे मंदिरों का शहर, सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भुवनेश्वर, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, जो डिस्कस नहीं किया भाई हम डिस्कस कर रहे हैं। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है क्योंकि टेम्पल्स, सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, बहुत सारे मंदिर है। अनंत वासुदेव मंदिर है, अशोक के शिलालेख है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर बहुत फेमस है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत फेमस है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। महानदी पे बना हुआ हीराकुंड डैम भारत का सबसे दुनिया का सबसे लंबा डैम है। क्लियर है। उड़ीसा में ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। पंजाब को
व्हीट बाउल कहते हैं। गेहूं का कटोरा कहते हैं। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत में गेहूं का। गेहूं के अलावा चावल और कपास का प्रोडक्शन होता है यहां पर। राजस्थान की बात करें, सबसे बड़ा एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे मेले बहुत फेमस हैं और मेलों में सबसे इंपॉर्टेंट मेला है पुष्कर का पशु मेला, जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पुष्कर का पशु मेला। इसके अलावा बहुत सारे अदर मेले हैं, वो आप देख लेना। भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क है, जो फेमस है किसके लिए, मैं बता चुका हूं किसके लिए है। साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। एक माइग्रेटरी बर्ड है जो यहां पर आता है। और क्रेन कैसे लिखा जाएगा, CRANE, देख लेना एक बार, स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। साइबेरियन क्रेन जो रसिया से, साइबेरिया से आता है, माइग्रेटरी बर्ड है। कहाँ पे आता है, केवलादेव नेशनल पार्क। ये रामसर की वेटलैंड साइट्स भी है और ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी मैंने डिस्कस किया था, लोकटक लेक और इसको। इसके अलावा रणथंबोर नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, कई सारे नेशनल पार्क है। क्लियर है। सिक्किम, सिक्किम में वर्ल्ड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की सेकंड सबसे हाईएस्ट पीक है। पहली क्या है, गॉडविन ऑस्टिन K2 है, जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है और ये हिमालय का पार्ट है। सिक्किम की रक्षा देवी माना जाता है, ये प्रोटेक्टर गॉडेस ऑफ सिक्किम बोला जाता है कंचनजंगा को। सिक्किम में इलायची का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, कार्डमम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। और सिक्किम 2016 में पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है एग्रीकल्चर में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सिक्किम से ही निकलती है जेमू ग्लेशियर से कौन सी, तीस्ता रिवर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। अगला तमिलनाडु। तमिलनाडु एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। चावल सबसे फेमस इसकी फसल है, क्योंकि यहाँ कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर का डेल्टा जो है वो बहुत फेमस है चावल की खेती के लिए। क्लियर है। बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करने में तमिलनाडु का बड़ा स्थान है, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत कम होता है। कुडनकुलम और कल्पक्कम दो हैं, दोनों लिख दे रहा हूं, पढ़ चुके हैं। कुडनकुलम और कल्पक्कम दोनों न्यूक्लियर प्लांट है यहाँ पर। चेन्नई तूतीकोरिन ये दो, और तीसरा एन्नोर, ये प्रमुख बंदरगाह में दो लिखे हैं, तीसरा हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है। यहाँ का फेमस पोंगल, यहाँ का फेमस फेस्टिवल है, और पोंगल पे एक बहुत फेमस ट्रेडिशनल गेम होता है जिसका नाम है जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु का पोंगल फेस्टिवल। ओणम किसका फेस्टिवल है, केरल का है, याद रखना है। वर्ल्ड फेमस है जल्लीकट्टू, एक गेम है। उडनमंगलम ऊटी यहीं पर है, कोडाईकनाल, ये दोनों टूरिस्ट हिल स्टेशन है। क्लियर है। और ये हमने डिस्कस कर भी लिए थे पहले। चेन्नई में यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज बहुत फेमस है, मरीना बीच बहुत फेमस है चेन्नई का। त्रिपुरा, त्रिपुरा में, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, ये उसका मेजर एयरपोर्ट है। क्लियर है। देवुर झील बहुत फेमस है त्रिपुरा की। सिपाही जाला, ये सिपाही जाला जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है। एक इंपॉर्टेंट और है जम्पुई हिल, आंध्र प्रदेश। 2013 में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य 2014 में 29वें राज्य के रूप में कौन सामने आया, तेलंगाना। क्लियर है। राज्य को रत्न गरवा की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है, रत्न गरवा, क्योंकि यहां पर पूरे विश्व में चट्टानी और खनिज विविधता के लिए विख्यात है। और यहां पर आपको पढ़ा है कुड़प्पा पाया जाता है। कुड़प्पा, कुड़प्पा जो लाइमस्टोन के लिए फेमस है, रॉक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ये। और आंध्र प्रदेश में अराकू वैली बहुत फेमस है, जो टोबैको की खेती और कॉफी की खेती के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ का फेमस पोर्ट विशाखापट्टनम है। टूरिस्ट जो है प्लेस की बात करें तो तिरुपति का श्री वेंकटेश्वर मंदिर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आर्ट एंड कल्चर में। सत्यनारायण स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा और भी मंदिर हैं, लेकिन जो मेजर क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहीं से पूछा गया है। तेलंगाना 2014 में 29वें राज्य के रूप में बना। मेजर जो फसल है वो क्या है, वो चावल है। और बटुकम्मा फेस्टिवल बहुत फेमस है, जो फ्लावर फेस्टिवल और फ्लावर कहते हैं। बटुकम्मा फेस्टिवल को मैं लिख दे रहा हूं, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहते हैं इसको, बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश पहले पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, संयुक्त प्रांत था। क्लियर है। कानपुर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये यूपी के स्टेट के क्वेश्चन पूछा गया है।
जो यूपी में कहां पर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर में बनाया गया। प्रयागराज में संगम है जहां पर हर 12वें वर्ष कुंभ लगता है। कुंभ आपको पता है कहां का लगता है, हरिद्वार में, गंगा रिवर पर, प्रयागराज में गंगा रिवर पर, क्लियर है। और कहां पे लगता है, उज्जैन में, एमपी में शिप्रा रिवर पर, और नासिक में, महाराष्ट्र में, गोदावरी रिवर, क्लियर है। टूरिस्ट प्लेस तो आपको पता है, ताजमहल जो पहली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में, क्लियर है। ताजमहल है, बनारस बहुत फेमस है, बनारस के घाट बहुत फेमस है, बनारस का रिलीजियस महत्व बहुत ज्यादा है ना। भगवान शिव की नगरी बोला जाता है बनारस को। वृंदावन, मथुरा वृंदावन बहुत फेमस रिलीजियस प्लेस है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। उत्तराखंड की बात करें तो इसको भी देवभूमि कहा जाता है, बता दिया था मैंने। 2000 में ये बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। हरिद्वार में 12वें वर्ष में, तो 4 जगह हर 3वें वर्ष, हर 4थे वर्ष में लगता है, तो टोटल 12वें वर्ष हो जाता है। 4 महीने कुंभ देखा, 4 जगह कुंभ लगता है। कौन कौन सी रिवर्स पे लगता है ये क्वेश्चन पूछा गया, लिख दिया मैंने। बहुत मेले बहुत फेमस है यहाँ के, देवीधुरा मेला, पूर्णागिरी मेला, नंदा देवी मेला, है ना, ये मेले बहुत फेमस है। इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये 4 धाम है, ये हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा फूलों की घाटी चमोली बहुत फेमस है, ये नेशनल पार्क भी है, फूलों की घाटी चमोली नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट में लिखा हुआ है कि 1757 का तो बैटल ऑफ प्लासी होगा, नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब होगा उस समय, नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिशर्स होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी लिख दूं मैं। और नवाब का जो सेनापति होगा, चीफ ऑफ आर्मी होगा मीर जाफर, वो अंग्रेजों का साथ देगा, नवाब हार जाएगा और यहां से अंग्रेज अपने शासन को क्या करेंगे, अपने रूल को एस्टेब्लिश कर लेंगे। मेजर क्रॉप्स जूट और चावल है, क्लियर है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में सॉल्ट लेक है कोलकाता के पास, ये आईटी का हब है सॉल्ट लेक। इसके अलावा हुगली कोलकाता रीजन एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। विक्टोरिया मेमोरियल फेमस टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर बहुत फेमस है। धूपमठ बिहार बहुत फेमस है यहाँ पर। साइंस सिटी बहुत फेमस है, तो ये आप देख सकते हो। अंडमान एंड निकोबार, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। 10 डिग्री किसको किससे अलग करता है ये डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइब्स कौन सी पाई जाती हैं, ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, ओंगे ट्राइब, जारवा, सोमपेन, सेंटनली, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। निकोबारी और सैम्पेन ये यहाँ पाई जाती हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम, क्लियर है। पर्यटकों के लिए स्वर्ग के रूप में फेमस है ये, हेवन फॉर टूरिस्ट कहते हैं इसको। सेलुलर जेल बहुत फेमस है जो पोर्ट ब्लेयर में डिस्कस कर चुके हैं। रॉस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड बहुत फेमस है ये। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, आपको पता है 2 राज्यों की कैपिटल है, हरियाणा और पंजाब की, और यहाँ का सबसे फेमस है कैपिटल कॉम्प्लेक्स। तो मैं लिख देता हूं यहाँ का सबसे फेमस क्या है, कैपिटल भी कहते हैं, कैपिटॉल भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। कैपिटल कॉम्प्लेक्स इतनी बड़ी बिल्डिंग है जिसको तैयार किया है किसने, फ्रांसीसी आर्किटेक्ट था ली कॉर्बुजियर। इसी ने चंडीगढ़ का पूरा प्लांट सिटी इसने डेवलप किया, ली कॉर्बुजियर ने। जैसे लुटियंस दिल्ली को किस आर्किटेक्ट ने तैयार किया है, इंडिया गेट है ना, जो है हमारा प्रेसिडेंट हाउस रायसीना हिल्स पे जो है राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, पार्लियामेंट है, ये सब किसने तैयार किया है, लुटियन और बेकर जो आर्किटेक्ट है, ब्रिटिश आर्किटेक्ट है, उन्होंने तैयार किया है। वैसे ही चंडीगढ़ को और चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ली कॉर्बुसियर जो फ्रेंच आर्किटेक्ट है उसने तैयार किया है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये फेमस क्यों है, क्योंकि कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है इसी में चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कहते हैं जिसे, चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बोलते हैं। इसी में क्या है, जुडिशरी का भी यहाँ पे हाई कोर्ट हो गया। यहीं पर पंजाब की विधानसभा है, यहीं पर हरियाणा की विधानसभा है, यहीं पे गवर्नर का हाउस मतलब गवर्नर का ऑफिस है, वो सब है, सेक्रेटेरिएट भी यहीं पे। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, क्लियर है। यहाँ फेमस है रॉक गार्डन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स मैंने बोल ही दिया। सुखना लेक बहुत फेमस है यहाँ की।
दमन दीव दादरा नगर हवेली 1954 में दमन दीव दादरा नगर हवेली को शामिल किया गया, पुर्तगालियों से हमने लिया, इसको भारत में शामिल किया। 2020 में ध्यान रखना, दमन दीव पहले अलग था यूटी और दादरा नगर हवेली अलग था, दोनों को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। क्लियर? जगह कहां पर है वो हम देख चुके हैं। इसको जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो ये सारी चीजें आपको लिखी हुई हैं, फैक्ट्स। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कोरल रीफ्स आइलैंड्स पे बना हुआ है ये लक्षद्वीप। इसे लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी, इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को मिला के 1973 में क्या नाम दिया गया, लक्षद्वीप। क्लियर है? ये कोरल रीफ से बना हुआ है, ये पता है हमको। और आइलैंड्स में ज्यादातर नारियल की खेती, अंडमान में भी नारियल की खेती होती है और लक्षद्वीप में भी नारियल की खेती होती है, ध्यान रखना है। बाकी जो आइलैंड्स हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये सारे आइलैंड्स। सबसे बड़ा आइलैंड क्या है, मिनिकॉय आइलैंड है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। दिल्ली 1911 में अंग्रेज कोलकाता से राजधानी कहां शिफ्ट कर देंगे, दिल्ली, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। क्लियर है? तब से दिल्ली हमारी क्या है, कैपिटल है और यही हेडक्वार्टर है, सेंट्रल है पूरे देश का। हर एक चीज की, हर एक्टिविटी का, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, सरकार जो है केंद्र सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहीं से चलती है, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल तीनों कैपिटल दिल्ली में है, इसीलिए हमारी ओवरऑल कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। यूनियन टेरिटरी है ये पहले, लेकिन बाद में 1991 में कौन सा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद का गठन कर दिया गया। कब? 1991 में 69वां संविधान संशोधन। और आर्टिकल में लिख देता हूं, पॉलिटी से क्वेश्चन बन सकता है, आर्टिकल जोड़ा गया 239AA। ये दिल्ली एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की गवर्नमेंट से संबंधित है, सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। इससे पहले यहाँ पे केवल यूनियन टेरिटरी था, ये विधानसभा नहीं होती थी, सरकार नहीं चुनी जाती थी। क्लियर है? इस समय केजरीवाल इसके मुख्यमंत्री हैं। टूरिस्ट स्टेशन की बात, टूरिस्ट जो प्लेस हैं उनकी बात करें तो ये सारे टूरिस्ट प्लेस आपको दिख रहे हैं। पुदुचेरी, फ्रांस से हमने, फ्रांस की टेरिटरी थी, फ्रांस से 1954 में इसको भारत में शामिल किया गया, किससे, फ्रांस से। क्लियर है? और यहां पे जो सबसे फेमस है वो अरविंदो आश्रम बहुत फेमस है ना। और यहां पर फ्रांसीसी तमिल आर्किटेक्ट दिखाई देगा, आर्किटेक्चर दिखाई देगा यहां पर। और पुदुचेरी के बारे में हमने डिस्कस किया है, इसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक पुदुचेरी, दूसरा कराईकल, तीसरा माहे और चौथा यनम। और ये 3 अलग अलग राज्यों में, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, माहे केरला में है और यनम आंध्र प्रदेश में। तो इस तरीके से हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये पूरी मैराथन क्लास में, लगभग 8 घंटे की मैराथन क्लास में हमने पूरी इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया, सारे चैप्टर्स लगभग हमने 10-12 चैप्टर के आसपास, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है नंबर, आप देख लेना, उन सबको डिस्कस किया है। इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आपका क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम हो, जैसे सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम, ये सारे एग्जाम्स। क्लियर है? बाकी क्लाइमेटोलॉजी में जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें जो चैप्टर होता है क्लाइमेटोलॉजी, उसी में इंडियन मॉनसून डिस्कस करेंगे हम, भारत में होने वाली वर्षा का पैटर्न, भारत में वेजिटेशन, वनस्पति, क्योंकि वेजिटेशन हम समझेंगे तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेजिटेशन के लिए किस किस रीजन में, वर्ल्ड में वेजिटेशन कैसा है, उसका टेम्परेचर से और रेनफॉल से कैसे संबंध है। क्लियर है? तो हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो वो सब सीखेंगे। तो हम इंडियन मॉनसून पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको इंडियन ओशियन डायपोल भी पढ़ाऊंगा। क्लियर है? और उसमें मैं आपको जो है अल नीनो और लालीना भी पढ़ाऊंगा, उसका जो इंपैक्ट है जो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ता है, अल नीनो लालीना, और उसका इंडियन ओशियन पे, वो इंडियन मॉनसून पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, लालीना और अल नीनो किस तरीके से पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं या नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं, कौन सा किस पे, इंडियन मॉनसून पे, उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंडियन जो ओशियन, इंडियन ओशियन डायपोल जब हम पढ़ते हैं, एक ज्योग्राफी में टॉपिक है, उसको भी मैं जोड़ के देखूंगा कि मॉनसून पे वो कौन सा पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है, कौन सा नेगेटिवली, वो सब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपना फीडबैक देना ना भूलें, कमेंट करें, कोई हमसे अगर इंप्रूवमेंट की अगर आपको
लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो जरूर अपना फीडबैक हमारे कमेंट में दें। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखिए। बहुत जल्दी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी मैराथन को लेके आएंगे। ये हमारा सारी प्लेलिस्ट है जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको। मेरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट क्रैश कोर्स, पूरा इकोनॉमिक्स 5.5 घंटे की वीडियो अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स, लगभग 14 से 15 चैप्टर्स इसमें कंप्लीट किए हैं। सारे चैप्टर्स को सारे एग्जाम्स के लिए कवर किया है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिसर्स बैच चल रहा है 2024-2025 सीजीएल के लिए और अदर वनडे एग्जाम्स के लिए। सारे एग्जाम्स कवर होंगे इसमें। मैथ्स, जीएस, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी सारा कुछ पढ़ाया जाएगा इसमें। जीएस को आपको 2 टीचरों से पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास लूंगा। साथ ही साथ आपको शिवम सर के साथ भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगे, चाहे मेरे साथ क्लास या शिवम सर के साथ, किसी के साथ भी पढ़ सकते हो। आपको 2 टीचर का विकल्प होगा। साथ ही साथ आपको इंग्लिश में भी विकल्प होगा। पंकज सर और अमन सर भी होंगे, उनकी वीडियोज भी आपको मिल जाएंगी। शुभम सर के साथ मैथ आप पढ़ोगे यहाँ पे। इसके अलावा स्पेशल बैचेज भी हैं मैथ्स के लिए, द्रोणाचार्य बैच, और जीएस के लिए स्पेशल बैच अलग से है, उसको भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट दोस्तों। फिर आपके जो भी एग्जाम्स, फर्दर एग्जाम्स आने वाले हैं फ्यूचर में, उन सब के लिए। और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए।